इस वीडियो में मैं आप लोगों को CSS स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाऊंगा। ये वीडियो मैं पूरा एग्जाम्पल ड्रिवन अप्रोच के साथ और अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ आप लोगों को CSS समझाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। काफी बिगिनर्स की ये कंप्लेंट होती है कि उनको CSS से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है, क्या चीज कब कैसे काम कर रही है ये उनको समझ में नहीं आता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये प्रॉब्लम आप लोगों की हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। आप लोगों को समझ में आएगा कि CSS को आप लोग क्यों, कब, कैसे और कहां पर इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप लोग एक बिगिनर हो या फिर आप लोगों ने पहले अपनी लाइफ में कभी ना कभी CSS को इस्तेमाल किया हो, ये वीडियो आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया दे देगा कि CSS को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज आप लोगों को सिखाऊंगा एग्जांपल्स के साथ, और कभी आप लोग भूल नहीं पाएंगे क्योंकि इस वीडियो के साथ इंक्लूड कर रखे हैं मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स, जिनकी सहायता से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया रिवीजन करने का तरीका लेकर आया हूं। मेरा मोटिव इस वीडियो से यह है कि वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को CSS से आप लोग क्यों, कैसे और एक एक प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है ये चीज सीख जाएं। आप लोगों ने बेसिक HTML जरूर अपनी लाइफ में सीखी होगी और उस बेसिक HTML को किस तरह डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस को देखेंगे, मीडिया क्वेरीज को देखेंगे, ट्रांसफॉर्म्स को देखेंगे, एनिमेशंस को देखेंगे, फ्लेक्स बॉक्स, CSS ग्रेड, एकदम बेसिक से CSS को स्टार्ट कर कर एकदम एडवांस लेवल की CSS तक हम लोग जाएंगे और एंड में एक प्रोजेक्ट भी करेंगे। इस प्रोजेक्ट को करने के बाद और हैंड रिटन नोट्स को ले जाने के बाद आप लोग 100% CSS के चैंपियन बन जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें दिस CSS कोर्स इज हेल्पफुल। अगर आप लोगों को लगता है कि ये कोर्स आप लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। ये कोर्स डिजाइन करने में मुझे काफी टाइम लग गया, कौन सा प्रोजेक्ट कब कराना है, क्या नोट्स में इंक्लूड करना है, ये सब सोचने में काफी टाइम लगा और इन नोट्स को पुट टुगेदर करने में बहुत ज्यादा टाइम मुझे लगा है। बट आई एम हैप्पी कि ये वीडियो फाइनली मैं रिलीज कर रहा हूँ। इस कोर्स को मैंने 8 चैप्टर्स में बांटा है, जहां पर मैंने हर कॉन्सेप्ट को 8 मॉड्यूल्स में ब्रेक डाउन किया है। उनमें आप लोगों को अलग अलग कॉन्सेप्ट को सिखाया हुआ है और हर कॉन्सेप्ट के साथ यानी कि हर चैप्टर के एंड में मैंने एक प्रैक्टिस सेट इंक्लूड कर रखा है, जो कि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड पूरी प्रैक्टिस करा देगा और आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम CSS से रिलेटेड नहीं होगी। एट द एंड मैंने इंश्योर किया है कि आप लोग रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाना सीख जाएं और उसके लिए मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट एंड में बनवा कर रखा हुआ है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर 0 को, और इसकी PDF को यहाँ पर मैं जल्दी से खोल देता हूँ और इसकी PDF में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है HTML जो है वो सिर्फ एक स्केलेटल लेआउट को जो है वेबसाइट के बनाती है। यानी कि अगर आप लोगों को बहुत अच्छी दिखने वाली वेबसाइट्स बनानी है देन यू नीड समथिंग एल्स विच इज CSS। अब HTML और CSS में क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों CSS की ज़रूरत हमको पड़ती है HTML होने के बावजूद, ये हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है HTML इज जस्ट एन स्केलेटल लेआउट ऑफ अ वेबसाइट। यानी कि सिर्फ एक वेबसाइट का लेआउट अगर आप लोग बनाते हैं वो HTML है। सिर्फ HTML में बनी हुई वेबसाइट्स बहुत ही बेसिक दिखती हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक थोड़ा सा आभास करा देता हूँ इस चीज़ का कि अगर CSS नहीं होगी किसी वेबसाइट में वो कैसी दिखेगी। तो आप लोग देखो मेरी codewithari.com वेबसाइट कुछ यहाँ पर दिख रही है आपको। हेड के अंदर हम लोग CSS को डालते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग बात जरूर करेंगे, बट अभी के लिए आप लोग जो है यहाँ पर जस्ट बेयर विद मी और मैं यहाँ पर स्टाइल शीट्स आप लोग को हटा के दिखाता हूँ। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और ये स्टाइल शीट्स मैं अभी इस वेब पेज में से हटाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँगा और उसके बाद एलिमेंट्स पे क्लिक करूँगा। उसके बाद लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट वाले जो स्टाइल शीट्स हैं उनको मैं एक एक करके सेलेक्ट करके डिलीट की दबाऊंगा अपने कीबोर्ड में। आप लोग देखो कि स्टाइल शीट हटा के कितना बेकार लग रहा है। और बाकी बची हुई स्टाइल शीट्स भी अगर मैं हटा दूँ, सारी स्टाइल शीट्स अगर मैं हटा दूँ, तो ये जो codewithari.com वेबसाइट है वो इस तरह से दिखाई पड़ती है। इज इट कूल? इट इजंट, इट इज नॉट कूल। बिल्कुल बेसिक लग रही है वेबसाइट एंड द रीज़न ये है इस वेबसाइट के कूल ना दिखने का कि हमने इसमें से जो स्टाइल करने वाला एलिमेंट था वो एकदम रिमूव कर दिया। तो अगर मैं इसको रिलोड करूं, बाय द वे ये सारे के सारे स्टाइल्स वापस आ जाएंगे और ये पेज ऐसा दिखेगा। आप ये चीज़ किसी भी वेबसाइट के साथ ट्राई कर सकते हैं। क्लाइंट साइट पर आप लोग स्टाइल शीट्स को हटाकर देख सकते हैं और स्टाइल शीट्स को आप लोग हटाओगे तो आपको पता चलेगा वैल्यू CSS की क्या है। तो यहाँ पर हम आते हैं वापस से। HTML is just a skeletal layout of a website. We need CSS to design a website, add style to it and make it look beautiful. जैसे कि हम लोगों ने अभी codewithari.com पे देखा कि किस तरह से अगर हमारी स्टाइल शीट मौजूद नहीं होती तो हमारे इस पेज का खूबसूरत दिखना जो है ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता। ठीक है, व्हाट इज CSS? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये कुछ स्टाइल शीट्स होती हैं जो कि हम कुछ सिंटेक्स लिखकर अपने जो एग्जिस्टिंग HTML है उसको
बेटर बनाते हैं, ठीक है, और अच्छा खूबसूरत दिखने वाले पेज का फॉर्म देते हैं। CSS इज़ ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों बोला यार? अगर CSS नहीं होगी तो बस ये अच्छा नहीं दिखेगा, आपकी वेबसाइट बिल्कुल अच्छी तरह से काम करेगी। अगर कोई मेरी वेबसाइट में सिंपली आया है ये पढ़ने के लिए जो भी कंटेंट है इस वेबसाइट में, तो उसको वो पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यार कलरफुल ब्यूटीफुल लेआउट्स और रिस्पॉन्सिव लेआउट्स अगर हम लोग देखें तो हमको अच्छा लगता है। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है, मैं आप लोग को ज़रा रिस्पॉन्सिव का भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया अपने क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टॉगल डिवाइस टूल बार, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस में मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है मुझे प्रीव्यू करके दिखाया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आईफोन X में मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। अच्छा, अगर मैं कोई टैबलेट वगैरह चुन लूँ, मान लो मैं iPad Pro चुनूँ तो कैसी दिख रही है, तब भी बढ़िया दिख रही है मेरी वेबसाइट, और Moto G4 चुनूँ तब ऐसी दिख रही है मेरी वेबसाइट। तो इसका मतलब कोई भी इंसान कोई भी फ़ोन या कोई भी डिवाइस लेकर आ जाए वो मेरी वेबसाइट को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है। दिस इज़ रिस्पॉन्सिवनेस कि साइट फ़ोन में भी अच्छी तरह से खुलेगी और कंप्यूटर में तो अच्छी तरह से खुली रही थी, अभी आप लोगों ने देखा। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस है कि हर डिवाइस के हिसाब से मेरी जो वेबसाइट है वो अडेप्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे VS कोड को इंस्टॉल करते हुए, क्योंकि VS कोड एक सोर्स कोड एडिटर है जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में। और आप लोग को सिंपली इंस्टॉल VS कोड लिखना है गूगल में जाके, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, और ये जो code.visualstudio.com वेबसाइट है वो खुल जाएगी आपको। सिंपली अगर विंडोज़ में है तो यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करना है, मैक में है तो ऑप्शंस उसके आ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर, और अगर आप लोग लिनक्स वगैरह में है तो यहाँ से डाउनलोड कर लें, जैसा मन चाहे आप लोग डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसको इंस्टॉल करने के दौरान मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बताऊंगा जो कि आप लोगों को करनी है, और बहुत सारे लोगों ने ये चेक करके इंस्टॉल नहीं किया होता है और उनको फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। मैं बताता हूँ किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग जब इस सेटअप को रन करेंगे, मैं यहाँ पर रन करता हूँ सेटअप को, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जैसे कि आप देखो मेरा VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तब भी मैं सेटअप को रन कर सकता हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मेरी कोई फाइल कहीं नहीं जाने वाली है। बिल्कुल भी आप लोग इस चीज़ की चिंता मत करना कि यार आपकी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। हाँ, थोड़ी बहुत लोकल सेटिंग्स और ये वो डिलीट ज़रूर होंगी, बट अगर आप लोगों ने जस्ट यूज़ करना स्टार्ट किया है VS कोड और आपने सिर्फ VS कोड को हल्का फुल्का कस्टमाइज़ किया है, तो आपकी जो सेटिंग्स है वो कहीं नहीं जाने वाली, चिंता तो करना भी मत, ठीक है। तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या क्या चीज़ें चेक कर रखी हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार इस चीज़ को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल कि ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर, ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और फिर उसके बाद ऐड टू पाथ पे ऐड करने का क्या फ़ायदा है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए इन सबको चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने उसके बाद भी कर दिया, ये दिखाने के लिए कि अगर आप लोग ऑलरेडी इंस्टॉल्ड VS कोड के ऊपर से VS कोड इंस्टॉल करते हो तो कुछ ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नुकसान नहीं होता। इनफैक्ट कोई नुकसान ही नहीं होता यार, लंबा चौड़ा तो छोड़ो, नुकसान ही नहीं होता है, ठीक है। बस आपकी जो सेटिंग्स है, अगर आपने थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर रखा है VS कोड को, वो जा सकता है, ठीक है। और वो भी नहीं जाता है क्योंकि आपकी जो सेटिंग्स होती हैं वो .vs कोड करके कोई फोल्डर होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके यूज़र्स में एक फ़ोल्डर बना लेता है ये VS कोड, उसके अंदर सारी की सारी प्रेफरेंसेस आपकी रहती हैं, तो चिंता तो करना भी मत आप, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप देख सकते हो मैं इस फोल्डर में हूँ, मैं राइट क्लिक करूँगा तो मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपन विद कोड, ठीक है। ये उसकी वजह से आ रहा है, जो हमने चेक किए थे ना चेक बॉक्सेस जिनकी अभी बात की थी मैंने, उसकी वजह से आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर मान लो शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके अपनी पावर शेल खोल लेता हूँ, या अगर आप लिनक्स में आप टर्मिनल खोल रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर आप लोग कोड लिखकर स्पेस देकर डॉट लिखते हैं और एंटर मारते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि कोड डॉट लिखने से आपका ये पर्टिकुलर जो फोल्डर है वो VS कोड में खुल जाएगा। तो मैंने कोड डॉट लिखकर मैंने सिंपली एंटर मारा, और यहाँ पर जैसे ही मैंने ये चीज़ की तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा VS कोड इस फोल्डर में खुल गया है। तो ये पर्टिकुलर फोल्डर में मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लिया है, ठीक है। अब मैं कोई भी फाइल यहाँ पर बनाऊंगा तो वो फाइल यहाँ पर बन जाएगी। तो मैं अगर यहाँ पर जो है test.txt नाम से फाइल बनाऊँ और मैं लिखूँ दिस इज़ टेस्टिंग VS कोड, ठीक है, सिंपल सा मैंने लिख दिया है कि यहाँ पर, तो देखो test.txt यहाँ पर बन गई और जो चीज़ मैंने लिखी थी वो भी इसके अंदर आ गई। इसका मतलब मैं अपने VS कोड से इस डायरेक्टरी को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके अंदर फोल्डर बना सकता हूँ, सब फोल्डर्स बना सकता हूँ, एंड सो ऑन। एंड दिस इज कूल क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जहाँ पर मैं कोड कर रहा हूँ वहाँ से वापस मुझे यहाँ पर आना पड़े फाइल्स बनाने के लिए, ठीक है। मैं यहीं पर सिंपली प्लस करके फाइल बना सकता हूँ, यहीं पर सिंपली प्लस करके डायरेक्टरीज बना सकता हूँ। दिस इज़ कूल, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं टर्मिनल को यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ नीचे ही। मैंने यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक किया, न्यू टर्मिनल पे क्लिक किया और यहाँ पर मुझे टर्मिनल देखने को मिल गया। फिर इसके बाद मैं प्लस पे क्लिक करूँगा,
एक और टर्मिनल मुझे मिल जाएगा। मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल्स को यहाँ से स्विच कर सकता हूँ। पहले टर्मिनल पे आ गया, मान लो मैं एक टर्मिनल में कोई और काम करना चाहता हूँ तो मैं एक और टर्मिनल खोल दूंगा, तीसरा टर्मिनल खोल दूंगा। तो ये तीनों टर्मिनल बिल्कुल अलग अलग खुले हुए टर्मिनल्स की तरह काम करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। हम लोग वापस आते हैं जल्दी से नोट्स में, और यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मैंने क्या बात लिखी हुई है। VS कोड तो आपने इंस्टॉल कर लिया, ये पावरफुल है, फ्री है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और कस्टमाइजेबल है। ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ यार, मैं अपने वर्क फ्लो में VS कोड को इसलिए इनकॉर्पोरेट करता हूँ कि मेरे हिसाब से यार VS कोड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर मैं अपना हाथ सेट कर लूँगा एक सोर्स कोड एडिटर में तो मैं पाइथन भी कोड कर सकता हूँ, वेबसाइट्स में बना सकता हूँ, जावा भी कर सकता हूँ। इसी में मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। तो मेरे पास कुल मिला के एक सोर्स कोड एडिटर होगा जिसमें मेरा हाथ सेट होगा, सारे शॉर्टकट्स मेरे एक जगह होंगे, और उसी के साथ साथ मुझे बार बार कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ मुझे मिलती है VS कोड अगर मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग जो है VS कोड यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग की कोई और प्रेफरेंस नहीं है। लेकिन अगर बाय एनी चांस आपकी कोई दूसरी प्रेफरेंस है, फील फ्री टू यूज़ सबलाइम, या फिर अगर आप Notepad++ यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप में से कोई ऐसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर है कोई ऐसा जो नोटपैड में लिखता है। वैसे मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, बट यार अगर आपको जो है संतुष्टि मिलती है कुछ ज़्यादा ही उस नोटपैड में लिखने से, यू आर वेलकम, ठीक है। तो ऐसा करना मत वैसे, बट अगर बाय एनी चांस आप जो भी एडिटर यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ करें, ठीक है। CSS को क्यों सीखे यार, बहुत डिमांडेड स्किल है। CSS सीखे हुए बहुत लोग हैं, बट अच्छी तरह से CSS मास्टर करे हुए लोगों की आज भी कमी है। आज भी अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं और ढूंढते हैं अच्छे वेब डेवलपर्स जिनको CSS की एक बहुत अच्छी नॉलेज है, जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को, मैं कहूँगा कमी है और बहुत ज़्यादा कमी है। और अगर आपने ये स्किल मास्टर कर ली और आपने अगर ये बात साबित कर दी अपने एम्प्लॉयर को, या फिर अगर आप इंटर्नशिप लेने जा रहे हैं वहाँ पर आपने साबित कर दी कि आप मास्टर हैं CSS के, आप पूरा जड़ तक समझते हैं CSS को, देन यू आर गोइंग टू विन। आपको इंटर्नशिप मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मॉनेटरी टर्म्स में भी पैसे भी कमाएंगे आप लोग, और उसी के साथ साथ आप लोग को अपना जो वेब डेवलपमेंट का कैरियर है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो एक बहुत ही डिमांडेड स्किल है। अगर आप लोग मास्टर कर लेते हैं तो आप लोग कोई भी वेबसाइट कस्टमाइज़ कर लेते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। योर फर्स्ट लाइन ऑफ CSS, लेट्स राइट अ फर्स्ट लाइन ऑफ CSS, ठीक है। जल्दी से बहुत तेज़ मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक HTML फाइल बनाऊँगा और इसका नाम मैं रखूँगा index.html, ठीक है। और HTML का मैं रिफ्रेशर आप लोगों को दूंगा अभी। अगर किसी को HTML नहीं आती है तो कोई भी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है HTML। और मैं यहाँ पर फर्स्ट CSS लाइन के नाम से इसको टाइटल दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक div.container बनाऊँगा, ठीक है। div.container लिखने से एक div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर बन जाता है। बाय एनी चांस अगर आपको HTML नहीं आती है या फिर आपको कच्ची HTML आती है, आप इस चीज़ को टाइप भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप VS कोड यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ और यूज़ कर रहे हैं जिसमें ये फीचर नहीं है, एमिट नहीं है जिसमें, या फिर आप ये बॉयलर प्लेट टेम्पलेट को नहीं ला पा रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क करके आप टाइप कर सकते हैं या कहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वैसे 99% ऑफ द केसेस में, और अगर आप लोग VS कोड यूज़ कर रहे हैं खासकर तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइव सर्वर नाम की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे। अगर आप लोग को नहीं पता लाइव सर्वर क्या है, तो बेसिकली एक सर्वर बना देता है और आपकी लाइव रिलोडिंग को इनेबल कर देता है। तो जैसे जैसे आप चेंजेस यहाँ पर करते जाते हैं वैसे वैसे चेंजेस आपके ब्राउजर में रिफ्लेक्ट होते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइव सर्वर मैंने क्लिक किया और आप लोग इंस्टॉल कर लेना, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। और एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर मेरा इंस्टॉलर है आपके लाइव सर्वर में भी आएगा, आप इंस्टॉल कर लेना, रिलोड कर लेना। अगर यहाँ पर रिलोड लिख कर आए, या फिर वैसे भी अगर आप रीस्टार्ट कर लोगे अपने VS कोड को, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब एक बार आपके पास लाइव सर्वर आ गया, आपने ये लिख दिया, आप राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करें, और जैसे ही आप ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे आपके ब्राउजर में ये फर्स्ट CSS लाइन खुल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एट दिस पॉइंट मैं इंटरप्ट करूँगा आप लोगों को, फर्स्ट लाइन लिखने से पहले इंटरप्ट करूँगा, और आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं आप लोगों को एक चीज़ इंस्टॉल करवाऊंगा और आप लोग देखना वो क्या है, उसका नाम आपने सुना ज़रूर होगा, ठीक है। और उसका नाम आपने सुना होगा, 99% लोगों ने सुना होगा। और आप लोग देखो मैंने क्या कर दिया, और इस पर बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये क्या कर दिया यार, ये जो मैंने अभी करा है ना, बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हैं और मुझे कहने वाले हैं यार ये क्या कर दिया यार, है भाई ये क्या था, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। और जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो तो पूरे, जब तक आप लोग ट्यूटोरियल नहीं देख लेते पूरा तब तक आप लोग को नहीं पता चलेगा। और यहाँ पर
डाउनलोड हम लोग कर रहे हैं इंस्टॉलर को। मैं फायरफॉक्स का इंस्टॉलर ज़रा चला देता हूँ, टाइम बचेगा, और जल्दी से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और आप लोगों को फिर बताता हूँ कि मैंने ये क्यों किया। यार मेरे हिसाब से अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, ठीक है, या फिर आप लोग अगर बेसिक HTML सीख रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप लोग क्रोम से काम आपका चल जाएगा। बट अगर आप लोग CSS कर रहे हो स्पेशली, देन फायरफॉक्स इज़ द ब्राउज़र टू गो। अगर आप लोग क्रोम यूज़ कर रहे हो, मैं बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ अभी यहाँ पर, बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ। अगर आप लोग क्रोम यूज़ कर रहे हो अभी CSS करने के लिए, आपका काम तो हो जाएगा, बट यू आर यूजिंग द रॉन्ग ब्राउज़र। ये मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है यहाँ पर, और आप लोग ध्यान से सुनना भी मेरी बात। और कुछ भी लिखने से पहले या रिएक्ट करने से पहले या आई डोंट नो व्हाट, आप लोग मेरी बात को सुनो। अगर हम लोग फायरफॉक्स को यूज़ करेंगे तो मैं आपको उसके फ़ायदे दिखाऊंगा जो कि क्रोम में नहीं है। और ये सब चीज़ें जो मैंने सीखी है, एक्सपीरियंस से सीखी है। मुझे नहीं मालूम कि आज की तारीख में कोई ज़रूरत भी करेगा क्रोम के ऊपर फायरफॉक्स को रिकमेंड करने की कि यार फायरफॉक्स को रिकमेंड कर दो, लेकिन मैं फायरफॉक्स को रिकमेंड कर रहा हूँ। फायरफॉक्स को इंस्टॉल होने दो, आपको दिखाता हूँ क्यों फायरफॉक्स को मैंने रिकमेंड किया। अब यहाँ पर जो फायरफॉक्स हमारा है वो इंस्टॉल हो चुका है, और मैं यहाँ पर आप लोगों को जल्दी से फायरफॉक्स दिखा देता हूँ कि क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और जो पूरा क्यों का जवाब है वो तो पूरे वीडियो को देखने के बाद ही आपको मिलेगा, बट आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों ये एक अच्छी चॉइस है अगर आप लोग CSS कर रहे हो तो। ठीक है, मैं यहाँ पर codewithharry.com पर जाता हूँ, अपनी वेबसाइट को खोलता हूँ और मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँगा। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करूँगा, और इसके जो डिज़ाइन टूल्स मैं कहूँगा CSS को सीखने के लिए, या फिर अगर आप लोग CSS को समझने के लिए इसको यूज़ करते हो, तो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ फायरफॉक्स, और मैं रिसेंटली स्विच कर रहा हूँ फायरफॉक्स में, मैं आप लोग को बता दूँ ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। मैंने जब यहाँ पर फायरफॉक्स के डेव टूल्स को देखा और यहाँ पर इसके CSS के डिज़ाइन टूल्स को देखा, तो इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने ये जो सेक्शन है सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर देखो एक टेक्स्ट लाइन लेफ्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बॉडी को मैंने टेक्स्ट लाइन लेफ्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो एक फनल बनी हुई है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही फनल पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे बता रहा है कि टेक्स्ट लाइन आपने ऑलरेडी सेट किया हुआ है और आपने इंपॉर्टेंट कर रखा है, तो ये वाला टेक्स्ट लाइन तो बिल्कुल भी यहाँ पर काम में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं इस फिल्टर को हटा सकता हूँ और मैं आप लोगों को और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ओवरफ्लो लिख कर आ रहा है, और मैं इस पर अगर अपना माउस कर्सर लेकर जाऊँ तो ये मुझे बता रहा है कि दिस एलिमेंट इज कॉजिंग एन एलिमेंट टू ओवरफ्लो, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ओवरफ्लो हो रही है। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ पर एक्सपैंड करूँ तो यहाँ पर देखो इसके अंदर भी ओवरफ्लो हो रही है। इसको भी एक्सपैंड करूँ तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर, और बेसिकली क्या चीज़ ओवरफ्लो हो रही है मुझे बता देगा। तो कुल मिला के इस तरह के जो टैग्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और अगर आप कहीं भी फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर देखो फ्लैक्स लिख कर आ गया, और ये कह रहा है द एलिमेंट बिहेव्स लाइक अ ब्लॉक एलिमेंट एंड लेज आउट इट्स कंटेंट अकॉर्डिंग टू दी फ्लैक्स बॉक्स मॉडल। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पर फ्लैक्स पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर ये लाइंस बन के आ गई है, मुझे बता रहा है आपके फ्लैक्स बॉक्स में क्या क्या है, और मुझे एक अच्छी समझ लग जाएगी इस चीज़ को देखकर कि अच्छा ये मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा रखी है फ्लैक्स बॉक्स में, और फ्लैक्स बॉक्स के अंदर मैंने उसी के साथ साथ एक ये लगा रखा है यहाँ पर, ये जो मेरा डिव है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं। ठीक है, और यहाँ पर इवेंट लिख कर आ रहा है, इसका मतलब है कि एक इवेंट लिसनर इस बटन पे लगा हुआ है, यानी कि इस बटन में क्लिक करके कुछ कुछ होता है, कुछ होता है। ठीक है, और ये कुछ होता है वाली कुछ होता है नहीं है। ठीक है, ये इवेंट वाला कुछ होता है। ठीक है, तो कुछ होता है का मतलब है कि कोई भी क्लिक करेगा इस बटन पे तो एक इवेंट अकर होगा। ठीक है, इवेंट पता है ना आप लोगों को क्या होता है कि कभी भी किसी भी चीज़ के अकरेंस को इवेंट हम लोग बोलते हैं। कहीं भी कोई फ्रेशर्स पार्टी है या फिर कोई इवेंट रखा गया है, तो उसी तरह ये भी एक इवेंट होता है। अगर आपने क्लिक किया तो वो एक इवेंट है और उसको लिसन किया जा सकता है, यानी कि उस पर कुछ किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट द्वारा अगर किसी ने भी क्लिक किया तो। ठीक है, सो ये कुल मिला के चीज़ है। अब यहाँ पर देखो इवेंट लिस्नर, अब ये मुझे बता रहा है कि क्या होगा, कहाँ पर है इसका इवेंट लिस्नर। तो यहाँ पर देखो मुझे बता रहा है कि यहाँ पर क्लिक करने पर ये चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के मुझे पता चल गया ओके, अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। अब ये बूटस्ट्रैप से आ रहा है तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा नहीं, बट अगर आपने अपना ही जावास्क्रिप्ट लिखकर कोई इवेंट लगाया हुआ है तो आप लोग इसको देखना यहाँ पर पसंद करेंगे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी आदत पड़ जाएगी इस तरह के इवेंट टैग्स को देखना। ठीक है, और इस तरह के इवेंट टैग्स को देखने से आप लोगों को पता भी चलेगा यहाँ पर कि अगर आप लोग कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हो कि मान लो आप क्लिक लिसन कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और फायरफॉक्स की पावर को तो आप तभी अप्रिशिएट करोगे जब आप लोग इसको यूज़ करोगे। तो ज़्यादा हम लोग नहीं सोचेंगे और इसको बंद कर देंगे, और हम लोग फायरफॉक्स ही यूज़ करने वाले हैं थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल। ठीक है, और आप लोग को पता चल जाएगा क्यों। तो अगर आप लोग को लगता है कि यार मैं यहाँ पर क्रोम यूज़ करना चाहता हूँ, यार ये फायरफॉक्स क्यों मुझे ये इंसान यूज़ करवा रहा है, तो आप लोग फायरफॉक्स यूज़ करके देखो थोड़ी देर, और आपको पता चलेगा मैं क्यों फायरफॉक्स आपको यूज़ करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अभी क्रोम को ताता कर दो और यहाँ पर चैप्टर 0 जो है फायरफॉक्स में खोल लो। ठीक है, और यहाँ पर चैप्टर 0 हमने फायरफॉक्स में खोल लिया है। हमने यहाँ पर पहली लाइन CSS की लिखने की बात करी थी और हम फिर फायरफॉक्स में स्विच हो गए थे। अब मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को बताता हूँ कि आप CSS ऐड करने के लिए टाइटल के बाद हेड के
अंदर टाइटल के बाद स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हो और उसके बाद आप लोग लिख सकते हो कुछ इस तरह से। आप लोग कह सकते हो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर दो रेड, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा, आप लोग यहाँ पर देखना कि मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, ओपन विद लाइव सर्वर, और मैं इसको फायरफॉक्स में खोलूँगा इस बार। और यहाँ पर देखो आप लोग ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद मेरी फर्स्ट CSS लाइन ने यहाँ पर एक्शन अपना दिखा दिया है। अगर मैं यहाँ पर होवर करूँ और कोई दूसरा कलर चूज़ करूँ, लेटेस्ट से ब्लू, ठीक है, ये आप यहाँ पर VS कोड की सहायता से कर सकते हो, होवर करके कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर इसको सेव नहीं किया लगता है मैंने, Ctrl+S टू सेव, और यहाँ पर देखो ये कलर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टाइल सेट कर सकते हैं ना। आई नो कि ये एक बहुत अच्छी दिखने वाली वेबसाइट नहीं है, आप लोग ऐसा शायद ही कभी करेंगे कि पूरे बैकग्राउंड में ब्लू कर दें, या कर भी सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर डिज़ाइन। बट अभी के लिए हम लोग जो है सिर्फ एक लाइन लिख रहे थे CSS की, हम लोग CSS को ऐड करना देख रहे थे और ये देख रहे थे कि किस तरह से CSS को ऐड किया जा सकता है। तो जस्ट अगर आप लोग ऐड करना देख रहे थे CSS को, तो दिस इज़ हाउ यू डू इट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि वापस से आएंगे यहाँ पर अपने नोट्स में और आगे देखेंगे मैंने क्या लिखा हुआ है। तो आपको बेसिकली क्या करना था कि CSS ऐड करनी थी। हम लोग आगे देखेंगे कि और कौन से तरीके हैं CSS को ऐड करने के। मैंने यहाँ पर बोला है क्रिएट अ .css फाइल, एक दूसरा तरीका है, ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ पर style.css ऐड करो और उसके बाद जो चीज़ आपने स्टाइल टैग में लिखी हुई है आप उसको यहाँ पर डाल दो, और स्टाइल टैग को आप लोग Ctrl/ करके कमेंट आउट कर दो। कमेंट आउट का मतलब कि अब इसका कोई असर नहीं आने वाला। Ctrl+S टू सेव करो आप लोग तो, और उसके बाद आप लोग को एक लिंक rel = स्टाइल शीट यूज़ करना पड़ेगा इस तरह से। तो और दैट्स इट। और आपका जो है यहाँ पर ये स्टाइल शीट जो है काम करेगी अभी भी, ठीक है। सो कोई भी चेंज नहीं आया, हमारी स्टाइल शीट अभी काम कर रही है। एंड द रीज़न इज़ कि हम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे तरीके से CSS ऐड करी। तो 3 तरीके होते हैं CSS को ऐड करने के, जो कि अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो इसकी तो टेंशन लेना भी मत अभी। अगर आपने अपने बॉडी का बैकग्राउंड रेड कर लिया, दैट्स अ ह्यूज विन। उससे ज़्यादा इस पॉइंट पर मुझे करवाना भी नहीं आप लोगों से। दिस विल मेक योर पेज बैकग्राउंड इज रेड, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात, मैं आप लोगों को HTML के अपने हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है। HTML को मैं अगर यहाँ पर कवर करूँगा बहुत लंबे चौड़े तरीके से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि आप लोगों के लिए HTML के नोट्स बना लिए हैं और कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स भी बना दिए हैं। तो मैं आप लोगों को वो HTML के नोट्स और सैम्पल प्रोग्राम एक zip फाइल के तौर पर दूंगा, और उसके अंदर आप लोगों को सब कुछ मिलने वाला है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि HTML को किस तरह से आप लोग नोट्स के थ्रू, जस्ट नोट्स के थ्रू मास्टर कर सकते हो। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपने नोट्स खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैक जाऊँगा और आप लोग यहाँ पर देखो HTML notes.zip, जिसको मैं चैप्टर 0 में डालने वाला हूँ। आपको यहाँ पर HTML के नोट्स मिल जाएंगे, और ये जो HTML के नोट्स हैं ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से डाउनलोडेबल तरीके में मिल जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़रा इसको एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक्सट्रैक्ट टू HTML नोट्स, और इसके अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने 5 चैप्टर के अंदर HTML को कवर किया हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के साथ इसको कवर करके दिखाया हुआ है। तो देखो यहाँ पर मैंने अच्छे से सब कुछ समझाया हुआ है कि क्या कमेंट्स होते हैं, क्या HTML केस सेंसिटिव है, एक बेसिक HTML पेज किस तरह से दिखाई देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यार जो है मिल जाएगी। और SEO तक सिखाया मैंने यहाँ पर, SEO तक, यानी कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी सिखाया है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर मेरा चैप्टर 5 देखोगे तो आपको यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी सीखने को मिलेगा। अगैन कोई बहुत लंबा चौड़ा SEO नहीं बताया, बट इतना बताया कि आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा, बहुत यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो इसको अभी मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, आपको ये zip फाइल मिल जाएगी। और एक काम मैं और करता हूँ यहाँ पर कि इस HTML नोट्स को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इस फोल्डर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप लोग इस वाले जो हमारी zip फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। लगता है ब्राउज़र में कुछ खुला हुआ है, क्या खुला हुआ है ब्राउज़र में, आई डोंट नो। इसको मैं ट्राई अगेन करता हूँ। और यार कभी कभी पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मैं कोई भी फाइल जो है उसको खोला भी नहीं होता है मैंने एक्चुअली में, और वो जो है मुझे बोलता है कि दिस फाइल इज़ ऑलरेडी इन यूज़। अगर आप लोगों को पता हो तो यार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मुझे क्यों डिलीट करने नहीं दे रहा है ये फोल्डर को। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली ये मुझे बोल रहा है कि मेरे पास परमिशन नहीं है, जबकि मैं ही एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं इसको ज़रा कैंसिल करके रिफ्रेश करके देखता हूँ कहीं ये डिलीट तो नहीं हो गया ऑलरेडी। नहीं, ये डिलीट नहीं हुआ। एक बार और मैं ट्राई करता हूँ, कंटिन्यू, और अभी भी ये बोल रहा है कि मेरे पास परमिशन नहीं है टू परफॉर्म दिस एक्शन। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, ठीक है। और यू रिक्वायर परमिशन फ्रॉम हैरी, जबकि मैं ही हैरी हूँ। एनीवेज हम लोग इस चीज़ को जो है स्टॉप करेंगे अभी। यहाँ पर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में यहाँ पर हो क्या रहा है। और मैंने कई बार देखी है चीज़, कभी होता है कभी नहीं होता है, ठीक है। एनीवेज हम लोग अब क्या करेंगे कि अगले चैप्टर में मूव करेंगे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्चुअल में कि जो CSS है वो किस तरह से काम करती है, वो क्या 3 तरीके हैं हमारे CSS को ऐड करने के। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 1 नाउ। सो गाइस अब हम लोग जल्दी से चैप्टर 1 की PDF को खोल लेंगे, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपनी पहली CSS वेबसाइट बना सकते हैं। मैंने एज ऑलरेडी डिस्कस्ड आप लोगों को CSS के लिए फायरफॉक्स ब्राउज़र जो है वो इंस्टॉल करवा दिया है, और मैंने अपने नोट्स भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरह से
बनाया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली जो पर्टिकुलर हमारा फोल्डर है इसको राइट क्लिक कर VS कोड में खोलेंगे और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर हमने ये जो फोल्डर है इसको VS कोड में खोल दिया है। और मैं यहाँ पर जल्दी से एक index.html बनाऊंगा और यहाँ पर इस index.html को बनाने के बाद एक बॉयलर प्लेट कोड ऐड करूँगा। यार HTML का बॉयलर प्लेट कोड एमिट से आप लोग को ऐड करना आना चाहिए। अगर आप लोग कोई ऐसा एडिटर यूज़ कर रहे हैं, VS कोड यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आपके जो कोड एडिटर है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद अगर आप इस तरह से करके एंटर मारते हैं और ये नहीं आता है तो यार आई डोंट नो व्हाई यू आर यूजिंग दैट कोड एडिटर। अगर आपके पास कोई बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करने का कुछ ऐसा इंतजाम नहीं है। एनीवेज कोड एडिटर चॉइस है, अगर आप लोग मेरी चॉइस से सहमत हो VS कोड यूज़ कर लो। लेकिन कुछ लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं यार मैं ब्रैकेट्स यूज़ करना चाहता हूँ, मेरा हाथ उस पर सेट है, मैं सबलाइम यूज़ करना चाहता हूँ, मेरा उस पर हाथ सेट है। और कोई बोलता है कि मैं जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो विजुअल स्टूडियो है सिर्फ वो यूज़ करना चाहता हूँ। मैं विजुअल स्टूडियो कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विजुअल स्टूडियो करके एक आईडी है, लोग कहते हैं कि यार मैं वो यूज़ करना चाहता हूँ। तो आप अगर यूज़ करना चाहते हैं दैट इज़ गुड, ठीक है, अगर आप लोग को पता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस PDF पर आएंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पर मैंने क्या कहने की कोशिश करी है। मैंने यहाँ पर आप लोगों से कहा कि एक पहली वेबसाइट अपनी CSS की मदद से हम लोग बनाएंगे, लेकिन उससे भी पहले कुछ बातें यार कि क्या चीज़ क्या होती है, आप लोग को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डॉम का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं आप लोग, मैंने भी सुना है और आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, और आप में से कई लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि डॉम क्या होती है। तो लेट मी टेल यू, डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और जब भी हम डॉम कहते हैं, सबसे पहले ये बताता हूँ कि जब भी हम डॉम कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ और मैं खोलूँगा codewithharry.com और यहाँ पर codewithharry.com वेबसाइट मैं खोल दूंगा और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ अब कि ये जो codewithharry.com वेबसाइट हम लोगों ने खोली है इसमें डॉम क्या है। तो डॉम बेसिकली स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि आपका जो वेबसाइट है उसका ये जो स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर भी बना है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना है कि भाई HTML के अंदर हेड आएगा, बॉडी के अंदर एक डिव है और उसके बाद एक सेक्शन भी है और उसी के साथ साथ इस डिव के अंदर इन टर्न एक और डिव है, इस डिव के अंदर एक और डिव है, इस डिव के अंदर एक और डिव है, इस डिव के अंदर H5 है। इस तरह की चीज़ें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आती हैं। और जावास्क्रिप्ट में जब भी हम डॉम की बात करते हैं या फिर हम अगर इन जनरल HTML CSS में डॉम की बात करते हैं तो हम इसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं। डॉम मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि अगर मैं मान लो चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रीओपन करूँगा वापस से ये जो मेरी टैब है इसको, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर मान लो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, या लेटेस्ट से अगर मैं इस पर्टिकुलर पेज पर आता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स की जगह कुछ और लिख कर आए, तो मैं डॉम मैनिपुलेशन से उस चीज़ को कर सकता हूँ। तो डॉम मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, यानी कि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ चेंजेस करना, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ डालना, किसी चीज़ के अंदर का जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना, ये सारी चीज़ें हमारी डॉम मैनिपुलेशन में आती हैं। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि डॉम मैनिपुलेशन क्या है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि when a page is loaded, the browser creates a DOM of the page which is constructed as a tree of objects। एक ऑब्जेक्ट्स के ट्री के तौर पर जनरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल HTML के अंदर आएगी बॉडी, HTML के अंदर आएगा हेड, ये सारी की सारी चीज़ें जो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। जैसे कि अगर आपने बाइनरी ट्री पढ़ा हो, और यहाँ पर मैं जल्दी से बाइनरी ट्री आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या होता है, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप बाइनरी ट्री छोड़ो, क्या होता है बस कुछ ऐसे समझ लो कि रूट नोड HTML है, HTML के अंदर जो है हमारे पास हेड है और बॉडी है, बॉडी के अंदर एलिमेंट्स है, सिमिलरली हेड के अंदर एलिमेंट्स है, इस तरह से ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से वो दिखाई देता है, उसे डॉम कहते हैं। तो कभी भी आपसे कोई डॉम बोले तो आप परेशान मत होना कि यार ये किस बारे में बात कर रहा है। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, विच इज कंस्ट्रक्टेड एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, HTML आईडी और क्लास एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। व्हेन एन HTML एलिमेंट इज गिवन एन आईडी, इट सर्व्स एज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर दैट एलिमेंट। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं बताता हूँ आपको क्या मतलब हुआ। मान लो मैं यहाँ पर एक डिव लिखता हूँ और डिव के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिव हैश और लिखता हूँ फर्स्ट, तो मैंने div id इज इक्वल टू फर्स्ट करके एमिट से जनरेट कर लिया। आप इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, मैंने VS कोड की मदद से div हैश फर्स्ट लिखा और यहाँ पर अगर मैं div हैश फर्स्ट लिखता हूँ तो इस तरह से मुझे div id इज इक्वल टू फर्स्ट आ जाता है। अगर मैं सिर्फ हैश लिखता हूँ यहाँ पर और सेकंड लिखता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट मुझे VS कोड div ही बना के देता है, ये भी आपको बता दूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेक्शन और लिखता हूँ डॉट रेड, तो मुझे सेक्शन क्लास इज इक्वल टू रेड देखने को मिल जाता है। आप लोगों को आईडी और क्लास के बारे में आपने सुना तो होगा, हो सकता है आपको मालूम, हो सकता है नहीं मालूम हो। जल्दी से बताऊंगा क्या होता है डिफरेंस। आईडी मतलब होता है किसी का यूनिक आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल स्कूल में यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है, मुझे याद है मेरे क्लास में 2 शुभम थे, इनफैक्ट 3 शुभम थे। तो
शुभम से उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका नाम शुभम नहीं रह गया, बट शुभम से उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमें उनको कोई नंबर देना पड़ेगा। और इसीलिए स्कूल्स में रोल नंबर होता है। रोल नंबर सिस्टम इसलिए होता है कि हर इंसान को एक पर्टिकुलर रोल नंबर दिया जाता है। तो अगर दो शुभम एक क्लास में आपको मिल भी जाते हैं देखने को, तो उन दोनों का अलग अलग रोल नंबर होगा, या अगर किसी कंपनी में दिख जाते हैं तो उनकी अलग अलग एम्प्लॉय आईडी होगी। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि दो लोगों को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप आईडी लगा दें। इसी तरह दो एलिमेंट्स को अगर आप लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट, आईडी इज इक्वल टू सेकंड, ये आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो क्लास क्या होता है, आप में से कई लोग पूछेंगे कि यार अगर आईडी ये है तो क्लास क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं क्लास क्या होती है। क्लास का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट को आप क्लास दे सकते हो, और एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा क्लास दे सकते हो। लेट मी टेल यू, अगर मैं यहाँ पर डिव आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट लिखता हूँ, इसके अंदर मान लो मैं फर्स्ट लिखता हूँ और इसके अंदर मैं सेकंड लिखता हूँ, तो मैं दूसरी एक और आईडी इज इक्वल टू सेकंड का एलिमेंट नहीं बना सकता। मैं अगर बनाऊंगा भी तो वो गलत होगा, तो मैं नहीं बनाऊंगा आईडी इज इक्वल टू सेकंड का। अगर मैं इसको मान लो रेप्लिकेट कर देता हूं, देन दिस इज नॉट अलाउड। तो ये करना एकदम गलत होगा। ये करना गलत क्यों होगा? क्योंकि अगर आप एक ही दो अलग अलग लोगों को एक ही रोल नंबर दे देते हो तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ रोल नंबर, राइट। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि एक ही एलिमेंट को एक से ज़्यादा क्लास दे सकते हैं और अलग अलग एलिमेंट को एक ही क्लास दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेक्शन, एक दूसरा बना देता हूँ सेक्शन, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉट सेक्शन डॉट रेड डॉट ब्लू, ठीक है, या फिर डॉट बीजी ब्लू, ठीक है। तो मैंने दो क्लासेस दे दी इसमें, एक तो मैंने इसको रेड क्लास दे दी और एक बीजी ब्लू दे दी। एक से ज़्यादा क्लास आप लोग स्पेस की सहायता से दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दी है, रेड दी पहले, उसके बाद ब्लू दी, बीजी ब्लू क्लास दी, बीजी ब्लू क्लास का नाम है, रेड क्लास का नाम है। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो इंसान है वो एक से ज़्यादा क्लास में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक इंसान है, एक स्टूडेंट है स्कूल में, ठीक है, और उस स्कूल के अंदर उसका रोल नंबर है, ठीक है, लेटेस्ट से उसका रोल नंबर 1 2 3 है। तो अगर उसका रोल नंबर 1 2 3 है तो किसी दूसरे का रोल नंबर 1 2 3 नहीं हो सकता। ये बात तो आपको समझ में आती है, ठीक है, कि यार अगर शुभम का रोल नंबर 1 2 3 है तो विकी का रोल नंबर 1 2 3 नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर शुभम मान लो बास्केटबॉल खेलने जाता है और वो बास्केटबॉल क्लब का पार्ट है, तो विकी भी तो बास्केटबॉल क्लब का पार्ट हो सकता है। और शुभम अगर बास्केटबॉल क्लब का पार्ट है तो वो फुटबॉल क्लब का भी पार्ट हो सकता है। तो एक एलिमेंट में एक से ज़्यादा क्लास हो सकती हैं और एक क्लास एक से ज़्यादा एलिमेंट में हो सकती हैं। जैसे कि हमने रेड के बारे में देखा अभी, यहाँ पर रेड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो बीजी ब्लू है हम और एलिमेंट्स में डाल सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर और क्लासेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मान लो मैं चाहता हूँ इसका कलर रेड हो, बीजी ब्लू हो। बाय द वे ये क्लासेस के नाम जो है आप कुछ भी चुन सकते हो और मैं बताऊंगा इन क्लासेस के रूल्स कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम CSS से करेंगे। तो मैंने रेड लिखा, स्पेस देके बीजी ब्लू लिखा, एंड लेटस से मैं कुछ यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, लेटस से मैं चाहता हूँ कि उसका जो बॉर्डर है वो पर्पल हो, ठीक है। तो मैंने अगर बॉर्डर पर्पल ऐसे लिख दिया तो 3 क्लासेस मैंने सेक्शन में ऐड कर दिए, करेक्ट, एक बीजी ब्लू, एक बॉर्डर पर्पल। तो आईडी जो है वो एक जो आईडी है जैसे कि सेकंड या फर्स्ट है वो किसी और एलिमेंट में नहीं दिखेगी आपको। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात जो है वो सिंपल सी ये है कि आप लोगों को जो एक आईडी है वो यूनिक देखने को मिलेगी। एक आईडी एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग होगी, 1 to 1 रिलेशनशिप है। लेकिन क्लासेस जो है वो एक एलिमेंट में मल्टीपल हो सकती हैं और उसी के साथ साथ एक ही क्लास आपको अलग अलग एलिमेंट्स में भी दिखाई दे सकती है। तो ये यहाँ पर डिस्टिंक्शन है। व्हेन एन HTML एलिमेंट इज गिवन एन आईडी इट सर्व्स एज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर दैट एलिमेंट। ऑन द अदर हैंड व्हेन एन HTML एलिमेंट इज गिवन अ क्लास इट नाउ बिलोंग्स टू दैट क्लास, यानी कि वो उस क्लास को बिलोंग करता है। More than one elements can belong to a single class। एक से ज़्यादा एलिमेंट एक क्लास में बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। बट एवरी एलिमेंट मस्ट हैव अ यूनिक आईडी, ठीक है। अगर आपने आईडी असाइन करी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एलिमेंट में आईडी होनी चाहिए, मैं बिना आईडी का एलिमेंट भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक सिर्फ डिव भी बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने असाइन करी तो मैं इस डिव को कोई सी भी आईडी असाइन कर सकता हूँ, लेकिन वो फर्स्ट या सेकंड नहीं हो सकती क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी असाइन की जा चुकी हैं। आप कुछ ऐसा समझ लो, जो गाड़ी के पीछे नंबर लगता है, अगर मान लो एक गाड़ी है उसमें किसी ने नंबर लगवाया, मान लो कोई बिना नंबर के गाड़ी चला रहा है, ठीक है, लेट से वो नई खरीद के लाया गाड़ी है, वो बिना नंबर के चला रहा है, तो जब तक वो बिना नंबर के चला रहा है तब तक चला रहा है। लेकिन अगर उसको नंबर लेना है, अगर वो RTO ऑफिस जाता है नंबर लेने के लिए, तो क्या होगा, उसको बोला जाएगा कि ये नंबर्स अवेलेबल है। अगर वो बोलेगा कि यार मुझे वही नंबर चाहिए जो कि वो हैरी की गाड़ी में लगा हुआ है, वो तो नहीं मिलेगा ना, उसको कैसे मिलेगा, क्योंकि यार वो तो मेरा नंबर है ना, ठीक है। तो यूनिक होना चाहिए आईडी, बिल्कुल उस नंबर की तरह। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। वी कैन ऐड मल्टीपल क्लासेस, ये भी मैंने बात कर ली, यहाँ पर एरो लगाकर अच्छे से बता दिया है कि यार यूनिक आईडी ऐसे और मल्टीपल क्लासेस इस तरह से स्पेस देके लगाई जा सकती हैं। अब 3 तरीके होते हैं CSS को ऐड करने के किसी भी HTML के अंदर।
वो क्या 3 तरीके हैं, एक तो स्टाइल टैग है, एक इनलाइन CSS है, एक एक्सटर्नल CSS है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रूल्स डिफाइन कर सकता हूँ स्टाइल टैग की सहायता से, जो कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर स्टाइल लिखूंगा और यहाँ पर मैं रूल्स डिफाइन करना जो है स्टार्ट कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इस पेज को लाइव सर्वर में खोलूँ तो ये कैसा दिख रहा है। तो अगर मैं इसको लाइव सर्वर के अंदर खोलता हूँ तो आप लोग देखो कि फर्स्ट सेकंड कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने कोई रूल्स डिफाइन ही नहीं करे, CSS हमने लिखी ही नहीं है अभी तक। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से CSS हम लोग लिख सकते हैं। अभी आप ये मत सोचना कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, कैसे लिखूंगा, कैसे बैकग्राउंड दूंगा, क्या चीज़ कैसे करूँगा, वो सब आप लोग छोड़ दो। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से इसके अंदर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ रेड, और इसके अंदर एक और टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ रेड BG ब्लू एंड बॉर्डर पर्पल। ठीक है, मैं सिंपल सा जो है एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, और डेफिनेटली ये अपडेट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड रेड BG ब्लू एंड बॉर्डर पर्पल। ठीक है, ये ऐड हो गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सब करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे स्टाइल टैग में, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे हम लोग काम करेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ हैश फर्स्ट, ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट जिसकी ID फर्स्ट है उस पर मैं रूल डिफाइन करूँ, और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लेटेस्ट से एक्वा कर दूँ। ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पर कि मैं बैकग्राउंड कलर इसमें एक्वा कर सकता हूँ इस तरह से। देखो इसका बैकग्राउंड एक्वा हो गया, ऑब्वियसली अच्छी नहीं दिख रही है अभी। और मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग कोई एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग, हम लोग पहले देख लेंगे कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद हम लोग डिज़ाइनिंग करना शुरू करेंगे। सेकेंड में सिमिलरली आप लोग डाल सकते हो हैश से हम लोग ID को टारगेट करते हैं और डॉट से क्लास को करते हैं। तो अगर मैं कुछ इस तरह से कहूँ कि यार जिस क्लास में BG ब्लू लिखा हुआ है, ठीक है, आप क्या करें, उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लू कर दें। ठीक है, अगर मैं ये बात लिखता हूँ तो आप लोग देखो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर क्योंकि ब्लू हो गया, मैं इसको वाइट करना चाहता हूँ इसके अंदर के टेक्स्ट को, मैं यहाँ पर कलर वाइट भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। मैं कहूँगा कि जो कलर है इसका वो वाइट कर दो ताकि यार दिखे। तो कलर वाइट का मतलब उसके अंदर कुछ भी लिखा जाएगा वो मुझे वाइट से दिखाई देगा, और इसका बैकग्राउंड जो है वो पर्पल है। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए इस तरह से कि कैसे हमने CSS लिखी। अगेन इस तरह की और कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप कहोगे यार बैकग्राउंड कलर बताई, उस तरह की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम लोग उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को 3 तरीके बताना चाहता हूँ स्टाइलिंग करने के, ठीक है, CSS लिखने के। एक तरीका तो हमने देख लिया कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइल टैग का इस्तेमाल करके हम लोग लिख सकते हैं CSS। एक और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मेरे पास ये स्टाइल टैग ना हो तब क्या होगा। अगर ये स्टाइल टैग मेरे पास ना हो, मैंने कंट्रोल/ अपने कीबोर्ड पे दबाया, बाय द वे आपको बता दूँ, तो यहाँ पर ये स्टाइलिंग जो है ख़त्म हो जाएगी, मेरा पेज ऐसी बिल्कुल सादा सा दिखेगा। ठीक है, बट अगर अब मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं यहाँ पर एक स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँ, मैं कहूँगा स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, और मैंने एक्वा किया था तो मैं एक्वा ही कर रखता हूँ इसको। तो आप देखो कि मैंने इसको यहीं के यहीं इसमें मैंने स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दिया, और आप देखो ये एक्वा हो भी गया। और आप लोग को लगेगा कि यार हम CSS यहाँ पर अलग से क्यों लिख रहे हैं, हम यहीं पर सारे एलिमेंट्स में कर दें तो कितना अच्छा रहे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर हम ऐसा करेंगे सारे एलिमेंट्स में, तब बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा और मेंटेनेबल नहीं रहेगी आपकी वेबसाइट। ज़रा सोचो, आपके पास एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसमें कि 150 एलिमेंट्स हैं, और उन सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर क्या है कि आप लोगों ने इस तरह के एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रखे हैं, स्टाइल इज इक्वल टू करके। ज़रा सोचो यार, उस वेबसाइट को मेंटेन करना कितना बड़ा नाइटमेयर होगा। बहुत ख़तरनाक तरीके से वो जो है जंबल अप हो जाएंगे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स। इसीलिए हम लोग CSS को हमेशा अलग रखते हैं। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट अगैन दिस वर्क्स। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली जब HTML बनी थी तो HTML जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए नहीं बनी थी, सिर्फ लैंग्वेज ऑफ द वेब के तौर पर HTML को बनाया गया था। तब वहाँ पर लोगों ने डिमांड की थी कि यार अगर हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट्स को अच्छा दिखाना चाहते हैं, उसमें कलर्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करें। तो इस तरह की डिमांड्स आई थी वेब डेवलपर की तरफ से, तो उनकी डिमांड को आंसर करते हुए स्टाइल एट्रीब्यूट HTML में ऐड किया गया था। बट सिंस नाउ वी हैव CSS, और CSS के भी 3rd वर्जन में है हम, जो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पर, वो CSS 3 होने वाली है। हम लोग यहाँ पर सब कुछ CSS में ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक तरीका देखा CSS को ऐड करने का, ये दूसरा तरीका हमने देखा स्टाइल इज इक्वल टू करके कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जो चीज़ हमने स्टाइल टैग के अंदर लिखी वही चीज़ हम लोग एक स्प्रेडशीट बनाकर लिख सकते हैं, सॉरी स्टाइल शीट बना के लिख सकते हैं, नॉट स्प्रेडशीट, इट्स स्टाइल शीट। तो यहाँ पर देखो मैंने link:/CSS करके इसका शॉर्टकट यूज़ किया, और ये कह रहा है कि style.css यहाँ पर ऐड कर दो। तो बेसिकली मैं इस लाइन के थ्रू ये कह रहा हूँ कि यार style.css नाम की एक फाइल है, उसके सारी स्टाइल्स को यहाँ पर ले आओ। ठीक है, तो मैं बनाऊंगा style.css को। बाय द वे अगर मैं नहीं बनाऊँ style.css को तो कुछ नहीं होगा, तो इस चीज़ में कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। ये बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ से आ रहा है,
इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर ये फर्स्ट वाले को हटा दूँ यहाँ से ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट मैंने हटा दिया है, सेकेंड रेड, रेड बीजी ब्लू एंड बॉर्डर पर्पल, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट यार, आपको समझ में आ गई ये चीज़। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे स्टाइल डॉट CSS, ठीक है, स्टाइल डॉट CSS बनाएंगे। अब स्टाइल डॉट CSS के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी थी, सिंपल से वही चीज़ हम लोग कॉपी करके यहाँ पर डाल देंगे स्टाइल डॉट CSS, दैट्स इट, नथिंग फैंसी, कुछ भी हम लोग फैंसी यहाँ पर नहीं करने वाले। सिंपल मैंने स्टाइल डॉट CSS के अंदर डाल दी जो चीज़ मैंने स्टाइल टैग के अंदर डाली थी उसको, एंड इट वर्क्स, इट जस्ट वर्क्स, ठीक है। फर्स्ट वाला टैग मैंने हटा दिया है इसलिए काम नहीं कर रहा है वो, क्योंकि वो है ही नहीं, बट यहाँ पर ये काम कर रहा है अभी। जो भी स्टाइलिंग में लिखूंगा, जो भी रूल्स लिखूंगा मैं, वो यहाँ पर काम करेंगे। तो ये बेसिकली रूल्स हैं, ठीक है, CSS के, जो कि यहाँ पर मैंने ऐड किए इस स्टाइल डॉट CSS में। यही चीज़ मैंने नोट्स में भी लिखी हुई है, क्या देयर आर 3 ways टू ऐड CSS टू HTML। सो अब हम लोग CSS में सेलेक्टर्स की बात करेंगे कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं CSS के अंदर और क्यों आप लोग सेलेक्टर्स को इस्तेमाल करना चाहेंगे अगर आप लोग अपने किसी भी एलिमेंट की या सेट ऑफ एलिमेंट्स की स्टाइलिंग करना चाहते हैं HTML के अंदर। तो यहाँ पर हम जल्दी से देखेंगे इस चीज़ को, और मैं यहाँ पर अपने VS कोड में आ जाता हूँ और आपको एक नई फाइल बना कर दूंगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ CSS selectors.html, ठीक है। और मैं ऑब्वियसली इसमें एक बॉयलर प्लेट कोड डालूंगा और इसके अंदर यहाँ पर CSS सेलेक्टर्स लिख दूंगा, और यहाँ पर आप लोगों को मैं जल्दी से बताता हूँ कि इस चीज़ का क्या मतलब है। मान लो मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ lorem 34। और lorem 34 क्या है, lorem 34 जब मैं लिखता हूँ तब यहाँ पर 34 वर्ड्स मुझे ऑटोमेटिकली जनरेट होकर मिल जाते हैं। और ये काम कौन करता है, ये काम एमिट करती है, VS कोड करता है, और मेरे लिए एक सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि शायद मैं कहीं इंटरनेट पर जाता और वहाँ से कंटेंट लेकर आता, शायद परेशान होता और वो सारा टाइम मेरा बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको बंद करूँगा अभी और जल्दी से इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर दूंगा, और ओपन विद लाइव सर्वर पे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और ये करने के बाद मैं इसको खोलूँगा अपने फायरफॉक्स में। तो अगर आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम यूज़ करते हो, फायरफॉक्स सिर्फ CSS के डेवलपमेंट के टाइम पर यूज़ करते हो, तब आप लोग जो लिंक है ना जो कि आपके गूगल क्रोम पे खुला, उसको आप फायरफॉक्स में खोल लो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि कोई खास पेज नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्टाइलिंग इसमें नहीं करी है। शायद मैं इसमें एक यहाँ पर H1 टैग भी ऐड करना चाहूँ। मैं यहाँ पर लिख दूँगा H1 और लिख दूँगा दिस इज़ माई CSS सेलेक्टर पेज, ठीक है। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोग देखो ऑटोमेटिकली रिलोड हो गया, दिस इज़ माई CSS सेलेक्टर पेज। और यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि कुछ भी मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग वगैरह ऐड नहीं करी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जल्दी से आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं एक स्टाइल टैग का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि मैं स्टाइल टैग के थ्रू CSS दे रहा हूँ। मैं इनलाइन CSS भी दे सकता हूँ, मैं एक .css फाइल बनाकर भी दे सकता हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल मैं स्टाइल यहाँ पर टैग्स यूज़ कर रहा हूँ। वैसे हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे स्टाइल रूल्स होते हैं, तो हम लोग स्टाइल टैग के अंदर या फिर .css फाइल के अंदर क्या लिखते हैं, बेसिकली हम कुल मिलाकर CSS के रूल्स ही लिखते हैं, वो नियम होते हैं जो हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह के नियम, इस तरह के नियम कि यार H1 का जो कलर है वो कर दो रेड, ठीक है। एंड मैंने इससे कलर रेड, उसके अंदर का जो कंटेंट है उसका कलर रेड होगा, बैकग्राउंड रेड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो इसका कलर रेड हो गया। और उसी तरह से मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो डिव है उसके बैकग्राउंड कलर को कर दो लेटेस्ट से ये वाला एंटीक वाइट, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसके बैकग्राउंड कलर को एंटीक वाइट कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारे पास तरह तरह के सेलेक्टर्स होते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सेलेक्टर्स के बारे में लिखा है, अ सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन HTML एलिमेंट और एलिमेंट्स, यानी कि HTMल एलिमेंट या फिर बहुत सारे HTML एलिमेंट्स फॉर स्टाइलिंग के लिए। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ बॉडी का कलर कर दो रेड, बैकग्राउंड कर दो पिंक, तो आपके पूरे पेज का जो बैकग्राउंड है वो तो पिंक हो जाएगा और कलर जो है आपके पूरे पेज का वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो रूल है, जो कि नियम मैंने लिखा है CSS के अंदर, वो अप्लाई हो जाएगा। मैं चाहे .css फाइल का इस्तेमाल करूं या मैं स्टाइल टैग्स के अंदर लिखूं। और इसी तरह के रूल्स मैं इनलाइन CSS यानी कि स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके भी कर सकता हूँ। और ये चीज़ हम लोगों ने देख ही ली थी कि स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था कि आप स्टाइल इज इक्वल टू इस तरह से CSS
रूल्स लिख सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचो, अगर आपको बहुत सारे CSS रूल्स लिखने हैं तो आप कितनी बार स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे और कितना कम्फर्टेबल हो जाएगा स्टाइल एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करना। तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। और हम लोग के पास जब प्रोफेशनल और बहुत बड़े रूल्स वाले पेजेस होते हैं जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग तरह के अलग अलग एलिमेंट्स के लिए रूल लिखना चाहते हैं, तब हम स्टाइल शीट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सेम स्टाइल शीट को हम रीयूज़ कर पाएँ अपने मल्टीपल पेजेस में। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि क्यों हमें स्टाइल शीट्स बनानी चाहिए। और मैं जब भी ट्यूटोरियल बनाता हूँ तो मैं स्टाइल टैग्स के अंदर चीज़ों को इसलिए डालता हूँ ताकि आपको पेज और स्टाइल एक साथ दिखें, बट एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल मैं स्टाइल को .css के अंदर मूव करना प्रीफर करूंगा, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग करी, आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल करा, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो मेरा H1 था मैंने कहा उसका कलर को रेड कर दो। तो क्या मैं एक और H1 अगर बनाता हूँ यहाँ पर और उसमें मैं लिखता हूँ कुछ दिस इज़ अनदर H1 लेटेस्ट से, ठीक है। अगर मैं कुछ इस तरह की चीज़ लिखता हूँ तो आप लोग मुझे एक बात नीचे कॉमेंट करके बताओ कि क्या आपको लगता है कि इसका भी कलर रेड होगा या नहीं होगा, या आपको ये लगता है कि यार इस तरह से लिखने से सिर्फ पहला वाला हमारा जो एलिमेंट है वो रेड होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, और जो भी आपके दिल में है वो आप नीचे लिख दो। और इसी तरह से यार हमारी बॉन्डिंग बनेगी, इसी तरह से मैं आप लोगों को, आप मुझे समझ पाएंगे, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो नीचे कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना। आई होप कि आप लोगों ने नीचे कमेंट ज़रूर ड्रॉप किया, और इसका जवाब ये है कि सारे के सारे जो H1 टैग्स हैं उन सब का कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि ये एक रूल है और ये रूल जो है पूरे के पूरे पेज को ओबे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप लोगों ने कहीं पर लेटर से आप किसी स्कूल वगैरह में जाते हैं और आपके प्रिंसिपल ने आपसे कह दिया सारे बच्चे खड़े हो जाओ, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ पहला वाला जो सीट पर बच्चा बैठा है वो खड़ा होगा, सारे बच्चों को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से सारे के सारे H1 जो है इस रूल को ओबे करेंगे। इसे कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर एक एलिमेंट को सेलेक्ट करके और उस पर जो है रूल्स अप्लाई करता है। जैसे कि मैंने H2 को सेलेक्ट कर लिया, H1 को सेलेक्ट कर लिया, या फिर मैंने डिव को सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, या फिर मैंने स्पैन को सेलेक्ट कर लिया, मैंने UL को सेलेक्ट कर लिया, मैंने नैव को सेलेक्ट कर लिया, मेन को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। बहुत सारे टैग्स को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और उन पे CSS के रूल्स लगा सकता हूँ, ठीक है। ID सेलेक्टर की बात करते हैं। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद अ गिवन ID। तो कोई भी एलिमेंट यानी कि उसकी यूनिक ID अगर मैं लेकर उसको स्टाइलिंग करना चाहता हूँ तो मैं ये ID की सहायता से कर सकता हूँ, और ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी भी आप इसको यूज़ ना करें या डिस्करेज कर रहा हूँ आपको यूज़ करने से। मैं जस्ट आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ज़्यादातर क्लासेस यूज़ की जाती हैं सेलेक्ट करके, और यहाँ पर आप लोग को जब भी आपको ये स्टाइल शीट देखेंगे प्रोफेशनल वेबसाइट की, तो आपको ये दिखेगा कि उसमें क्लासेस के रूल्स ज़्यादा डिफाइन किए गए हैं, ID के रूल्स कम से ही डिफाइन किए जाते हैं। बट ID के रूल्स आप बिल्कुल अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, कोई उसमें गलत बात नहीं है। वो क्लासेस इसलिए डिफाइन की जाती हैं ताकि उनको रीयूज़ किया जा सके अलग अलग एलिमेंट्स में। ID जावास्क्रिप्ट ज़्यादा यूज़ करती है, बट अगेन आप लोग इसको ID सेलेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक डिव बना दूँ और मैं लेटेस्ट से उसकी ID बना दूँ रेड, और मैं BG इज़ रेड लिख दूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर ये जो मेरी ID है मैं यहाँ पर कहूँ रेड, और मैं यहाँ पर लिख दूँ बैकग्राउंड कलर रेड। और आप देख रहे हो कितना कन्वीनियंट है यहाँ पर VS कोड लिखना, VS कोड में ये सब चीज़ें लिखना है। क्योंकि यार देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कलर वाइट कर दूँ तो मुझे ना ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ा। आप देखो कुल मिलाकर मैं बहुत कम टाइप कर रहा हूँ, एंटर ज़्यादा प्रेस कर रहा हूँ, ऑटो कंप्लीट ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, टाइपिंग कम कर रहा हूँ, मेहनत कम कर रहा हूँ, काम ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर आप लोग को जल्दी से दिखा देता हूँ कि हमारा पेज कैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो BG इज़ रेड, और यहाँ पर मैं इस तरह से इसको टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ID के हिसाब से टारगेट कर दिया, ID के आधार पर टारगेट कर दिया और अपने एलिमेंट को स्टाइल कर लिया। इसी के साथ बात करना चाहूँगा क्लास सेलेक्टर की। इसको यूज़ किया जाता है एक क्लास को टारगेट करके उस पर स्टाइलिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से मैंने यहाँ पर ये जो ID इज इक्वल टू रेड किया है, मैं इसी तरह से एक स्पैन बनाता हूँ और मैं इसकी जो क्लास है वो बनाऊँगा। लेट अस से मैं इसकी क्लास को बना दूँगा ब्लू, ठीक है। और मैं इस तरह के 3 टैग्स लगाऊँगा। मैं कहूँगा फर्स्ट टैग, और इसके बाद मैं लिखूँगा सेकेंड टैग, और इसके बाद मैं लिखूँगा क्या, थर्ड टैग, ठीक है। और यहाँ पर सबको कैपिटल किया है तो यार F को भी कैपिटल कर लेते हैं, बुरा बन जाएगा वरना वो। इसके बाद मैं क्लास को सेलेक्ट करने के लिए डॉट का इस्तेमाल करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्लू, और मैं यहाँ पर भी जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लू कर देता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, जो कलर है अगर मैं COLR लिख देता हूँ तो आप लोग देखो, या फिर COL ऐसे लिख देता हूँ तो देखो कॉल से स्टार्ट होने वाली है सारे ले रहा है। और मैं कलर को तो पूरा ही लिखना पसंद करता हूँ, मैं वाइट कर दूँ। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं ऑटो कंप्लीट को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं BC लिख दूँ यहाँ पर देखो बैकग्राउंड कलर सबसे पहले आ गया, ठीक है। तो मुझे पूरा बैकग्राउंड कलर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं VS कोड एमिट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे सिंपली यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ कर लूँ अगर मैं, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बैकग्राउंड कलर ब्लू, कलर वाइट, इस तरह से मैंने किया। और ये करने के बाद आप लोग देखो यहाँ पर कि
ये जो मैंने 3 स्पैन्स ऐड किए, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो गया और इसका जो कलर है वो वाइट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको और भी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ, बट मैं आप लोग को इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा आने वाले चैप्टर्स में। आप ये मत सोचना कि मैंने आउट ऑफ द ब्लू यहाँ पर कलर, बैकग्राउंड कलर, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह की सारी प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उन सारी प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि आप लोगों को बहुत ही रिस्पॉन्सिव, बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाने में सहायक होंगी। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर इसको बॉर्डर को यहाँ पर ब्लैक डाल देता हूँ, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ऐसे डाल देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो ब्लैक बॉर्डर आ गया। या फिर अगर मैं सिर्फ बॉर्डर ब्लैक भी डाल देता हूँ, और ये किस तरह से काम करती हैं चीज़ें आगे मैं आप लोगों को जल्दी बताऊँगा, बट अभी के लिए आप लोग जो है सिर्फ इस तरह से इसको सीख लें, ठीक है, और आप लोग को समझ में आ जाएगा कि यार मैं किस तरह से स्टाइलिंग करता हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो मैं आप लोग को देना चाहता हूँ वो है कि वी कैन ग्रुप सेलेक्टर्स लाइक दिस। आप लोग सेलेक्टर्स को ग्रुप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं चाहता हूँ कि जो ये ब्लू वाली क्लास है इसमें जो रूल्स है, लेट अस से मैं H3 को भी अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक H3 एलिमेंट लूँगा और मैं IMH3 यहाँ पर लिख दूँगा। और अगर मैं ये H3 एलिमेंट अभी आप लोगों को दिखाऊँ तो देखो इसमें कुछ भी स्टाइलिंग नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं वो सारी की सारी स्टाइलिंग दे दूँ जो कि मैंने लेट अस से इस वाली आईडी को दी है। यानी कि मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड रेड हो जाए, उसका कलर वाइट हो जाए, ठीक है। अगर मैं इस तरह की चीज़ चाहता हूँ इस पर्टिकुलर एलिमेंट में, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने जो IMH3 लिखा हुआ है, मैं क्या करूँगा कि मैं ऊपर आऊँगा और यहाँ पर कॉमा लगाकर H3 लिख दूंगा। मैं कहूँगा आईडी रेड पर और टैग H3 पर ये सारे के सारे रूल्स अप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैंने ये बात कह दी यहाँ पर, और ये देखो ये सारे रूल्स अप्लाई हो गए। तो मैं ग्रुप कर सकता हूँ सिलेक्टर्स को कॉमा लगाकर, कॉमा सेपरेटेड मैं यहाँ पर कह सकता हूँ डॉट ब्लू कॉमा H2 कॉमा डिव कॉमा H1 कॉमा H2, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है H1 H2 H3 डिव। इन चारों को ये चीज़ आप जो प्रॉपर्टीज़ है ये आप दे दो, ठीक है। और यहाँ पर देखो H1 H2 H3 एंड div विल बी, और मुझे यहाँ पर ब्लू लिखना चाहिए था, मैंने वाइटनर यूज़ किया, मैंने लगता है गलती से रेड लिख दिया था यहाँ पर। अगर आप जूम करें तो आपको पता चलेगा। और मैं कभी कभी ना गलती कर देता हूँ, या तो मेरा पेन चल जाता है या फिर मेरा दिमाग, मतलब यार आप ज़रा सोचो, इतने सारे चैप्टर्स जब मैं लिख रहा हूँ इतनी गलती तो मैं करूँगा यार, ठीक है। तो वो गलती मुझसे हो जाती है कभी कभी, और मैं वाइटनर लगाता हूँ और यहाँ पर वाइटनर को सूखने में टाइम लगता है, तो मैं वाइटनर के सूखने का वेट करता हूँ और मैं भूल जाता हूँ फिर कि मुझे यहाँ पर ठीक भी करना था। तो वही कुछ केस यहाँ पर हुआ है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ ना भूलूँ, तो मैं इसको ना लिख कर आप लोग को दूसरे नोट्स दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लगता है थोड़ा सा ब्लर भी हुआ है जब मैं फोटो ले रहा था। तो आप देखो CSS सिलेक्टर की फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं आई है जितनी अच्छी बाकी पेजेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये चैप्टर के नोट्स की फ़ोटो दूसरी तो बनती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है H1 H2 H3 एंड div विल बी ब्लू नॉट रेड, ठीक है। यहाँ पर रेड नहीं ब्लू, मैंने गलती से रेड लिख दिया था, यहाँ पर कलर ब्लू लिखा था मैंने, फिर बाद में रियलाइज़ किया, तो विल बी ब्लू, ठीक है। सिमिलरली ऑल पैराग्राफ्स ऑफ क्लास रेड विल गेट कलर ऑफ रेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑफ ऑल पैराग्राफ्स ऑफ क्लास रेड, यहाँ P डॉट रेड का मतलब ऑल पैराग्राफ्स ऑफ क्लास रेड, P का मतलब पैराग्राफ, डॉट का मतलब क्लास, डॉट रेड का मतलब जिसमें क्लास रेड है उसको कर दो रेड, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैंने कलर रेड लिखा हुआ है, तो ये जो भी रूल्स हैं ये अप्लाई हो जाएंगे P डॉट रेड के अंदर। तो ये आप इस तरह से एलिमेंट डॉट क्लास सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो। आप एलिमेंट हैश ID भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं P हैश रेड लिखता, यानी कि मैं ID लिख देता यहाँ पर P हैश फर्स्ट लिखता, तो वो सारे पैराग्राफ जिनमें ID फर्स्ट है वो रेड हो जाते हैं। लेकिन ID क्योंकि यूनिक होती है, P हैश रेड लिखने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। बट अगेन यू कैन यूज़ इट। मैं आप लोग को बताता हूँ कि जहाँ पर मैंने हैश रेड लिखा है, और यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर div हैश रेड लिख दूँ तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ रहेगी। div हैश रेड मैंने किया और इस div के अंदर क्या था, मेरा जो मैंने ID रेड दी हुई थी BG रेड लिखा हुआ है, तो BG रेड यहाँ पर भी रहा। लेकिन अगर मैं इसको स्पैन हैश रेड कर देता तो वो जो है काम ख़राब कर देता, क्योंकि इसका मतलब हो गया वो स्पैन जिसकी ID रेड है, लेकिन ये तो div है जिसकी ID रेड है, तो इस पर रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर रूल अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो रूल को अप्लाई होने के लिए सिलेक्टर मैच होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्टर मैच हो रहा है तो रूल अप्लाई होगा, वरना रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पर। और इसके बाद बात करना चाहूँगा स्टार की। स्टार कैन बी यूज्ड एज अ यूनिवर्सल सेलेक्टर टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स। स्टार का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं एज अ यूनिवर्सल सेलेक्टर सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार, मैं एक रूल लिखता हूँ आप लोग के सामने, मैं लिखूँगा स्टार और मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्जिन 0 और उसी के साथ साथ मैं पैडिंग को कर दूँगा 0। पैडिंग को मैं कर दूंगा क्या, पैडिंग को 0 कर दूंगा, ठीक है। और मैंने स्टार मार्जिन 0 पैडिंग 0 जैसे ही लिखा, आप लोग देखोगे सब कुछ की मार्जिन 0 पैडिंग 0 हो गई। आपने देखा कितना यहाँ पर डिफरेंस आया, जो डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग्स थी वो सब खत्म हो गई। अब अगर मुझे मार्जिन या पैडिंग डालनी है किसी भी एलिमेंट में तो वो मुझे खुद से डालनी पड़ेगी। जो मेरा ब्राउजर की डिफॉल्ट मार्जिन या पैडिंग है वो मेरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता था। और
इनलाइन स्टाइल विल ओवरराइड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल्स। तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल्स जो हैं उनसे ज़्यादा प्रेफरेंस रखता है इनलाइन स्टाइल, यानी कि अगर मैंने कुछ इस तरह का स्टाइल लगा दिया तो वो सबसे पहली प्रेफरेंस लेगा। अगर आपने यहाँ पर ID फर्स्ट का कुछ और डिफाइन कर दिया यहाँ पर स्टाइल टैग में, और वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आपने यहाँ पे कह दिया रेड, यहाँ पर कह दिया एक्वा, तो एक्वा अप्लाई होगा, रेड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो इनलाइन स्टाइल है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद जो बाद में लिखी हुई CSS है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिंक रेल इज इक्वल स्टाइल शीट स्टाइल डॉट CSS के अंदर लिख दिया बैकग्राउंड रेड हो, इसके बाद मैंने स्टाइल टैग लगा के लिख दिया बैकग्राउंड ब्लू हो, तो बैकग्राउंड ब्लू होगा। या फिर अगर मैंने बैकग्राउंड ब्लू जो यहाँ पर स्टाइल टैग में लिखा था, स्टाइल टैग इस रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट वाली CSS के ऊपर है, तब प्रेफरेंस ज़्यादा स्टाइल शीट की होगी। इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जो कुछ भी हो, मेरी आप लोगों के लिए यही सजेशन रहेगी हमेशा कि आप लोग ट्रायल एंड एरर से सीखें। अगर आप लोग एक बिगिनर है तो कभी भी आप लोग याद रखने की इन सब चीज़ों को कोशिश ना करें कि क्या चीज़ पहले प्रेफरेंस लेगी, क्या चीज़ बाद में लेगी। और मैं आप लोग को एक बात की एश्योरिटी दे सकता हूँ कि आप लोग अगर ऐसा करोगे तो आप लोग को एक टाइम पर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं CSS में कॉमेंट्स की। हमने HTML में कॉमेंट्स की बात करी थी। अगर आप लोग को HTML नहीं आता तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो HTML के अंदर अगर हम इसके और इसके बीच में कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो कमेंट हो जाती है, यानी कि वो चीज़ काउंट नहीं करती है। मैंने अपने HTML ट्यूटोरियल में आप लोग को ये चीज़ बताई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना आप लोग में भी, वरना अगर आप लोगों को बेसिक HTML भी आती है तो शायद आप लोग को ये बात मालूम होगी। अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँ और यहाँ पर आप लोग को दिखाऊँ व्यू पेज सोर्स, तो देखो यहाँ पर मैंने ये चीज़ कॉमेंट कर रखी है। तो फर्स्ट मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कहीं भी लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको अनकमेंट कर दूँ तो क्या होगा कि फर्स्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ये था कमेंट मेरा HTML के अंदर। क्या CSS में भी कमेंट्स होते हैं? एंड दी आंसर इज यस, CSS में भी कमेंट्स होते हैं। और CSS के कमेंट्स आप लोग किस तरह से लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टाइल को ही पूरा कमेंट आउट कर दिया है, क्योंकि स्टाइल एक HTML टैग है। मैंने पूरा इसको सेलेक्ट करके Ctrl// अपने कीबोर्ड में डाला, तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो स्टाइल टैग था वो कमेंट आउट हो गया था, और अब मैंने इसको अनकमेंट कर लिया वापस से सेलेक्ट करके। क्या ये चीज़ आप लोग CSS के अंदर कर सकते हैं? क्या आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को कमेंट आउट कर सकते हैं? .bg ब्लू का बैकग्राउंड कलर ब्लू है, जिसकी वजह से ये ब्लू मुझे दिखाई पड़ रहा है। क्या मैं इसे कमेंट आउट कर सकता हूँ? अगर आप CSS के अंदर इसको सेलेक्ट कर Ctrl// कर दें तो आप देखो कि ये // इसके बीच में इनक्लोज हो जाता है। और CSS के अंदर कोई भी चीज़ अगर हमने / और */ के बीच में इनक्लोज कर दी तो वो हमारा कमेंट बन जाता है। व्हाट आई मीन बाय कमेंट इज़ कि आपका एक CSS का जो यहाँ पर एक की वैल्यू पेयर लिखा हुआ था वो अब असर नहीं करेगा इस CSS में, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। कुल मिला के बात ये है कि इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, और यही कमेंट्स करते हैं CSS के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस इज़ टू प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड, मान लो मैंने कुछ ऐसा किया, क्या आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ये एरर दे रहा है? क्या ये की वैल्यू पेयर है? ऑब्वियसली नहीं, ये एक बात है जो कि मैंने लिख दी है यहाँ पर। क्या मैं इसको यहाँ पर नहीं लिख सकता? अब मान लो मैं अपने फेलो प्रोग्रामर्स के लिए अपनी CSS स्टाइल शीट में इस बात को लिखना भी चाहता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं एरर भी नहीं देखना चाहता CSS के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा। तो Ctrl+/ अगर मैं कर दूंगा तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। मेरी स्टाइल शीट में जो एरर आ रहा था वो भी जा चुका है, और यहाँ पर मेरा काम भी हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरह से मैंने करी है। तो कभी भी आप लोग को कमेंट लिखना है CSS के अंदर, आप / और */ के बीच में उसको इनक्लोज कर दें। ज़रूरी नहीं है कि ये सिंगल लाइन कमेंट ही हो, ये मल्टी लाइन कमेंट भी हो सकता है। आप 2 लाइंस को भी सेलेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं Ctrl// और VS कोड आपके बाय डिफॉल्ट कमेंट्स यहाँ पर लगा देगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ चैप्टर 1। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 1 में हमने जो भी चीज़ें सीखी है उनकी, एंड लेट्स मूव टू चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट नाउ। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ पर चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यार देखो, हम लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी चीज़ की तब तक हमको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस इज़ द थिंग दैट मेक्स यू परफेक्ट। तो यहाँ पर मैं जल्दी से वापस से CSS का जो प्रैक्टिस सेट है वो फायरफॉक्स में खोलूँगा। फायरफॉक्स में मैं क्यों खोलूँगा ये आपको विद अ पीरियड ऑफ टाइम ढंग से पता चलेगा, बट फायरफॉक्स के जो CSS डिज़ाइनिंग टूल्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं इन माई ओपिनियन, और आपके ओपिनियन में भी मेरे हिसाब से बन जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी है। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन विद कोड पर क्लिक करूँगा और मेरी ये जो पर्टिकुलर फोल्डर है वो VS कोड में खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि एक नई फाइल बनाऊँगा, और मैं यहाँ पर उस फाइल का नाम रखने वाला हूँ CSS practice.html।
हम लोग तो CSS की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये HTML मैंने क्यों बनाई? तो मैं आपको बताता हूँ कि HTML जो होती है उसी पर CSS अप्लाई होती है, तो इसलिए हमने ये चीज़ करी। मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क कर एंटर मारूंगा, एमिट एब्रीविएशन, और मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट का कोई भी टाइटल दे दूंगा और मैं यहाँ पर चैप्टर 1 प्रैक्टिस दे दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। टैब दबाऊंगा तो मेरा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर मैं अपना कोड लिखूंगा। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन में देख लेता हूँ सबसे पहले कि कह क्या रहा है। तो ये कह रहा है क्रिएट अ वेबसाइट विद क्लास रेड, ठीक है, क्लास रेड डिव विच हैज़ अ बैकग्राउंड कलर ऑफ रेड एंड कलर वाइट, ठीक है। तो आपको एक वेबसाइट बनानी है जिसमें डिव हो, उसमें क्लास रेड हो, जिसका बैकग्राउंड कलर रेड हो और कलर वाइट हो, ठीक है। इट्स रियली वेरी सिंपल। आप यहाँ पर डिव डॉट लिखें, या फिर अगर आप सिर्फ डॉट रेड भी लिखते हैं तो भी बाय डिफ़ॉल्ट डिव ही आपको बनाकर मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर लेटेस्ट से मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। मैं इसका नाम इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो लॉरम 34 कर देता हूँ। व्हेन आई से लॉरम 34, ये एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करेगा। इनफैक्ट नॉट बॉयलर प्लेट कोड, ये जो है एक सैम्पल टेक्स्ट जनरेट करेगा। इसको सैम्पल टेक्स्ट बोलते हैं, इसको बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। सैम्पल टेक्स्ट जनरेट करेगा और इस सैम्पल टेक्स्ट को जनरेट करने के बाद आप लोग को सेव करना है। और ये वेबसाइट आपको राइट क्लिक ओपन विद कोड लाइव सर्वर जब आप करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। तो ये जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से आप लोग को दिखाई पड़ेगी। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जल्दी से इसके बैकग्राउंड को जो है वो दे दूँगा इस जो रेड है मेरा, और ये सारे रूल्स में स्टाइल टैग के अंदर लिखूंगा। तो स्टाइल टैग लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं क्या करूंगा कि डॉट रेड लिखने के बाद इसके जो बैकग्राउंड कलर है इसको रेड करूंगा, कंट्रोल एंटर मारूंगा। कंट्रोल एंटर मारने से क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर भी हूँ ना तो मैं सीधा नेक्स्ट लाइन पर आऊँगा। इसके बाद मैं इसका जो कलर है वो वाइट कर दूंगा और कलर से हमारा टेक्स्ट कलर सेट होता है। एंड यू कैन सी द मैजिक, यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी यार, ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी कर रखी थी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमने एक क्लास रेड का डिव बनाया जिसका बैकग्राउंड कलर रेड था और कलर वाइट था। क्रिएट एन एलिमेंट with ID head and verify that background color works on it as inline external as well as using style tag। तो आपको क्या करना है, एक एलिमेंट बनाना है जिसको आपको ID देनी है हेड। तो आप अगर हैशटैग हेड बनाएंगे, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। तो अगर मैं हैशटैग और रेड लिखूँ और एंटर मारूँ तो मुझे एक डिव विद ID ऑफ रेड जनरेट होकर मिल जाएगा। बट आई थिंक मुझे ID ऑफ रेड नहीं जनरेट करना है, मुझे ID ऑफ हेड जनरेट करना है। तो मैं HEAD लिखूँगा, ठीक है, और ये मैं हटा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर जो ऐसे किया है, मैं यहाँ पर इसके अंदर मान लो लॉरम 34 वापस से डालता हूँ, सेव करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पेज को, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसा हर वेबसाइट के साथ नहीं होता, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। लाइव सर्वर कुछ ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट कोड जनरेट करता है जब भी आप अपना टेक्स्ट लिखते हैं, और उसमें आपको जावास्क्रिप्ट की सहायता से एक ऐसा कोड जनरेट करके देता है कि आपको लाइव रिलोडिंग मिलती है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। मैं चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट को बहुत जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग को यहाँ पर CSS क्लास 1 बनानी है एंड वेरीफाई दैट इट वर्क्स ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स। क्रिएट अ CSS क्लास 1, एक क्लास बनाओ 1, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज सेट करो, आपकी मर्जी प्रॉपर्टी कौन सी सेट करो। आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, आप कलर सेट कर सकते हो, और अगर आपको कोई दूसरी प्रॉपर्टी आती है आप वो भी सेट कर सकते हो। और आपको वेरीफाई करना है कि ये काम करती है मल्टीपल एलिमेंट्स में, क्योंकि याद रखना क्लास जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स में अप्लाई की जा सकती है। ID यूनिक होती है। ID अगर मैंने एक बना दी हेड तो मैं दूसरे एलिमेंट की ID हेड नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैंने क्लास बना दी कोई भी रेड या फिर ब्लू या फिर ग्रीन तो वो क्लास मैं अपने मल्टीपल एलिमेंट्स में अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसी चीज़ की प्रैक्टिस है ये, आपको ये चीज़ करके देखनी है और वेरीफाई करना है ये मल्टीपल एलिमेंट्स में काम करती है। एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट में भी काम कर सकती है, मल्टीपल क्लासेस एक एलिमेंट में भी काम कर सकती हैं, लेकिन ये चीज़ ID के साथ नहीं होती है। ID 1 to 1 आपकी रिलेशन होती है, ठीक है। क्रिएट मल्टीपल CSS क्लासेस एंड वेरीफाई दैट ऑल ऑफ दीज वर्क ऑन द सेम एलिमेंट। मल्टीपल CSS क्लासेस आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, मान लो मैं यहाँ पर मल्टीपल CSS क्लासेस अप्लाई करना चाहता हूँ, मान लो मैं रेड के साथ साथ यहाँ पर ब्लू भी अप्लाई करना चाहता हूँ। लेट अस से मैं यहाँ पर डॉट ब्लू के अंदर कलर को दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पर हमने कलर को वाइट दिया है, यहाँ पर हमने कलर को ब्लू दिया है, तो अप्लाई कौन सा होगा? तो वो अप्लाई होगा जो कि बाद में कहा गया है। तो ब्लू बाद में कहा गया है, देखो पहले कहा था रेड कर दो, फिर कहा ब्लू कर दो, तो ये जो है कलर ब्लू ओवरराइड कर देगा रेड को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि जो कलर है इसका ब्लू हो जाएगा, बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। और मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मल्टीपल CSS क्लासेस लगा सकता हूँ एक ही एलिमेंट पे, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ना जल्दी से ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया मैंने। मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। आप स्पैन डॉट हेड लिखें
और लॉरेम 3 लिख दें और यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ खुद ही देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैंने जो हेड क्लास डाली थी, सॉरी मैंने रेड क्लास बनाई थी, मैंने हेड क्लास बनाई नहीं कभी, मैंने रेड क्लास बनाई थी। और आप देखो यहाँ पर इसमें रेड जो है बैकग्राउंड अप्लाई हो गया क्योंकि मैंने रेड क्लास इसमें अप्लाई कर रखी है। ठीक है, तो हम लोग एक ही क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस को एक एलिमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा वो बहुत ही चटपटा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और वो क्या है, देखो, हैव अ लुक एट द MDN CSS रेफरेंस एंड ट्राई टू प्ले अराउंड विद फ्यू की वैल्यू CSS रूल्स। तो MDN CSS रेफरेंस में आप लोगों को जाना है और ये MDN CSS रेफरेंस क्या है मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जल्दी से। MDN CSS रेफरेंस, और यहाँ पर आप लोग देखो कि MDN CSS रेफरेंस एक पेज है और उस पेज में क्या है कि आपके सारे के सारे CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि इस पॉइंट पर हर बिगिनर का, और मैं अगर आपका भी सवाल है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा अगर ये आपका भी सवाल है कि यार इस तरह की और कितनी प्रॉपर्टीज़ है। मैंने बैकग्राउंड कलर आपको बताई, मैंने कलर आपको बताई, ओवर द पीरियड ऑफ कोर्स में आपको और प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा, लेकिन ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर एक पेज पर लिखी हुई हैं। आपके सवाल का जवाब ये पेज है। अगर आपका ये सवाल ये है कि कितनी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से एग्जिस्ट करती हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। और एक यहाँ पर वार्निंग देना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, डू नॉट ट्राई टू मगीफाइड। ठीक है, इसको बिल्कुल भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी ये मत सोचना, कभी भी ये ख्याल अपने दिमाग में मत लाना कि यार मैं इसको रटूंगा या रटूंगी और इसको रट के जो है आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, इनफैक्ट आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूँ इनमें से कुछ ऐसे हमारे जो की वैल्यू पेयर्स हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कभी यूज़ ही नहीं होती हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, हाँ आप यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ को कहीं पर भी, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको यूज़ ना करके भी वेबसाइट बन जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 10 वेबसाइट्स बनाई तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उन 10 की 10 वेबसाइट्स में आप वो सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या मुझे इन सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद हैं? क्या मुझे कभी रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? दी आंसर इज़ नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी कभी कभी इसको देखता हूँ और इसका रेफरेंस ले लेता हूँ, और कोई भी एक्सपर्ट वेब डेवलपर हो उसका एक्सपीरियंस एक लेवल तक ही जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को सारी प्रॉपर्टीज़ रटी हुई हैं और वो एक एक करके बता दे कि इस वाली प्रॉपर्टी का ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है। आई मीन दिस इज़ नॉट नॉर्मल। अगर किसी को इस तरह से रटी हुई हैं then that is going to be a bit shocking and abnormal। एक नॉर्मल सफल वेब डेवलपर को ये याद नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा। मैं ही बोल रहा हूँ, आप सफल वेब डेवलपर बन सकते हैं इसको बिना रट्टा लगाए। तो रट्टा नहीं लगाना है। आप देखें कोर्स को मैं किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग ये देखें एंड यू विल गेट द पॉइंट कि किस तरह से यूज़ करना है। तो ये पेज एग्जिस्ट करता है, कुल मिलाकर मेरा ये था आप लोगों को बताना। अब यहाँ पर देखो कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं ये कंटेन CSS प्रॉपर्टी है, अभी यहाँ पर बता रहा है कि क्या क्या किस तरह से यूज़ की जा सकती है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो developer.mozilla.org है, इट्स अ रियली गुड वेबसाइट। ठीक है, बस ये है कि इसको ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते और इसको रेफरेंस के लिए कोई भी यूज़ नहीं करता ऑलमोस्ट, बट मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोग इसको यूज़ करें। इट्स अ गुड रेफरेंस और यहाँ पर अच्छी तरह से सब कुछ दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने समझाया हुआ है कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे एग्जाम्पल के थ्रू यूज़ होती है। बट अगेन, क्या आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है? ना, इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ कोर्स बता दूंगा कि कैसे क्या चीज़ आप लोग को प्रोग्रेस करनी है। तो हमारा जो चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट है वो खत्म हो चुका है। हम लोग चैप्टर 2 की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि चैप्टर 2 में हमारे लिए क्या क्या रखा हुआ है। सो आई विल सी यू इन चैप्टर 2। सो गाइस, यहाँ पर मेरे पास चैप्टर 2 की PDF रखी हुई है और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कलर्स ऑफ बैकग्राउंड्स की। तो क्या कलर्स और कौन से बैकग्राउंड्स हम किस तरह से ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो CSS के रूल्स के बारे में एक टिप्पणी लिखी हुई है मैंने यहाँ पर कि CSS के रूल्स जो होते हैं वो की वैल्यू पेयर्स होते हैं। और सिंपल यहाँ पर शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि यार सिंपल होते हैं एकदम, की डालो वैल्यू डालो, जो की है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वैसे आप लोग अपने स्टाइल्स को सेट कर सकते हो। ठीक है, विद अ सेलेक्टर, एक सेलेक्टर से आप सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग बड़े आराम से स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो। इट्स सुपर सिंपल और कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं आती है जब आप इसको करने की कोशिश करते हो। हम लोग कलर और बैकग्राउंड्स के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में और ये देखेंगे कि कलर्स और बैकग्राउंड्स को किस तरह से सेट किया जा सकता है। हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर में कलर और बैकग्राउंड सेट करके देखा था, जहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे हम लोग कलर और बैकग्राउंड्स को सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने इस फोल्डर को VS कोड में खोल लिया है और यहाँ पर मैं color.html के नाम से फाइल बना लूँगा। इसके बाद मैं बॉयलर प्लेट कोड को यहाँ पर डालूँगा और टैब दबाकर मैं यहाँ पर कलर एंड बैक
बैकग्राउंड्स करके यहाँ पर बॉडी में कुछ HTML लिखूँगा। तो मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ div.red और lorem34 और इसके बाद मैं लिखता हूँ div.green lorem234 ज़्यादा हो गया थोड़ा, 23 lorem23 शुड बी फाइन, ठीक है। और यहाँ पर एज ऑलवेज हम लोग वर्ड रैप को टॉगल करेंगे। वर्ड रैप को टॉगल करने का फ़ायदा एक ये मिलता है हमको कि जो हमारा कंटेंट है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग बड़े आराम से इस तरह से अपने कंटेंट को देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 क्लासेस लिखी, एक रेड लिखी, एक ग्रीन लिखी, और मैं CSS में आप लोगों को मैं कहूँगा CSS का एक रहस्य बताना चाहता हूँ आपको। CSS का एक रहस्य ये है कि ज़्यादातर क्लासेस ही यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। ID से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टैग से भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम क्लासेस का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्लास एक बनाते हैं, उसको एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ देते हैं और उस क्लास को रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक बार और सुनो मेरी बात को। मैंने कहा कि हम लोग क्लासेस लिखते हैं CSS में, हम अपनी स्टाइल शीट्स बनाते हैं और उन स्टाइल शीट्स में हम क्लासेस लिखते हैं और उन क्लासेस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी वेबसाइट में उन क्लासेस को यूज़ करते हैं और डिज़ाइनिंग करते हैं उन क्लासेस की सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि रेड और ग्रीन क्लास के बारे में हम लोग जो रूल्स हैं वो लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कुछ हुआ नहीं का मतलब कोई भी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। मैं जल्दी से यहाँ पर अपना जो रूल है स्टाइल का वो स्टार्ट करता हूँ और इस बार हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स को यूज़ करेंगे और हम style.css नाम की फाइल बनाएंगे और अपने रूल्स को style.css में लिखेंगे। मुझे पता है कि ट्यूटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहीं पर अपने स्टाइल्स को लिखूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनलाइन भी मैं लिख सकता हूँ, इनलाइन में नहीं लिखूंगा और मैं चाहूँगा आप भी इनलाइन स्टाइल्स का यूज़ ना के बराबर करें, इनफैक्ट करें ही ना, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टाइल शीट्स को यूज़ करेंगे, हम लोग स्टाइल टैग्स को यूज़ करेंगे, लेकिन इनलाइन स्टाइल्स को मैं आप लोगों को यूज़ नहीं करवाना चाहता एट एनी कॉस्ट। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, style.css के अंदर जो .red है और यहाँ पर .green है, ठीक है, और इनके बैकग्राउंड्स को सबसे पहले सेट करता हूँ और बैकग्राउंड ग्रीन। और मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ और वो है कि आप लोग CSS के साथ एमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ BG और इसके बाद लिखता हूँ रेड, तो ये बैकग्राउंड को रेड यहाँ पर दे देगा। तो ये जो VS कोड के साथ CSS में एमिट यूज़ करना है ये मैं आप लोगों को आगे भी और अच्छे से बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ऐसा समझ लो कि .red जो क्लास है उसका बैकग्राउंड मैंने रेड दे दिया और जो .green क्लास है उसका मैंने बैकग्राउंड ग्रीन दे दिया। स्टाइल शीट को सेव करूंगा और इसको इंक्लूड करूंगा अपनी HTML फाइल में, तो आप लोग को कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। और इनके अंदर के कलर्स को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, इनके अंदर के कलर्स को मैं इस तरह से चेंज करूँगा, मैं इसके कलर को वाइट कर दूँगा और इसके कलर को मैं कर दूँगा लेट से एक्वा, ठीक है। तो वाइट और एक्वा मैंने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वाइट और एक्वा जो है कलर हो चुका है इसके अंदर का और ये कुछ इस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ये जो डिव है इसके अंदर कंटेंट ये और ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कलर और बैकग्राउंड कलर जो यूज़ किया वो कलर के नाम से इस्तेमाल किया। मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या कलर के नाम के अलावा भी आप किसी कलर को पुकार सकते हो। What does it mean? मान लो आप एक कलर प्रोड्यूस करना चाहते हो जो कि ग्रीन और रेड के बीच में है, आप वो काम कैसे करोगे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। चलते हैं वापस से PDF की तरफ और यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है कलर प्रॉपर्टी के बारे में। कलर प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गई होगी, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। बात करते हैं यहाँ पर कलर वैल्यूज़ की, ठीक है, कि कितने तरह की कलर वैल्यूज़ होती हैं और कितने तरह से एक कलर को आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज कलर वैल्यूज़ इन CSS। ये कुछ कॉमनली यूज CSS की कलर वैल्यूज़ हैं। RGB, हेक्स, HSL तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दूं जो कलर का डायरेक्टली हम नाम लिख देते हैं वो तो होती ही है, ठीक है। आप लोग वो कलर का नाम तो डायरेक्टली लिख ही सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, इस तरह के कॉमन कलर नेम्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काम भी करते हैं। हम लोगों ने देखा हमारा ब्राउज़र इसको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता है, ये काम भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। बट क्या कोई और तरीके हैं? हाँ बिल्कुल हैं। वो तरीके क्या हैं उनकी बात करते हैं। अगर आप VS कोड मेरी तरह यूज़ कर रहे हो, अगर आप कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हो तो मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता, बट अगर आप VS कोड मेरी तरह यूज़ कर रहे हो तो आप लोग होवर कर सकते हो, यानी कि अपने कर्सर को लेकर आ सकते हो कलर के ऊपर और उसके बाद आप इनमें से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। आप देखो मैं कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ और ये देखो डार्क रेड से लेके ब्लैकिश रेड तक, और अगर मैं चाहूँ पिंक करना इसको तो मैं ये कलर पिकर का इस्तेमाल करके पिंक भी कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं हटाता हूँ इसको एक कलर को सेलेक्ट करके तो ये देखो जहाँ पर मैंने रेड लिखा हुआ था पहले वहाँ मुझे एक RGB वैल्यू मिल गई है। तो RGB एक कलर को बताने का तरीका है। तो RGB एक फंक्शन की तरह आप इस्तेमाल करते हो, आप लिखते हो RGB और इसके अंदर 3 वैल्यूज़ आप पास करते हो, रेड,
ग्रीन और ब्लू, ठीक है, कितना रेड कितना ग्रीन कितना ब्लू, और उससे क्या होता है एक कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेड बहुत ज़्यादा है, ग्रीन थोड़ा कम है, ब्लू भी थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, मैं इसको सेव करूँगा जैसे ही, इट विल टेक इफेक्ट मेरे पेज में दिखेगा मुझको, ठीक है, कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी CSS प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टी मैं यूज़ करना चाहूँगा जिसके बारे में मैंने आप लोग को नहीं बताया, और वो है हाइट। अगर मैं हाइट को कर दूँ 344 पिक्सल्स तो इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और ये मत सोचना कि मैं कोई भी प्रॉपर्टी आउट ऑफ द ब्लू स्टार्ट करना शुरू कर दे रहा हूँ, यूज़ करना शुरू कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर जो है हाइट को अभी सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं आप लोग को हाइट प्रॉपर्टी के बारे में भी डिटेल में बताऊँगा। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को कलर दिखाने के लिए हाइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। आप स्टार लगाकर मार्जिन पैडिंग को रिसेट कर सकते हैं, और ये जो गैप्स आपको दिख रहे हैं वो दिखना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोग को बताया था, यूनिवर्सल सिलेक्टर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि मार्जिन 0, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ M0 और इसके बाद मैं लिख दूँ P0, ठीक है, मार्जिन 0 पैडिंग 0, ठीक है। तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एमिट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं M0 P0 लिखकर। एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, अगर मैं कुछ इस तरह से M0 और इसके बाद प्लस यहाँ पर मैं लिख दूँ P0, ठीक है, मैं एंटर मारूंगा तो मार्जिन 0 पैडिंग 0 दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह के शॉर्टकट्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी यार अगर आप पूरा टाइप भी कर रहे हो, आप MAR लिखते हो तो नीचे सजेशन में आ जाता है मार्जिन, बट अगेन उससे भी शॉर्टकट, यानी कि शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बता दिया मैंने आप लोगों को। कॉमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को, नीचे कॉमेंट में सब लोग लिखो, मुझे अच्छा लगेगा दिल से कि शॉर्टकट का भी शॉर्टकट हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ इस तरह से आप लोग नीचे कमेंट लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एनीवेज हम सेव करेंगे, और आप लोग यहाँ पर देखो मार्जिन और पैडिंग दोनों गायब हो चुकी हैं। सारे एलिमेंट में से बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग 0 है। तो अगर आपका जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र की एक अपनी डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट होती है। ब्राउज़र हर एलिमेंट को अपने हिसाब से स्टाइल करता है। आपको उसको अगर ओवरराइड करना है तो आपको इस तरह के रीसेट स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। आप स्टार करके लिख सकते हो कि भाई मार्जिन 0 पैडिंग 0, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स की अब मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, पैडिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें 0 हैं। तो एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप यहाँ से डायरेक्टली भी एडिटिंग कर सकते हो, यानी कि अगर आपने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया और आप मान लो ये कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इस कलर को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर देखो इसका हेक्स कलर कोड दिखाई पड़ रहा है, ये हेक्स कलर कोड है, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो ये जो हेक्स कलर कोड है ये किस तरह से काम करता है ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ पर देखो कि जैसे ही मैंने ये कुछ भी ऐसी गड़बड़ करी जो कि शायद गलत है, ये मुझे बता रहा है डज नॉट मीन WCAG स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सेसिबल टेक्स्ट। इस बात का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब कि ऐसा हो रहा है, ये कुल मिला के ये कह रहा है कि यार आपका टेक्स्ट ना पढ़ने में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि फायरफॉक्स यूज़ करो। फायरफॉक्स की जो स्टाइलिंग टूल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे यहाँ पर क्लिक करके, और हम लोग यहाँ पर आएंगे अपनी PDF में, और आप लोग को मैं बताऊँगा कि 8GB के बाद आप हेक्स कोड भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो हेक्स कोड किस तरह से काम करता है इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो हेक्स कलर कोड होता है वो RGB वैल्यूज़ ही होती हैं। जो यहाँ पर शुरू के 2 कैरेक्टर्स हैं, यानी कि FF है वो रेड कलर है, 71 है वो हेक्साडेसिमल में आपका ग्रीन कलर है, RGB रेड ग्रीन ब्लू ग्रीन कलर है, और 80 जो है वो ब्लू कलर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका हेक्स कोड बनता है। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं हेक्स कलर पिकर और आप लोग को मिल जाएगा। हेक्स कलर पिकर गूगल अपने आप ही दे रहा है, वाओ, आपको किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कलर पिकर आपको ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कलर पिकर और बहुत सारी वेबसाइट्स पर लैंड भी करते हैं। और अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी कलर चाहिए तो देखो यार ये चीज़ तो मुझे नहीं पता थी, मैं सही बता रहा हूँ। ये चीज़ तो मैंने अभी देखी है आप लोग के सामने ही कि यार यहाँ पर गूगल ने एक हेक्स कोड पिकर, हेक्स कलर पिकर दिया है, और इस कलर की सहायता से आप लोग हेक्स कलर किसी भी कलर का एक हेक्स वैल्यू, HSL वैल्यू, HSV वैल्यू, CMY के वैल्यू, तो इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट्स हैं कलर के। मोस्ट कॉमनली फॉर्मेट्स मैंने आप लोग को नोट्स में लिखा रखे हैं, और इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं नहीं कहूँगा आप हर तरह के कलर को रिप्रेजेंट करने के तरीके के पीछे जाएँ, इतना काफ़ी। RGB हमने देखा, हेक्स कोड हमने देखा, HSL हम लोग देख लेते हैं। HSL स्टैंड्स फॉर ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, ठीक है। आप इन तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पर रखते हैं। और HSL इतना ज़्यादा मैं पर्सनली तो यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही मैंने देखा है ये ज़्यादा यूज़ होते हुए, बहुत कम से यूज़ होता है। बट अगेन आपको पता होना चाहिए एज अ वेब डेवलपर, आपके ऊपर कोई क्वेश्चन फेंक के मारता है व्हाट इज़ HSL, यू शुड बी एबल टू आंसर ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, ठीक है। तो ये HSL जो है ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब द वैल्यू ऑफ द कलर ऑफ बैकग्राउंड कलर इज़ प्रोवाइडेड एज एनी वन ऑफ दीज वैल्यूज़, यानी कि इनमें से कोई एक वैल्यू आप लोग यूज़ कर सकते हैं कलर की वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं बैकग्राउंड कलर HSL
89164, या फिर आप लोग कह सकते हैं जो बैकग्राउंड कलर है वो है RGB 210 92 72, ठीक है। इस तरह की वैल्यूज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं 298 RGB में, और यहाँ पर आप लोग जो है हैक्स कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कुछ भी रटने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने स्क्रीनशॉट क्यों ले लिया यार, कैंसिल करता हूँ। राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और यहाँ पर कलर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर कोई भी कलर आप लोग पिक कर सकते हैं और उसका कोड यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। और फायरफॉक्स जो है वो बिल्कुल जो है मम्मी पापा की तरह परवरिश करता है आपकी, आपको एक एक चीज़ बताता है। यहाँ पर देखो स्पून फीडिंग करता है फायरफॉक्स, मुझे इसलिए अच्छा लगता है। आप देखो सब कुछ बता रहा है आपको। यहाँ पर इस तरह के टैग्स होते हैं, यहाँ पर देखो आप इस पर ओवर करोगे, कह रहा है दी एलिमेंट इज कॉजिंग एन एलिमेंट टू ओवरफ्लो। ये एलिमेंट जो है किसी दूसरे एलिमेंट को ओवरफ्लो करवा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें ये बताता है आपको, विच इज़ कूल यार। और आप जैसे जैसे अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी को प्रोग्रेस करेंगे आपको पता चलेगा ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। एनीवेज हम लोग इसको बंद करेंगे अभी, और यहाँ पर आप लोग को पता चल गया कि किस तरह से आप लोग कलर्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब दो और वैल्यूज़ के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, या फिर दो और कलर को रिप्रेजेंट करने के तरीक़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो कि है RGBA और HSLA। RGBA जो है वो तो यहीं से आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप कुछ, मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर इसके अल्फ़ा को चेंज करो तो देखो यहाँ पर एक अल्फ़ा वैल्यू ऐड हो गई, और अल्फ़ा 0 आप कर दोगे तो ये बिल्कुल यानी कि ओपेसिटी इसकी 0 हो जाएगी, और आप जैसे जैसे अल्फ़ा की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डार्क होता जाएगा। तो लाइट से लेके डार्क तक आप अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ कर सकते हो फ्रॉम 0 to 1। 0 इज़ द लाइटेस्ट एंड 1 इज़ द डार्केस्ट, ठीक है। तो आप अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको RGBA लिखना पड़ेगा अगर आप लोग अल्फ़ा यूज़ करना चाहते हो यहाँ पर। तो RGBA का मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू और A फॉर अल्फ़ा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। अगेन मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, और मैंने देखा है बिगिनर्स यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने नोट्स में भी एक टिप्पणी लिखी हुई है नीचे छोटी सी, वी ऑल्सो हैव एन RGBA एंड HSLA वैल्यूज़ फॉर कलर बट दे आर रेयरली यूज बाय बिगिनर्स। A स्टैंड्स फॉर अल्फ़ा, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब 0 कर दिया तो एकदम गायब हो जाएगा, 1 कर दिया तो एकदम डार्क हो जाएगा। तो ये थे कलर को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग मूव करेंगे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी की तरफ। वो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को बनाने के लिए मैं करूँगा क्या कि जल्दी से एक नई फाइल बनाऊँगा। इसको मैं पहले कोड में खोल लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने कुछ और भी खोला हुआ था कोड में, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर जल्दी से एक नई फाइल बनाऊँगा और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ background.html, ठीक है। तो मैंने कलर के बारे में आप लोगों को बताया, अब मैंने बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को बता दिया, और यहाँ पर एक नई फाइल मैंने बनाई है। नई फाइल क्यों बनाई है? क्योंकि यार जो कोड है वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को एट दी एंड ऑफ दिस चैप्टर एक पूरी जिप करके दे दूँ, और जो जिप होगी उसके थ्रू आप लोग बहुत आराम से चीज़ों को समझेंगे और बहुत आराम से आप लोग जो है कभी भी रेफ़र कर पाएंगे फ्यूचर में, ठीक है। सो ये रहा मेरा फायरफॉक्स ब्राउज़र, जिससे मुझे प्यार है, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग के जब पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है तो मैं फायरफॉक्स को आगे रखता हूँ, क्योंकि फायरफॉक्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि मुझे डिज़ाइनिंग में मदद करते हैं। वैसे मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, आप लोग को मालूम ही होगा अगर आप लोग देखते हैं वीडियोस। तो CSS बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ कंटेनर। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी तो हमने देख ली, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये जो है बैकग्राउंड कलर जो है आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, और हमने ये भी देखा था कि हम लोग अलग अलग तरह के यहाँ पर RGBA करके, HSL करके, HSLA करके, हमने HSLA को भी देखा था, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। HSL इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है जितनी RGB होती है, या फिर हेक्स कलर्स होते हैं, या फिर नॉर्मल ये ब्लू, ब्राउन, ब्लैक कलर्स होते हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की बात करने से पहले मैं कुछ इमेजेस जो है वो डाउनलोड करना चाहूँगा इंटरनेट से। तो मैं किसके इमेजेस डाउनलोड करूँ? मान लो मैं इमेजेस डाउनलोड करना चाहता हूँ अक्षय कुमार के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अक्षय कुमार लिखा, और इमेजेस में मैं आऊँगा, और मान लो मैं ये जो है इमेज जो है सेव करना चाहता हूँ, तो मैं सेव इमेजेस पे क्लिक करूँगा। कहाँ गया सेव इमेजेस? ये रहा। और सेव इमेजेस पे क्लिक करने के बाद मैं इसको सेव कर लूँगा अपनी इसी डायरेक्टरी में। और ये करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने इस पेज को लाइव सर्वर में खोल दिया, जिसमें मैंने कोई भी स्टाइल शीट ऐड नहीं कर रखी है। तो मैं यहाँ पर इस बैकग्राउंड.html में स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा। अब आप में से कई लोग कहोगे कि मैं स्टाइल टैग का भी यूज़ क्यों कर रहा हूँ, मैंने तो इनलाइन CSS को प्रेफर किया था, बट मैं सिर्फ ट्यूटोरियल सीख के लिए यहाँ पर स्टाइल टैग को यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जब रेफर करोगे यहाँ पर CSS को, तो आप लोग को ढूंढनी पड़ेगी वो स्टाइल शीट, और यहाँ पर काफ़ी घिचपिच ऑलरेडी मच चुकी है, इसलिए मैं एक ही पेज पर रखना चाहता हूँ। बट अपने प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में, यानी कि अपनी प्रोडक्शन वेब एप्स में, अपनी वेबसाइट्स में आप लोग चाहेंगे कि आपकी जो स्टाइल शीट्स हैं वो अलग अलग हों। हर स्टाइल शीट एक पर्पस को जो है पूरा कर रही हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक स्टाइल शीट बना रखी है लेट अस से बटन्स के लिए, बैकग्राउंड्स के लिए,
बॉर्डर्स के लिए और हेडर के लिए, तो आप उसको जो है अलग से बना सकते हैं। अगर आपने कुछ यूटिलिटी क्लासेस बनाई हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने मार्जिन के लिए, पैडिंग के लिए और अलग अलग तरह की क्लासेस बना रखी हैं, तो आप उनको अलग कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे मार्जिन पैडिंग वगैरह क्या होता है और सीखेंगे उस चीज़ को। आप लोग परेशान मत होना बिल्कुल भी कि ये मैं किस तरह के टर्म्स बोलना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से एक div डॉट कंटेनर बनाएंगे, एक कंटेनर क्लास का div बनाएंगे और इसके अंदर जो है lorem 34 लिख देंगे। और हाँ यार, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पर कमांड पैलेट में जाकर टॉगल वर्ड रैप कर लेना, क्योंकि वर्ड रैप करने से सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पर दिखता है। और मैं इसको पर्सनली बहुत प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यार हु लाइक्स स्क्रॉलिंग, ठीक है, मैं स्क्रॉलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर इस चीज़ को परमानेंट करना चाहते हैं आप जो है यहाँ पर वर्ड रैप जो है क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो डिफ एडिटर का वर्ड रैप है वो ऑन हो गया। मैं एडिटर के वर्ड रैप को जो है ऑन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ एडिटर के वर्ड रैप को, और आप यहाँ पे देख सकते हो एडिटर का वर्ड रैप मैंने ऑन कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं फ्यूचर में कोई भी फाइल बनाऊंगा, और मैं आपको ये चीज़ करके भी दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर del.txt करके बना के दिखाता हूँ एक फ़ाइल, और मैं यहाँ पर del.html मुझे बनानी चाहिए थी यार एमिट को यूज़ करने के लिए, कोई बात नहीं, ठीक है, html इसको बना लेता हूँ। मैं बेसिकली आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इस तरह से बनाया और लेटेस्ट से आपने यहाँ पर lorem 344 लिखा तो वर्ड रैप बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। तो अगर मैंने इस तरह की सेटिंग कर ली यहाँ पर, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इस फाइल का कोई पर्पज़ नहीं है यहाँ पर। मूव टू रिसाइकल बिन, ठीक है। तो मैं बेसिकली कह रहा था, बार बार आप लोगों को कमांड पैलेट में आके वर्ड रैप को ऑन नहीं करना पड़ेगा। आपने एक बार अपनी सेटिंग में ऐसा कर दिया और आपकी जो settings.json फाइल होती है VS कोड की, उसमें ये सेटिंग जो है वो आ चुकी है। तो कभी भी आप ऐसा काम करेंगे अपने VS कोड के अंदर, तो आपको वर्ड रैप अब बार बार ऑन करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को बताना चाहता था। मेरे कंप्यूटर में जो है ऑलरेडी था वर्ड रैप ऑन, मैंने लेकिन यहाँ पर बंद इसलिए कर लिया क्योंकि मैं जब कोई भी ट्यूटोरियल बनाता हूँ तो मैं पूरा क्लीन स्लेट के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं सब कुछ अपना इंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो हम सब एक पेज पर हो। ऐसा नहीं हो कि मेरा कुछ पहले से इंस्टॉल हो रखा है, आपको वो इंस्टॉलेशन का कुछ एरर आ रहा है, मैं नहीं चाहता इस तरह की कोई चीज़ हो। बट CSS में तो सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी एरर वेरर का कोई चक्कर ही नहीं है उतना ज़्यादा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो lorem मैंने लिखा वो यहाँ पर आ गया। बैकग्राउंड कलर की अगर हम लोग बात करें, अगर मैं डॉट कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट करूँ, तो मैं B कलर लिखूँगा, मैं BA कलर लिखूँगा, BA कलर लिखूँगा, और इसके बाद मैं लिखूँगा लेटेस्ट से एक्वा, ठीक है। मैं RGB वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकता था। मैं इस पर होवर करूँगा, अपना माउस लेकर जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर ये दिखा देगा कलर पिकर, और मैं यहाँ पर आराम से वैल्यूज़ को पिक कर सकता हूँ, अल्फ़ा भी सेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे ये जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर आ गया है। अब क्योंकि बैकग्राउंड कलर इतना डार्क है, मैं कलर इसका वाइट कर दूंगा और अब मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पर स्टार लगाकर मार्जिन 0 पैडिंग 0 भी करूँगा, एंड आई नो कि ये मैं बार बार रिपीटेडली आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जल्दी से M-0 और उसके बाद P-0 लिखूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर P-0 लिखूँगा, और ये करने के बाद आप लोग देखो यहाँ पर जो मार्जिन और पैडिंग है वो दोनों की 0 हो गई। कभी भी मुझे मार्जिन और पैडिंग जो है सेट करनी है तो मैं अपने आप से कर सकता हूँ, कुछ भी ऑटोमेटिक मार्जिन का चक्कर नहीं है। बॉडी वगैरह पे काफ़ी ऑटोमेटिक मार्जिन होती है, मैं नहीं चाहता कि यार ऐसा मुझे कभी भी प्रॉब्लमेटिक लगे, फील हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग देखो कि जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है वो हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। अल्फ़ा वगैरह सेट कर लेना। आप लोग बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और यार ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप में से कई लोग कहोगे यार कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग कैसे याद रखेंगे। मैं आप लोगों को बताना ही चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है, इट इज़ यूज टू सेट एन इमेज एज द बैकग्राउंड, यानी कि एक इमेज को अगर आप बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। अब बॉडी बैकग्राउंड इमेज URL harry.jpg, लेटेस्ट से मेरे पास एक इमेज है जो कि मेरे पास एक्चुअल में है यहाँ पर, और उस इमेज का नाम है index.jpg। लेटेस्ट से मैं उसको एक बैकग्राउंड के तौर पर सेट करना चाहता हूँ कंटेनर का, यानी कि जो कंटेनर है इसका बैकग्राउंड में सेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको यहाँ कमेंट आउट कर देता हूँ, जो बैकग्राउंड कलर वो कलर सेट किया था। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बैकग्राउंड इमेज को मैं लिखूँगा URL, और URL क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं एक एक्सटर्नल इमेज को लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने URL लिखा। URL एक फंक्शन है CSS का, और URL के अंदर आप लोग क्या लिखें, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अगर index.jpg लिख दिया, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि जो index.jpg है वो इसके अंदर का जो बैकग्राउंड है वो सेट कर दिया है इसने। मैं काम करता हूँ यार चीज़ों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना, इसको Ctrl+X करता हूँ और ना ये जो प्रॉपर्टी है वो बॉडी में लगाता हूँ, ताकि यार कुछ होता हुआ दिखे तो सही, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है होता हुआ। इतना छोटा सा कंटेनर है हमारा, और यहाँ पर देखो पूरी बॉडी का बैकग्राउंड जो है ये सेट हो गया, अक्षय कुमार की पिक्चर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये इमेज जो है वो रिपीट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली भी रिपीट हो रहा है, वर्टिकली भी रिपीट हो रहा है। ये चीज़ आपने देख ली अभी यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रिपीट ना हो तो क्या उसके लिए कोई प्रॉपर्टी है,
एंड दी सॉल्यूशन इज बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। आप बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इमेज है वो एक्स और वाई में रिपीट ना हो। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी इज़ द गाइड टू गो फॉर। ठीक है, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, नो रिपीट, ये 3 वैल्यूज़ होती हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा, बैकग्राउंड रिपीट को सेट करूँगा, तो मैं बैकग्राउंड रिपीट लिखकर लेट अस से मैंने रिपीट एक्स कर दिया। ठीक है, लेट अस से मैंने रिपीट एक्स कर दिया, तो ये सिर्फ एक्स में रिपीट होगी, वाई में इग्नोर करेगा, कुछ भी रिपीट नहीं करेगा। अगर मैंने यहाँ पर रिपीट वाई कर दिया तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा, वाई में रिपीट होगी, एक्स में रिपीट नहीं होगी। और अगर मैंने नो रिपीट कर दिया, मैंने यहाँ पर नो रिपीट कर दिया अगर, तो आप लोग देखो यहाँ पर रिपीट ही नहीं होगी। ठीक है, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है जब आपके पास बड़े बैकग्राउंड्स होते हैं, पूरे फुल साइज़ के बैकग्राउंड्स होते हैं और आप नहीं चाहते कि आपके जो बैकग्राउंड्स हैं वो रिपीट हों बार बार, क्योंकि रिपीट होते हैं जो बैकग्राउंड्स, सो इट डजंट लुक प्रोफेशनल। बट समटाइम्स आप रिपीट करना भी चाहते हो। मैंने देखा है बहुत गेम्स वगैरह में लोग क्या करते हैं कि जो बैकग्राउंड होते हैं उनको एक्स में रिपीट करते हैं और पता भी नहीं चलता गेम खेलने वाले को कि वो रिपीट हो रहे हैं। जो वेब ऐप्स होती हैं गेम वाली, उनमें लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को। तो नो रिपीट से जो है रिपीट नहीं होगी। अगर आपको और पॉसिबल वैल्यूज़ देखनी है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे देखना है। आपको सर्च भी नहीं करना है इंटरनेट पर, आपको अपने माउस कर्सर को यहाँ पर लेके आना है और इसके बाद MDN रेफरेंस पर आप ले जाएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी यहाँ पर है, बैकग्राउंड रिपीट CSS प्रॉपर्टी सेट्स हाउ बैकग्राउंड इमेजेस आर रिपीटेड। तो इनके थ्रू डिसीजन लिया जाता है कि क्या आपके बैकग्राउंड जो है वो रिपीट होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो किस दिशा में होंगे, नहीं होंगे तो कैसे नहीं होंगे। अब इसके स्पेस और राउंड 2 और वैल्यूज़ हैं, और स्पेस से क्या होता है और राउंड से क्या होता है यहाँ पर आप लोग देखो। स्पेस में क्या होगा, इमेज इज़ रिपीटेड एज मच एज पॉसिबल विदाउट क्लिपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इसको स्पेस कर दूँ और आप लोग को दिखाऊं फिर स्पेस करके, तो यहाँ पर देखो बिना क्लिपिंग के जो है आपके इमेज जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके इमेजेस जब यहाँ पर रखे जाएंगे, जैसे मान लो आपकी जो ये पेज की विड्थ है, इसमें मैक्सिमम 4 इमेज आ सकते हैं और 5वां इमेज आधा आ सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, लेटर से 4 इमेज आ सकते हैं और 5वां आधा आ सकता है। तो वो क्या करेगा, 5वें को ना रख के जो स्पेस बचेगी उसको इवनली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और यहाँ पर देखो जो फर्स्ट और लास्ट इमेज है उसको एंड में रख देगा। इससे क्या इंश्योर किया जा सकता है कि आपकी जो इमेज है वो कट नहीं रही है। मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रिपीट एक्स कर दूँ इसको, अगर मैं रिपीट एक्स कर दूँ इसको और सेव करूँ, तो देखो ये लास्ट वाली इमेज थोड़ी सी कट रही है। अक्षय कुमार का हाथ नहीं दिख रहा है, ओला भी नहीं दिख रहा है लास्ट वाली इमेज में से। अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं कि आपकी इमेज रिपीट होते हुए बिल्कुल भी ना कटे, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आप राउंड के बारे में भी पढ़ सकते हैं, बट रिपीट एक्स, रिपीट वाई, नो रिपीट से काम चल जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, समटाइम्स आप लोग को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और कभी कभी तो कुछ प्रॉपर्टी CSS की मुझे ऐसे पता चलती हैं कि मैं नेट पे सर्च करता हूँ कि ये कैसे करें, और ऑब्वियसली इंग्लिश में सर्च करता हूँ, और उसके बाद मुझे स्टैक ओवरफ्लो पे कोई ना कोई आंसर मिलता है और वो कहता है कि यार बैकग्राउंड रिपीट की ये वैल्यू भी होती है, और मुझे पता चलता है ओ बैकग्राउंड रिपीट की ये भी वैल्यू होती है, राउंड भी एक वैल्यू होती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको रट्टा कुछ नहीं लगाना है। जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको थोड़ा बहुत रिमेंबर करके, और ये नोट्स जो मैं आपको दे रहा हूँ उनके साथ आप लोगों को जाना है और स्टार्ट करना है। और जैसे जैसे आप वेबसाइट्स बनाते जाएंगे, रिक्वायरमेंट्स आपको पता चलती जाएंगी, ये कैसे करें वो कैसे करें, आप इंटरनेट पर सर्च करते जाएंगे, आपकी मेमोरी बढ़ती जाएगी, आपकी ये जो वैल्यूज़ है याद रखने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। आप कहेंगे स्पेस और राउंड भी है, आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोग को इस बात की गारंटी दे सकता हूँ याद हो जाएंगी अगर आप लोग अपना वेब डेवलपर कैरियर बनाएंगे तो। ठीक है, सो गाइस नाउ इज द टाइम कि हम लोग बात करें यहाँ पर बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी के बारे में। और बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि ये ले सकता है। और बैकग्राउंड साइज जो है यहाँ पर मैं कवर, कंटेन, ऑटो और एक अगर गिवन विड्थ आप लोग देते हैं तो हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप कवर करते हैं तो क्या होता है, कंटेन करते हैं तो क्या होता है, और ऑटो करते हैं तो क्या होता है, और अगर आप लोग विड्थ और हाइट दोनों दे देते हैं तो क्या होता है। तो ये जो मेरा background.html मैंने बनाया था, ये मेरा आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। और मैंने इसका जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो बैकग्राउंड साइज़ जो है वो कवर कर रखा है। तो बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी जो है वो मैंने कवर कर रखी है। क्या होगा अगर मैं कवर करूँगा और क्या होगा अगर मैं कंटेन करूँगा, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक डिव बनवा कर उसके अंदर का बैकग्राउंड दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर बना रखा है ऑलरेडी, एक डिव। मैं क्या करूँगा कि इस कंटेनर का विड्थ और हाइट सेट कर दूँगा। तो मैं इसको विड्थ दे दूँगा 34 पिक्सल और इसको हाइट दे दूंगा 344 पिक्सल, और मैं इसमें एक बॉर्डर भी लगाऊंगा। और बॉर्डर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी यहाँ पर बॉर्डर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये कंटेनर कहाँ पर है, या फिर मैं इसमें बैकग्राउंड कलर भी लगा सकता हूँ, उससे भी आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि ये कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है ये
ऐसे करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड कलर जो है कुछ इस तरह से दिया है, इसका जो मैंने बैकग्राउंड है उसको सेट कर दिया है। अब आप लोग देखना मैं क्या करूँगा, मैं इसके साइज़ को बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, 334 बाई 334 का ये कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखो मैंने जब 334 बाई 334 का करा तो ये जो डिव था मेरा, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, ये डिव जो है इसका बैकग्राउंड मैंने क्या कर रखा है, मैंने इसका बैकग्राउंड साइज़ कंटेन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो बॉडी पे मैंने प्रॉपर्टीज सेट कर रखी है, मैं इनको हटा दूंगा सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को, और ये सारे के सारे जो इमेजेस हैं मैं इनको लेकर आऊँगा सीधे यहाँ पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैंने ये सेट कर दिया और मैंने बैकग्राउंड इमेज ये सेट कर दिया, और अब आप लोग देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। तो जब मैंने अपने बैकग्राउंड इमेज को, जो मेरे बैकग्राउंड इमेज का बैकग्राउंड साइज़ था उसको मैंने कंटेन किया, तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने यहाँ पर नोट्स में भी लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, जब हम कंटेन कहते हैं तो ये फिट हो जाता है एंड इमेज इज फुली विजिबल, इस तरह से फिट होता है कि इमेज पूरी विजिबल हो। लेकिन कवर क्या करता है, कवर का सिर्फ एक टारगेट होता है कि बिना एस्पेक्ट रेशियो को खराब किए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिना एस्पेक्ट रेशियो को खराब किए आपकी इमेज को बैकग्राउंड में उसे फिट करना होता है। तो देखो यहाँ पर इसने जो है पूरा कवर नहीं किया है, लेकिन इसने क्या किया है कि इसके अंदर अंदर आ गया बैकग्राउंड, यानी कि जितना आ सकता था उतना आ गया है। तो जब मैं कहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब मैं कहता हूँ बैकग्राउंड साइज कंटेन, इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज है वो बैकग्राउंड के तौर पर आ जाएगी और कुछ इस तरह से आएगी कि जो आपकी इमेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल हो, कुछ इस तरह से आप लोग समझ लो। तो बैकग्राउंड साइज कंटेन करने से क्या होगा कि आपकी बैकग्राउंड इमेज ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल होगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको कवर कर देता हूँ तो उसको पूरे एरिया को कवर करना है, आपको बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि यहाँ पर कलर आ रहा है या कुछ ऐसा, आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और करता हूँ, इस चीज़ को मैं अच्छे से डेमोस्ट्रेट करने के लिए बैकग्राउंड कलर की जगह मैं बॉर्डर का इस्तेमाल करूँगा, और बॉर्डर जो है मैंने यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया। और मुझे मालूम है कि मैंने बॉर्डर के बारे में भी बात करी नहीं है, मैं आने वाले चैप्टर में करूँगा, बट आप लोग कुछ ऐसा समझ लो कि ये बॉर्डर को सेट कर देता है, और क्या होता है, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं सब बताऊँगा। लेकिन मुझे यहाँ पर अभी बॉर्डर चाहिए था, मैंने बॉर्डर ले लिया। अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने बॉर्डर लगाया तो देखो पूरी की पूरी जो मेरी बॉक्स है वो कवर हो गई है इस इमेज से। अच्छा, अगर मैं अपने बॉक्स की विड्थ को बढ़ा दूँ, मैं आप लोगों को विड्थ को बढ़ा के दिखाता हूँ बॉक्स की, तो देखो मैं विड्थ को अगर 1334 कर दूँ, यानी कि रिडिकुलसली हाई विड्थ कर दूँ, तब भी ये क्या करेगा, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा। इसको पूरे बॉक्स को कवर करना है, कवर का मतलब है कि मुझे पूरे बॉक्स को कवर करना है। उसके लिए इसको भले ही नीचे से आधी इमेज दिखानी पड़े, बट ये पूरी की पूरी इमेज जितनी आ रही होगी उससे कवर कर देगा। लेकिन अगर मैं कंटेन करूँगा तब क्या होगा, तब डेफिनेटली खाली जगह बचेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कंटेन कर दूंगा तो खाली जगह बचेगी, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर अभी विड्थ में बच रही है, अगर मैं इसकी हाइट को रेडिकुलसली हाई कर देता, जैसे कि मान लो मैं इसकी जो हाइट है 334 ना करके 1344 कर देता और विड्थ को 334 करता, तो नीचे से खाली जगह बचती। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नीचे से खाली जगह बच रही है। ये खाली जगह नहीं बचेगी अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, कवर कर दूँ। जब मैंने कवर लिख दिया, कवर का मतलब है कि भाई पूरा डब्बा कवर होना है, किसी भी हाल में कवर हो, अब मुझे नहीं पता, कवर होना है बस वो, ठीक है। और उसमें भले ही आधी इमेज आए, जितनी भी आएगी, अब यहाँ पर देखो इतनी इमेज आ रही है, शायद इसकी विड्थ ज़्यादा होती तो पूरी इमेज दिखाई पड़ती। तो जो कुछ ऐसा समझ लो कि बाहर निकल गई है इमेज बाहर निकल गई है, ठीक है। कुछ ऐसा समझ लो यहाँ पर इमेज है पूरी बॉडी में, और यहाँ पर एक कांच लगा हुआ है और कांच के पार आपको इमेज दिख रही है और ये वाली इमेज आपको नहीं दिख रही है। तो कुछ ऐसा हुआ कि इसने पूरी कवर करने की कोशिश करी, और मैंने यहाँ पर जैसे ही बैकग्राउंड साइज़ इसका कवर दिया, लेकिन ये कवर पूरा का पूरा तो कर नहीं सकता क्योंकि इसको पूरी विड्थ नहीं मिल पा रही है। तो क्या करेगा, ये जितनी विड्थ मिल रही है उतनी में ये जो विड्थ है उसको दिखा देगा और बाकी की इनविजिबल हो जाएगी, क्योंकि ये एरिया तो हमारा बॉक्स का है नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो बैकग्राउंड साइज़ है वो काम करता है। इसकी और भी मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, आप ऑटो कर दोगे तो ओरिजिनल साइज़ में डिस्प्ले हो जाएगा उसका जो भी साइज़ है। यहाँ पर अगर मैं आपको अपनी इमेज का साइज़ दिखाऊँ, आप यहाँ पर अगर होवर करेंगे अपनी इमेज पर तो आपको आपकी इमेज का साइज़ दिख जाएगा, जैसे कि मेरा 248/204 दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऑटो करेंगे तो उस साइज़ में आ जाएगा आपका इमेज। तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ प्ले अराउंड करिए। अगर आप सिर्फ एक विड्थ दे देंगे तो हाइट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी बिना एस्पेक्ट रेशियो को खराब किए। आपने विड्थ और हाइट दोनों दे दी तो हाँ, आपको एस्पेक्ट रेशियो खराब हो जाएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को अभी दिखाई देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड साइज़ को कर दिया 23 पिक्सल 445 पिक्सल, डेफिनेटली बैकग्राउंड साइज़ जो है वो एस्पेक्ट रेशियो जो है वो ख़राब होगा। देखो ये ख़राब हो गया एस्पेक्ट रेशियो। मैं थोड़ी विड्थ और बढ़ाता हूँ आप लोग को इस चीज़ का आभास दिलाने के लिए कि जो एस्पेक्ट रेशियो है वो ख़राब हो गया। देखो एस्पेक्ट रेशियो ख़राब हो गया, ऐसी नहीं थी इमेज हमारी, ठीक है। मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर इसको 633 कर देता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए कि एस्पेक्ट रेशियो ख़राब हो रहा है। देखो एस्पेक्ट रेशियो ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने विड्थ और हाइट दोनों दे दिया तो डेफिनेटली एस्पेक्ट रेशियो ख़राब हो जाएगी। अगर आपने सिर्फ एक वैल्यू दी तो वो समझ जाएगा कि ये विड्थ है और हाइट को ऑटोमेटिकली सेट कर देगा, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, आई होप कि ये समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है
ऑलवेज चेक दी MDN डॉक्स टू डाइसेक्ट गिवन CSS प्रॉपर्टी। एक पर्टिकुलर CSS प्रॉपर्टी को डाइसेक्ट करने के लिए आपको MDN डॉक्स पर जाना है और वहाँ पर देखना है कि किस तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं ये किस तरह से क्या करती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे जाना है बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी के MDN के अंदर, मैं इस पर होवर करके ओपन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं देखो आ गया हूँ और यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के साथ दिखाया हुआ है। बट सिर्फ MDN डॉक्स जो है ना थोड़ा सा कभी कभी कमरसम हो जाता है, क्योंकि इसमें एक एक बात लिखी होती है, छोटी से छोटी बात जो कि यूज़ भी नहीं होती वो भी लिखी होती है, ठीक है। तो उससे आपको बचना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि बॉडी के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है और इस तरह से जो है आप एक्सपेरिमेंट्स करो और यार मज़े करो, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अगली प्रॉपर्टी बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड पोजीशन क्या करती है? अब देखो ये डब्बा था हमारा, ये कहाँ पर आ गई? जो बैकग्राउंड इमेज है वो टॉप पर आ गई। अगर मैं चाहता हूँ ये नीचे आ जाए, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारा डब्बा है ना, ये जो रेड कलर का डब्बा है, इसकी विड्थ को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेरा बैकग्राउंड साइज़ है मैंने इसको ऐसे कर रखा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको 63/45 करता हूँ और अभी मैं कुछ ऐसे करूँगा तो देखो यहाँ पर आ गई कोने में ऊपर मेरी बैकग्राउंड इमेज। हाँ मुझे मालूम है अच्छी नहीं दिख रही है, बट कोने में आ गई ऊपर बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी है वो सेट करूँगा, बैकग्राउंड पोजीशन। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी को सेट किया है, मैं इसको कर दूंगा टॉप और उसके बाद मैं कर दूंगा सेंटर, ठीक है। तो मैंने इसको टॉप सेंटर कर दिया और यहाँ पर आप लोग देखो ये टॉप पे आ गया और सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को MDN डॉक्स में दिखाया, जो आपकी बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी में, ज़रा इसका MDN डॉक्स खोल लेता हूँ, मैंने इसका MDN डॉक्स खोला नहीं है, MDN रेफरेंस ओपन और यहाँ पर देखो बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी आ गई। तो सबसे पहले तो आप लोग बैकग्राउंड पोजीशन में क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कहाँ पर आप लोग रखना चाहते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे MDN डॉक्स के बारे में अच्छी लगती है कि यहाँ पर देखो इन्होंने बहुत अच्छे से डेमो दिया है कि यार अगर आप सेंटर करोगे तो आपका स्टार सेंटर में आ जाएगा। अगर आपने सिर्फ एक वैल्यू दी है तो वो एक वैल्यू को ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। अगर आपने टॉप बोला है तो उसको टॉप पे भेज देगा। अगर आपने टॉप और उसी के साथ साथ आपने सेंटर बोला है तो ये टॉप और सेंटर दोनों में आ जाएगा। तो ये बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा काम की है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने टॉप सेंटर किया तो ये देखो टॉप और सेंटर पे आ गया। अच्छा इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं टॉप सेंटर ना करके मैं बॉटम सेंटर करता तो ये देखो ये बॉटम में आ जाएगा। ये जो यहाँ पर मेरा डब्बा है इसके बॉटम में बॉटम सेंटर आ गया। अब अगर मैं सेंटर नहीं करना चाहता, मान लो मैं राइट करना चाहता तो देखो बॉटम राइट करने से ये बॉटम राइट पे आ गया। तो इस तरह से आप लोग जो है सेट कर सकते हो उस वैल्यू को। बहुत ज़्यादा काम आने वाली वैल्यू है ये, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत काम आपके आने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी किस तरह से सेट करते हैं। किसी भी डब्बे के अंदर आप लोग जो है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऐसे करके लिख सकते हो। एक चीज़ और यहाँ पर जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा मैं, जाने से पहले का मतलब है कि यार मैं ये प्रॉपर्टी के बारे में जो है एंड करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैंने इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया, यानी कि टॉप सेंटर को मैंने सेंटर टॉप कर दिया, तो क्या ये काम करेगा? एंड टू योर सरप्राइज ये काम करेगा, ठीक है। इट वर्क्स, इट जस्ट वर्क्स, ठीक है। एक वैल्यू आपको देना है, टॉप सेंटर इस तरह से दे दो या सेंटर टॉप इस तरह से दे दो, ये काम करेगा, समझ जाएगा। तो मेरे हिसाब से काफ़ी इंट्यूटिव होती जा रही हैं चीज़ें और जिस हिसाब से डिज़ाइनिंग पहले हुआ करती थी और जिस हिसाब से डिज़ाइनिंग अभी हो रही है, CSS भी काफ़ी इवॉल्व हो रही है। CSS 1 आया, 2 आया, CSS 3 में इतने सारे इंप्रूवमेंट्स और यार पॉसिबली आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हो, कैसा भी डिज़ाइन मेरे सामने रख दो और इट इज़ पॉसिबल टू मेक इट, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू मेक इट। हाँ मुझे पता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस को बनाने में मेहनत लगेगी, बट इट इज़ पॉसिबल टू मेक यूजिंग CSS। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। सो अब हम लोग मूव करेंगे यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी के ऊपर और अगली प्रॉपर्टी है हमारी बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। सो अब हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी के बारे में और बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहता हूँ MDN की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा जो पेज है वो किस तरह से दिख रहा है ये देख लेते हैं। तो ये हमारा पेज को जिस तरह से दिख रहा है मैंने सेंटर कर दिया है इस बैकग्राउंड इमेज को, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये चीज़ किस तरह से काम करती है। ऐसा करने के लिए मैं जो बॉक्स है उसकी थोड़ी सी हाइट को और कम करूँगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मैंने हाइट कर दिया अपने बॉक्स की। तो जो मेरा बैकग्राउंड साइज़ है उसको मैंने बैकग्राउंड साइज़ नहीं, मुझे बॉक्स का जो साइज़ है उसको थोड़ा सा छोटा करना है। तो मैं बेसिकली इसको क्या करूँगा 744 पिक्सल्स कर दूँगा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा अभी। और ये जो मेरा बैकग्राउंड का साइज़ है इसको भी मैं हटा दूंगा और यहाँ पर देखो ये बैकग्राउंड कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और ताकि ये स्क्रॉल हो मैं एक काम करता हूँ, इसको वापस से यार इसकी हाइट को थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं ताकि हमें, क्योंकि हमें इसको स्क्रॉल भी कराना है ना, इसलिए तो यहाँ पर हाइट को इसकी मैंने ज़्यादा रखा है। अब आप लोग देखो कि अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट और मैं अगर यहाँ पर इसको फिक्स्ड कर दूँ और फिक्स्ड करने के साथ साथ मैं बैकग्राउंड पोजीशन को हटा दूंगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट को मैं फिक्स करूँगा और यहाँ पर आप लोग देखो जैसे ही मैंने फिक्स किया, अब मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ अगर, तो ये जो बैकग्राउंड है वो फिक्स हो चुका है, जहाँ पर था वहीं पर आ चुका है। और बाकी मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कंटेंट मेरा
मेरा नॉर्मली स्क्रॉल हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा कंटेंट नॉर्मली स्क्रॉल हो रहा है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आप लोगों को एमडीएन रेफरेंस की तरफ लेकर जाऊंगा। और यहाँ पर आप लोग देखो इन्होंने अलग अलग तरह के एग्जांपल्स दे रखे हैं। अगर आप बैकग्राउंड अटैचमेंट को स्क्रॉल करते हैं तो क्या होगा कि अगर आपका जो कंटेनर है वो भी स्क्रॉल हो रहा है और आपका जो आउटर बॉडी है या आउटर कोई दूसरा कंटेनर है वो भी स्क्रॉल हो रहा है, तो कुछ इस तरह का बिहेवियर दिखाई देगा। आप डिफरेंसेस को नोटिस करना। मैंने अगर बैकग्राउंड अटैचमेंट को स्क्रॉल रखा तो मैं यहाँ पर इस तरह से अगर स्क्रॉल करूँगा तो आप लोग देखो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और अगर मैं बैकग्राउंड फिक्स करके इसको अब स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर देखो कि जो इमेज है वो वैसे का वैसे ही है और मेरा कंटेंट मूव कर रहा है, यानी कि जो मेरा इमेज है वो फिक्स हो चुका है और कंटेंट मेरा बिल्कुल नॉर्मली मूव कर रहा है। फिर बैकग्राउंड अटैचमेंट एक लोकल आता है। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट अगर मैं लोकल कर दूंगा तब आप लोग देखो कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो भी स्क्रॉल हो रहा है बाहर से और कंटेंट भी स्क्रॉल हो रहा है। फिक्स्ड में क्या हो रहा था, फिक्स्ड में मेरा सिर्फ कंटेंट स्क्रॉल हो रहा था, इमेज स्टिल थी। स्क्रॉल में भी मेरा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा था जो अंदर का था और इमेज भी स्क्रॉल हो रही थी। तो अब आप कहोगे कि यार स्क्रॉल और लोकल में क्या डिफरेंस है। स्क्रॉल में भी तो यहाँ बाहर से पूरा का पूरा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है और लोकल में भी पूरा का पूरा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, तो व्हाट्स द बिग डील, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आता है अंदर के कंटेंट की स्क्रॉलिंग में। जब आप लोकल के अंदर के कंटेंट की स्क्रॉलिंग करते हो तो देखो पूरा का पूरा कंटेंट स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन जब आप स्क्रॉल में अंदर के कंटेंट को स्क्रॉल करते हो तो सिर्फ आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल कर रहा है, इमेज आपकी फिक्स्ड है। तो ये तीन तरह के जो कॉम्बिनेशन है ये आप लोग ट्राई आउट कर सकते हो। अगेन जब आप लोग एक बहुत ही मिसलेनियस डिजाइन बना रहे हो तब आपको ये यूज होंगे। अगर आप लोग बहुत ही सिंपल सा डिजाइन बना रहे हो तो आपको ये यूज नहीं होंगे। बट बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स जो है वो काफी काम आने वाली प्रॉपर्टी है, ये यहाँ से आपका टेक अवे जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पर मूव करूंगा अगली प्रॉपर्टी की तरफ। बैकग्राउंड अटैचमेंट के बाद हम देखेंगे बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में। और बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है, आप लोग जो है मल्टीपल बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज जो है सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने सिर्फ एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिखा है, उसके बाद मैंने रेड URL नो रिपीट फिक्स्ड डॉट राइट टॉप, यानी कि जो मेरी बैकग्राउंड पोजीशन है वो लिखा है। ये किस तरह से काम करती है इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ये मेरा बैकग्राउंड यहाँ पर है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जितनी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड मैंने इसमें की वैल्यू पेयर्स प्रॉपर्टी वैल्यू सेट किए हुए हैं वो सब हटा दूंगा और यहाँ पर सिर्फ मैं एक बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ बैकग्राउंड यहाँ पर लिखूँगा और यहाँ पर मैंने जिस ऑर्डर में आप लोगों को बताया है और वो ऑर्डर है कलर, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट और पोजीशन। तो आप लोग यहाँ पर कलर सेट कर सकते हो सबसे पहले। तो अगर आपने सिर्फ यहाँ पर कलर सेट कर दिया, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर रेड सेट कर दिया, ठीक है, तो आप लोग देखो कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो रेड हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं कोई इमेज डालना चाहता हूँ तो मैं इमेज डाल सकता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। और इमेज में यहाँ पर जो URL index.jpg थी ना अपनी, वही डाल दूंगा यार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से Ctrl+C करूँगा, स्पेस देके Ctrl+V करूँगा और यहाँ पर देखो कि ये बैकग्राउंड इमेज जो है ये मेरी सेट हो गई है। मैं बैकग्राउंड रिपीट को जो है नो रिपीट करना चाहूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसके बाद जो है नो रिपीट लिखूँगा। तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं जैसे ही नो रिपीट लिखूँगा, यहाँ पर नो रिपीट जो है मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये जो नो रिपीट है वो नो रिपीट हो गया, जो बैकग्राउंड रिपीट है, यानी कि इमेज आपकी रिपीट नहीं होगी, ना ही एक्स में ना ही वाई में। अगर आप रिपीट एक्स रिपीट वाई लिखते हैं तो कहानी थोड़ी सी दूसरी हो जाती है, ठीक है। जहाँ पर आप कहेंगे वहाँ पर रिपीट होगी। अब इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट की बात कर लेते हैं। और बैकग्राउंड अटैचमेंट यहाँ पर या तो आप लोग फिक्स कर सकते हैं या फिर हमने जो और वैल्यूज़ देखी थी बैकग्राउंड अटैचमेंट की, या तो हम स्क्रॉल कर सकते हैं और आप एमडीएन में जाकर जो है सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ देख सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी की। सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है, किसी भी प्रॉपर्टी की देख सकते हैं। मैं इसको क्या करूँगा, अभी के लिए स्क्रॉल कर दूंगा और इसको मैं या फिर लोकल कर दूंगा। मैं अभी के लिए इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। या फिर मैं ऑल टुगेदर इसको स्किप भी कर सकता हूँ। मैं तो स्क्रॉल कर सकता हूँ या स्किप भी कर सकता हूँ। और इसके बाद मान लो मैं यहाँ पर टॉप राइट इसको कर देता हूँ और मैं ऐसे जैसे ही करूँगा, आप देखो टॉप राइट पर ही आ गया और इसकी सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो सेट हो जाएंगी। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख सकते हो इस चीज़ को। और यहाँ पर देखो कि जो बैकग्राउंड है मैंने यहाँ पर इस तरह से जो है सेट कर रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि आप लोग या तो इस ऑर्डर में लिख लो, ठीक है, कि आप तो या तो कलर, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट, पोजीशन ये सारी प्रॉपर्टीज़ दे दो, या फिर आप इनमें से कोई एक स्किप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा मन नहीं है बैकग्राउंड रिपीट सेट करने का, ठीक है, या बैकग्राउंड अटैचमेंट सेट करने का मान लो कोई मन है ही नहीं मेरा, ठीक है, तो मैंने बैकग्राउंड अटैचमेंट हटा दिया यहाँ से। और यहाँ पर देखो नो रिपीट, टॉप राइट, ये इस तरह से जो है बैकग्राउंड सिर्फ लिख कर मैं इसको सेट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम करेगा। लेट अस से मैं रिपीट जो है वो सेट नहीं करना चाहता हूँ, तो जो नो रिपीट लिखा है वो भी हटा दूँ। अगर मैं इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी मतलब मैं ओमिट भी कर दूँ तब भी मेरा काम हो जाएगा। ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है सारी की सारी सेट होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर जो है एक प्रॉपर्टी हटा भी दी तब भी मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मेरा काम हो गया। हाँ, ये XY में रिपीट ज़रूर हो रहा है क्योंकि मैंने रिपीट को नो रिपीट नहीं किया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है दोनों साइड रिपीट होती है इमेज, लेकिन यार आप समझ गए किस तरह से इस चीज़ को करना है। सो दैट रैप्स
रैप्स दिस चैप्टर अप। हम लोग इस चैप्टर को रैप अप करेंगे इसके साथ, और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कि किस तरह से कलर्स और बैकग्राउंड्स काम करते हैं। जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है इस चैप्टर का वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, और आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ के कलर बैकग्राउंड ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। सो नाउ विल मूव ऑन टू चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट, और वहाँ पर हम इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर टाइम आ चुका है चैप्टर 2 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का, और यहाँ पर मैं अपने VS कोड के अंदर सबसे पहले तो इसको खोल लूँगा, ये जो मैंने अपना फोल्डर खोला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक मैं नया चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट .html नाम से फाइल बनाऊँगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट, और यहाँ पर हम सारा कंटेंट लिखेंगे, और ऑब्वियसली मैं जो अपनी CSS है उसको स्टाइल टैग्स के अंदर डालूंगा। वैसे मैं स्टाइल शीट्स बनाना प्रेफर करता हूँ, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा, बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पर जो है बॉडी के अंदर डायरेक्टली अपना HTML लिखेंगे, और उसको स्टाइल टैग के अंदर लिखी हुई CSS से स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो फायरफॉक्स मैंने खोल लिया है अपना। ठीक है, फायरफॉक्स जैसे कि आप देख रहे हो खोल लिया। प्रैक्टिस सेट का पहले सवाल पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है हमसे। क्रिएट अ डार्क ब्लू नेविगेशन बार विद लाइट कलर आइटम्स। तो आपको डार्क ब्लू नेविगेशन बार जो है एक बनाना है, और उसके अंदर आपको लाइट कलर के आइटम्स को डालना है। इस बात का क्या मतलब हुआ, लाइट कलर के आइटम्स क्यों? तो होता क्या है ना कि जब आप लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, आपने कॉमन वेबसाइट्स बहुत सारी देखी होंगी, बूटस्ट्रैप में भी अगर आप लोगों ने नेविगेशन बार वगैरह देखे हैं तो वहाँ पर डार्क कलर का नेविगेशन बार होता है, और उसके अंदर जो है लाइट कलर होता है, और अगर लाइट नेविगेशन बार है तो उसके अंदर डार्क कलर होता है। तो इसी तरह का एक नेविगेशन बार बनवाया जा रहा है, और हमने nav टैग के बारे में पढ़ा HTML में, नेविगेशन बार बनाने के काम में आता है। ठीक है, और उसके बाद एक हम UL यूज़ करते हैं, और उसके अंदर लिस्ट आइटम्स डालते हैं। ठीक है, और उसके अंदर वैसे लिंक्स होते हैं, बट अभी के लिए मैं ऐसे ही डाल दूंगा। जैसे मान लो होम हो गया, फिर उसके बाद अबाउट हो गया, कुछ इस तरह से। ठीक है, होम हो गया, अबाउट हो गया, और उसके बाद लेटर से कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो जो मेरा UL है, ठीक है, UL जो है मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा UL के अंदर का जो बैकग्राउंड कलर है उसको तो ब्लैक कर दो, और कलर उसके अंदर का वाइट कर दो। वाइट क्यों किया कलर? वाइट यार इसलिए किया क्योंकि अगर मैं डार्क कर दूंगा बैकग्राउंड को तो उसके अंदर वाइट कलर तभी तो दिखेगा, अगर कलर वाइट होगा तो वरना कैसे दिखेगा। और यहाँ पर मैं इसको लाइव सर्वर में जल्दी से खोल लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर दूंगा, और जैसे मैं इसको राइट क्लिक करके लाइव सर्वर में खोलूँगा, यहाँ पर ये मेरा खुल गया है, और आप लोग देख सकते हैं होम अबाउट कॉन्टैक्ट यहाँ पर लिख कर आ गया है। डार्क यहाँ पर हमारा नेविगेशन बार है, और इसके अंदर आइटम्स जो हैं वो हमारे लाइट हैं। ठीक है, मार्जिन और पैडिंग ऐप करनी है आपको, तो आप लोग स्टार लगा के मार्जिन और पैडिंग दोनों 0 कर लो। ठीक है, आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, मार्जिन 0, ठीक है, मार्जिन 0 हो गया, और P0 कर दो, P-0 आप लोग करोगे। एमिट से शॉर्टकट आप लोग जो है लगा सकते हो, एमिट CSS के साथ भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर देखो आप लोग ये पूरा का पूरा ऊपर तक चिपक गया। अगर मुझे कोई मार्जिन या पैडिंग चाहिए तो मैं लगा लूँगा, और यहाँ पर होम अबाउट और कॉन्टैक्ट आ गया। अब बहुत सारे तरीके होते हैं इसको हॉरिजॉन्टल बनाने के, जो कि हम आगे देखेंगे। फ्लैक्स बॉक्स एक तरीका है, फिर उसी के साथ साथ आप लोग इसकी डिस्प्ले चेंज कर सकते हो, और कई चीज़ें हैं मतलब। ठीक है, बट हम लोग आगे उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए नेविगेशन बार एकदम परफेक्ट है हमारे लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अगर मैं इसकी विड्थ सेट कर दूं, बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं इसकी विड्थ जो है 344 पिक्सल कर दूं, ठीक है, तो ये देखो इसकी विड्थ कम हो गई है। तो आप विड्थ भी इसकी कम कर सकते हैं। अगर आप एक साइड वाला नेविगेशन बार बनाना चाहते हैं तो इसकी आप लोग हाइट सेट कर दो, और मैं यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट दोनों सेट करूँगा। और मुझे पता है कि जब मैं विड्थ एंड हाइट सेट करूँगा तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरी यहाँ पर UL है जिसकी विड्थ और हाइट मैंने सेट करी है, मैं यहाँ पर ट्रायल एंड एरर से इसकी हाइट सेट कर सकता हूँ। यहीं कहीं मैं एरो की दबा सकता हूँ अपनी अप वाली, और ये देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको 100 VH कर दूंगा। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इन यूनिट्स के बारे में हम लोग ज़रूर से बात करेंगे। VH क्या होता है, VW क्या होता है। VW होता है व्यू पोर्ट विड्थ, और VH होता है व्यू पोर्ट हाइट, यानी कि जो आपका व्यू पोर्ट है, जो आपका डिवाइस है उसकी हाइट। और VW क्या होता है, जो आपका व्यू पोर्ट है उसकी विड्थ, ठीक है, यानी कि चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आप लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं VW और VH यूनिट्स को यूज़ करके। अगर आप पिक्सल्स में नहीं जाना चाहते, वैसे पिक्सल्स आप लोग यूज़ करें ज़्यादातर, बट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना रहे हैं तो VH और VW हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बारे में हम लोग जो है आगे बात करेंगे। तो यार मैं आप लोगों को एक चीज़ की गारंटी तो दे सकता हूँ यहाँ पर कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे, ये सारा का सारा जो मैं कोर्स बना रहा हूँ CSS का, इसको देखने के बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे
उसके बाद जब हम वेबसाइट्स वगैरह थोड़ी बहुत बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को देख सकता हूँ खड़े खड़े। तो अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चेंज द कलर ऑफ द मेन कंटेनर ऑन योर पेज टू डार्क रेड। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मेन कंटेनर बनाऊंगा और मैं यहाँ पर जल्दी से div डॉट मेन लिखता हूँ, div डॉट मेन यहाँ पर लिखूंगा और डॉट मेन से टारगेट करूँगा इसको। तो मैं डॉट मेन से इसको टारगेट करूंगा और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं रेड कर दूंगा। इट वाज रियली वेरी सिंपल, जैसे कि आप लोगों ने देखा। लेकिन क्योंकि मेरे डिव में कोई हाइट या विड्थ नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ पर इसके अंदर कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा, जो कि मैं लॉरेम 34 से डालूंगा। थोड़ा बहुत कंटेंट मैंने डाल दिया है और यहाँ पर देखो मैंने रेड कलर से जो है इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है और आपको समझ में आ गई ये चीज़ कि किस तरह से मैंने ये किया है, ठीक है। अब अगर राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा यूएल है, यहाँ पर यूएल आ रहा है मेरा और ये मेरा डिव आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये देखना कि अगर मैं इसकी विड्थ को 43 पिक्सल कर दूँ तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा, तो आप लोग देखो मैं यहाँ से इस तरह से सिर्फ इस एलिमेंट पे डाल सकता हूँ कोई भी CSS यहाँ पर लिखकर। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग को आनी चाहिए। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं फॉर एनी रीज़न, आप लोग को गूगल क्रोम में भी मिलेगी ये चीज़, ठीक है। बट मैं फायरफॉक्स कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं देखने को। यहाँ पर देखो कंप्यूटेड वैल्यूज़ ये दिखा रहा है, चेंजेस, फॉन्ट्स, एनिमेशंस, काफ़ी चीज़ें ये दिखा रहा है। देखो मैं फॉन्ट साइज़ को ऐसे बढ़ा सकता हूँ इस तरह से, लाइन हाइट को बढ़ा सकता हूँ इस तरह से। मतलब देख रहे हो आप कितना आराम है, कितना आराम है। इसलिए मैं डेवलपमेंट के टाइम पर फायरफॉक्स यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर यार आप लोग फॉर एनी रीज़न यूज़ करना चाहते हैं क्रोम को, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बुरा ब्राउज़र है, बट आप लोग ट्राई करें ज़रूर फायरफॉक्स को एक बार, ठीक है। सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, बाकी कामों के लिए मैं क्रोम यूज़ करता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ के लिए मैं अपना ये यूज़ करता हूँ एज, मैं बता रहा हूँ आपको, जब डिस्कशन आया ही तो पूरा बता देता हूँ आपको। जो एज है वो मैं यूज़ करता हूँ, रीड अलाउड फीचर होता है इसका एक, उसको यूज़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ आप लोग को दिखाऊँ तो मैं कोई भी वेबसाइट अगर खोलूँ यहाँ पर, जैसे मान लो मैं ये खोल रहा हूँ, ठीक है, angular.io, मैं राइट क्लिक करके रीड अलाउड कर सकता हूँ। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, एक फीचर है रीड अलाउड। Develop across all platforms. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रीड करता है आपके लिए पेज को, ठीक है। हाँ मुझे पता है बहुत सारी APIs, एक्सटेंशंस और कई चीज़ें मार्केट में आ गई है जो कि आप एग्जिस्टिंग ब्राउज़र में कर सकते हो, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से मिलता है। मैं किसी नए कंप्यूटर में भी बैठूँ तो मुझे पता है कि भाई रीड अलाउड फीचर मुझे मिल जाएगा एज में, ठीक है। तो ये कुछ ब्राउज़र के बारे में बातें हो गई और यहाँ पर हमने जो है मेन कंटेनर का जो कलर था उसको डार्क रेड चेंज कर दिया। बट आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन को इंटरव्यू में पूछता है तो मैं कहूँगा कि ये जो जवाब है वो गलत भी हो सकता है। हो सकता है आपका इंटरव्यूअर आपको एक चकमा टाइप का दे रहा हो। मेरे कहने का मतलब आप लोग को मैं समझाता हूँ क्या है। जब आपके इंटरव्यू ने कहा कि कलर को रेड करो, आप बैकग्राउंड कलर को रेड क्यों कर रहे हो? या तो आप क्लैरिफाई कर लो इंटरव्यूअर से कि आपको बैकग्राउंड कलर रेड करवाना है या कलर रेड करवाना है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ जब कलर बोला गया है तो आप बैकग्राउंड कलर CSS के कॉन्टेक्स्ट में सेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, क्लास इज इक्वल टू मेन यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर की जगह सिर्फ कलर को रेड करूँगा, ठीक है। तो कलर को अगर मैं रेड करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो आप क्लैरिफाई करें, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं ये सब काम तो आप उससे क्लैरिफाई करें कि क्या चाहिए आपको बैकग्राउंड रेड चाहिए, बैकग्राउंड कलर रेड चाहिए या फिर आपको कलर ही रेड चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लैरिफाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब ये चीज़ एक बात हो गई। अब इसके बाद क्रिएट अ डिव एंड ऐड अ बैकग्राउंड इमेज विद अ गिवन विड्थ एंड हाइट। आपको क्या करना है कि डिव क्रिएट करना है और बैकग्राउंड इमेज जो है गिवन विड्थ और हाइट के साथ आप लोगों को लगाना है, ठीक है। तो एक डिव बना लो आप लोग, बैकग्राउंड इमेज लगा लो, वो हमने काम कर रखा है गिवन विड्थ और हाइट के साथ, ठीक है। तो गिवन विड्थ और हाइट के साथ बैकग्राउंड इमेज लगाने का तरीका हम लोगों ने बात करी है चैप्टर 2 में, ठीक है। तो अगर मैं चैप्टर 2 को खोल भी दूँ दोबारा से आप लोगों के लिए तो आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया विड्थ और हाइट आप लोग सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। बट लेट्स सी दैट इन एक्शन। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक div डॉट bg बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो bg है इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो डॉट bg मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँगा, इसकी जो विड्थ है उसको मैं कर दूँगा 344 पिक्सल और हाइट को भी इतना ही कर देता हूँ, ठीक है। हाइट को भी इतना ही कर देता हूँ और मैं क्या करूँगा, इसका जो बैकग्राउंड इमेज है इसकी, उसको URL यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर index.jpg लगा दूँगा, ठीक है। index.jpg, ठीक है। तो index.jpg मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो अभी आप लोग इसको देखो अगर, तो यहाँ पर देखो index.jpg आ गया। मैं नहीं चाहता कि रिपीट हो, तो जो बैकग्राउंड रिपीट है मैं उसको कर दूंगा नो रिपीट और मैंने nr लिख के एंटर मार दिया, n और r और nr लिख के एंटर मार दिया। नो रिपीट जो है मुझे ऑटोमेटिकली कंप्लीट होकर मिल गया। कुछ स्लो कंप्यूटर्स में पता नहीं क्यों ये काम नहीं करता है, जो ड्रॉप डाउन आता है ना, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं करता है, बट मेरे कंप्यूटर में
मेरे कंप्यूटर में तो करना ही पड़ेगा यार, i9 प्रोसेसर है यू नो। तो पहले मेरे i5 वाले कंप्यूटर में भी करता था, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड है इसका ये आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको मैं कुछ चेंज कर दूँगा, मतलब एक्वा कर देता हूँ। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड, जो मेरा बॉक्स है वो कितना बड़ा है। तो मेरा बॉक्स इतना बड़ा है और इमेज इतनी बड़ी है, ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकता हूँ कि 344 से थोड़ा कम मैं क्या कर सकता हूँ, 300 कर सकता हूँ। 300 पिक्सल्स और 300 पिक्सल्स, मैं 300 कर दूं बैकग्राउंड साइज़ को। तो आप देखो 300 बाई 300 में ये आ गया है। और हाँ, इसका एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ गया है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है इसके इमेज के एस्पेक्ट रेशियो को नहीं रखा है और मैंने चेंज किया है यहाँ पर थोड़ा सा साइजिंग को। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं 344 कर दूँ तो कैसा रहेगा। 344, ठीक है। क्या ये पूरे को कवर करेगा? डेफिनेटली करेगा। अगर मैं थोड़ा सा कम करना स्टार्ट कर दूँ, जैसे मान लो मैं 340 या फिर लेट से 341 करूँ, हाँ मुझे थोड़ी सी लाइन दिखेगी यहाँ पर ब्लू की जो कि दिख रही है, आप लोग देख सकते हो। तो क्लैरिटी होनी चाहिए यार, जब भी आप CSS लिख रहे हो एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बार क्लैरिटी आ गई ना आप लोगों को, सवाल पूछो अपने आप से। अगर कोई चीज़ काम कर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप पूछो, तभी आप एक रॉकेट डिज़ाइनर बन पाओगे, एक खतरनाक डिज़ाइनर बन पाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि यार बस ये किसी सूरत से नीचे आ जाए, आपने 10 चीज़ें ट्राई करी, 8वीं चीज़ काम कर गई, आपने सोचा भी नहीं क्यों काम करी और आप आगे बढ़ गए, दैट शुड नॉट बी योर एटीट्यूड। हाँ, इनिशियली आप लोग थोड़ा बहुत इस एटीट्यूड के साथ चल सकते हो, बट लॉन्ग टर्म में ये एटीट्यूड जो है बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। और अब हम लोग जो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और ये है कि क्रिएट अ वर्टिकल बॉक्स एंड ऐड अ फिक्स नॉन स्क्रॉलिंग बैकग्राउंड टू इट। तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस ही इमेज की हाइट को मैं थोड़ा सा, डिव की हाइट को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अब यहाँ पर मैंने इसकी हाइट को बढ़ा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो हमारी थी बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। कभी कभी प्रॉपर्टी दिमाग से निकल जाती है, ठीक है, विच इज़ टोटली नॉर्मल। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैं कंटेंट को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये देखो ये फिक्स हो गया, इमेज फिक्स हो गया। आप देख रहे हो, कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन ये जो इमेज है फिक्स हो गया अपनी जगह पर। हाँ, मुझे पता है ये आप लोग नहीं ज़्यादा यूज़ करना चाहोगे, बट अगेन यू कैन डू दिस। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो इमेज है यहाँ पर आ गया है। कभी कभी हमें जो है ये इमेज यहाँ पर लटकाना पड़ता है कोई छोटी मोटी, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अभी हमने कोई गुड लुकिंग वेबसाइट बनाने का ट्राई किया ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और अगला क्वेश्चन है क्रिएट अ वर्टिकल बॉक्स एंड ऐड अ नॉन स्क्रॉलिंग बैकग्राउंड टू इट, ठीक है, अ फिक्स नॉन स्क्रॉलिंग बैकग्राउंड टू इट। तो जो बैकग्राउंड है वो स्क्रॉल नहीं करना चाहिए और नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है यूज वेरीफाई दैट द बैकग्राउंड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी वर्क्स विद सम ऑफ द वैल्यूज स्किप्ड। ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था, जब आप लोग बैकग्राउंड है उसको डायरेक्टली सेट कर सकते हो आप, कलर, URL की वैल्यू, रिपीट या नो रिपीट, फिक्स्ड, फिर इसके बाद आप लोग जो है बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पर दे सकते हो एंड में। ये चीज़ अगर आप लोग यूज़ करते हो, लेटर से आपने कोई एक प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करी, जैसे मान लो मैंने रिपीट यूज़ नहीं करी, तो अगर मैं रिपीट यूज़ नहीं करता हूँ तो भी जो है यहाँ पर ये काम करेगी। ऑर्डर बस सेम होना चाहिए, इनमें से कोई भी वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ तो जो वैल्यू मैंने सेट करी हुई है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। जैसे मान लो मैंने कलर अगर मान लो सेट नहीं किया, ठीक है, और मैंने इमेज, रिपीट, अटैचमेंट, पोजीशन इस ऑर्डर में दे दिया, तो इमेज भी सेट हो जाएगी, रिपीट या नो रिपीट भी सेट हो जाएगा, इसके बाद अटैचमेंट, पोजीशन सब सेट हो जाएगा। ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी है, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद करें, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 में ये चीज़ बताई भी है, ठीक है। सो आई होप कि यार आप लोगों को समझ में आ गई चीज़ें, यार आप लोगों को क्लैरिटी हो गई बहुत अच्छी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि अगले चैप्टर की तरफ हम मूव करेंगे। चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, ये सारा सोर्स कोड आप लोगों को मिल जाएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं www.codewithhari.com, वेबसाइट पे भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। हम लोग चैप्टर 3 की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर हम लोग बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो मिस मत करना। लेट्स मूव टू चैप्टर 3 नाउ। सो अब हम लोग मूव करें चैप्टर 3 में, जो कि है हमारा CSS का बॉक्स मॉडल, कि क्या है बॉक्स मॉडल CSS के अंदर और क्यों हमें बॉदर करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो CSS है वो सारे के सारे HTML एलिमेंट्स को एक बॉक्स की तरह ट्रीट करता है। इस बात का क्या मतलब है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने यहाँ पर अपने इस फोल्डर को खोल लिया है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और ये जो PDF है हमारी, ये सब आप लोगों को मैं लिंक में दे दूंगा
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सॉरी, लिंक। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो कंटेंट है वो उसके बाहर होती है पैडिंग, उसके बाहर होता है बॉर्डर, उसके बाहर होती है मार्जिन। अगर आप लोग डर गए तो मैं आप लोगों को यहीं पर रोकना चाहता हूँ और आप लोगों को अपनी बात सुनाना चाहता हूँ जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। तो देखो ऐसा होता है कि कंटेंट जो है कुछ ऐसा समझ लो कि कंटेंट आपके अंदर घर का जो कमरा है कुछ वैसा आप समझ लो, ठीक है। पैडिंग जो है, पैडिंग को आप दीवार के तौर पे समझ लो, दीवार की जो लेयर है, जो ईंटें होती हैं उसकी लेयर है, उसको आप पैडिंग समझ लो। इसके बाद क्या होता है, ईंटें रखने के बाद सीमेंट लगाया जाता है, उसको आप बॉर्डर समझ लो। तो ईंट के बाहर से सीमेंट आएगा, ठीक है, और सीमेंट के बाहर से पेंट आएगा, मार्जिन को पेंट समझ लो। तो बेसिकली लेयर्स हैं, जैसे कंटेंट के बाहर पैडिंग होगी, पैडिंग के बाहर बॉर्डर होगा, बॉर्डर के बाहर मार्जिन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है आनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको MBPC करके याद कर सकते हो, MBPC। बहुत पहले की आप लोगों को बात बता रहा हूँ, मैंने इसको कैसे याद किया था। मैंने इसको ऐसे याद किया था, मेरे भाई पढ़ ले छोटे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद होने वाला है। तो इवेंचुअली याद हो ही जाएगा, तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई पढ़ ले छोटे जो है काफ़ी काम करेगा। सबसे बाहर मार्जिन, फिर बॉर्डर, फिर पैडिंग, फिर कॉन्टेंट। तो कॉन्टेंट के जस्ट बाहर मार्जिन होती है, सॉरी पैडिंग होती है, जो कि कॉन्टेंट के बाहर की जो स्पेसिंग है उसको जो है कंट्रोल करती है। और यहाँ पर उसके बाहर बॉर्डर होता है, बॉर्डर जो होता है वो पट्टी समझ लो, बॉर्डर को पट्टी कह सकते हैं हम लोग। और वो पट्टी होती है ब्लैक कलर की या फिर डैश्ड भी हो सकती है, वो अलग अलग तरह के बॉर्डर्स होते हैं हमारे पास। उसके बाहर मार्जिन होती है, यानी कि जो बॉर्डर के बाहर की स्पेसिंग होती है, यानी कि जितनी दूरी बनाने को आपका जो कंटेंट है वो कहता है कि भाई दूसरे एलिमेंट से कहता है मेरे साथ दूरी बना के चलो। जैसे होता है ना, गाड़ियाँ चलती हैं हाईवे पे तो कीप डिस्टेंस लिखा होता है पीछे, तो कुछ ऐसा समझ लो कि मार्जिन भी जो है दूरी छोड़ने का एक तरीका है एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। अब इतनी बात हम लोगों ने करी है, आगे बढ़ते हैं। हमने विड्थ और हाइट के बारे में बात की थी और हमें विड्थ और हाइट जो है एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी के तौर पे यूज़ करनी ही पड़ी थी, क्योंकि यार विड्थ और हाइट जो होती है वो आपको बहुत ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत पड़ती है CSS के अंदर। मैं जल्दी से यहाँ पर बिना टाइम को वेस्ट करते हुए index.html बनाऊँगा और एक बॉयलर प्लेट डालते हुए यहाँ पर मैं लिखूँगा बॉक्स मॉडल और dev.content डालूँगा, इसमें lorem34 डालूँगा और मॉडल की स्पेलिंग ज़रा गलत कर दी है मैंने, स्टाइल यहाँ पर डालूँगा और डॉट कंटेंट जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, डॉट कंटेंट के अंदर मैं लिखूँगा एक तो हाइट लिखूँगा इसकी, मान लो 23 पिक्सल्स। इसके बाद मैं विड्थ लिखूँगा जो है 345 पिक्सल, थोड़ी बड़ी विड्थ ले ली मैंने। इसके बाद मैं बैकग्राउंड लिखूँगा या बैकग्राउंड कलर लिखूँगा। मैं बैकग्राउंड शॉर्टहैंड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 में क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि यार देखो जो बैकग्राउंड होता है उसको शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी के तौर पर आपको जिस तरह से यूज़ कर सकते हो। मैंने एट दी एंड आप लोग को बताया था कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज़ आप लोग इस सीरीज़ में यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मैं अगर लिखता हूँ रेड यहाँ पर और सिर्फ इतना लिखूंगा तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो रेड सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रेड लिख देता हूँ और इसको लाइव सर्वर में भी जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन विद लाइव सर्वर, और ये लाइव सर्वर के अंदर खुल गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसकी हाइट क्योंकि मैंने थोड़ी सी छोटी कर दी है तो कंटेंट जो है वो बाहर की तरफ को जो है लीक कर रहा है, ठीक है। तो इसको ठीक करते हैं, ज़रा हाइट बढ़ा देते हैं इसकी, हम 423 पिक्सल कर देते हैं हाइट। हाँ यार अब थोड़ा ठीक है, इसके अंदर कंटेंट कम से कम फिट आ रहा है और विड्थ जो है वो भी मैंने बिल्कुल ठीक दी हुई है। तो बेसिकली जब भी एक वेबसाइट को बनाया जाता है तो आप लोग क्या करते हो कि जो उसके अंदर के कंटेंट है उसको स्ट्रक्चर करते हो कि यार ये बॉक्स जो है यहाँ पर मेरे ये चीज़ आएगी, एक दूसरा बॉक्स आप बनाते हो, एक तीसरा बॉक्स आप बनाते हो। तो एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जल्दी से मैं यहाँ पर स्टार लगाकर M0 मार्जिन 0 और पैडिंग 0, ठीक है, पैडिंग और इसके बाद मैं 0 कर दूंगा, ठीक है, सेमीकोलन। अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मार्जिन 0 पैडिंग 0 करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखो ये पूरा चिपक गया है ऊपर। मैं आऊँगा यहाँ पर अपने चैप्टर 3 की PDF में, तो इस तरह से हाइड और विड्थ सेट कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों को एक रिमाइंड कराना चाहता था मैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो टोटल हाइट होगी किसी भी एलिमेंट की वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, या टोटल विड्थ होगी वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पर हाइट का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, जो हाइट टोटल होगी किसी भी कंटेंट की वो होगी हाइट प्लस टॉप या बॉटम की पैडिंग, यानी कि जितनी जगह वो घेरेगा लंबाई में, यानी कि हाइट उसकी वो जो होगी टोटल वो होगी जो हाइट आपने दी है, यानी कि इस तरह से जो आपने हाइट में वैल्यू लिखी हुई है वो, यानी कि इस केस में 423 पिक्सल प्लस टॉप या बॉटम की पैडिंग, क्योंकि नीचे से और ऊपर से दोनों से दिया आपने अगर पैडिंग तो दोनों जुड़ेंगी हाइट में। और उसके बाद टॉप बॉटम का बॉर्डर की अगर विड्थ आपने जितनी भी दी है वो, और उसके बाद टॉप बॉटम की मार्जिन वो भी जुड़ेगी। तो मार्जिन बॉर्डर पैडिंग जो है वो दोनों जुड़ेंगी। 2 बार क्यों जुड़ेगी, 2 बार इसलिए जुड़ेगी अगर आपने पैडिंग दी है, एक बार यहाँ से जुड़ेगी एक बार यहाँ से जुड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से पैडिंग आ जाएगी, दोनों तरफ से बॉर्डर आ जाएगा ऊपर नीचे और दोनों तरफ से मार्जिन भी आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सी दिस इन एक्शन। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा,
इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और यहाँ पर ये कंटेंट मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। आप लोग देखो यहाँ पर मैं कंप्यूटेड वैल्यूज़ में जाऊँगा और यहाँ पर मैं हाइट लिख दूंगा। तो देखो हाइट की वैल्यू जो है वो 423 पिक्सल है, लेकिन ये स्पेस कितनी ले रहा है ये अगर मुझे देखना है यहाँ पर, तो आप लोग देखो लेआउट में जाओ आप लोग, और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये कह रहा है 345x423। ये जो आपका कंटेंट की विड्थ और हाइट है ये इस तरह से आपने दी हुई है। आपकी पैडिंग 0 है, आपका बॉर्डर भी 0 है और आपकी मार्जिन भी 0 है। तीनों चीज़ें आपने 0 दे रखी हैं। कुछ कुल मिला के मुझे ये बात बता रहा है। मान लो मैं इसमें मार्जिन और पैडिंग सेट करता हूँ। मार्जिन और पैडिंग सेट करना बहुत आसान है। आप लोग अगर मार्जिन लिख देते हैं जैसे 34 पिक्सल, कुछ ज़्यादा ही मैंने दे दी, 4 पिक्सल देता हूँ, और उसके बाद आप लोग पैडिंग भी दे देते हैं कुछ, जैसे मान लो मैंने दे दी 3 पिक्सल्स, ठीक है, या 14-13 कर लेते हैं ताकि दिखे कम से कम 14-13, और बॉर्डर को दे लेते हैं 4 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। रेड बॉर्डर नहीं दूंगा, ब्लैक दूंगा क्योंकि रेड तो बैकग्राउंड है। तो ये है मार्जिन को सेट करने का तरीका, ये है पैडिंग को सेट करने का तरीका, और ये बॉर्डर को सेट करने का तरीका है। आप यहाँ पर सबसे पहले बॉर्डर की थिकनेस देते हो, उसके बाद आप लोग किस तरह का बॉर्डर आपको चाहिए, बहुत प्रकार होते हैं बॉर्डर के, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, और इसके बाद बॉर्डर का कलर। ये क्विकली बॉर्डर सेट करने का तरीका है, ये मार्जिन और पैडिंग सेट करने का तरीका है। ऊपर और नीचे, लेफ्ट और राइट, चारों जगह पर मार्जिन सेट होगी 14 पिक्सल्स, और सेम चीज़ होगी पैडिंग के लिए भी, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह 13 पिक्सल सेट हो जाएगी। अभी यहाँ पर आए आप लोग तो देखें, यहाँ पर ये मुझे बता रहा है, अब ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आप देखो 345 जो है वो आपकी विड्थ है, ठीक है। तो आपने विड्थ जो है वो 345 ली है। विड्थ में जुड़ेगी क्या, कौन सी वैल्यू जुड़ेगी, पैडिंग लेफ्ट जुड़ेगी और पैडिंग राइट जुड़ेगी। अगर आप टोटल स्पेस निकालना चाहते हैं कितनी ये ले रहा है, और उसमें बॉर्डर की विड्थ जुड़ेगी, और उसी के साथ साथ क्या होगा, बॉर्डर की विड्थ जुड़ने के साथ साथ यहाँ पर बाहर की भी जो मार्जिन है वो जुड़ेगी, ठीक है। पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन तीनों जुड़ेंगी। तो मैं हाइट की बात करूँ तो 423, 13, 3.9, 14 ये जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से जब आप जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो टोटल हाइट होती है, ठीक है। सो आई होप की चीज़ समझ में आ गई आप लोगों के। और अब हम लोग यहाँ पर वापस से जाते हैं अपनी PDF में, थोड़ा जूम आउट करता हूँ PDF को मैं, और अब आप लोग देखो यहाँ पर बॉक्स मॉडल के साथ साथ अगले जो टॉपिक है वो मैंने बताया कि आप मार्जिन और पैडिंग को सेट किस तरह से कर सकते हो। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। अगर 3 पिक्सल 4 पिक्सल मैंने मार्जिन और पैडिंग सेट करी तो चारों तरफ से 3 पिक्सल मार्जिन सेट हो जाएगी, चारों तरफ से 4 पिक्सल पैडिंग सेट हो जाएगी। इसमें कोई भी सरप्राइजेस वाली बात नहीं है, ठीक है। ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारी की सारी वैल्यूज़ को सेट कर देता है, मार्जिन हो या पैडिंग हो, ठीक है, सबको बराबर सेट कर देता है। मार्जिन को 3, पैडिंग को 4। आप इंडिविजुअली भी पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, या फिर मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट इंडिविजुअली भी सेट कर सकते हो अलग अलग करके। वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है। बट उससे भी पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। जैसे मान लो यहाँ पर मैं मार्जिन को कुछ इस तरह से करता हूँ। मैंने बोला मार्जिन को 4 पिक्सल, मैं 4 वैल्यूज़ देता हूँ, 4 पिक्सल, या फिर अलग वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 2 पिक्सल, फिर 6 पिक्सल, और इसके बाद 1 पिक्सल। तो मैंने अगर मार्जिन को इस तरह से सेट किया है तो इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ अपनी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अब आपको क्या, आपने रटा क्या बैठ के, आपको कैसे पता टॉप राइट बॉटम लेफ्ट है, क्या आप रटते हो चीज़ों को? तो नहीं यार, मुझे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि मेरे पास एक बहुत अच्छी टेक्निक है इसको याद रखने की, और वो कुछ इस प्रकार से है कि जब भी आपकी मार्जिन की 4 वैल्यूज़ दी होती हैं और आपको डिटरमिन करना है कौन सी वैल्यू कौन सी है, यानी कि टॉप कौन सा है, राइट कौन सा है, बॉटम कौन सा, लेफ्ट कौन सा है, तो आप क्या करो, अपने दिमाग में क्लॉक इमेजिन करो। ध्यान से सुनना, ये बात, ये ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा। एक क्लॉक इमेजिन करो, एक घड़ी इमेजिन करो, और टॉप पर आप लोग स्टार्ट करो। तो पहली वैल्यू टॉप है, ठीक है। इसके बाद आप क्लॉकवाइज मूव करो। अब क्योंकि घड़ी इमेजिन कर रहे हो तो घड़ी की दिशा में मूव करो, ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो अगली वैल्यू है, यानी कि राइट। इसके बाद अगली वैल्यू जो आएगी वो बॉटम, और अगली वैल्यू लेफ्ट। अब आपको यहाँ टॉप क्यों लिखा, क्योंकि ये ऊपर है। टॉप का मतलब ऊपर होता है, बॉटम का मतलब नीचे होता है, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड में होता है, राइट का मतलब राइट साइड में होता है। इसलिए मैंने चारों कोने मार्क कर लिए अपनी क्लॉक के, और मैं टॉप से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। और ये वैल्यूज़ मुझे याद रहेंगी अब कि पहली टॉप होती है, दूसरी राइट होती है, तीसरी बॉटम होती है, चौथी लेफ्ट होती है। कभी मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं तब क्या होता है। बाय द वे मैं ये वैल्यूज़ आप लोग को ज़रा दिखा दूँ, इसको मैं ज़रा रिलोड करता हूँ। और यहाँ पर लगता है मैंने 2 बार मार्जिन सेट कर दी। नहीं, मैंने 2 बार सेट नहीं करी है, मैंने सेव भी किया है। लेट मी सी सब कुछ ठीक है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर देखो सब कुछ ठीक है। 4 आ रही है ऊपर से, ठीक है, टॉप मार्जिन टॉप 4 आ गई। इसके बाद अगली वैल्यू क्या है, 2 पिक्सल है, वो होनी चाहिए हमारी ये वाली। हाँ बिल्कुल सही, ये 2 पिक्सल है। इसके बाद 6 होनी चाहिए, ये है 6, देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। इसके बाद 1 पिक्सल यहाँ पर होनी चाहिए, देखो यहाँ पर 1 पिक्सल है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ जो है वो एक ही मार्जिन शॉर्ट हैंड से हमने सेट कर दी, ठीक है। हम अलग अलग भी लिख सकते थे, हम ये भी लिख सकते थे मार्जिन टॉप जो है 4, मार्जिन राइट, लेकिन कितना टाइम लगता है यार, कितना टाइपिंग करोगे आप लोग। आप आराम से एक बार में लिख सकते हो इस चीज़ को मार्जिन का शॉर्ट हैंड यूज़ करके।
अच्छा, अगर मैं मार्जिन की सिर्फ 2 वैल्यूज़ यूज़ करता हूँ, मैं ज़रा इसको कमेंट आउट करके आप लोग को ये दिखाता हूँ कि अगर मैं मार्जिन की 2 वैल्यूज़ यूज़ करता हूँ तब क्या होता है। मार्जिन की 2 वैल्यूज़ अगर मैंने यूज़ करी, अगर मैंने मार्जिन की 2 वैल्यूज़ यूज़ करी तो आप कुछ ऐसा समझ लो कि 2 पिक्सल 1 पिक्सल अगर मैंने करी तो ये टॉप और बॉटम की, मतलब टॉप बॉटम की यानी कि वर्टिकल की मार्जिन है और ये लेफ्ट राइट की मार्जिन है। अब आपको ये कैसे याद रखें कि पहली वाली कौन सी है, दूसरी वाली कौन सी है। अगेन आप वही काम करो, क्लॉक के टॉप से स्टार्ट करो। पहली वैल्यू कौन सी है, टॉप और बॉटम की, दूसरी वैल्यू है लेफ्ट राइट की, ठीक है। तो टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और यहाँ पर देख भी लो आप इस चीज़ को, टॉप एंड बॉटम में 2 हो गई, लेफ्ट एंड राइट में 1 हो गई, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और 1। सो सेम चीज़ आप लोग पैडिंग के साथ भी कर सकते हो। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट अलग अलग भी आप लोग कर सकते हो। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट अलग अलग भी सेट कर सकते हो कुछ इस तरह से, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया है। इंडिविजुअली भी सेट कर सकते हो, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि अगर आप इस तरह की वैल्यूज़ यूज़ करो, इस तरह के शॉर्ट हैंड्स यूज़ करो, यानी कि मार्जिन को आप लोग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को एक बार में अगर सेट कर दो, दैट वुड बी बेटर। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। सेम गोज़ फॉर दिस वन। अगर आपको अलग अलग वैल्यूज़ देनी है तो एक ही मार्जिन से आप लोग जो है चारों वैल्यूज सेट कर दो। पहली होगी टॉप, दूसरी होगी राइट, तीसरी होगी बॉटम और चौथी होगी लेफ्ट, ठीक है। आई होप यार ये तो क्लियर हो ही गया होगा सबको यार। अब तो मार्जिन पैडिंग सेट करना जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा। नीचे कमेंट लिख दो यार एक जल्दी से कि यार मार्जिन पैडिंग सेट करना बहुत ईजी है, ठीक है। आप लिखो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप कमेंट लिखोगे तो। अब यहाँ पर देखो सेटिंग बॉर्डर्स की बात करते हैं। बॉर्डर सेट अगर आपको करना है तो कैसे कर सकते हो। देखो बॉर्डर सेट करने के लिए प्राइमरीली 3 वैल्यूज हमें सेट करनी पड़ती है, और उन 3 वैल्यू में से जो हमारी पहली वैल्यू है वो है बॉर्डर की विड्थ, यानी कि कितनी विड्थ होगी बॉर्डर की, कितना मोटा बॉर्डर आपको चाहिए। आप पिक्सल्स में विड्थ को दे दें, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 4 पिक्सल। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस मैं कहूँगा बॉर्डर विड्थ कितनी, लेट अस से 3 पिक्सल। इसके बाद मुझे देना पड़ेगा बॉर्डर स्टाइल, और बॉर्डर स्टाइल में ये वैल्यूज़ आ गई है मेरे पास, डैश, डॉटेड, डबल, ग्रूव, हिडन। तो ये ना VS कोड ना एक बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे सारी पॉसिबल वैल्यूज़ भी दिखाता है, ठीक है। तो मुझे MDN में भी बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, MDN पे अगर मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं MDN रेफरेंस पे भी जाता हूँ, बट यहाँ पर देख रहे हो आप सब कुछ एक जगह पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो डैश और डॉटेड, डबल, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सॉलिड। अब आप लोग देखो यहाँ पर स्क्रॉल बार है, देख रहे हो स्क्रॉल बार है यहाँ पर, ये स्क्रॉल बार है। तो ये सारी वैल्यूज़ है। अब देखो यहाँ पर सॉलिड भी है, रिज भी है। सॉलिड तो आपने देखा, चलो अभी सॉलिड ही दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। और इसके बाद बॉर्डर का जो कलर है वो हमें सेट करना पड़ता है, और मान लो मैं एक्वा कर देता हूँ तो आपको जो है कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये बॉर्डर जो है इसका एक्वा आ गया, इसकी वेट, और ये सॉलिड है। अच्छा, अगर मैं सॉलिड करके ना करके डैश्ड करूँ बॉर्डर को तो कैसा दिखेगा, ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। डैश्ड कर दिया मैंने बॉर्डर यहाँ पर, और देखो यहाँ पर डैश बॉर्डर इस तरह से दिखाई देगा। अलग अलग तरह के बॉर्डर्स आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। और अगर आप लोग को और अंडरस्टैंडिंग चाहिए आप लोग MDN रेफरेंस पे चले जाना। लेकिन यार सबसे ज़्यादा जो है सॉलिड बॉर्डर ही यूज़ किया जाता है। अब देखो इन्होंने MDN वालों ने सब कुछ बताया हुआ है, कोई बॉर्डर नहीं। डॉटेड बॉर्डर ऐसा है, इनसेट बॉर्डर ऐसा है, डैश सॉलिड ऐसा है, फिर उसके बाद डैश्ड डबल नन अगर कर दोगे तो ऐसा होगा। फिर यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से आप लोग जो है बॉर्डर स्टाइल सेट कर सकते हो। अब ये जो 3 वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ हैं इनके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं, ज़रा इनकी भी कहानी बताता हूँ क्या है। देखो यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू है डैश्ड, ठीक है। टॉप की जो बॉर्डर टॉप है वो हो गया डैश्ड, ठीक है। इसके बाद है ग्रूव, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला है ये ग्रूव हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो नीचे नन है, नीचे कोई बॉर्डर नहीं है। इसके बाद डॉटेड है। तो ये वही वैल्यूज़ आ गई जैसे हम लोग मार्जिन सेट करते हैं ना, टॉप, फिर उसके बाद यहाँ पर टॉप, फिर क्लॉकवाइज जाओगे तो राइट, फिर नीचे बॉटम, फिर इसके बाद लेफ्ट। तो ये 4 वैल्यूज़ भी आप लोग सेट कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो सेट आप लोग, ठीक है। अब अगर आप लोग 3 वैल्यूज सेट करते हो तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है व्हेन 3 वैल्यूज आर स्पेसिफाइड द फर्स्ट स्टाइल अप्लाइज टू द टॉप। पहली वाली टॉप की होगी, दूसरी वाली लेफ्ट और राइट की होगी, यानी कि दूसरी वाली लेफ्ट और राइट दोनों की होगी, और तीसरी वाली बॉटम की होगी, ठीक है। तो ये जो बीच वाली है लेफ्ट और राइट दोनों की होगी, इसलिए आपको डबल दिख रहा है यहाँ पर, और ये वाली टॉप की है, ये वाली बॉटम की है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि यार 3 वैल्यूज़ का भी यूज़ मत करा करो, कन्फ्यूजन होता है एक तो आपके अपने आप के लिए, और उसके बाद अगर फ्यूचर में कोई दूसरा फेलो प्रोग्रामर भाई पढ़ेगा इसको या बहन पढ़ेगी अगर, तो यार अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी बार बार MDN में देखना पड़ेगा, हो सकता है उसको याद ना रहे। तो जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें चीज़ों को उतना अच्छा है ना। सो आई होप आप लोग समझ गए इस चीज़ को। अब वापस से आऊँगा यहाँ पर मैं अपने बॉर्डर सेट करने वाले इस नोट्स के पेज में। मैंने 3 वैल्यूज़ को अलग अलग स्पेसिफाई किया। ये ना करके मैं एक शॉर्ट हैंड यूज़ कर सकता हूँ, मैं सिर्फ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड भी कर सकता हूँ। बॉर्डर विड्थ, स्टाइल और कलर को अलग अलग सेट करने की बजाय मैं कहूँगा सीधे डायरेक्टली एक लाइन में 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। अब बॉर्डर रेडियस की बात करना चाहता हूँ, और बॉर्डर रेडियस को दिखाने से पहले मैं ज़रा इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ। कहाँ गया, कमेंट आउट कर दिया इसको, और ये बॉर्डर में सेट करता हूँ। और बॉर्डर रेडियस से बेसिकली क्या होता है, राउंडेड बॉर्डर्स मिलते हैं आप लोगों को। बॉर्डर रेडियस मान लो मैंने 9 पिक्सल कर दी, तो मेरे जो कोने हैं बॉर्डर के वो कुछ इस तरह से राउंड हो जाएंगे। देख रहे हो आप लोग, ये रेडियस जो है यहाँ पर आ गई,
इसको बढ़ा के भी देख सकते हो आप लोग, मैं दिखाता हूँ आप लोग को भी। कहाँ गई मेरी बॉर्डर रेडियस, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको ऐसे बढ़ा लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ज़रा जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये भी बड़ा देखना चाहिए ना, तभी तो मज़ा आएगा। इसको ऐसे रख देते हैं थोड़ा कोने में। अब देखो यहाँ पर मैं 17 पिक्सल अगर बढ़ाता जा रहा हूँ, देख रहे हो ऊपर कैसे राउंड होता जा रहा है, ऊपर देखो, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। 150 पिक्सल तक मैंने कर दिया और देखो कैप्सूल बन गया, पूरा स्विमिंग पूल बन गया ये वाला, ठीक है। सो आई होप समझ गए आप लोग यार, ठीक है। मैंने थोड़ी बहुत बॉर्डर रेडियस रखी है 9 पिक्सल, ये कभी कभी बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाने के काम आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। तो बॉर्डर रेडियस भी बहुत सिंपल सी चीज़ थी, राउंडेड बॉर्डर्स बनाने के लिए काम में आती है। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को अभी बताने जा रहा हूँ वो है मार्जिन कोलैप्स का कॉन्सेप्ट, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट यार। इसका रीज़न ये है कि मार्जिन कोलैप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अगर आप लोग कोई भी कोड बेस समझना चाहते हैं CSS में, अगर किसी ने लिखी हुई है कोई स्टाइल शीट उसको समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को काम आने वाला है। क्योंकि यार अगर आप लोग को नहीं पता मार्जिन कोलैप्स के बारे में तो आप लोग ये सोचोगे कि यार ये कैसे हो सकता है, क्या इस ब्राउज़र में कोई ख़राबी है, क्या कोड गलत है, मतलब अलग अलग तरह के ख्याल आने लगेंगे आप लोग के दिमाग में। तो यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ कि क्या है ये मार्जिन कोलैप्स, व्हाट इज मार्जिन कोलैप्सिंग। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जब दो मार्जिन फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स ओवरलैप करती हैं तब क्या होता है, जो इक्विवेलेंट मार्जिन है वो ग्रेटर होती है, दोनों में से जो भी बड़ा है वो मान ली जाती है। अब आप लोग हो गया यार ये क्या बोल दिया, मैं जब तक समझाऊंगा नहीं ना तब तक समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, तो इसको एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मार्जिन कोलैप्स के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, इसलिए मैं एक दूसरी अलग से बना रहा हूँ एक HTML फाइल और इसका नाम ही रख देता हूँ मार्जिन कोलैप्स, ठीक है। और हाँ मुझे पता है कि मैंने मना किया था स्टाइल टेक्स्ट यूज़ मत करना, बट फॉर ट्यूटोरियल से ताकि एक पेज पर सब कुछ रहे, आप लोग को अलग अलग स्टाइल शीट्स को रेफर ना करना पड़े, इसलिए मैं एक जगह पर डाल देता हूँ यहाँ पर सारा कोड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर div.box1 करता हूँ और इसके अंदर लेटर से lorem 34 डाल देता हूँ और मैं div.box2 करता हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ लेटर से lorem 343, तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, lorem 43, ठीक है। और इसका जो है बैकग्राउंड वो थोड़ा सा चेंज कर लूँगा, बैकग्राउंड कलर वगैरह, अरे यार W की दबा रहा हूँ मैं, lorem 43, ठीक है। और मैं यहाँ पर जल्दी से दो अपने रूल्स लिखूँगा। और हाँ यार CSS में हम जो भी लिखते हैं ना वो रूल्स ही होते हैं कुल मिला के, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना उस चीज़ से। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर दूँगा और box 2 का जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर मैं 2 करूँगा और यहाँ पर इसको एक्वा कर दूँगा, ठीक है। और हाँ यार अगर आप लोग इसको ओपन विद लाइव सर्वर करोगे और हाँ इसको फायरफॉक्स में भी मैं खोलना चाहूँगा, अगर आप इसको फायरफॉक्स में खोलोगे नो सरप्राइजेस कि आप लोग को ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो है 160% किया हुआ है, इसको 100% कर लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो मार्जिन वगैरह है वो बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है। तो मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ पर जो कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, जो कि है CSS रीसेट। तो मैं यहाँ पर M0 करूँगा और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर जो है P0 भी करूँगा, ठीक है। तो मार्जिन 0, पैडिंग 0, सब कुछ ऊपर चिपक जाएगा क्योंकि मैंने सारे एलिमेंट्स की मार्जिन भी 0 कर दी, पैडिंग भी 0 कर दी। अब मैं मार्जिन दूंगा यहाँ पर, आप लोग देखना ध्यान से। अगर मैं मार्जिन देता हूँ box 1 को, मान लो मैं देता हूँ मार्जिन और मैं देता हूँ लेटर से 34 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद मैं इसकी हाइट भी दे देता हूँ लेटर से 20 पिक्सल्स, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ ज़रा राउंड फिगर में रखता हूँ चीज़ों को ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 20 पिक्सल दे दिया, 30 पिक्सल दे दिया और आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा, और आपको पता है यार क्या होगा। जो इसकी हाइट है वो मैंने चेंज करके क्या कर दी, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, जो इसकी हाइट थी इस बॉक्स की, मैंने इस बॉक्स की हाइट को चेंज करके क्या कर दिया, 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर मैं इस हाइट को बढ़ाऊँ तो ये नीचे खींचता चला जाएगा, ये आप लोग को मालूम है, ठीक है। तो मैंने बस राउंड फिगर में इसकी हाइट को किया जो कि 20 पिक्सल था। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर जूम इन कर सकता हूँ अगर आप लोग इसको और ध्यान से देखना चाहते हो, कभी आप इंस्पेक्ट वगैरह कर रहे हो कोई चीज़ या फिर आप लोगों के काबू से निकल चुका है कोई एरर, तो जूम करना जो है एक अच्छा आइडिया हो जाता है। अब यहाँ पर देखो मैंने मार्जिन जो है वो 30 पिक्सल दे दी, ठीक है। अब देखना क्या करेंगे हम लोग, कुल मिलाकर आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहता हूँ हाइट 20 पिक्सल, अगर मैं कहता हूँ कि ये जो कंटेंट है इसकी हाइट 20 पिक्सल हो, तो क्या उसमें मार्जिन इंक्लूड होती है? तो यहाँ पर मैं आप लोग को अगर दिखाऊँ तो आप लोग देखो यहाँ पर जो 20 पिक्सल है वो जो मैंने हाइट यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है उसमें मार्जिन इंक्लूड नहीं होती है क्योंकि मार्जिन बाहर है। देखो 30 + 30 कुल 60 की मार्जिन है, 20 का कंटेंट है, ठीक है। तो कंटेंट 20 का है, मार्जिन जो है वो 30 की मैंने दे दी। अच्छा अगर मैं नीचे वाले एलिमेंट में भी 30 की मार्जिन दे दूँ तो इन दो एलिमेंट्स के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ज़रा ये सोचो आप लोग। मैं आप लोगों से ये सवाल फिर से करता हूँ, अगर मैं 30 की मार्जिन दे दूँ इसमें तो इन दोनों कंटेंट के बीच में दूरी कितनी रह जाएगी? तो आप में से कई लोग कहेंगे 60, क्योंकि ऊपर से मार्जिन आएगी 30 की, नीचे से मार्जिन आएगी इस वाले में 30 की, फिर नीचे वाले एलिमेंट की ऊपर नीचे अपनी अपनी मार्जिन होगी, 30 की स्पेसिंग होगी मतलब, तो वो 30 + 30 60 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है,
होता क्या है कि अगर दो मार्जिन ओवरलैप कर रही होती हैं तो जो आपका ब्राउज़र होता है वो क्या करता है, वो कहता है कि अच्छा 30 की दूरी तुम्हें चाहिए, 30 की दूरी तुम्हें भी चाहिए, तो क्यों ना तुम दोनों एक ही दूरी शेयर कर लो। कुल मिला के ऐसे कहता है ब्राउज़र आप लोग का। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या मतलब है इस चीज़ का। तो अगर मैं यही चीज़ डाल दूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं कॉपी करके ज़रा यही चीज़ यहाँ पर डाल देता हूँ, मार्जिन 30 हाई 20 पिक्सल। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि इसकी मार्जिन अगर मैं देखूँ, ये देखो इसकी मार्जिन यहाँ पर आ रही है और इसकी मार्जिन भी वहीं पर आ रही है, तो इन दोनों ने मार्जिन को शेयर कर लिया। अब यहाँ पर 30 की मार्जिन थी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 30 की मार्जिन थी तो शेयर हो गई वो, क्योंकि ऊपर भी 30 थी नीचे भी 30 थी। अगर ऊपर 30 होती और नीचे 20 होती तो क्या होता, अगर ऊपर 30 है और नीचे 20 है तो क्या होगा कि जो ऊपर वाली है उसकी 30 वाली मार्जिन मानी जाएगी बस, और नीचे वाला कहेगा मुझे 20 की दूरी चाहिए, तो नीचे वाले से ब्राउज़र कहेगा कि यार ऊपर 30 की दूरी ऑलरेडी है तो बिना दूरी के काम चला ले, क्योंकि ऑलरेडी दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो मेरे कहने का क्या मतलब है। अगर मैं यहाँ पर बॉक्स 1 को सिलेक्ट करूँ तो देखो 30 की मार्जिन ऊपर 30 की नीचे, और वो जो मार्जिन है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, देखो येलो कलर से आ रही है। बट अगर मैं बॉक्स 2 में जाऊँ तो आप लोग देखो कि जो मार्जिन नीचे बॉक्स 1 की है वो मार्जिन ऊपर बॉक्स 2 ने शेयर कर लिया, यानी कि जो 20 की मार्जिन थी, कितने की मार्जिन थी, 20 की मार्जिन थी, वो शेयर हो गई है और कोलैप्स हो गई है। बेसिकली इसको और नीचे होना चाहिए था। अगर आप लोगों को मार्जिन कोलैप्स नहीं मालूम तो आप कहोगे ये थोड़ा और नीचे होगा, बट ये नीचे नहीं है, तो इसे कहते हैं मार्जिन कोलैप्स बेसिकली। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो एक बार और बताऊंगा और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम जो बना रखा है ना नोट्स में मैंने वो बहुत ही क्लियर है, ठीक है। इसके बाद तो हो ही नहीं सकता समझ में नहीं आया, प्रोवाइडेड कि आप सुनो यार, सुनोगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो आप फिर से पढ़ते हैं इस चीज़ को। व्हेन टू मार्जिन्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स ओवरलैप, यानी कि दो मार्जिन्स अगर ओवरलैप कर रही हैं, एक एलिमेंट ऊपर है यहाँ पर, एक एलिमेंट नीचे है, ओवरलैपिंग हो गई है। अब आप क्या करोगे, एक बार ओवरलैपिंग हो गई है एलिमेंट्स की, तब क्या होगा, एलिमेंट्स की ओवरलैपिंग हो गई है मार्जिन की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्जिन फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स ओवरलैप, मार्जिन ओवरलैप होनी चाहिए, एलिमेंट्स ओवरलैप की बात नहीं होनी, मार्जिन ओवरलैप होनी चाहिए। द इक्विवेलेंट मार्जिन इज ग्रेटर ऑफ द टू, तो उन दोनों में से जो भी बड़ी मार्जिन होगी वो मान ली जाएगी और जो दूसरी मार्जिन होगी वो नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 30 बड़ी थी, ऊपर वाली की मार्जिन ऑलरेडी जो है हमारे पास 30 थी, इसलिए वो मान ली गई, और नीचे वाली जो मार्जिन थी वो नहीं मानी गई क्योंकि वो 20 थी और ऑलरेडी ऊपर वाले एलिमेंट नीचे से 30 की मार्जिन दे रहा था। तो 30 की मार्जिन एक आ रही थी नीचे से और ये वाला एलिमेंट कह रहा था मुझे ऊपर को 20 चाहिए, तो 30 वाले में से ही शेयर हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी मार्जिन, ठीक है। इसे कहते हैं मार्जिन कोलैप्स। यहाँ पर डायग्राम देखो, यहाँ पर लेट अस से मार्जिन 3 पिक्सल मांग रहा है ये वाला एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट की डॉटेड लाइंस देखो मैंने कहाँ बनाई है, इसको और जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर इसकी डॉटेड लाइंस मैंने कहाँ पर बनाई है, ये इसकी मार्जिन है, ठीक है, इस एलिमेंट की 3 पिक्सल, इसको मिल गई 3 पिक्सल की मार्जिन। अब ये जो मार्जिन थी इसकी 7 पिक्सल मैंने दी, ठीक है, इसकी मार्जिन मैंने कहा मुझे 7 पिक्सल चाहिए, तो क्या होगा, 7 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 जो है वो मार्जिन कंसीडर की जाएगी। तो इन दोनों एलिमेंट्स के बीच की दूरी कितनी होगी, 7 पिक्सल। अब अगर ऊपर वाला एलिमेंट कंप्लेन करेगा ब्राउज़र से, कहेगा ब्राउज़र भैया ये नाइंसाफ़ी है, ब्राउज़र भैया आपने मेरे साथ गलत किया है, ब्राउज़र भैया कहेंगे क्या गलत किया भाई मैंने तेरे साथ, नीचे वाले एलिमेंट ने कहा कि 7 की दूरी उसे चाहिए और तुझे तो ऑलरेडी 3 की मिल गई ना, तेरे को 3 की चाहिए थी। अगर मान लो आप जाते हो और आप जाते हो कहीं ग्राउंड में क्रिकेट मैच खेलने के लिए और आप लोग कहते हो कि एक बल्ब जला दो, मुझे रात को क्रिकेट मैच खेलना है, और लेट अस से 10 बल्ब जल जाते हैं, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते ना कि आपने दूसरे लोगों के कहने से 10 बल्ब जलाए, मेरे कहने से एक बल्ब नहीं जलाया। वो कहेंगे यार 10 बल्ब जल तो गए, एक और बल्ब तुझे क्यों जलाना है, तुम तो एक बल्ब चाहते थे और जल गए 10 बल्ब, तो अच्छा ही है ना तुम्हारे लिए। तो कुछ इस तरह से समझ लो आप लोग कि यहाँ नीचे वाला एलिमेंट को 7 पिक्सल मार्जिन मिली गई क्योंकि इतनी दूरी बढ़ी गई है, और ये ऊपर वाला एलिमेंट कह रहा था मुझे 3 पिक्सल की दूरी चाहिए नीचे को, तो 3 पिक्सल जो है यहाँ पर आप लोग देखो ये जो मार्जिन है इसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी क्योंकि नीचे वाला जो है 7 पिक्सल की दूरी मेंटेन कर रहा है। कुछ ऐसा समझ लो, 2 गाड़ियाँ चल रही हैं रोड पे, एक और तरीका बताता हूँ इसको समझने का। आगे वाली गाड़ी कह रही है पीछे वाले से, देख भाई 3 पिक्सल की दूरी बना के रख मुझसे, और पीछे वाला कह रहा है देख भाई आगे वाले से कि मुझसे 7 पिक्सल की दूरी बना कर रख, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 7 पिक्सल की अपनी दूरी बनाएगा और ये 3 पिक्सल की और ऊपर से बना लेगा दूरी। अगर इसने पीछे वाले ने 7 पिक्सल की दूरी बना ली तो आगे वाला तो ऑटोमेटिकली 3 पिक्सल की दूरी तो है ही है ना। तो कुछ ऐसा समझ लो आप लोग कि जो मैक्सिमम दूरी होती है वो कंसिडर की जाती है, और जो छोटी वाली दूरी यानी कि छोटी वाली जो मार्जिन है वो कोलैप्स हो जाती है। ये कोलैप्स होकर किधर जाती है, अंदर धस जाती है। कोलैप्स हो जाती है मतलब ये वाली मार्जिन जो है ये इसके अंदर आ गई, इस वाली मार्जिन के, ठीक है। मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि आप लोग को ही समझ में आए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाले टाइम में कभी भी आप CSS का इंटरव्यू देते होगा तो ये सबसे पहले पूछी जाएगी, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ये चीज़ ज़रूर पूछी जाएगी, क्योंकि CSS में अगर कॉन्सेप्चुअल जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो यही सब है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्जिन बिटवीन देम इज कोलैप्स्ड,
टू द बिगर मार्जिन, जो 7 पिक्सल थी वो दूरी कंसिडर की गई, क्योंकि 3 पिक्सल तो ऑटोमेटिकली मिल गई, ठीक है। तो आई होप मार्जिन कोलैप्स सबको समझ में आ गया। और यहाँ पर मार्जिन कोलैप्स हो जाती है जब भी आप लोग मार्जिन जो है 2 अलग अलग एलिमेंट्स में देते हो, अगर मार्जिन ओवरलैप हो रही हो ऑब्वियसली तब, ठीक है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, जो है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग क्या होता है? डिटर्मिन्स व्हाट आउट ऑफ पैडिंग एंड बॉर्डर इज इंक्लूडेड इन एलिमेंट्स विड्थ एंड हाइट। यहाँ पर मुझे एपोस्ट्रॉफी एस लगाना था, इनकी एलिमेंट की विड्थ एंड हाइट, बट भावनाओं को समझ लिया करो यार आप लोग, इतना सारे मैं पेजेस लिखता हूँ, हल्की फुल्की जो है बिंदु कॉमा की गलती तो कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, डिटर्मिन्स व्हाट आउट ऑफ पैडिंग एंड बॉर्डर इज इंक्लूडेड इन एलिमेंट्स विड्थ एंड हाइट। एलिमेंट की विड्थ और हाइट में क्या इंक्लूड किया जाए, पैडिंग बॉर्डर क्या इंक्लूड किया जाए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि ये जो एलिमेंट है इसकी हाइट 20 पिक्सल्स है, तो क्या उसमें पैडिंग और बॉर्डर इंक्लूडेड है? और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पैडिंग और बॉर्डर इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर ये जो कंटेंट है, जो एक्चुअल कंटेंट है, जो कि मेरा ये डब्बा है जो आपको भी दिख रहा है ब्लू कलर से, ये एक्वा कलर में जो दिख रहा है यहाँ पर, वो डब्बा मेरा 20 पिक्सल है, क्योंकि उस पर मैंने हाइट 20 पिक्सल सेट की है। पैडिंग और बॉर्डर जो है वो अलग से हैं। तो अगर आपने 20 पिक्सल जो है यहाँ पर बॉक्स 2 को हाइट दे दी, और उसके बाद आपने लेटर से पैडिंग दे दी, आपने 20 पिक्सल जो है हाइट दे दी बॉक्स 2 को, और अब आप कहते हो कि यार मुझे पैडिंग भी चाहिए लेटर से 2 पिक्सल्स की, ठीक है। और आप कहते हो मुझे मार्जिन तो खैर ऑलरेडी आपके पास है, लेटर से आपने कहा मुझे बॉर्डर चाहिए वापस से 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे का, ठीक है। और अगर मैं इसको जो है 1 पिक्सल कर दूँ तो थोड़ा सा वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो पैडिंग 2 की ले ली मैंने, बॉर्डर 1 का ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ ज़रा, यहाँ पर पैडिंग कितनी ली मैंने? पैडिंग 2 की ले ली, बॉर्डर 1 का ले लिया, ठीक है। तो बॉक्स 2 के अंदर आप लोग देखो कि मैंने पैडिंग 2 की ली, बॉर्डर 1 का ले लिया, मार्जिन 20 थी। तो पूरी दूरी कितनी, ये जो जगह है घेरेगा, हाइट में कितनी इसकी टोटल हाइट होगी, इफेक्टिव हाइट कितनी होगी इसकी, आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। 20, उसके बाद 20 में 4 जुड़ेगा, और उसके बाद 24 + 2, एक ऊपर एक नीचे, जो कि 26 हो गया। और 26 में जब 40 जुड़ेगा तो 66 हो जाएगा। तो इसकी जो इफेक्टिव हाइट है वो 66 पिक्सल्स होगी। तो यहाँ पर इसकी जो टोटल हाइट है वो 66 पिक्सल हो जाएगी, जिसे आप लोगों ने अभी कैलकुलेट करके देखा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बॉक्स साइजिंग की। तो जो बॉक्स साइजिंग होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट बॉक्स सेट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बॉक्स साइजिंग, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स, और यहाँ पर मैं कंटेंट बॉक्स अगर लिखूंगा तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा यार। बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स लिखने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं हटाऊंगा, लगाऊंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। तो बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स लगाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ इसके MDN पर जाकर। तो मैं ओपन करता हूँ इसके MDN वाले पेज को, और यहाँ पर देखो कंटेंट बॉक्स अगर आप लोगों ने एक पेरेंट कंटेनर बनाया हुआ है और फिर उसके बाद उसके अंदर एक चाइल्ड कंटेनर है। अब जो डिफरेंस है ना यहाँ पर कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स में, वो आप लोगों को पता चलेगा ये सेकंड और थर्ड वाले से। देखो सेकंड वाले में मैंने जब बॉक्स साइजिंग को कंटेंट बॉक्स यहाँ पर देखा, तब मैं यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेशन करूँगा ये आप लोग को मैं बताता हूँ। जो पेरेंट कंटेनर है, मैंने कहा कि जो ये कंटेनर है हमारा, जो चाइल्ड कंटेनर है, ये जो लगी हुई है CSS, ये चाइल्ड कंटेनर पे लगी हुई है। बाय द वे मैं आप लोग को बता दूं, ये जो चाइल्ड कंटेनर पे CSS लगी हुई है, ये यहाँ पर जो बॉक्स साइजिंग है इसकी, वो कंटेंट बॉक्स रख दी गई है। यानी कि हमने ये कह दिया है कि जो इसका कंटेंट होगा उसकी विड्थ 100% कर दो, ठीक है। यानी कि इसकी विड्थ के बराबर कर दो, जो कि पेरेंट विड्थ का हमारा कंटेनर है। अब मैंने कहा कि मुझे चाहिए बॉर्डर और वो 10 पिक्सल का, और मुझे चाहिए पैडिंग 5 पिक्सल की। तो क्या कितना हो गया, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी इसमें। 10 पिक्सल 2 बार, 5 पिक्सल 2 बार, ठीक है। अब क्योंकि 10 पिक्सल 2 बार, 10 पिक्सल का बॉर्डर 2 बार ऐड हो गया, 5 पिक्सल जो है पैडिंग 2 बार ऐड हो गई, चाइल्ड कंटेनर के अंदर से स्पेसिंग आ जाएगी, तो वो स्पेसिंग भी ऐड हो गई। तो ये जो कंटेनर है चाइल्ड कंटेनर, ये बाहर निकल जाएगा। जब मैं कहता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो, तब मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जो साइज़ होगा डब्बे का, वो इंक्लूडिंग, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो विड्थ या हाइट होगी डब्बे की, जब मैं विड्थ या हाइट बोलता हूँ उसका मतलब ये होगा बॉर्डर बॉक्स के केस में कि मैं पैडिंग और बॉर्डर को इंक्लूड करके दे रहा हूँ विड्थ। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ विड्थ 100%, तो मैं पैडिंग और बॉर्डर को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ विड्थ को 100%। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो है बाहर निकल रहा है मेरा कंटेनर ऐसे। तो बॉर्डर बॉक्स करने से ये फ़ायदा होता है कि आप जब भी विड्थ सेट करते हो तो वो इफेक्टिव विड्थ होती है आपकी जो सेट होती है, ठीक है। और ऑब्वियसली मार्जिन इंक्लूड नहीं होती है। हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं डेमो यार यहाँ पर। तो यहाँ पर बॉक्स साइजिंग को जल्दी से मैं बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बॉर्डर, और यहाँ पर बॉक्स साइजिंग मेरी हो गई बॉर्डर बॉक्स। और आप लोग देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स किया, तो ये जो मेरी विड्थ थी इसकी,
यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने विड्थ सेट नहीं किया है, मैं एक काम करता हूँ ज़रा इसकी विड्थ को ना 100% कर लेता हूँ। और इस डेमो को करने के लिए ना थोड़ा सा और रोचक काम करते हैं। और रोचक काम पता है हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा बॉक्स 2 है ना, देखो मैंने इसके अंदर से लॉरेम हटाया बस, तो आप ये मत कहना कि यार ये क्या कर दिया, ठीक है। मैं जो बॉक्स 2 है ना, सबसे पहले तो मैं बॉक्स 1 की विड्थ और हाइट चेंज करूंगा। हाइट इसकी 20 पिक्सल है, मैं इसकी विड्थ को दे दूंगा लेट अस से 233 पिक्सल्स। और इस पर भी मैं जो है बॉर्डर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, शुड बी फाइन। और मैं जो विड्थ दूंगा यहाँ पर वो दूंगा 100%। तो बेसिकली मैं MDN का वो जो एग्जाम्पल था उसको रेप्लिकेट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं रेप्लिकेट करने में सफल भी हो चुका हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट द फैक्ट कि मुझे इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जो कंटेंट है वो लीक कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। मैं इसकी हाइट को कर दूंगा करीब 2320 पिक्सल विच इज़ अ लॉट, ठीक है। कोई बात नहीं, चलेगा। नीचे को जा रहा है एलिमेंट थोड़ा सा, चलेगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि जब मैं कहता हूँ यहाँ पर कि जो बॉक्स साइजिंग है वो बॉर्डर बॉक्स है, तो उससे क्या फ़ायदा मुझे मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो बॉक्स 2 था इसकी विड्थ मैंने 100% करी थी और हाइट मैंने इतनी करी थी और मार्जिन 20 पिक्सल करी थी। अभी हम मार्जिन को हटा लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे मार्जिन की। और आप लोगों ने गैस ही कर लिया होगा यार कि मार्जिन जो है यहाँ पर काउंट नहीं होती है, सिर्फ पैडिंग और बॉर्डर की बात की जाती है। और इसलिए मैंने नोट्स पे भी लिखी हुई है बात, पैडिंग एंड बॉर्डर, मार्जिन का जिक्र नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मार्जिन आपने लगा दी तो निकल ही जाएगा आपका जो चाइल्ड कंटेनर है वो पेरेंट से पार। तो यहाँ पर देखो चाइल्ड कंटेनर एकदम पेरेंट के अंदर बैठ गया है चुपचाप से। अगर मैं बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स ना करता तो ये देखो यहाँ पर लीक करना स्टार्ट कर दिया है इसने। थोड़ा जूम कर ले अगर यहाँ पर तो आप लोग को दिखेगा कि ये बाहर निकलना स्टार्ट हो गया है। और अगर मैं बॉर्डर को थोड़ा और बढ़ा दूँ तो आपको बहुत सारा बाहर निकलता हुआ दिखेगा ये। तो मैं बॉर्डर को थोड़ा बढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर को कितना करूँ 5 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी कर देता हूँ करीब 6 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर देखो अब ज़रा ये इसके अंदर आ रहा है क्योंकि मैंने बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स किया हुआ है। अगर मैं ये बात हटा दूँ यहाँ से बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो जो मेरी विड्थ होगी वो मेरी सिर्फ कंटेंट की विड्थ होगी, पैडिंग और बॉर्डर उसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो मैं इफेक्टिवली ये कह रहा हूँ कि भाई मेरी जो विड्थ है उसको कर दो 100%, लेकिन उसमें पैडिंग और बॉर्डर मिला के होनी चाहिए उतनी। यानी कि फिर ये क्या करेगा जो आपका ब्राउज़र है वो बोलेगा अच्छा 100%, ठीक है। देखता हूँ कि जो पेरेंट है उसकी कितनी विड्थ है, अच्छा 233 पिक्सल आपको चाहिए, यानी कि 233 पिक्सल जो है वो आपका पैडिंग और बॉर्डर मिला के है। तो वो कंटेंट की विड्थ को सेट कर देगा दोनों साइड की पैडिंग और दोनों साइड से बॉर्डर की स्पेस को माइनस करके, ठीक है। और ये सब ऑटोमेटिकली होगा, आप कैलकुलेट वगैरह करके देख सकते हो, बट आप लोग को मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़रूरत ही नहीं पड़ती है यार जब आप डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हो। शांति के साथ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डाल दो और आपका जो पेरेंट है उसके अंदर फिट हो जाएगा चाइल्ड, ठीक है। इस तरह से जैसे कि मैंने आप लोग को भी दिखाया। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है सब लोगों को। और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, काफ़ी मैं यूज़ करता हूँ अपनी CSS टेम्पलेट्स में जब भी बनाता हूँ, कभी भी डिज़ाइनिंग करता हूँ, तो काफ़ी यूज़ आने वाली प्रॉपर्टी है और इसको हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करेंगे। मैं आप लोग को पहले ही बता दूँ, कुल मिला के अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कुल मिला के ये कहता है कि जो कंटेंट की विड्थ है या हाइट है उसमें पैडिंग और बॉर्डर इंक्लूडेड है। और अगर मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं करता हूँ, जो बॉक्स साइजिंग है मेरी वो कंटेंट बॉक्स है बाय डिफ़ॉल्ट, तो कुल मिला के ये होगा कि जो विड्थ और हाइट है, यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट इन द CSS बॉक्स मॉडल द विड्थ एंड हाइट यू असाइन टू एन एलिमेंट इज अप्लाइड ओनली टू एलिमेंट्स कंटेंट बॉक्स, यानी कि सिर्फ कंटेंट की विड्थ और हाइट की बात करते हो आप। बॉर्डर और पैडिंग जो है वो अलग से स्पेस लेगी, ठीक है। अगर आप बॉर्डर बॉक्स बोल देते हो तो वो स्पेस अलग से नहीं लेगी, आपने जो विड्थ दी है उसमें इंक्लूडेड होगा बॉर्डर और आपकी जो पैडिंग है, ठीक है। सो बॉर्डर और पैडिंग इंक्लूडेड होगा। अब यहाँ पर देखो कंटेंट बॉक्स गिव्स यू द डिफॉल्ट CSS बॉक्स साइजिंग बिहेवियर, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो कंटेंट बॉक्स है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है दिस एंड्स हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 में मुझे आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना था। एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्या लिखा है मैंने, यार बड़ी मेहनत से लिखा है। डिटर्मिन्स व्हाट आउट ऑफ पैडिंग एंड बॉर्डर इज इंक्लूडेड इन एलिमेंट्स विड्थ एंड हाइट, ठीक है। अब आप समझ गए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और कैन बी कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स, और मैंने एरो लगा के लिखा है कि कभी फ्यूचर में आप लोग भूल जाओ, तो वैसे भूलने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि कंटेंट बॉक्स का मतलब कंटेंट की विड्थ और हाइट आप लोग चाहते हो, जो कंटेंट की विड्थ और हाइट है उसकी बात हो रही है, पैडिंग और बॉर्डर इंक्लूडेड नहीं है। बॉर्डर बॉक्स कर दिया तो आप ये कह रहे हो कि भाई जो बॉर्डर वाला डब्बा है इसकी विड्थ मैं बोल रहा हूँ, यानी कि कंटेंट की विड्थ अपने आप कैलकुलेट करो। आप ब्राउजर से ही बोलते हो, आप ब्राउजर से कहते हो देखो भाई मैं इस विड्थ की बात कर रहा हूँ, ये विड्थ कर दो मेरी 100%, ठीक है। ये विड्थ मेरी 100% कर दो, ये बॉर्डर बॉक्स है, आप लोग देखो ये कंटेंट बॉक्स है, ठीक है।
तो बॉर्डर बॉक्स की बात हम लोग जब करते हैं तब हम लोग कहते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया है .dev1 नाम का। अगर आपकी कोई क्लास है तो आप .dev1 पर ये प्रॉपर्टी जो है यूज़ कर सकते हो। कंटेंट विड्थ एंड हाइट इंक्लूड्स कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर बॉक्स कहते हो। और अगर आप लोग जो है सिर्फ कंटेंट बॉक्स लिखते हो या कुछ नहीं लिखते हो, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ही होता है, तो सिर्फ इंक्लूड आपकी कंटेंट की विड्थ और हाइट को मतलब किया जाएगा जब आप विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी सेट करते हो। तो आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ ईजी। और हम लोग अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इसको और ईजी बनाने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 3 प्रैक्टिस सेट नाउ। सो गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 के प्रैक्टिस सेट को, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ चैप्टर 3 के प्रैक्टिस सेट के अंदर। इसको मैं फायरफॉक्स में खोल लूँगा और उसी के साथ साथ हम एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने यहाँ पर इसको VS कोड में खोला हुआ है। जो मेरा ये वाला फोल्डर है इसको मैंने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड में खोल रखा है ताकि आराम से हम लोग जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकें। तो मैं एक नई फाइल बनाऊँगा यहाँ पर चैप्टर 3 PS के नाम से, और ऑब्वियसली .html एक्सटेंशन मुझे लगानी पड़ेगी। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा यहाँ पर, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद यहाँ पर एक स्टाइल टैग लगाऊंगा। और एक काम करते हैं यार, इसका जो टाइटल है ना उसको डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं, लेकिन इतना आलस अच्छा नहीं है, इसलिए चलो चैप्टर 3 इतना डिस्कशन कर रहे हैं, इससे अच्छा हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस स्टाइल टैग। और पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमसे? कह रहा है क्रिएट अ वेबसाइट लेआउट। एक पूरी वेबसाइट के लेआउट को डिज़ाइन करना है, यानी कि एक वेबसाइट है अगर तो किस तरह से आप लोग उसको बनाएंगे, पूरा का पूरा डिज़ाइन करना है। एक हेडर बॉक्स बनाना है, एक कंटेंट बॉक्स बनाना है और एक फुटर बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले HTML लिख लेते हैं। हेडर मैं पहले पूरा लेआउट बनाकर दिखाऊँगा आप लोगों को, और लेआउट बनाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि लेआउट बनाकर हम किस तरह से CSS इसमें ऐड करेंगे और क्या चीज़ रिकमेंडेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर div.content बना देता हूँ एक, और इसके बाद एक फुटर टैग दूंगा, ठीक है। फुटर टैग दूंगा, ठीक है। मान लो हेडर के अंदर मेरे कुछ नेविगेशंस आएंगे, तो मैं नेविगेशन को कुछ इस तरह से लिखूंगा। मैं कहूँगा कि इसके अंदर एक UL डाल दो, एक लिस्ट आइटम डाल दो, जिसमें कि होम होगा, जिसमें कि अबाउट होगा, जिसमें कि कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं यहाँ पर HTML लिख कर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, तो कंटेंट के अंदर बहुत ही तेज़ मैं lorem 34 लिखूँगा। वैसे पैराग्राफ के अंदर लिखता तो अच्छा रहता, बट ठीक है चलेगा, ठीक है। और अब फुटर के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपल सी चीज़, कॉपीराइट। लेट अस से हम एक स्पोर्ट्स वेबसाइट बना रहे हैं, स्पोर्ट्स मैनिया 34 या फिर 007 कर लेते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स मैनिया 007। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कुछ इस तरह से @ कॉपीराइट, कॉपी लिखूँगा तो शायद एक कॉपीराइट सिंबल आता है। अब यार मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि ना मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा। मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ इसको, मुझे नहीं पता कॉपीराइट का साइन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, कॉपीराइट सिंबल HTML। और यार ये इतनी बेसिक सी चीज़ें देखो मैं भूल गया, इसका @ कॉपी होता है साइन, ठीक है। तो यार @ कॉपी साइन मैंने लगाया, ओके @ नहीं होता है, % होता है, % कॉपी सेमीकोलन, ठीक है। ये होता है इसका साइन कॉपी का, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपीराइट साइन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना चाहिए इसको। मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ यार कि कभी भी आप लोग को एक्चुअल वेबसाइट का फुटर बनाना पड़ गया तो कैसे बनाओगे। और इसको फायरफॉक्स में लेकर आऊँगा मैं, और यहाँ पर देखो फायरफॉक्स में मैं इसको ले आया। अब फायरफॉक्स में डेवलपमेंट की आदत डालो यार। अगर आप लोग को नहीं जमता क्रोम भी कर सकते हो, बट यार मुझे फायरफॉक्स बहुत ज़्यादा जमता है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक बार ट्राई करने को बोल रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी बात को मान लो, खुद फील करो, अगर डिफरेंस लगे तो यूज़ करो, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर देखो सारे के सारे जो मैंने बना रखा है, मैंने हेडर बनाया है, मैं हेडर पर एरो लेकर जा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कितनी मार्जिन, कितनी पैडिंग, क्या चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद मैं इसके अंदर लेकर आऊँगा div.content कहता, तो ये मुझे कंटेंट को हाईलाइट करके दिखा रहा है। एंड सेम गोज़ फॉर फुटर एज वेल, ठीक है। अगर मैं कंटेंट की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आके ये जो स्टाइल टैग है मेरा, मैं इसके अंदर सबसे पहले तो अपने हेडर को टारगेट करूँगा। और मैं कुछ ऐसा कहूँगा कि यार जो हाइट है ना हेडर की, उसको 34 पिक्सल कर दो और बैकग्राउंड कर दो रेड, ठीक है। और आप में से कई लोग कहोगे कि यार इस बैकग्राउंड को रेड क्यों कर दिया, बैकग्राउंड रेड अच्छा थोड़ा ना दिखेगा कोई। बट लेट मी टेल यू समथिंग, इनिशियली जब मैं अपने वेबसाइट के लेआउट्स को बनाता हूँ तो मैं बॉर्डर या बैकग्राउंड कलर उसमें दे देता हूँ ताकि मुझे दिखे मेरा कंटेंट कहाँ से कहाँ तक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें बैकग्राउंड रेड दे दूँगा, बैकग्राउंड कलर को रेड दे दूँगा। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड मैंने दे दिया है। ऑब्वियसली मैं इसकी हाइट भी दूंगा, और मैं यहाँ पर हाइट को दे दूंगा, आप लोगों को एक नई यूनिट दिखाता हूँ, VH, जो कि व्यू पोर्ट हाइट होती है, ठीक है। VH में लिखूंगा तो व्यू पोर्ट की जो हाइट होती है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ और करना चाहूँगा, मार्जिन 0 करूँगा सबसे पहले,
और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर पैडिंग 0 भी करूँगा, तो मैं पैडिंग को 0 कर दूँगा, ठीक है। और पैडिंग 0 करने के बाद ही कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। देखो नीचे आ गया इसका ये जो मेरा स्पोर्ट्स मैनिया 007 था, जो मेरा कंटेंट है उसकी हाइट मैंने 90 VH दे रखी है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि 90 VH पर आ गया और 34 पिक्सल मैंने इसकी हाइट दे रखी है। और फुटर मुझे ठीक ठाक लग रहा है, मैं इसकी कोई हाइट नहीं दूंगा। इसके अंदर जो कंटेंट है उसके हिसाब से इसकी हाइट जो है वो सेट हो जाएगी। और यहाँ पर ये क्या हुआ, मैं यहाँ पर डॉट लिखूँगा और यहाँ पर आप लोग देखो डॉट लिखने के बाद मैं डॉट क्यों लिखा मैंने, फुटर लिखना था मुझे, ठीक है। तो फुटर लिखने के बाद मैं इसकी हाइट वगैरह नहीं देता हूँ, मैं क्या करूँगा इसमें बैकग्राउंड कलर को क्या कर दूँगा, कुछ भी दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा वेबसाइट लेआउट जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। यहाँ पर देखो होम वगैरह कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसका रीज़न ये है कि मैंने बैकग्राउंड को तो ब्लैक कर दिया लेकिन मैंने कलर को वाइट नहीं किया। और जैसे ही यहाँ पर मैं कलर को वाइट करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ने लग जाएगा मेरा ये, बट ये बाहर आ रहा है मेरे इस हेडर से और मुझे इसको ठीक करने के लिए इसके डिस्प्ले को इनलाइन करना पड़ेगा। अब मेरे पास इसको हॉरिजॉन्टल करने का एक तरीका है जो कि मैं आपको आगे अगले चैप्टर में बताऊंगा, इसलिए मैं उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा। वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, अगर मैं सारे के सारे एल आई में डिस्प्ले इनलाइन लगा दूँ तब भी ये एक लाइन में आ जाएंगे, बट मैं आप लोगों को वो चीज़ आगे बताऊँगा। अभी मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं अपने इसकी हाइट को बढ़ा दूँगा, जो मेरा हेडर है इसकी हाइट को मैं इतनी बढ़ा दूँगा कि यहाँ पर अब देखो यहाँ पर एक ओवरफ्लो टैग आ गया है, इस पर आप ओवर करोगे तो ये कह रहा है दिस एलिमेंट इज कॉजिंग एन एलिमेंट टू ओवरफ्लो, यानी कि इसके अंदर पूरे के पूरा कंटेंट फिट नहीं आ पा रहा है। समझ लो आप इस बात को, इसलिए फायरफॉक्स यूज़ करता हूँ मैं। अब मैं हाइट को बढ़ाऊंगा और मैं तब तक बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है, जब तक कि ये मेरा फिट ना आ जाए कंटेंट इसमें। अब यहाँ पर देखो मैंने इसकी हाइट को कितना बढ़ा दिया, मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। 66 पिक्सल्स कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 66 लिख दूंगा, सेव करूँगा और यहाँ पर 66 पिक्सल करने से मेरा काम बन चुका है। अब सेम चीज़ अगर यहाँ पर मैं करूँ, ये जो कॉपीराइट स्पोर्ट्स मैनिया के लिए ये जो मैंने लिखा हुआ है 007, मैं एक टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर जल्दी से। मैं पैराग्राफ की टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ Ctrl+Z और यहाँ पर मुझे Ctrl+X करना था, क्या कर दिया मैंने, Ctrl+Z Ctrl+Y, मुझे रीडू करना है। 66 पिक्सल सेट की थी यार मैंने इसकी हाइट, क्या हो गया ये, कोई बात नहीं, ठीक है। Ctrl+X और यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर हम लोग लिखेंगे और हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ को एक क्लास देंगे और उसको हम देंगे सेंटर क्लास और उस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, सेंटर को हम लोग करेंगे टेक्स्ट अलाइन जो है उसका सेंटर कर देंगे, तो जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होगा वो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो पैराग्राफ पर ये चीज़ अप्लाई करके आप चीज़ों को सेंटर कर सकते हैं। पैराग्राफ को क्यों बोला मैंने, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको आप सेंटर नहीं कर पाएंगे करने के बाद भी, वो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी में देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स को कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पर एक छोटा सा हमने बना दिया है एक फुटर कंटेंट हेडर, ठीक है। आई होप कि यार एक ठीक ठाक वेबसाइट बन गई है अभी, ठीक है, बट आगे जाके हम लोग इसको और इम्प्रूव करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है यार हमारा, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने अपने प्रैक्टिस सेट को बंद कर दिया। ऐड बॉर्डर्स एंड मार्जिन्स टू 1। अगर आप पहले वाले क्वेश्चन में बॉर्डर्स एंड मार्जिन्स डालोगे, इट्स प्रीटी सिंपल। अगर मैं हेडर में एक बॉर्डर डालूँ, मैं मान लो 2 पिक्सल सॉलिड वाइट बॉर्डर डालूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ अपने फायरफॉक्स में, तो यहाँ पर देखो 2 पिक्सल सॉलिड वाइट मैंने बॉर्डर डाल दिया। अब आप मार्जिन वगैरह इस हिसाब से डाल सकते हो कि आपका कंटेंट जो है वो ठीक ठाक आ जाए, ज़्यादा दीवार पे ना चुपके। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला जो कंटेंट है इसमें अगर मैं पैडिंग डालूँ, मैं इसमें पैडिंग डाल सकता हूँ। मैं डालूँगा पैडिंग लेट अस से 33 पिक्सल्स चारों तरफ से, थोड़ा सा बीच में आ जाएगा कंटेंट। अगर आप लोगों को टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ना करके सिर्फ टॉप और बॉटम में रखनी है, या फिर लेट अस से आप लोगों को लेफ्ट और राइट में रखनी है, तब आप लोग क्या करोगे, ये चीज़ मुझे नीचे कमेंट में आप लोग बताओ टाइम स्टैम्प लगाकर। ये आपकी एक्सरसाइज है, आप मुझे नीचे बताओ कि कैसे सिर्फ एक डायरेक्शन में आप लोग जो है स्पेसिंग दे सकते हो, पैडिंग या मार्जिन कोई सी भी। तो ये चीज़ सब लोग कमेंट करेंगे और नीचे मुझे बताएंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो कि और भी सिंपल है। डिड द मार्जिन कोलैप्स बिटवीन कंटेंट बॉक्स एंड फुटर। अगर आप लोगों ने कंटेंट बॉक्स और फुटर में मार्जिन ऐड करी तो क्या आप लोगों को मार्जिन कोलैप्स मिला, ये चीज़ देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जल्दी से यहाँ पर डालेंगे मार्जिन 34 पिक्सल। मैंने कंटेंट में 34 पिक्सल डाली और उसी के साथ साथ मैं फुटर में डालूंगा एक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फुटर में डालूंगा मार्जिन और मैं डाल देता हूँ लेटर से 23 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ, ये जो मैंने बनाई है अपनी वेबसाइट,
अगर मैं इस कंटेंट को सिलेक्ट करूं तो आप लोग यहाँ पर देखो इसकी मार्जिन कितनी दिखा रहा है, 33 दिखा रहा है, ठीक है। और मार्जिन का कलर क्या दिखा रहा है, देखो मैंने यहाँ पर अगर मैं अपना लेकर आया अपना एरो लेकर आया यहाँ पर, तो आप देखो कि ये जो मार्जिन है वो यहाँ पर आ रही है, देखो ये आ रही है मार्जिन इसकी, देखो कंटेंट सिर्फ इतना सा है और कंटेंट के साथ साथ कंटेंट के बाहर मार्जिन भी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये जो कंटेंट था हमारा वो ये था, और उसी के साथ साथ जहाँ पर कलर है रेड वाला वो पैडिंग है हमारी जो कि 33 है, पैडिंग हमारी 33 है, राइट। उसके बाद हमारी मार्जिन है जो कि ये बाहर वाला एरिया है, और ये देखो यहाँ पर हाईलाइट होकर भी दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हो आप लोग, येलो येलो करके हाईलाइट होकर दिखाई पड़ रहा है, और ये हमारी मार्जिन है। लेकिन अगर मैं फुटर में आऊँ तो ये इस ही एरिया में से मार्जिन को शेयर कर रहा है, तो मार्जिन कोलैप्स हुआ है, यानी कि जो मार्जिन 34 पिक्सल है वो सिर्फ ऊपर वाले को मिल गई है, क्योंकि 34 पिक्सल इज़ ग्रेटर देन जो फुटर की मार्जिन सेट की थी, यानी कि 23 पिक्सल, ठीक है। इसीलिए मुझे 23 पिक्सल जो है अलग से नहीं मिली। ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर वाले को 34 अलग से मिल गई और जो नीचे वाला है उसको 23 अलग से मिल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सेम चीज़ एक ही बार में मार्जिन जो है शेयर हो गई, 34 पिक्सल दे दी गई ब्राउज़र द्वारा और वही मार्जिन जो है वो शेयर हो गई, ठीक है। सो आई होप कि यार ये चीज़ क्लियर है सब लोगों को, बहुत ही सिंपल सी और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर इज ऑब्वियस ट्रू, यस दी मार्जिन कोलैप्स हैपेंड बिटवीन कंटेंट बॉक्स एंड फुटर, ठीक है। और अगर हम लोग हेडर और कंटेंट बॉक्स में रखते तो मार्जिन कोलैप्स ज़रूर होता। आप लोगों के लिए एक सवाल, क्या हेडर और फुटर के बीच में मार्जिन कोलैप्स होगा? मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों की कमेंट का, आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। 3, 2, 1 मैं बताता हूँ, मार्जिन कोलैप्स नहीं होगा हेडर और फुटर के बीच में। क्यों? क्योंकि मार्जिन ओवरलैप होगी ही नहीं यार, हेडर ऊपर है और जो फुटर है वो नीचे है, इन दोनों की मार्जिन ओवरलैप होगी ही नहीं। और अगर मार्जिन ओवरलैप होगी नहीं तो मार्जिन कोलैप्स कैसे होगा? क्योंकि मार्जिन कोलैप्स का तो कॉन्सेप्ट ही है कि अगर मार्जिन ओवरलैप हो रही है तब आपकी जो ग्रेटर वाली मार्जिन है वो सिर्फ अप्लाई होगी, छोटी वाली मार्जिन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि छोटी वाली मार्जिन तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा वाली मार्जिन में से उसको मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा मार्जिन कोलैप्स का। अब आप लोग को यहाँ पर बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो डालना है कंटेंट बॉक्स के अंदर। क्या कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर अगर मैं कंटेंट बॉक्स डालता हूँ बॉक्स साइजिंग को, तो क्या मुझे कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे? अगर मुझे चेंजेस देखने को नहीं मिले तो उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न ये होगा कि बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स साइजिंग को कंटेंट बॉक्स कर देंगे, और इसको अगर मैं हटाऊँ या लगाऊँ कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। आप देख रहे हो कुछ भी मुझे हिलता हुआ नहीं दिख रहा है, यूआई पे बिल्कुल कुछ भी हिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और मैंने इसको 170 पिक्सल्स किया हुआ है, तो मैं ज़रा यहाँ पर जो जूम है ना उसको भी यहाँ क्लिक करके ठीक कर लेता हूँ, मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कुछ देखने के लिए जूम किया हुआ है अपने डेवलपमेंट यूआई में और मैं उसको जूम आउट करना भूल गया तो मैं उस जूम इन के हिसाब से बना डालूंगा पूरी वेबसाइट, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। चलो ये तो ठीक हो गई बात, ठीक है। अगर मैं बॉर्डर बॉक्स लगाऊँ तो क्या कोई चेंज देखने को मिलेगा? और यहाँ पर देखो आप चेंज देखने को मिल रहा है। अगर मैंने यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स लगा दिया यहाँ पर कंटेंट वाले बॉक्स में अपने, तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग कि अगर मैंने यहाँ पर बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दिया तब चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? एक्सप्लिसिटली कंटेंट बॉक्स लगाने से कुछ भी नहीं होगा, और उसका रीज़न ये है कि जो कंटेंट बॉक्स है वो बॉक्स साइजिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। विद दैट सेट हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, और चैप्टर 4 में हम काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 4 में काफ़ी नई नई चीज़ें आने वाली हैं, उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आज चैप्टर 4 जो है उसमें हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, फॉन्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी तब तक। और उसके बाद से चैप्टर 4 के बाद से मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर पाओगे अपने लिए। एटलीस्ट आप इतनी अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर पाओगे कि आप उसको प्रोडक्शन में लगा सकते हो। कोई भी इंसान उस वेबसाइट के पास आएगा तो उसे ये नहीं लगेगा कि यार ये कैसी वेबसाइट है। आप बैकग्राउंड्स वगैरह लगाकर अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हो। सो लेट्स मूव टू चैप्टर 4 नाउ। सो नाउ इज़ द टाइम कि हम लोग चैप्टर 4 की तरफ मूव करें, और मैं यहाँ पर फायरफॉक्स में ही अपना चैप्टर नंबर 4 खोल लूँगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम बात करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर। चैप्टर 4 हमारा है फॉन्ट्स एंड डिस्प्ले, और डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी होती है और हम डिस्प्ले को बहुत ध्यान से समझेंगे। और आगे जब हम फ्लैक्स बॉक्स पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि डिस्प्ले फ्लैक्स को किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और नोट्स में तो सब कुछ लिखा ही है, तो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो फॉन्ट्स एंड डिस्प्ले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है? हम लोगों ने बात करी थी कि यार अगर हमारा एक एलिमेंट है जो कि पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है, तो उसको हम किस तरह से साइड बाय साइड लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर, अभी हम लोग राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड करेंगे।
और यहाँ पर जल्दी से एक index.html बना लेता हूँ और index.html बनाने के बाद बॉयलर प्लेट लगाता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। ये लाइव सर्वर में खुल जाएगी मेरी जो वेबसाइट है। अभी इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है इसलिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट इसके अंदर मैं कंटेंट डाल देता हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ div.box1, ठीक है, आप ध्यान से देखना इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ div.box1 और इसके बाद मैं लिखता हूँ div.box2, ठीक है। अब मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं और एक का नाम मैंने दिया है, क्लास दी है box1 और एक को दी है मैंने क्लास box2। अच्छा, मान लो मैं इसको विड्थ देता हूँ 23 पिक्सल्स, ठीक है, और मैं हाइट भी दे देता हूँ, लेट अस से इसको 34 पिक्सल्स दे देता हूँ और मैं जो बैकग्राउंड कलर है इसको रेड दे देता हूँ और सेम चीज़ मैं कुछ box2 के साथ भी करूँगा। लेट अस से मैं सेम विड्थ और हाइट के साथ कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ब्लूइश कलर ले लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर ऑब्वियसली box1 को box2 में बनाऊंगा, सेव करूँगा और आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा। एक बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स यहाँ पर है। ये बॉक्स साइड बाय साइड क्यों नहीं आया? ये बॉक्स नीचे क्यों आ गया ब्लू वाला रेड वाले के? थोड़ी सी विड्थ को और बढ़ा लेता हूँ आप लोग को अच्छे से दिखाने के लिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ विड्थ को यहाँ पर, ठीक है, 231 कर लेता हूँ, हाइट को इतना ही रहने देता हूँ। ये पूरा का पूरा मेरा जो बॉक्स है वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा ब्लू वाला? अच्छा, अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं और यहाँ पर होवर करूं box1 में, तो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि जो box1 है वो तो इतना ही है, लेकिन ये पूरी की पूरी जो विड्थ है वो घेर के बैठा हुआ है। यानी कि एक बार ये बॉक्स रेड वाला यहाँ पर आ गया तो ये अपने राइट साइड पर किसी दूसरे डब्बे को आने नहीं देगा, ठीक है। कुल मिलाकर ये बात है। अगर मैं यहाँ पर आप लोग को नोट्स में लेकर आऊँ तो मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात की हुई है। The CSS display property is used to determine whether an element is treated as a block element या फिर inline element, ठीक है। और उसी के साथ साथ डिस्प्ले प्रॉपर्टी का एक और यूज़ है जो कि लेआउट को मेंशन करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर रहे हो, CSS ग्रिड यूज़ कर रहे हो, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो कि क्या होता है फ्लैक्स बॉक्स, क्या होती है CSS ग्रिड, उसके बारे में फ्यूचर में हम लोग बात करेंगे आगे वाले चैप्टर में। ऑब्वियसली आने वाले चैप्टर में इसी वीडियो के अंदर हम यहाँ पर करेंगे क्या कि ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसको सेट करना सीखेंगे। अच्छा, अगर आपने HTML इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बिल्कुल भी कभी पढ़ा नहीं है तो मैं आपको बता दूं, HTML के अंदर कुछ एलिमेंट्स इनलाइन होते हैं, कुछ एलिमेंट ब्लॉक होते हैं और हम किसी भी एक एलिमेंट के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि सिर्फ इतनी जगह लेते हैं, इनफैक्ट इतनी जगह घेरते हैं जितनी उनको चाहिए होती है। बट जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो पूरी की पूरी विड्थ को घेर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, इसने पूरी विड्थ को घेर लिया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरी विड्थ को ना घेरे तो मैं क्या करूँगा? मैं अगर चाहता हूँ कि ये पूरी विड्थ को ना घेरे और अपने साइड में एक और एलिमेंट को आने दे, तो मुझे यहाँ पर 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो मुझे इसके डिस्प्ले को इनलाइन करना पड़ेगा और उसी के साथ साथ मुझे नीचे वाले के डिस्प्ले को भी इनलाइन करना पड़ेगा अगर मैं इन दोनों को साइड बाय साइड चाहता हूँ। क्योंकि डिस्प्ले जब हमारी ब्लॉक होती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, डिव जो होता है हमारा एलिमेंट वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बाय डिफॉल्ट उसकी डिस्प्ले ब्लॉक होती है। डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब ये होता है कि ये अपने लेफ्ट राइट में तो किसी को आने नहीं देगा, उसी के साथ साथ ये किसी दूसरे के लेफ्ट राइट में भी नहीं जाएगा। यानी कि ये अपने नीचे और ऊपर जो है एक वाइट स्पेस छोड़ेगा, एक न्यू लाइन छोड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर मुझे यहाँ पर इसको जो box1 है इसमें अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन लिख भी देता हूँ, यानी कि इसकी जो डिस्प्ले है वो इनलाइन में कर भी देता हूँ, तब भी यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्ले इनलाइन करने के बाद ये तो गायब ही हो गया। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि एक बार आपने डिस्प्ले इनलाइन कर दिया तो आप यहाँ पर जो है विड्थ को सेट नहीं कर सकते। अगर आपको विड्थ सेट करनी है तो आप इनलाइन ब्लॉक करें, ये बताया जा रहा है मुझे। बट अगेन मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कंटेंट डाल देता हूँ इन दोनों में, मैं थोड़ा कंटेंट डाल दूंगा। एक में मैं डाल देता हूँ lorem 34 और दूसरे वाले में मैं lorem 3 डाल दूँ। क्या lorem 23 डालना चाहता हूँ, डाल दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर मैंने कुछ lorem डाला है और नीचे वाले के अंदर भी lorem डाला है। थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग हो रही है, इसको ठीक कर लेते हैं यार जल्दी से। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा यार, ठीक है, और हाइट को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 1.134 कर लेता हूँ, मेरा काम वैसे हो जाना चाहिए इतने में। और यहाँ पर देखो काफ़ी मैंने जो है विड्थ और हाइट को बढ़ा दिया, ठीक है। इनफैक्ट यार एक काम करते हैं, विड्थ को थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि हमें साइड बाय साइड लेकर आना है इन एलिमेंट्स को। तो मैं विड्थ को क्या करूँगा, 431 रहने देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखो कि एक तो मेरा ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है। अगर मैं box1 की डिस्प्ले को इनलाइन कर देता हूँ, इसकी डिस्प्ले को इनलाइन कर देता हूँ, तो क्या होगा कि ये एक लाइन के अंदर आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर एक लाइन में आ गई है, ठीक है। और अगर मैं box2 के डिस्प्ले को भी इनलाइन कर देता हूँ तब ये दोनों एलिमेंट साइड बाय साइड आ जाएंगे, ठीक है। मैं डिस्प्ले इनलाइन लिखूँगा यहाँ पर,
डिस्प्ले इन लाइन, और यहाँ पर देखो ये दोनों एलिमेंट साइड बाय साइड आ गए, ठीक है। जब तक की स्पेस है ऑब्वियसली साइड बाय साइड ये एलिमेंट्स आप लोग को दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पर तो ब्रेक करेगा यार, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है आगे। और तो ये किस तरह से काम करती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, हम लोग स्क्रैच से देखेंगे। अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए इस पॉइंट पर, अगर आप कन्फ्यूज़ हो गए, इट्स वेरी नॉर्मल, मैं आपको बता दूँ ये नॉर्मल है अगर आप कन्फ्यूज़ हो गए, क्योंकि कन्फ्यूजन तो मैं क्लियर करने वाला हूँ अभी आप लोगों का। डिस्प्ले प्रॉपर्टी तो आप लोग को ये चैप्टर के बाद आएगी, ठीक है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी से ये होता है कि आप डिस्प्ले को इनलाइन कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। इनलाइन ब्लॉक भी होती है एक डिस्प्ले, फिर उसके बाद एक डिस्प्ले नन होती है, ठीक है। ये 4 तरह की डिस्प्लेज हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CSS के अंदर। इन चारों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ क्या है, ठीक है। सबसे पहले तरह की डिस्प्ले इनलाइन। क्या है डिस्प्ले इनलाइन? डिस्प्ले इनलाइन के डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। क्या है? टेक्स ओनली द स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एलिमेंट, नो लाइन ब्रेक्स बिफोर एंड आफ्टर, सेटिंग विड्थ हाइट नॉट अलाउड, सेटिंग मार्जिन पैडिंग नॉट अलाउड, ठीक है। तो यार ये जो है ना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो ऑनलाइन फोरम्स पे, वेबसाइट पे 3 4 पैराग्राफ में लिखा होता है, उसको मैंने 2 लाइन में लिखा है, ठीक है, स्क्वीज करके। जितनी चीज़ इंपॉर्टेंट थी उतनी मैंने यहाँ पर नोट्स में आप लोग के लिए लिखी है, इसलिए मैं कहता हूँ नोट्स को डाउनलोड कर लो, इसको प्रिंट आउट निकलवा के बाइंड करा के अपने पास रख लो, ताकि आप लोग जो है बहुत ही आराम से एक्सेस कर पाओ नोट्स को। कभी भी आप लोग की टेबल पर रखे हुए नोट्स तो आपने कभी भी पन्ना पलट लिया, ठीक है, अपने नज़दीकी जेरोक्स सेंटर में जाएं और इन नोट्स की जो है फोटो कॉपी करा लें, ठीक है, यानी कि प्रिंट आउट निकलवा लें ऑब्वियसली। टेक्स ओनली द स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एलिमेंट, यानी कि जितनी स्पेस एलिमेंट को लेनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इस डिव के अंदर जितना कंटेंट है उतनी स्पेस ये लेगा। अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ लॉरम इप्सियम डॉलर लिख दिया यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर लॉरम इप्सियम डॉलर सिड लिख दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से, यानी कि 3 वर्ड्स यहाँ पर, 4 वर्ड्स यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये किस तरह से दिखाई पड़ रहा है। आप लोग देखो यहाँ पर 3 वर्ड्स यहाँ पर आ गए, 4 वर्ड्स यहाँ पर आ गए। अब ये देखो ये हाइट और विड्थ को जो है ओबे कर रहा है, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ को देखो कितना सेट किया, हाइट को कितना सेट किया है। अगर मैं इसकी डिस्प्ले को इनलाइन कर दूंगा, आप देखो यहाँ पर जैसे मैंने इसकी डिस्प्ले को इनलाइन किया, मैंने बॉक्स 2 की डिस्प्ले को इनलाइन कर दिया, तो इसकी विड्थ सिर्फ इतनी है जितनी चाहिए, यानी कि जितनी होनी चाहिए विड्थ इसकी सिर्फ उतनी विड्थ है, यानी कि ये ना ही विड्थ का आदर करेगी ना हाइट का आदर करेगी। और फायरफॉक्स क्यों मैंने आप लोग को इंस्टॉल करवाया, ये भी आप लोगों को एक बहुत अच्छा रीज़न मिल जाएगा। यहाँ पर देखो आई बटन यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस पर अगर आप लोग क्लिक करोगे, यानी कि अपना माउस कर्सर होवर भी करोगे, तो ये कह रहा है विड्थ हैज़ नो इफेक्ट ऑन दिस एलिमेंट सिंस इट हैज़ अ डिस्प्ले ऑफ इनलाइन। आप जो है डिस्प्ले इनलाइन करके विड्थ सेट नहीं कर सकते, ये बता रहा है, ठीक है। और नीचे भी देख लो हाइट में भी यही चीज़ बता रहा है कि यार आप नहीं कर सकते हाइट को सेट, क्योंकि डिस्प्ले इनलाइन है यार, कैसे सेट करोगे हाइट? डिस्प्ले इनलाइन करो, डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि यार सेटिंग विड्थ एंड हाइट इज नॉट अलाउड, मार्जिन पैडिंग इज नॉट अलाउड। अब यहाँ पर आप लोग को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने मार्जिन पैडिंग लिखा है, ये टॉप और बॉटम मार्जिन पैडिंग की बात हो रही है। आप ये मत समझना कि लेफ्ट राइट की मार्जिन रिस्पेक्टेड नहीं होगी, मुझे यहाँ पर ये बात लिखनी चाहिए थी, बट अगेन मैं वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ। आप यहाँ पर इसको मार्जिन पैडिंग ना लिखकर टॉप मार्जिन पैडिंग लिख देना, यहाँ पर टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेफ्ट राइट की मार्जिन पैडिंग जो है वो काम करती है। मैं आप लोग को इस चीज़ का डेमो भी दिखा देता हूँ। अगर मैंने इसके डिस्प्ले को इनलाइन कर दिया, मैं रेड वाले बॉक्स के डिस्प्ले को इनलाइन करके दिखाता हूँ आप लोग को। मैं यहाँ पर लिखूंगा डिस्प्ले इनलाइन, और जैसे ही मैं यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन लिखूंगा, आप लोग देखो यहाँ पर ये जो विड्थ और हाइट है ये तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ऊपर ले आता हूँ डिस्प्ले इनलाइन को, और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर मार्जिन पैडिंग दूंगा, मैं वहीं पर चल कर देता हूँ मार्जिन पैडिंग फायरफॉक्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पर मार्जिन दूंगा, ठीक है, लेट अस से 34 पिक्सल्स, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो रेड वाला बॉक्स है, बॉक्स 2 में दे दी, सॉरी मैंने मार्जिन मुझे यहाँ पर देनी चाहिए थी, मैंने इसके डिस्प्ले को इनलाइन किया है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ मार्जिन 34 पिक्सल, तो देखो लेफ्ट राइट की मार्जिन आ रही है, बस देख रहे हो आप लोग, टॉप बॉटम की मार्जिन नहीं आ रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप देने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पर लिखूँ मार्जिन टॉप, और यहाँ पर मार्जिन टॉप लिखूँगा और लिखता हूँ 34 पिक्सल, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट ये करी कि फायरफॉक्स यहाँ पर आई बटन नहीं दिखा रहा है, तो फायरफॉक्स से हर बार आई बटन एक्सपेक्ट भी मत करना, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, दैट शुड बी फाइन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि टॉप बॉटम की मार्जिन जो है वो रिस्पेक्टेड नहीं होती है। अच्छा, अगर मैं पैडिंग टॉप दे दूँ, क्या वो रिस्पेक्टेड होगी? अगर मैं यहाँ पर इस तरह से पैडिंग दे दूँ टॉप में, नहीं, पैडिंग भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ना मार्जिन मिलेगी ना पैडिंग मिलेगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सो यहाँ पर हमारा टेक अवे ये है कि ना मार्जिन ना पैडिंग कुछ भी रिस्पेक्टेड नहीं की जाएगी अगर आप लोगों ने डिस्प्ले इनलाइन किया। अब बात करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक की, जो कि डिव बाय डिफ़ॉल्ट है। डिव जो होता है एलिमेंट हमारा, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। अगर मैं इनलाइन एलिमेंट की बात करूँ कि कोई ऐसा एलिमेंट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है, तो वो है स्पैन, ठीक है। स्पैन एक हमारे पास HTML एलिमेंट होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है। जो हमारा डिव होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। टेक्स फुल स्पेस अवेलेबल इन विड्थ, जितनी विड्थ मिलती है इसको वो खा जाता है, ठीक है, पूरी की पूरी विड्थ को खा जाता है। और उसी के साथ साथ इसकी विड्थ अगर हमने सेट भी कर दी तो भी वो आप सेट कर सकते हो, आप विड्थ इज इक्वल टू पिक्सल्स में दे सकते हो। लेकिन
अगर आपने जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोग देखो, मैं अगर इसके डिस्प्ले को यहाँ पर अब ब्लू वाले को देखो, इसकी डिस्प्ले को ब्लॉक मैंने कर रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट ही ब्लॉक होती है डिस्प्ले इसकी। अगर मैंने सेट नहीं भी करी डिव की डिस्प्ले, तो डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए डिव की बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिव है इसकी मैंने विड्थ सेट कर रखी है, मैंने कह रखा है कि जो विड्थ है वो 431 पिक्सल कर दो, ठीक है। तो क्या मैं इसके साइड में और कोई एलिमेंट लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर होवर करूँ इस पर, यानी कि जो मेरा बॉक्स 2 है उस पर, तो ये पूरी की पूरी विड्थ जो है वो खा जा रहा है। आप ये देखो डॉटेड लाइन को देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर डॉटेड लाइन को देखना है, यहाँ पर देखो पूरी की पूरी विड्थ खा जा रहा है ये, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं रख सकता इसके जैसा डिव एक और। तो कुल मिलाकर आप लोग को अगर इसके लेफ्ट राइट में कुछ लिखना है तो इसके डिस्प्ले को भी इनलाइन कर लो, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन, तो ये साइड बाय साइड भी आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले को मैंने इनलाइन कर दिया है, तो ये एक दूसरे के साइड बाय साइड आ जाएंगे। और अगर मैं इन दोनों में से किसी भी एक की डिस्प्ले को ब्लॉक कर देता हूँ तो ये ब्लॉक एलिमेंट कुल मिला के ये बात कहता है कि भाई मेरे नीचे भी स्पेस चाहिए मुझे, मेरे ऊपर भी स्पेस चाहिए मुझे, मेरे लेफ्ट राइट में कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं पूरी विड्थ लूँगा। कुल मिलाकर ये बोलता है। इनलाइन एलिमेंट क्या बोलता है? इनलाइन एलिमेंट थोड़ा सीधा साधा बच्चा होता है, वो कहता है कि यार मैं सिर्फ उतनी जगह लूँगा जितनी मुझे चाहिए, ठीक है, और मैं शांति से बैठा रहूँगा, मैं मेरे साइड में कोई आ जाए, मैं किसी के साइड में चला जाऊँ, वो सब चलेगा मुझे। ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहता है मैं किसी के साइड में नहीं जाऊंगा और मेरे ऊपर नीचे एक न्यू लाइन स्पेस होनी चाहिए, मैं पूरी विड्थ भी लूँगा। तो ये चीज़ जो है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट करता है। इनलाइन एलिमेंट रिलेटिवली सीधा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लोग अगर ये कहें कि यार मुझे ना इनलाइन एलिमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इनलाइन एलिमेंट के साथ साथ मुझे यार विड्थ हाइट भी सेट करनी है, मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब है। देखो अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, यानी कि जो लॉरेम इप्सम वाला ये रेड कलर का जो मेरा बॉक्स है, इसकी अगर मैं विड्थ हाइट सेट करने की कोशिश करूँ तो यार ये तो हो ही नहीं रही है सेट। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे इसकी विड्थ को बढ़ाना है, तो भाई मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे चौड़ा करना है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आना है, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उसके लिए इनलाइन ब्लॉक बनाया गया है। तो अगर मैं इसके डिस्प्ले को इनलाइन हटा के इनलाइन ब्लॉक कर दूँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, इसकी डिस्प्ले को अगर मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूं तो विड्थ और हाइट रिस्पेक्ट की जाएंगी, यानी कि मैं विड्थ और हाइट को यूज़ कर सकता हूं एट द सेम टाइम। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एट द सेम टाइम मैं अगर यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन कर देता हूँ तो मैं एलिमेंट्स को साइड बाय साइड भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक जो होता है हमारा, यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ भी है इसके बारे में, सिमिलर टू इनलाइन, बहुत सिमिलर इनलाइन के, बट सेटिंग हाइट विड्थ मार्जिन एंड पैडिंग इज अलाउड, सब कुछ अलाउड है। एलिमेंट्स कैन सेट नेक्स्ट टू ईच अदर, और उसी के साथ साथ आप हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हो, विच इज़ अमेजिंग। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं मार्जिन पैडिंग सब कुछ यहाँ पर जो है आपको मैं दिखाता हूँ सेट करके। यहाँ पर मैंने इनलाइन ब्लॉक कर दिया, अगर मैं मार्जिन सेट करता हूँ लेटेस्ट से 34 पिक्सल, मैं बढ़ाता हूँ तो देखो सब जगह से मार्जिन आ रही है, ठीक है, टॉप से भी आ रही है। अगर मैं इस मार्जिन को पैडिंग कर दूँ, यहाँ पर मैं इसको पैडिंग में चेंज कर दूँ अगर, तो यहाँ पर देखो पैडिंग भी आएगी, मैं बढ़ाऊंगा अगर तो ये देखो स्पेस आ रही है रेड वाले के अंदर हमने किया है, रेड वाले के ऊपर अप्लाई की जा रही है, सब कुछ रिस्पेक्टेड होता है। तो इनलाइन ब्लॉक एक काफ़ी अच्छी डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, काफ़ी यूज़ में आने वाली कहूँगा, अच्छी बुरी क्या होता है यार, सबसे ज़्यादा जो है अगर आप लोग यूज़ करेंगे कोई भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी एलिमेंट्स को साइड बाय साइड लाने के लिए, बहुत ही सिंपल वेबसाइट्स के लिए इनलाइन ब्लॉक आप लोग करेंगे, ठीक है। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनलाइन ब्लॉक ही करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करता हूँ, जो कि मैं आप लोग को आगे बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। बट अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिस्प्ले नन के बारे में जो है देखते हैं। डिस्प्ले नन का मतलब ये होता है कि एलिमेंट को डॉम से रिमूव कर दो, यानी कि मैंने अगर यहाँ पर डिस्प्ले नन कर दिया, यहाँ पर अगर मैंने इसकी डिस्प्ले को नन कर दिया तो ये गायब ही हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। ये जो एलिमेंट था यहाँ पर रखा हुआ वो गायब हो जाएगा, डिस्प्ले नन में ये होगा, ठीक है। मैं कहूँगा गायब नहीं होगा, हट जाएगा, क्योंकि गायब होगा तो उसकी जो स्पेस है वो तो रहेगी ना। यहाँ पर विजिबिलिटी हिडन में गायब हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर विजिबिलिटी हिडन कर दूँ तो यहाँ पर देखो ये वाले एलिमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन डिस्प्ले नन पे ये एलिमेंट ने इसकी जगह ले ली। तो डिस्प्ले नन का मतलब ये होता है कि एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फ्लो, उसकी स्पेस जो है वो ब्लॉक नहीं होती है, यानी कि ये जो है ये जा चुका है, ठीक है। तो इसकी जगह पर कोई और बैठ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और वहाँ पर आप लोगों को कोई सीट मिलती है जहाँ पर किसी ने ऑलरेडी खाना खा लिया है, तो अब आप उस जगह पर जाकर बैठ सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो डिस्प्ले नन होती है वो भी कुछ इसी तरह काम करती है। अगर मैं किसी भी ब्लॉक की डिस्प्ले को नन कर दूं तो वो तो चला जाएगा वहाँ से, लेकिन उसकी जगह कोई और भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं विजिबिलिटी हिडन करता हूँ तो मैं कुछ ऐसा कह के जा रहा हूँ कि भाई मेरी स्पेस रिजर्व करके रखो, मैं आऊँगा वापस यहाँ पर, तब कोई नहीं बैठेगा सीट पे। कहते हैं ना कि जब दोस्त होता है साइड में, कहते हैं भाई मेरी सीट ज़रा रखना, मैं आ रहा हूँ ज़रा टॉयलेट करके, ठीक है। तो कुछ उसी तरह समझ लो विजिबिलिटी हिडन को, ठीक है। तो विजिबिलिटी हिडन आपका वो दोस्त है जो कि टॉयलेट करने गया हुआ है और वो आने वाला है वापस, इसलिए उसकी स्पेस को रिजर्व कर दिया गया है,
तो विजिबिलिटी हिडन जो है कुल मिलाकर ये है कि आपकी जो स्पेस है उसको रिजर्व करा जाएगा, डिस्प्ले नन में नहीं करा जाएगा रिजर्व स्पेस को, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए, ठीक है। विद डिस्प्ले नन द एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फ्लो, इट्स स्पेस इज नॉट ब्लॉक्ड। विद विजिबिलिटी हिडन द एलिमेंट इज हिडन बट इट्स स्पेस इज रिजर्व्ड, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में सबको आ गई। अब टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है हमारी। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट किसी भी टेक्स्ट का सेट करने में हमें मदद करती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल इसको ही ले लेते हैं, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट अलाइन है सेंटर कर दूँ तो ये देखो जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो गया। ये स्पेस अब भी पूरी ले रहा है लेकिन अलाइन सेंटर में हो गया, ठीक है। मैं इसको लेफ्ट और राइट भी कर सकता हूँ। मैं इसको राइट करूँ तो ये राइट में अलाइन हो गया, मैं लेफ्ट करूंगा तो ये लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। ये पूरा डिव मूव नहीं करा है, आप ये मत समझना कि ये पूरा डिव ही मूव कर गया लेफ्ट राइट में। बहुत सारे लोग इस टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को यूज़ करके डिव को मूव करने की कोशिश करते हैं और उनको ये लगता है कि यार अगर मैं इस डिव पे टेक्स्ट अलाइन राइट कर दूंगा तो ये पूरा डिव ही मूव होकर राइट में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टेक्स्ट अलाइन राइट का मतलब ये होता है कि इस डिव के अंदर का जो भी कंटेंट है वो अगर यहाँ पर था, यहाँ से शुरू हो रहा था, तो अब यहाँ से शुरू नहीं होगा, इसके एंड में आके यहाँ पर अलाइन हो जाएगा। यानी कि जो कंटेनर है वो तो उतना ही रहेगा लेकिन जो टेक्स्ट है कंटेनर के अंदर वो अब राइट में चला जाएगा क्योंकि मैंने टेक्स्ट लाइन को राइट सेट कर दिया। आई होप ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई है। एक और प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। और इसके लिए मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाऊँगा और मैं इसको यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट prop.html के नाम से मैं इसको सेव करूँगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऐसे लिख रहने देता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ लिख ही लेते हैं और यहाँ पर एक पैराग्राफ लगाकर इसमें मैं लिखूँगा दिस इज़ अ नाइस बॉय। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ लिख दी और यहाँ पर एक स्टाइल टैग लिखूँगा मैं, या लिखूँगा स्टाइल और इसके बाद पैराग्राफ को मैं स्टाइल करूँगा कुछ इस तरह से। मैं लिखूँगा यहाँ पर p और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं रेड कर दूँगा। एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो इसकी मैं वेट और हाइट भी सेट कर सकता हूँ और हाइट मैंने 45 पिक्सल सेट कर दी और इसको मैं जल्दी से लाइव सर्वर में खोल लूँगा। और लाइव सर्वर में खोलने के बाद मैंने इसको राइट क्लिक करके व्यू ओपन विद लाइव सर्वर नहीं किया और मैं इसको डेफिनेटली फायरफॉक्स में खोलना पसंद करूँगा। और मैंने जो विड्थ और हाइट है ना वो बहुत कम दे दी है, इसकी थोड़ा सा मुझे बढ़ानी पड़ेगी विड्थ और हाइट को। विड्थ और हाइट में मैंने कुछ ज़्यादा कंजूसी कर दी है, मैं यहाँ पर 134:25 रखूँगा इसको और आई थिंक अब ये फिट हो जाएगी इस बॉक्स में। और यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ अ नाइस बॉय यहाँ पर लिख कर आ गया है। तो यहाँ पर पैराग्राफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया है और दिस इज़ अ नाइस बॉय भी इसके अंदर मैंने लिख दिया है। इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ यहाँ पर कलर मैं इसका वाइट कर सकता हूँ और डेफिनेटली ये वाइट कलर से यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम लोग ट्राई करने वाले हैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी और मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन आप लोग को यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ दिखाता हूँ क्या करती है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन कर सकता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन करूँगा तो इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, नो डाउट अबाउट दैट। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं ओवरलाइन, लाइन थ्रू अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकता हूँ। और अगर आप लोग को प्रॉपर्टीज़ ही देखनी हो तो आप MDN में जा सकते हो। तो ये देखो अंडरलाइन में ऐसे दिखाई पड़ेगा, डॉटेड अंडरलाइन डॉटेड में ऐसे दिखाई पड़ेगा और अंडरलाइन डॉटेड रेड कर दिया अगर आपने तो कलर भी आप दे सकते हो अंडरलाइन का। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर वेवी लाइन भी दे सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसके बाद आप लोग ओवरलाइन भी दे सकते हो, ऊपर से भी लाइन दे सकते हो। तो ये सारे काम आप लोग कर सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। और यहाँ पर आप लोगों ने देखी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे जो कि है हमारी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मेनली यूज़ होता है चीज़ों को अपर केस, लोअर केस वगैरह यूज़ करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर दूँ तो आपके टेक्स्ट को कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। व्हाट इट मीन्स इज कि आपके हर वर्ड का पहला जो लेटर होगा वो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कैपिटल होगा। दिस इज़ अ नाइस बॉय, जो पहला वाला लेटर था वो कैपिटल हो गया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को ये देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। तो आप सिंपली MDN पर जाएं। MDN पर जाने के बाद यहाँ पर MDN आप लोग को एग्जांपल भी दिखाता है। तो देखो यहाँ पर कैपिटलाइज करने से ये जो पहला लेटर था इसका ही कैपिटलाइज हो गया, अपर केस करने से सब कुछ अपर केस हो जाएगा और लोअर केस करने से सब कुछ लोअर केस हो जाएगा। नन करने से क्या होगा? नन करने से कुछ भी नहीं होगा। अब कुछ इफेक्ट्स यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बता रहा है कि टर्किश और इसके बाद ये अलग अलग तरह की भाषाएं लिखी हुई हैं, इनमें किस
तरह से लोअर केस अपर केस में चेंज होता है। तो ये सब चीज़ें वो लोग ट्राई कर सकते हैं जो लोग इस तरह की लैंग्वेजेस में टाइप करना चाहते हैं यूजिंग HTML और डिज़ाइन करना चाहते हैं यूजिंग CSS। अगर मैं वापस से आऊँ इस PDF में तो आप लोग यहाँ पर देखो हमारे पास एक लाइन हाइट प्रॉपर्टी है, और ये लाइन हाइट प्रॉपर्टी क्या होती है इसको समझाने के लिए टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। लॉरेम 23 का इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पर आप लोग देखो कुछ टेक्स्ट यहाँ पर जनरेट हो गया है। मैंने लॉरेम 23 लिखा तो, और लॉरेम 23 लिखकर जो टेक्स्ट जनरेट हुआ है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगे और ये देखो बहुत सारा टेक्स्ट जनरेट हो गया। इसकी विड्थ और हाइट को यार थोड़ा बहुत बढ़ाता हूँ, इतनी कंजूसी मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे मालूम है, और कुछ ज़्यादा ही मैंने दे दी हाइट इसकी। मैं यहाँ पर इसको दूंगा 625 पिक्सल्स, और हाँ अभी इसको काफ़ी जो है यहाँ पर स्पेसिंग मिल गई है। एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन है ये आप लोग को यूजुअली यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके पास एक बहुत अच्छी वजह ना हो इसको यूज़ करने की। सिर्फ डिज़ाइन करने के लिए आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका वो पर्टिकुलर एरिया एक क्लिकेबल लिंक नहीं है और आप उसको अंडरलाइन करते हैं तो आपका जो यूज़र है आदत की वजह से उसको ये लगेगा कि ये जो एरिया है इसमें क्लिक करना चाहिए उसको, ये एक लिंक है, जबकि असलियत में ये एक लिंक नहीं होगा और ये एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं देगा आपके यूज़र्स को। ठीक है, तो इसलिए टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह आप लोग बहुत सोच समझ के लिखें। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज हमने बात कर ली ऑलरेडी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर लाइन हाइट की अलग अलग वैल्यूज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर लाइन हाइट लिख देता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर 0.2 पिक्सल्स की लाइन हाइट से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊंगा और यहाँ पर आप लोगों को लाइन हाइट चेंज करके भी दिखाऊंगा, तो जहाँ मैंने 0.2 पिक्सल दी थी वहाँ मैं बढ़ाता जा रहा हूँ लाइन हाइट को, और आप लोग देखो मेरा टेक्स्ट किस तरह से चेंज हो रहा है। तो बेसिकली जब एक पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसकी लाइन्स के बीच में जो गैप है उसको आप बड़ा या कम कर सकते हो। तो आप लोग लाइन हाइट की अलग अलग वैल्यूज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और आप लोग देख सकते हो कि लाइन हाइट जो प्रॉपर्टी है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर फॉन्ट्स पे, और फॉन्ट प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लुक एंड फील ऑफ अ वेबसाइट। एक वेबसाइट किस तरह से दिखाई पड़ती है, कैसी एक वेबसाइट जो है वो काम करती है, ये आप लोगों को फॉन्ट प्रॉपर्टी जो है वो बताती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रॉपर्टी फॉन्ट प्रॉपर्टी प्ले करती है आपकी लुक एंड फील ऑफ अ वेबसाइट में, क्योंकि यार आपका टेक्स्ट किस तरह से दिखाई पड़ रहा है ये आपकी फॉन्ट से डिसाइड करेंगी। और कभी कभी इमेजेस और फॉन्ट्स ये दो चीज़ें अकेले वेबसाइट को इतना अच्छा बना देती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपने एक अच्छी बैकग्राउंड इमेज और अच्छी इमेजेस इस्तेमाल की हुई हैं अपनी वेबसाइट पर और अच्छी फॉन्ट इस्तेमाल की हुई है तो आपका डिज़ाइन कैसा भी हो एक प्रीमियम लुक का तड़का आ जाता है आपकी वेबसाइट में जब आप ऐसे काम करते हो तो। ठीक है, सो फॉन्ट अगर आप लोग एक्सटर्नल यूज़ कर पाओ देन नथिंग बेटर देन दैट। ठीक है, तो फॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो फॉन्ट साइज़ के बारे में आप लोगों को बता दूं कि भाई फॉन्ट साइज़ क्या करता है। तो यार अगर मैंने यहाँ पर फॉन्ट साइज़ को लेटर से 23 पिक्सल्स कर दिया तो यहाँ पर आप लोग देखो फॉन्ट साइज़ को 23 पिक्सल्स करने से कितना बड़ा हो गया। और मैं लाइन हाइट को यहाँ से हटाऊंगा, यार मैंने लाइन हाइट को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, लाइन हाइट को मैंने हटा दिया है यहाँ से। अब आप लोग देखो यहाँ पर फॉन्ट साइज़ मैंने बढ़ा दिया है, कितना बड़ा दिखाई पड़ रहा है। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें अपनी वेबसाइट पर बड़ी करनी पड़ती हैं, कुछ छोटी करनी पड़ती हैं, और उसके लिए जो फॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी काम आता है। यहाँ पर एरो कीज से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, चेक कर सकते हो कौन सी साइज़ का फॉन्ट आपकी वेबसाइट पर कैसा लुक आप लोग को ला कर देता है। तो इस तरह से आप फॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हो। इसके बाद आता है फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, जो कि मैंने यहाँ नोट्स में लिखी हुई है। फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाइज द फॉन्ट ऑफ अ टेक्स्ट, कि कौन सा फॉन्ट यूज़ किया जाए। अगर आपको नहीं पता फॉन्ट क्या होता है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फॉन्ट होता है, यहाँ पर आप लोग देखो किस तरह से आपकी जो टाइप्ड लाइन्स हैं आपकी वेबसाइट पर दिखती हैं वो फॉन्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अलग अलग फॉन्ट्स में अलग अलग चीज़ें किस तरह से दिखाई पड़ती हैं। मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं एक वेबसाइट करूँगा गूगल फॉन्ट्स, और आप लोग को ये भी बताऊँगा कि यहाँ से फॉन्ट्स कैसे उठाते हैं। बट उससे भी पहले यहाँ पर बस ये दिखाना चाहता हूँ कि अलग अलग फॉन्ट्स किस तरह से दिखाई पड़ती है। तो ये देखो रोबोटो, ये वाली फॉन्ट, ये वाली फॉन्ट, ये वाली फॉन्ट, किवीमारू, ओपन सैंस, ये अलग अलग फॉन्ट्स जो है कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही हैं। देखो किस तरह से अलग लुक एंड फील दे रही हैं ये आपकी वेबसाइट को। तो किस तरह से होता है ना कि अलग अलग इंसान की अलग अलग हैंड राइटिंग होती है, उसी तरह से फ़ॉन्ट को आप कंप्यूटर की हैंड राइटिंग की तरह समझ लो कि यार चीज़ें कैसी दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, तो फॉन्ट वो होता है कि किस तरह से लिखी हुई है आपकी वेबसाइट का टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, और फॉन्ट फैमिली में मैं क्या करूँगा कि कुछ इस तरह से लिख दूंगा। मान लो मैंने ये जो मुझे डिफ़ॉल्ट मिला यही लिख दिया। तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे फॉन्ट फैमिली जो है कोरियर न्यू यूज़ करनी है, यानी कि ये वाली फॉन्ट यूज़ करनी है। तो देयर इज़ अ चांस कि ये फॉन्ट मेरे कंप्यूटर में हो ही ना, या देयर इज़ अ चांस कि इसको रेंडर होने में कोई इशू हो जाए ब्राउज़र को, कुछ भी हो सकता है।
तो अगर ये फ़ॉन्ट किसी भी वजह से नहीं लग पाई तो हम क्या करते हैं, ये वाली फ़ॉन्ट को जो है यहाँ पर प्रेफर करते हैं। तो ये नहीं लग पाई तो ये वाली लगेगी, ये भी नहीं लग पाई तो मोनोस्पेस लगेगी, ठीक है। तो कोरियर न्यू, कोरियर, मोनोस्पेस, तो 3 फॉन्ट्स मैंने दे दी। मैंने कहा पहले ये लगाना, ये ना लगे तो ये लगाना, ये भी ना लगे तो ये लगाना, और अगर ये भी नहीं लगी तो ऑब्वियसली ब्राउज़र कुछ ना कुछ करेगा, ये एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को लगाकर तो आपको देगा ही। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने ये वाली फॉन्ट इस्तेमाल करी और मेरा जो टेक्स्ट है उसकी लिखावट बदल गई और वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो मैं फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर बोला कोरियर न्यू और उसके बाद कोरियर मोनोस्पेस। तो यहाँ पर एक्चुअल में कौन सी फॉन्ट फैमिली जो है रेंडर हुई, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये भी मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर उबंटू डाल दूँ, मान लो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यार उबंटू फॉन्ट जो है ये डालो, ठीक है, और मैं यहाँ पर कॉमा लगाकर कुछ इस तरह से, तो मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि सिंगल कोट की ज़रूरत कब पड़ती है और कब नहीं पड़ती है। यहाँ पर मैंने सिंगल कोट जो है उबंटू से हटा दिया है क्योंकि उबंटू की नाम में कोई स्पेस नहीं है। कोरियर न्यू के नाम में स्पेस है, इसलिए हमें यहाँ पर सिंगल कोट लगाना पड़ा। कोरियर के नाम में स्पेस नहीं है, मोनोस्पेस के नाम में कोई स्पेस नहीं है, इसलिए बिना सिंगल कोट के काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो मैंने उबंटू लिखी, फिर इसके बाद मैंने कोरियर न्यू, कोरियर मोनोस्पेस, ये फॉन्ट्स लिखी। अब मैं यहाँ पर फायरफॉक्स में आऊँगा तो यहाँ पर देखो उबंटू इसको नहीं मिली, इसलिए कोरियर न्यू इसको यूज़ करनी पड़ी, इसलिए कोरियर न्यू को देखो यहाँ पर इसने अंडरलाइन किया हुआ है। अच्छा, अगर मान लो मैं कोरियर न्यू का नाम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये वाली फॉन्ट भी रेंडर नहीं हो पाएगी, इसलिए ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। कोरियर भी रेंडर नहीं हो पा रही है और मोनोस्पेस रेंडर हो रही है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो उबंटू, कोरियर न्यू, कोरियर, मोनोस्पेस में से मोनोस्पेस यहाँ पर रेंडर हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि कौन सी फॉन्ट जो है वो रेंडर हुई है, ठीक है। सो अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर वापस से और अपने नोट्स में देखेंगे क्या मैंने आप लोग के लिए लिखा हुआ है। फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाइज द फॉन्ट ऑफ अ टेक्स्ट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज एज अ फॉल बैक सिस्टम। तो फॉल बैक सिस्टम मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि टाइम्स न्यू रोमन नहीं है तो मोनोस्पेस लगेगी, इसके बाद आपने कुछ लिखी हुई है तो वो लगेगी, और एट द एंड अगर कुछ भी नहीं लग पाया तो आपके सिस्टम की जो डिफॉल्ट फॉन्ट है वो लगेगी, ठीक है। तो ऑलवेज डू दिस टू इंश्योर द करेक्ट फॉन्ट ऑफ योर चॉइस इज रेंडर्ड, क्योंकि यार कुछ भी रैंडमली रेंडर हो जाए, सच आपकी मर्जी की फॉन्ट रेंडर हो, तो इसीलिए यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन के बाद मोनोस्पेस, मोनोस्पेस के बाद कोई और फॉन्ट, उसके बाद कोई और फॉन्ट, इस तरह से अगर आप लोगों ने दे दिया तो क्या होगा कि फॉन्ट फैमिली जो है वो वाली रेंडर होगी जो आप चाहते हो। तो अपनी मनपसंद की 5-6 फॉन्ट्स दे सकते हो, उनमें से कोई एक रेंडर हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कौन सी यूज़र के सिस्टम में अवेलेबल है, ठीक है। सो फॉन्ट फैमिली इस तरह से यूज़ करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कोई भी गूगल फॉन्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हो, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ऐसा बहुत ज़्यादा करोगे, और बहुत ज़्यादा करोगे का मतलब ये है कि जब भी आप अच्छे डिज़ाइंस बनाने की कोशिश करोगे तो यहीं से आपको कोई ना कोई फॉन्ट पसंद आएगा और आप लोग करोगे इसको इस्तेमाल। तो यहाँ पर देखो मैंने कोई भी एक फॉन्ट यहाँ पर चुन लिया है और इसका नाम है बल्सामिक सेंस। अब इसके बहुत सारे, इसी फॉन्ट के बहुत सारे वेरिएंट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। लेट अस से मुझे फर्स्ट वाला वेरिएंट जो है वो पसंद आ गया, मैं इसकी जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर साइज़ है उसको थोड़ा सा कम करूँगा, थोड़ा सा और कम करूँगा, और यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो साइज़ है और स्टाइल है पूरा का पूरा ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये मुझे 2 चीज़ें देगा, ये बोलेगा या तो आप इंपोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके इस स्टाइल शीट को इंपोर्ट कर लें, या आप लिंक का इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिंक का इस्तेमाल करूँगा, और रेल इज इक्वल टू मुझे ये दे दिया है इन्होंने, और अब मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पर लगा लूँगा अपने टाइटल से पहले, ठीक है। तो मैंने इस स्टाइल शीट को जो कि नेटवर्क के थ्रू आ रही है, मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके चीज़ों को ज़रा ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो यहाँ पर देखो लिंक href इज इक्वल टू ये लिख कर आ रहा है, और ये जो मेरी स्टाइल शीट है ये इस URL से आएगी fonts.googleapis.com/css2 फैमिली इज इक्वल टू ये जो भी नाम दिया हुआ है इन्होंने अपने एंड पॉइंट के अंदर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फॉन्ट था इसको इस्तेमाल करेंगे इस फैमिली को डालकर, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर इसको डालना है तो मैं सिंपली ये लिख दूंगा, मैं कहूँगा कि यार बल्सामिक सेंस जो है उसको यूज़ करो, और अगर ये उपलब्ध नहीं होगी तो कर्सिव इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट चुन लिया है, क्योंकि अगर ये किसी भी रीज़न से रेंडर नहीं हो पाई फॉन्ट तो ये वाली फॉन्ट तो आप लोग को मिल ही जाएगी, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और आप लोग देखो हमने ये वाली फॉन्ट एग्जैक्टली जो है वो यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे कि यूज़र को कोई भी फॉन्ट आप लोग दिखा सकते हैं अपनी चॉइस की। तो अगर आप गूगल फॉन्ट्स के होम में आए तो ये चीज़ आप किसी भी फॉन्ट के साथ कर सकते हैं जो मैंने आप लोग को बताई। लेट अस से आपको ये वाली फॉन्ट पसंद आ गई, इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करें, कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करें कि यहाँ पर
कॉपी कर लें इन दो स्टाइल शीट्स को। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, जो जो फैमिलीज़ मैंने सेलेक्ट की हुई है, मैंने कौन कौन सी फैमिली सेलेक्ट की हुई है, एक तो बल्सामिक सेंस मैंने सेलेक्ट की हुई है और ये वाली सेलेक्ट की हुई है। तो अगर बल्सामिक सेंस मुझे नहीं चाहिए तो मैं हटा दूंगा इसको। तो कुल मिला के क्या होता है कि जो जो फॉन्ट्स आपको चाहिए आप एक बार में सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग ये कोड कॉपी करके और फॉन्ट फैमिली इस तरह से स्पेसिफाई करके इस फॉन्ट को यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है। गूगल फॉन्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन है वेब डेवलपमेंट के वर्ल्ड में, और आप लोग इसको बहुत ज़्यादा करोगे अगर आप लोग अपनी कस्टम फॉन्ट्स या अपने पसंद की इंटरनेट से फॉन्ट यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको गूगल फॉन्ट्स के बारे में और पढ़ना है, जो कि शायद ही आपको पढ़ना पड़े, तो आप यहाँ पर जो है इस तरह से यूज़ कर सकते हो। इसकी API डॉक्स को पढ़ो, यहाँ पर देखो इन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं। अगर आप लोग एक एडवांस यूज़र हो तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो मैं कहूँगा मत पढ़ो अभी, ये मेरा रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। अभी CSS के कोर फीचर्स पर आप लोग जो है जो कोर प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की, उन पर फोकस कर लो, और उसके बाद ये सब चीज़ें तो यार हम लोग करते ही रहेंगे। इसी चैनल पर मैं बना दूंगा वीडियो वगैरह जिसमें हम लोग इन सब चीज़ों में डीप डाइव कर रहे होंगे। तो हम लोग जो है अभी अपना कोर CSS में फोकस रखें तो वही अच्छा है। सो कमिंग बैक टू अवर नोट्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए फॉन्ट फैमिली के बारे में। अब वेब से फॉन्ट्स क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये वो फॉन्ट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली सारे ब्राउजर्स पे इंस्टॉल किए जाते हैं। तो कोई भी ब्राउज़र आप लोग यूज़ करें, वेब से फॉन्ट्स एक ऐसी चीज़ है आपको ज़रूर मिलेगी देखने को। ठीक है, तो यूनिवर्सली ब्राउज़र में इंस्टॉल किए जाते हैं वेब से फॉन्ट्स आपके। और गूगल फॉन्ट्स तो ऐड करना मैंने बताई थी आप लोगों को, बट मैं जस्ट ये इंश्योर करना चाहता था कि सारी की सारी चीज़ें नोट्स में लिखी हुई हैं ढंग से आप लोगों के लिए। जैसे कि हाउ टू ऐड गूगल फॉन्ट्स मैंने लिख दिया कि भाई कस्टम गूगल फॉन्ट आपको अगर ऐड करना है, गो टू गूगल फॉन्ट्स एंड सेलेक्ट स्टाइल एंड फैमिली, फाइनली पेस्ट इट टू दी style.css। ठीक है, तो आप लोग अपने style.css में इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ और फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो है फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा मैं पेज बनाऊँगा, other font props.html, एक बॉयलर प्लेट डालूंगा इसमें, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा टाइटल वाइटल डालने में। आप लोग डाल लेना यार, अपनी वेबसाइट बनाओगे तो टाइटल तो डालोगे ही ना, उसमें lorem 23। ठीक है, और एक H3 मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, दिस इज़ मी एंड आई एम फाइन। ठीक है, एक स्टाइल टैग यहाँ पर डालूंगा, स्टूल नहीं स्टाइल, हाँ स्टाइल टैग डालूंगा। डायरेक्टली टारगेट करूँगा यहाँ पर H3 को, और डायरेक्टली टारगेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं फ़ॉन्ट साइज़ आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 34 पिक्सल कर दूँ फ़ॉन्ट साइज़ को, 34 पिक्सल, तो आप लोग देखो यहाँ पर, इसको लाइव सर्वर में खोल लेता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, और यहाँ पर देखो ये खुल गया लाइव सर्वर में, दिस इज़ मी एंड आई एम फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो फॉन्ट साइज़ था इसका, ये मैंने कर दिया था 34। अच्छा, अगर मैं ये नहीं करता 34 तब क्या होता? जब मैं नहीं करता 34 अगर, तब आप लोग देखो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर ले आता हूँ फायरफॉक्स में। ठीक है, यहाँ पर देखो ये काफ़ी छोटा है, बट अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज़ को बढ़ा दूँ, 34 कर दूँ, तो देखो यहाँ पर ये ऐसे आ गया। बाय द वे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। अरे नहीं यार, स्क्रीनशॉट नहीं लेना मुझे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है। फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं ये हटा दूँ 34 पिक्सल, तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ आप लोग को दिखाता हूँ कंप्यूटेड में जाकर, H3 का फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट्स, और ये देखो साइज़ इसका 18.72 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट CSS जो है मिली हुई है इसको ब्राउज़र से। ठीक है, अब फायरफॉक्स की चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, देखो ऐसे मैं बढ़ा सकता हूँ, और ऐसे बढ़ाकर मैं लाइन हाइट, फॉन्ट साइज, स्पेसिंग, इन सब चीज़ों को फिक्स कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि क्या चीज़ मेरे लिए काम करेगी, क्या चीज़ नहीं करेगी। ठीक है, फॉन्ट वेट भी यहाँ पर देख लो मोटा होता जाएगा जैसे जैसे फॉन्ट वेट मैं इसका बढ़ाता जाऊँगा। तो फॉन्ट वेट भी एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है नोट्स में, कि फॉन्ट का वेट जो है ये डिसाइड करती है। ठीक है, तो 800, 500, 300 देखो कितना पतला होता जा रहा है, और मैं जैसे जैसे फॉन्ट वेट बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा फॉन्ट मोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो पतला मोटा, पतला मोटा, मोटा पतला। ठीक है, समझ रहे हो फॉन्ट वेट क्या होता है। फॉन्ट वेट देख लिया हमने, फॉन्ट साइज़ देख लिया हमने, फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। ठीक है, तो ज़रा MDN में आ जाते हैं, और MDN फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पर MDN वाला पेज खोल लेते हैं इसका। तो फॉन्ट स्टाइल अगर आप नॉर्मल करोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। एक होता है हमारे पास इटैलिक, ये इटैलिक में दिखाई देगा। अगर आप लोग MS वर्ड वगैरह यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स अगर आप लोग यूज़ करते हो, या फिर अगर आप लोग लिब्रे ऑफिस यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आप लोग जानते होगे इटैलिक क्या होता है। फॉन्ट वेट हम यूज़ करते हैं बोल्ड करने के लिए, यहाँ पर एक ऑब्लिक भी होता है, और यहाँ पर देखो ये ऑब्लिक करके आप ऐसे कर सकते हो। ऑब्लिक के बाद आप 40 डिग्री यहाँ पर डिग्री मेंशन कर सकते हो, कितना डिग्री ऑब्लिक कराना है आप लोग को फॉन्ट, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, सब कुछ उपलब्ध है आपके पास, आप ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हो CSS से। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल हो गया। फॉन्ट वेरिएंट यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो फॉन्ट वेरिएंट क्या होता है, और फॉन्ट वेरिएंट का भी यार देखो, पहले MDN के पेज ना इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। अभी MDN वालों ने एक बहुत अच्छा काम ये करा है कि यहाँ पर इस तरह का आपको डेमो दे रखा है कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी खोल लो
पता चल जाता है भाई क्या चीज़ क्या है, ठीक है। तो कुल मिलाकर फॉन्ट वेरिएंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जब आप एडवांस CSS पेज बना रहे होंगे तब यूज़ करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि भाई ये जो सारी वैल्यूज़ हैं आप इन चीज़ की सेट करते हो, और आप इसके बारे में यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। मैंने नोट्स में इसलिए डाला ताकि आप लोग जो है अगर फॉन्ट वेरिएंट को जानना चाहते हैं नज़दीकी से तो जान सकते हैं। अगर आप लोग एक बिगिनर हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ठीक ठाक डिसेंट वेब पेज बनाना चाहें, स्टार्टिंग में कुछ 10-12 वेबसाइट्स आप ऐसे ही बना लें, तो सेफली आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो वरीज एट ऑल, ठीक है। फॉन्ट वेट मैंने आप लोग को बता ही दिया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए कि क्या है हमारी फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ अलग अलग तरह की, और फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट, ये सब आप लोग अच्छी तरह से जान गए क्या चीज़ क्या होती है। अब जेनेरिक फैमिलीज़ के बारे में बात करते हैं। ब्रॉड क्लास ऑफ सिमिलर फॉन्ट्स। अब जेनेरिक फैमिली और फॉन्ट फैमिली दो अलग अलग तरह की फैमिलीज़ हैं, इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ आप लोगों को। जब मैं कहता हूँ फॉन्ट फैमिली, लेट अस से टाइम्स न्यू रोमन, तब मैं बात कर रहा हूँ एक स्पेसिफिक फैमिली की। मैं एक ऐसी फैमिली की बात कर रहा हूँ जो कि फॉन्ट मुझे मालूम है। अगर मैं कह रहा हूँ बनाना या मैं कह रहा हूँ ऑरेंज, तो आपको पता है मैं किस फल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ फल, तो कोई भी फल की बात कर सकता हूँ मैं, कोई भी फ्रूट हो सकता है वो। या मैं कहता हूँ वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल हो सकती है, टमाटर हो सकता है, भिंडी हो सकती है, बैगन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करेला हो सकता है, मटर हो सकती है, या आलू, प्याज, टमाटर, एनीथिंग, ठीक है। और मैं फल कह रहा हूँ तो कुछ भी हो सकता है, केला, सेब, लीची, चीकू, बहुत अलग अलग तरह के फल होते हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, कुछ भी हो सकता है ना। तो जेनेरिक फैमिली वही है। अगर मैं कहता हूँ फल तो वो जेनेरिक फैमिली है, अगर मैं कहता हूँ केला तो वो फॉन्ट फैमिली है। फॉन्ट फैमिली एक स्पेसिफिक फैमिली के बारे में बात करती है, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन। जेनेरिक फैमिली कुछ इस तरह की फैमिलीज़, इस तरह के नाम होते हैं। सेरिफ, हमारे पास बहुत सारे सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को सेटिंग्स में लेकर जाऊँ, कहाँ गई हमारी सेटिंग्स, ऑप्शंस होता है फायरफॉक्स में सेटिंग्स, और मैं यहाँ पर फॉन्ट लिखूँ अगर, तो एडवांस पे क्लिक करूँ तो देखो इसने यहाँ पर मुझे बोला हुआ है प्रोपोर्शनल सेरिफ। आपका डिफ़ॉल्ट सेरिफ फॉन्ट कौन सा होगा, टाइम्स न्यू रोमन। सैन सेरिफ कौन सा होगा, ये होगा, मैं चेंज भी कर सकता हूँ इसको। डिफ़ॉल्ट मोनोस्पेस कौन सा होगा, ये वाला होगा। मोनोस्पेस एक जेनेरिक फैमिली है, इसके अंदर बहुत सारी फॉन्ट्स आती हैं, ठीक है। जैसे कि फल के अंदर बहुत सारे फल आते हैं, कुछ ऐसा ही समझ लो आप लोग। सेरिफ एक जेनेरिक फैमिली है, इसमें बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं, बहुत सारी फॉन्ट्स आती हैं, बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज़ आती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखो टाइम्स न्यू रोमन, ये सब स्पेसिफिक हमारी फॉन्ट फैमिलीज़ हैं। तो जब मैं फॉन्ट फैमिली की बात करता हूँ यहाँ पर, तो उसका मतलब कि एक पर्टिकुलर फैमिली जिसको मैं जानता हूँ वही वाली फैमिली, ठीक है। तो आप समझ गए होप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। जब मैं टाइम्स न्यू रोमन या फिर एक पर्टिकुलर फॉन्ट फैमिली की बात करता हूँ तो वो स्पेसिफिक होती है। जेनेरिक फैमिली क्या होता है, एक ब्रॉड जो है उनका नाम, बहुत सारी फैमिलीज़ का एक ग्रुप कह लो आप लोग, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लाल फल, लाल फल अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। लाल फल आपका एप्पल भी होता है लाल, और उसके बाद आपका आलू बुखारा होता है, वो भी लाल होता है, ठीक है। और भी कोई लाल फल आपके दिमाग में नीचे कमेंट में ज़रूर करें। कभी कभी तो तरबूज भी अंदर से लाल होता है, तो डिपेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम फॉन्ट फैमिली कहते हैं तो हम एक पर्टिकुलर फॉन्ट की बात कर रहे हैं। जब हम जेनेरिक फैमिली कर रहे हैं तो हम ब्रॉड ग्रुप ऑफ फॉन्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सैरिफ, सैन सैरिफ, सैरिफ के अंदर बहुत सारी फॉन्ट्स हैं, सैन सैरिफ के अंदर बहुत सारी फॉन्ट्स हैं। तो जब भी आप सैरिफ बोलते हो तो आपके ब्राउज़र की सैरिफ फॉन्ट रेंडर हो जाएगी। अब अगर मैंने इसको टाइम्स न्यू रोमन से चेंज करके कुछ और कर दिया तो मुझे सैरिफ फॉन्ट, जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कहीं पर भी, तो मुझे यही वाली फॉन्ट दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज़ आप लोग को दिखाई देता हूँ। अगर मैं फॉन्ट फैमिली लिखूँ सेरिफ, ठीक है, और ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो सेरिफ में आप लोग को यहाँ पर अभी क्या दिखाई दे रहा है, आप लोग देखो यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपनी सेरिफ को चेंज करके कुछ और कर दूँ, मैं इसको सेव नहीं करना चाहता, मैं बेसिकली यहाँ पर जो है इसको चेंज कर दिया मैंने, एक्यूमिन प्रो कर दिया, मैं कुछ और कर देता हूँ। लेटेस्ट से मैंने इसको कॉमिक सेंस MS कर दिया, ठीक है, और इसको ओके कर दिया, तो यहाँ पर देखो कॉमिक सेंस MS हो गई मेरी सेरिफ फॉन्ट, ठीक है। तो एक ब्रॉड ग्रुप है, मतलब जैसे कि सेरिफ के अंदर बहुत सारी फॉन्ट्स हैं, सैन सेरिफ के अंदर बहुत सारी फॉन्ट्स हैं। हर ब्राउज़र के अंदर सेट हो रखा है, ये बात लिखी हुई है कि सेरिफ में कौन सी फॉन्ट आएगी, सैन सेरिफ में कौन सी फॉन्ट आएगी, और वही वाली फॉन्ट रेंडर होगी। और मैं इसको ठीक कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इसको जो है यहाँ पर कॉमिक सेंस नहीं, टाइम्स न्यू रोमन ही कर देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट है उसको कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर देखो मेरा चेंज हो गया, यहाँ पर जो मेरी पहले कॉमिक सेंस MS आ रही थी वो मेरी यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन आ रही है, जो सारी फॉन्ट है। तो आई होप आप लोग फॉन्ट फैमिली और जेनेरिक फैमिली में के बारे में समझ गए होंगे। कोई भी प्रॉपर्टी में कन्फ्यूजन है उसका MDN रेफरेंस खोल लो कुछ इस तरह से, और बिल्कुल भी झिझक मत खाओ इसको रीड करने में,
जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर MDN के अंदर। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मेरे हिसाब से सिर्फ ये चीज़ देखकर आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कैसे किसी भी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया। इस चैप्टर की PDF को ज़रूर पढ़ना आप लोग, सारी की सारी PDFs को डाउनलोड करना और अगर हो सके तो इनका प्रिंट आउट भी निकाल लेना। आई होप कि ये चैप्टर आप लोग को पसंद आया और समझ में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स मूव टू चैप्टर 4 प्रैक्टिस सेट नाउ। सो ये रहा हमारा चैप्टर 4 का प्रैक्टिस सेट। और चैप्टर 4 का जो प्रैक्टिस सेट है वो चैप्टर 4 का जो हमारा चैप्टर था उस पर आधारित होने वाला है। तो मैं एक काम करूँगा, चैप्टर 4 को भी खोल लूँगा और प्रैक्टिस सेट तो मैंने खोल ही रखा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैं यहाँ पर खोल लूँगा और VS कोड के अंदर मैंने ये भी खोल रखा है, चैप्टर 4 का ये जो फोल्डर है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि चैप्टर 4 प्रैक्टिस सेट के नाम से एक फाइल बनाऊँगा, chapter 4 ps.html, और यहाँ पर chapter 4 ps मुझे लिखने दो, मुझे पता ज़रूरत नहीं थी, बट अगेन स्टाइल टेक्स्ट के अंदर हम लोग सारी की सारी स्टाइल्स को डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो आप लोग कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यार ये वेबसाइट लेआउट बना लो, ठीक है। तो एक ब्लैक नैव बार बनाना है, एक रेड डिव बनाना है और एक ग्रीन डिव बनाना है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या कि सबसे पहले तो 3 डिव बना लूँगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डिव डॉट नैव बार बना लूँगा, ये मेरा नैव बार हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं डिव डॉट राइट बना लूँगा, ये मेरा राइट साइड वाला डिव हो गया, और एक मैं डिव डॉट लेफ्ट बना लूँगा, ये मेरा लेफ्ट साइड वाला डिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, मैं क्या करूँगा कि इन सारे के सारे डिव्स को कुछ हाइट दे दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले डॉट नैव बार की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मैं हाइट दूंगा, लेट अस से 12 पिक्सल। और मैं एक चीज़ अभी आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से इस हाइट को एडजस्ट करना है। सेम चीज़ मैं डॉट राइट के साथ भी करूंगा और लेफ़्ट के साथ भी करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट लेफ़्ट कुछ इस तरह से, ठीक है। राइट जो है हमारा, उसकी हाइट हम कर देते हैं 60 VH, ठीक है, और लेफ़्ट की भी वही कर देते हैं, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन विद लाइव सर्वर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। और हाँ, इसमें मुझे बैकग्राउंड भी देना है, तो इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं ब्लैक रखूँगा और कलर को वाइट करूँगा, क्योंकि इसके अंदर भी मैं कोई चीज़ डालूंगा ना तो वो दिखेगी नहीं, ठीक है। और ये करने के बाद राइट की मैं हाइट तो मैंने कर दिया, बैकग्राउंड कलर को मैं रेड कर दूंगा, और बॉर्डर कलर नहीं यार, बैकग्राउंड कलर को करना था रेड। और सिमिलरली मैं यही चीज़ यहाँ पर करूँगा, ग्रीन कर दूँगा, ठीक है। तो देख लेता हूँ ज़रा मैंने सही काम किया कि नहीं किया। ग्रीन है, रेड और ग्रीन, ठीक है। लेफ़्ट वाला रेड था, ओके उल्टा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं यार। ऑल्ट एरो कीज़ है ना अपने पास शॉर्टकट, ऊपर नीचे मूव कर लेंगे, दिक्कत क्या आ रही है। अब यहाँ पर देखो ये नैव बार बंद तो गया, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं इसको ज़रा यहाँ पर खोलना चाहूँगा और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा। एक तो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि यहाँ पर मुझे मार्जिन पैडिंग नहीं चाहिए डिफ़ॉल्ट की, मतलब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार लिखूँगा, M0 लिखूँगा, ठीक है, मार्जिन 0, और उसी के साथ साथ P0 लिखूँगा, यानी कि पैडिंग को भी 0 कर दो। तो सारे के सारे एलिमेंट्स की बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन 0 हो जाएगी, पैडिंग 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद मेरी चॉइस 12 पिक्सल की बहुत कम थी, मुझे कम से कम यार इतना बड़ा नेविगेशन बार तो रखना ही चाहिए, 70 पिक्सल का, ठीक है। तो इसको मैं 70 पिक्सल कर दूंगा यहाँ पर, 70 पिक्सल। इसके बाद जो मैंने काम किया वो भी सही नहीं था, मतलब कि मैंने ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स बनाया और ये रेड कलर का बॉक्स बनाया, मुझे इन्हें साइड बाय साइड करना है। तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहीं पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा और इसको सबसे पहले डिस्प्ले इनलाइन दे दूँगा, ठीक है। और वेट दे दूँगा इसको लेट अस से 50%, ठीक है, 50% शुड बी फाइन। और यहाँ पर अभी ये जो है इसको मैंने डिस्प्ले इनलाइन दे दिया, तो इसकी हाइट भी मैं सेट करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा हाइट लेट अस से 90 पिक्सल्स। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने डिस्प्ले इनलाइन कर रखी है तो इसलिए देखो मुझे बता रहा है, और इसलिए मैं कहता हूँ फायरफॉक्स को यूज़ करा करो। मुझे इनलाइन ब्लॉक चूज़ करना है क्योंकि मुझे हाइट और विड्थ सेट करनी है। इनलाइन में मैं हाइट और विड्थ सेट नहीं कर सकता, ये मैंने बताया था आप लोगों को चैप्टर 4 में। कहाँ गया चैप्टर 4, यहाँ भी खोल रखा है मैंने। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हाइट और विड्थ आप सेट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, बट इनलाइन ब्लॉक पे अलाउड है। तो मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा इसकी जो डिस्प्ले है उसको, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर बिल्कुल सही, ये चीज़ जो है एकदम फिट हो गई। तो मुझे यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ को सेट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर दिया। अब हाइट में थोड़ी सी और इसकी बढ़ाना चाहूँगा, बट उसको मैं छोड़ देता हूँ अभी बात के लिए। मैं भी सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरह से करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, और ये हाइट जो है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, 90 पिक्सल हटा देता हूँ,
60 ना करके मैं इसको 90 VH कर देता हूँ, मैं बाद में ठीक कर लूँगा, ठीक है। सेम चीज़ मैं करूँगा इसके साथ भी, और इसकी हाइट भी उतनी रखनी है मुझे, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये नीचे आ गया 50-50 मैंने किया, तो ये साइड बाय साइड नहीं आ पाया। लेट मी सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़। थोड़ी सी कोर CSS की बात करते हैं। बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो कि शायद आप लोगों को भी अचंभा दे दे। अब यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने विड्थ लेफ्ट वाले की 50% की, राइट वाले की भी 50% की, दोनों की हाइट मैंने विड्थ मैंने 50-50% करी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि राइट और लेफ्ट, राइट लेफ्ट यहाँ पर आ रहे थे, राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पर ये राइट लेफ्ट एक लाइन में क्यों नहीं आया, यानी कि अगर मैं इसकी विड्थ को कम कर दूँ तो देखो यहाँ पर ये इस तरह से साइड बाय साइड आ रहे हैं। 50-50 में क्या प्रॉब्लम है, 50 + 50 भी तो 100 होता है। तो अगर पूरी विड्थ 100% है तो 50-50 ये क्यों नहीं कवर करते, इसको नीचे क्यों भागना पड़ जा रहा है? इस बात का क्या जवाब है, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो, जब भी आप इस तरह से राइट और लेफ्ट को कर रहे हो तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर फंस रही है। और यहाँ पर आप ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन देख रहे हो नीचे, इसका मतलब पता है क्या है? ये यहाँ पर कुछ ना कुछ और चीज़ आ रही है इसके बीच में, जो कि इसको 50% विड्थ लेने दे रही है, इसको 50% विड्थ लेने दे रही है। और उसके बाद वो जो बीच में चीज़ आ रही है, अगर वो 0.1 पिक्सल का भी विड्थ ले लेना, तब भी यहाँ पर ये 50-50 करके पूरा विड्थ में फिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ लो आप लोग, अगर मान लो पूरी विड्थ है हमारी 100%, तो अगर आप 50-50 करते हो तो 50-50 पिक्सल आ जाती है, अगर 100 पिक्सल की विड्थ है तो। और अगर मान लो 1 पिक्सल का कोई एलिमेंट बीच में फंसता है तो दोनों में से किसी एक एलिमेंट को जगह नहीं मिलेगी और उसको नीचे जाना पड़ेगा। तो यही चीज़ हो रही है। वो कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर जो जगह नहीं दे रहा है? अरे यार, राइट के बाद मैंने डायरेक्टली लेफ्ट डाला हुआ है, कुछ और ऐसी चीज़ दिख ही नहीं रही है मुझे। हाँ, आपको दिख नहीं रही है, वही प्रॉब्लम है। आप ये देखें तो डिव के बाद एक स्पेस दे रखा है मैंने, अगर मैं इसको एकदम मिला दूँ इस तरह से, तब ये जो वाइट स्पेस है ख़त्म कर दिया मैंने इस डिव के बीच में और इस डिव के बीच में, यानी कि राइट और लेफ्ट के बीच का जो वाइट स्पेस था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। और मैं इसको सेव करूँगा और देखो अब साइड बाय साइड आ गए ये दोनों, देख रहे हो? मतलब देख रहे हो कैसे किया मैंने ये चीज़? 50-50% इन्होंने विड्थ ले ली है। अब अगर मैं चाहूँ तो नीचे फुटर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं 2 डिव्स को साइड बाय साइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे प्रैक्टिस सेट का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि है कि एक फुटर ऐड करो और उसमें गूगल फॉन्ट ऐड करो जिसका नाम है बल्लू भाई। क्या बल्लू भाई नाम की कोई गूगल फॉन्ट है? देखते हैं यार जब प्रैक्टिस सेट में लिखा है तो होगी यार बल्लू भाई नाम की गूगल फॉन्ट। तो मैंने यहाँ पर भाई सर्च किया तो देखो बल्लू भाई 2 एक आ रही है यहाँ पर। अगर मैं सिर्फ बल्लू लिखूँ, बल्लू, तो ये देखो बल्लू भी बहुत सारी फॉन्ट्स हैं। बल्लू दा भी एक फ़ॉन्ट है, बल्लू थाम्बी, बल्लू बहना, बल्लू पाजी, अलग अलग तरह की फ़ॉन्ट्स हैं, मतलब मज़ेदार है ये। तो मैं बल्लू भाई 2 वाली फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, या फिर बल्लू चेतन भी है एक, बल्लू भाई यूज़ कर लेते हैं यार। जब बल्लू भाई बोला है क्वेश्चन में तो डाउनलोड फैमिली, तो मैं एक काम करूँगा, सेलेक्ट दिस स्टाइल करूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो लिंक है इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। देख रहे हो, ये मैं ये लिंक कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा इसको अपने स्टाइल के अंदर, स्टाइल टैग के नीचे ऐड कर दूँगा। या फिर एक काम करता हूँ, इसको ऊपर करूँगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टाइल के अंदर ही अवेलेबल हो, तो मुझे स्टाइल लगाने से पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ भी मैं फुटर टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूँगा फॉन्ट फैमिली। इनफैक्ट यहाँ से देख कर लिखूँगा यार, कहाँ गई बल्लू, ये रही बल्लू। कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। देख रहे हो, बल्लू भाई 2 कर्सिव। अब ये क्या है, बल्लू भाई 2 कर्सिव क्या है? ये बेसिकली जो कर्सिव है हमारी, वो है हमारी जेनेरिक फैमिली, और बल्लू भाई 2 क्या है? फॉन्ट फैमिली। मैंने जेनेरिक और फॉन्ट फैमिली के बारे में बताया था। और ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यार देखो, बल्लू भाई 2 तो है ही है हमारी फॉन्ट, वो तो हमें लगानी है किसी भी हाल में। लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजंस बल्लू भाई 2 उपलब्ध नहीं हो पाती है, तब आप क्या करोगे? तब कर्सिव, तब आपको कर्सिव फॉन्ट यहाँ पर ये आपके काम में आएगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। बल्लू भाई 2 कर्सिव, ये मैंने क्यों इस तरह से फॉन्ट फैमिली लगाई, मैंने नहीं, मतलब गूगल फॉन्ट वालों ने मुझे ऐसे क्यों दिया कि भाई बल्लू भाई 2 अगर उपलब्ध ना हो तो कर्सिव, जो भी कर्सिव फॉन्ट है आपकी, वो यूज़ हो जाए। अब फुटर ऐड करेंगे यहाँ पर, और फुटर के अंदर मैं क्या करूँगा, डाल दूँगा कॉपीराइट प्रैक्टिस सेट 4 और ऑल राइट्स रिजर्व्ड, और मैं यहाँ पर %, कॉपी भी लगाऊंगा, ठीक है। और %, कॉपी लगाने से कुछ इस तरह से मुझे साइन देखने को मिलेगा। ये देखो, देख रहे हो यहाँ पर। यार एक काम करता हूँ, इसकी ना सबसे पहले तो बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, ब्लैक करूँगा बैकग्राउंड, कलर वाइट करूँगा, पैडिंग टॉप करूँगा, और पैडिंग टॉप में क्या डालूँगा, पैडिंग टॉप नहीं, पूरी पैडिंग ही कर देता हूँ,
सारी दिशाओं से 34 पिक्सल्स, ठीक है। और थोड़ी बड़ी कर दी शायद मैंने, और इसको सेंटर पे भी लेकर आऊँगा। अब मैं करूँगा क्या कि इसको सेंटर पे लेकर आऊँगा, और इसको सेंटर पे लाने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक पैराग्राफ का यूज़ करूँगा और उसमें मैं सिर्फ एक क्लास लगा दूँगा, ठीक है, p.center, और उस क्लास के अंदर मैं लिखूँगा कि जो डॉट सेंटर क्लास है, डॉट सेंटर जो क्लास है उसमें टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ सेंटर में आ गई, ये लेफ़्ट ये राइट, और बहुत ही मस्त दिख रहा है यार। अभी हमारा लेआउट बहुत बढ़िया बन चुका है। अब ये जो हमारे डिव्स हैं इनके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। इनफैक्ट लॉरेम 3R, लॉरी 3 नहीं, लॉरे 3 लिख दिया मैंने, लॉरेम 3, ओके। अब यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल से सेव किया, और आप लोग देखो यहाँ पर लॉरेम एप्सम डॉलर और लॉरेम एप्सम डॉलर, बहुत बढ़िया बन गया पेज हमारा। और आई होप कि आप लोग जो है इस चीज़ को समझ गए कि कैसे मैंने इसको बनाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर रिमूव द अंडरलाइन फ्रॉम लिंक्स इन वन, और मैंने यहाँ पर लिंक्स बनाए नहीं। नैव बार में कुछ एलिमेंट्स डालना तो बनता है यार। मैं यहाँ पर UL डालूंगा, LI डालूंगा, और उसके अंदर A डालूंगा, और मैं लिखूंगा href इज इक्वल टू समथिंग, और कुछ भी नहीं लिखना होता तो हम लोग href इज इक्वल टू हैश लिख देते हैं। और यहाँ पर होम लिखूंगा, अबाउट लिखूंगा, और कॉन्टैक्ट लिखूंगा, और ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। और मुझे पता है ब्लू कलर का है, तो मुझे जो हमारे UL के अंदर LI के अंदर A है, नेव बार के अंदर के, उनको यहाँ पर स्टाइल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा डॉट नेव बार के अंदर के UL के अंदर के LI के अंदर के A को क्या करो, सबसे पहले तो कलर उनका पकड़ के वाइट कर दो, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, कलर उनका वाइट कर दो, और यहाँ पर आप लोग देखो कलर वाइट हो गया उनका। फिर क्या करो, उनकी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दो ताकि अंडरलाइन चली जाए उसके नीचे से। और यही क्वेश्चन था अंडरलाइन हटाओ लिंक्स की। तो यहाँ पर लिंक्स भी डाल दिए मैंने, अंडरलाइन भी हटा दी, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इनफैक्ट एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहीं के यहीं इसको ठीक कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसकी जो डिस्प्ले है उसको इनलाइन कर दूँगा। और इसकी डिस्प्ले इनलाइन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस LI की डिस्प्ले को इनलाइन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी डिस्प्ले को इनलाइन करूँ, नॉट लाइक दिस बट लाइक दिस, मैं बताता हूँ कैसे। मैं कंट्रोल D करूँगा और सिर्फ LI की जो डिस्प्ले है उसको इनलाइन करूँगा, ठीक है। और इसकी डिस्प्ले को इनलाइन करने से ये एक ही लाइन में आ गए, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा डर्टी वे में क्या करूँगा कि जो मैंने LI सेलेक्ट किया है इसको मैं मार्जिन टॉप दूंगा, मार्जिन ऊपर से दूंगा 9 पिक्सल और इधर से दूंगा 0, ठीक है। और पिक्सल ठीक से लिख लेता हूँ, और इसको मैं बढ़ाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इनलाइन है। इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा, इनलाइन ब्लॉक करेंगे तब ना मार्जिन को रिस्पेक्ट करेगा, वरना मार्जिन को रिस्पेक्ट क्यों करेगा, वो नहीं करेगा ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से लाकर सेंटर कर देते हैं, और थोड़ी सी इधर से भी मार्जिन दे ही देते हैं, क्या दिक्कत जा रही है, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ बढ़ाना हो तो वो भी बढ़ा लो, मना नहीं है उसमें भी, 20 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ये स्टाइल यहाँ से कॉपी करके अब यहाँ पर डाल लो। मैं जब भी अपनी किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्टाइल्स को फायरफॉक्स में वहीं के वहीं लिख लेता हूँ, और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर और कुछ करता हूँ। अरे भाई साहब ये नीचे क्यों चले गए अभी। और जब मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करा ना, तब यहाँ पर वाइट स्पेस एक ऐड हो गई इन दोनों के बीच में, मुझे मालूम है, देखो हो गई ना ऐड। ये वाइट स्पेस मुझे नहीं चाहिए यार, मेरे लेआउट को ख़राब कर रही है। हाँ अब सही है, अब मैं मज़े में हूँ एकदम। तो इस तरह से आप लोग एक बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से यार अभी एट दिस पॉइंट ये वेबसाइट आप बहुत ही बढ़िया वेबसाइट यार आपने एक तरह से डिज़ाइन कर ली, अगर आपने फॉलो किया यहाँ तक ये कोर्स। अब यहाँ पर ही कह रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी इज हिडन यूजिंग अ डिव। तो मैं यही वाले डिव को यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा ना कि ये जो डॉट लेफ्ट है मेरा, उसमें मैं कर दूँगा डिस्प्ले नन, ठीक है। और देखो क्या होगा, और डिस्प्ले नन सबसे एंड में करूँगा मैं, क्योंकि मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी लिखा हुआ है, तो ये ना हो के ये हो जाएगा, नीचे वाला जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी लेता है, ठीक है। डिस्प्ले नन कर दिया यहाँ पर, और डिस्प्ले नन करने से देखो ये यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। बाय द वे एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, अगर मैं डिस्प्ले नन नहीं करता यहाँ पर तो क्या होता, तब यहाँ ग्रीन था या रेड था। अच्छा मैं ग्रीन वाले में डिस्प्ले नन करूँगा, और ऐसा मैं क्यों करूँगा आप लोग को भी पता चलेगा। इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए
मैंने राइट वाले में डिस्प्ले नन कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर डिस्प्ले नन कर दिया था। और मैंने अभी एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मैंने राइट लेफ्ट को उल्टा कर दिया, तो जहाँ जहाँ मैंने राइट लिखा है वहाँ मैं लेफ़्ट कर दूंगा, और जहाँ जहाँ मैंने लेफ़्ट लिखा है वहाँ मैं राइट कर दूंगा, ठीक है। और अभी यहाँ पर जो लेफ़्ट है उसका बैकग्राउंड कलर रेड है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ यार, ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। डिस्प्ले नन मैंने हटाया भी यहाँ से, ये ऐसा दिख रहा है। अब मैं ये रेड वाले पे डिस्प्ले नन लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये खिसक के यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन वाला। रेड वाले पर मैं डिस्प्ले नन लगा रहा हूँ, ठीक है, रेड वाले पर लगा रहा हूँ डिस्प्ले नन, और आप लोग देखो यहाँ पर एक ग्रीन वाला खिसक के यहाँ पर आ गया। अगर मैं डिस्प्ले नन की जगह विजिबिलिटी हिडन लगाऊँ, तब आप लोग देखो डिस्प्ले नन ना हटा के विजिबिलिटी हिडन लगाऊँ, तब ये खिसक कर नहीं आएगा। इसका मतलब विजिबिलिटी हिडन जो है वो जगह को रिजर्व रखती है, ठीक है। होता है ना, पानी पी के आ रहा हूँ, दोस्त बोलता है मेरी सीट रख ले, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। भी कभी स्कूल कॉलेज में बैठे हो कहीं पर, या फिर कहीं घर में भी टीवी भी चल रहा है, अगर 5-6 लोग बैठे हुए हैं, आप कहते हो ना कि भाई मेरी सीट रिजर्व कर, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, किसी और को बैठने मत देना। तो यहाँ पर उसी तरह से कुछ समा है, ठीक है। आप समझ गए हो विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन का डिफरेंस, तो मैंने डेमोस्ट्रेट कर दिया कि डिव की सहायता से चेंज द फुटर टू ऑल अपर केस इन 1। और ये चीज़ भी मैंने बता रखी है, ये मैंने चैप्टर नंबर 4 में बता रखा है आपको। तो चैप्टर 4 प्रैक्टिस सेट की बजाय मैं चैप्टर 4 की PDF खोलूँगा, और आप लोग को यहाँ पर मैं बताऊँगा कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को आप अपर केस कर लें फुटर के अंदर, और आपका काम हो जाएगा। तो मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को अपर केस करूँगा और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ऑल अपर केस हो गया मेरा जो फुटर था वो। आई होप कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों को समझ में आया चैप्टर 4 का। अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो गाइस, अब आ चुका है टाइम चैप्टर 5 को करने का, और चैप्टर 5 है साइज, पोजीशन और लिस्ट। तो साइज, पोजीशन और लिस्ट, ये तीनों चीज़ें क्यों मैटर करती हैं, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। तो जो साइज़ होता है, जो कि हम लोग पिक्सल में अभी तक डिनोट करते थे, कभी भी किसी भी चीज़ का हम साइज़ लिखते थे तो पिक्सल्स में लिखते थे, चाहे वो फॉन्ट का साइज़ हो, चाहे वो इमेज की विड्थ हाइट हो, या फिर बैकग्राउंड इमेज की विड्थ हाइट हो। हमने हमेशा पिक्सल ही देखा है अभी तक, और पिक्सल एक बहुत अच्छी यूनिट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिक्सल यूज़ नहीं करना चाहिए, बट समटाइम्स आपको बेटर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से रखना चाहूँगा कि जो CSS कम्युनिटी थी उसने यहाँ पर ज़रूरत महसूस करी और तरह की यूनिट्स की, जो कि डेवलपर्स की लाइफ को कन्वीनियंट बनाए। कम से कम जावास्क्रिप्ट लिखना पड़े रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस को बनाने के लिए। अगर आप लोग को नहीं पता रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस क्या होते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आप लोगों को। getbootstrap.com पर जाकर अगर आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, और उसके बाद आप यहाँ पर ये फ़ोन दिख रहे हैं आपको, इस पर क्लिक करें, तो देखिए कि ये जो हमारी वेबसाइट है ये फ़ोन में कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अगर मैं एक पर्टिकुलर फ़ोन यहाँ पर सेलेक्ट करूँ, जैसे कि मैं Galaxy S9 अगर सेलेक्ट कर लूँ, तो ये देखो ये वेबसाइट देखो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है Galaxy S9 में, देख रहे हो आप लोग। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जो कि अपने आप को किसी भी डिवाइस साइज़ में अडॉप्ट कर ले, ठीक है। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट किसी दूसरे डिवाइस में खोली जाए तो ऐसा नहीं हो कि आपकी जो वेबसाइट है आपने अगर कंप्यूटर के लिए बनाई है तो फ़ोन में नहीं खुल रही है, फिर फ़ोन और कंप्यूटर के लिए बनाई है तो आईपैड में नहीं खुल रही है। एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट सारे डिवाइसेस में एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देती है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता था। वापस आएंगे मुद्दे पर, जो मुद्दे की बात थी हमारी, साइज़, पोजीशन एंड लिस्ट। सबसे पहले साइज़ की बात करेंगे। मैंने यहाँ पर नोट्स में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, देयर आर मोर यूनिट्स फॉर डिस्क्राइबिंग साइज अदर देन पिक्सल। हमने अभी तक पिक्सल ही देखी थी। देयर आर रैम, एम, VW, VH, परसेंटेजेस और भी अलग अलग तरह की यूनिट्स, बट हम लोग मेनली फोकस करेंगे इन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स में, क्योंकि मेरे हिसाब से यार सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यूनिट्स यही हैं। और मैं तो कहूँगा VW और VH अगर आपने सीख ली सिर्फ, तो भी आप लोग काफ़ी हद तक आप लोग जो है कन्वीनियंस महसूस करेंगे व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग पेजेस यूजिंग CSS। लेट्स कम टू द टॉपिक की व्हाट्स रॉन्ग विद पिक्सल्स। पिक्सल्स में क्या प्रॉब्लम है? तो देखो, पिक्सल जो है वो व्यूइंग डिवाइस के रिलेटिव होता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में कहूँ 1 पिक्सल, तो अगर मेरी इस स्क्रीन की विड्थ 1920 है, तो 1 पिक्सल होगा एक पर्टिकुलर डॉट आउट ऑफ 1920। तो मुझे कितने पिक्सल्स चाहिए वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। अगर कोई दूसरा यूज़र किसी फ़ोन में खोलता है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि मैंने वो विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा ले ली। तो मैं चाहता हूँ कि व्यूइंग डिवाइस के हिसाब से मैं ये मेंशन कर सकूँ कि इस अगर ओवरऑल विड्थ मेरे डिवाइस की 100% है तो कितना परसेंट मैं लेना चाहता हूँ। और वैसे ही मैं VH हाइट के लिए भी मैं यही बात करूँगा कि अगर मान लो मैं एक हाइट पर्टिकुलर इस स्क्रीन की जानता हूँ कि यार
1000 पिक्सल हाइड है, जैसे कि इस केस में 1080 पिक्सल्स हाइड है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत काम कर लूँगा। लेकिन अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि यार मेरा यूज़र किस डिवाइस में खोलने वाला है इस वेबसाइट को, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस बनाना। इसलिए हमारे पास यूनिट्स होती हैं लाइक VH एंड VW, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रिलेटिव लेंस इनको कहते हैं, और ये रिलेटिव लेंस क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये एक दूसरी लेंथ के रिलेटिव होती है ये लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या मतलब है रिलेटिव लेंथ का। दीज यूनिट्स आर रिलेटिव टू दी अदर लेंथ प्रॉपर्टी, किसी दूसरी लेंथ प्रॉपर्टी के रिलेटिव होती है। और ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज रिलेटिव लेंस। एम क्या है? एम है रिलेटिव टू द पेरेंट फॉन्ट साइज। एम जब भी आप लिखते हैं तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि मेरे पेरेंट एलिमेंट का फॉन्ट साइज जो है वो मुझे दे दो। क्या कह रहे हो आप लोग? आप कह रहे हो मेरे पेरेंट एलिमेंट का फॉन्ट साइज़ है वो मुझे दे दो। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इसको VS कोड में खोल लेता हूँ, और इस पेज को VS कोड में खोलने के बाद यहाँ पर मैं units.html नाम से फाइल बनाऊँगा, और एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट डालने के बाद मैं यहाँ पर बॉडी में एक कंटेनर डिव बनाऊँगा, ठीक है। मैंने एक कंटेनर डिव बनाया, एक मैं बॉक्स डिव बनाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, कंटेनर के अंदर एक पैराग्राफ डालूंगा डायरेक्टली में, और मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है। सेव करूँगा इस चीज़ को मैं, और यहाँ पर मैं स्टाइल ये टैग ऐड करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक तो डॉट कंटेनर के लिए मैं फॉन्ट साइज स्पेसिफाई करूँगा, मैं कहूँगा 34 पिक्सल्स, और एक बॉक्स के लिए मैं फॉन्ट साइज़ लिखूँगा। तो बॉक्स के लिए मैं लेटर से फॉन्ट साइज़ लिख रहा हूँ 12 पिक्सल्स, ठीक है। और मुझे यहाँ पर फॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल लिखना चाहिए, ना कि सिर्फ 12 पिक्सल्स, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर लेटर से मैं लॉरेम 34 लिखता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ और अपने फायरफॉक्स में खोलता हूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 34 है, और इसका फॉन्ट साइज़ जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है वो है 12 पिक्सल्स, ठीक है। अगर मैं इस 12 पिक्सल की जगह फॉन्ट साइज़ को 3M कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉन्ट साइज़ 34 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा मेरा फॉन्ट साइज़। तो कितना बड़ा हो गया। और इसका मैं एक्चुअल फॉन्ट साइज़ आप लोग को दिखाता हूँ। जो मेरा बॉक्स है उसमें अगर मैं कंप्यूटेड वैल्यू में जाऊँ, फॉन्ट साइज़ में जाऊँ, तो 102 आ रहा है, और 102 कुछ और नहीं, 34 मल्टीप्लाई बाय 3 102 होता है। 34 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 102 होता है। तो अगर आप लोग 34 मल्टीप्लाई बाय 3 करें यहाँ पर तो 102 है। तो 3M का मतलब ये है कि मेरे पेरेंट का 3 गुना, ठीक है, मेरे पेरेंट के फॉन्ट साइज़ का 3 गुना। अब अगर मैं यहाँ पर इसको सिर्फ 4 पिक्सल कर देता, कंटेनर का अगर 4 पिक्सल है तो इसका 12 पिक्सल हो जाएगा साइज़, समझ रहे हो? देख रहे हो मेरी बात क्या है यहाँ पर? तो देखो इसका मैंने अगर 4 पिक्सल किया तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 12 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि मैंने 3M किया हुआ है, ठीक है। तो M का मतलब क्या है, EM फॉर M का क्या मतलब है, EM फॉर M का मतलब ये है कि मेरे पेरेंट का फॉन्ट साइज, एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो M यूनिट आप सबको आई होप समझ में आ गई। अब रैम यूनिट की बात करते हैं। रैम यूनिट का मतलब है रूट का जो एलिमेंट का जो मेरा रूट है उसके रिलेटिव। तो R फॉर रूट होता है यहाँ पर, बिल्कुल M की तरह काम करता है, बस R फॉर रूट होता है। तो M में हम कह रहे थे माई पेरेंट एलिमेंट्स फॉन्ट साइज, यहाँ पर हम कह रहे हैं HTML टैग का फॉन्ट साइज, ठीक है, समझ रहे हो? देखो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आप लोग को और अच्छे से समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज 3rem कर दूँ, 3rem कर दूँ अगर, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग देखो, अगर मैं इसको 3rem कर दूँ फॉन्ट साइज़, तो इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 48 पिक्सल हो गया। और 48 पिक्सल कैसे हो गया? यहाँ पर HTML में क्लिक कर मैं आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाता हूँ, फॉन्ट साइज़ की 16 पिक्सल्स है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो मेरा इसका साइज़ भी चेंज होता जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैंने दिस इज़ अ पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, बॉक्स में मैंने 3rem लगाया हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ HTML एलिमेंट का 3 गुना कर दो इसको। अच्छा, अगर मैं जो HTML एलिमेंट है मेरा उसी का फॉन्ट साइज़ 45 पिक्सल कर दूँ, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैं इसका फॉन्ट साइज़ 45 पिक्सल करूँ, बहुत ज़्यादा फॉन्ट साइज़ है ये, प्रैक्टिकली शायद ही कोई इस तरह का कोई काम करेगा। तो HTML का फॉन्ट साइज़ 45 करने वाला सर्कस शायद ही आप लोग करें, बट यहाँ पर जिसमें आप लोगों को समझाने के लिए इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 45 पिक्सल मेरे HTML का फॉन्ट साइज़ हुआ, तो मेरा ये जो पैराग्राफ है इसका फॉन्ट साइज़ कितना होगा? मैं इस पैराग्राफ पर क्लिक करूँ तो सॉरी नॉट पैराग्राफ, बॉक्स में मैंने अप्लाई किया है, मेरा जो बॉक्स है उसमें मैंने अप्लाई किया है फॉन्ट साइज़ 3rem। तो मेरे बॉक्स के फॉन्ट साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 3rem है वो, और कंप्यूटेड वैल्यू क्या है 135। तो 135 कहाँ से आ रहा है? 135 आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 45, 45 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 135। तो ये वहाँ से आ रहा है। तो रैम आई होप आप लोग समझ गए, रैम क्या है? रैम है रिलेटिव टू HTML टैग, ठीक है।
अब क्यों आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे? आप कहोगे यार मैं MRM क्यों इस्तेमाल करूं? तो MRM आप लोग इस्तेमाल करेंगे तब जब आप पूरे ओवरऑल पेज को रिसाइज करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, और अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट HTML है तो आप RAM यूज़ करेंगे, वरना आप लोग क्या यूज़ करेंगे, वरना आप लोग M यूज़ करेंगे। अगर वो HTML नहीं है, कोई दूसरा एलिमेंट है, लेट से आप एक पर्टिकुलर डिव बॉक्स है उसके अंदर की सारी चीज़ों को रिसाइज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर स्केल पर उसको रिसाइज कर पाएंगे अगर आपने M यूनिट का इस्तेमाल किया हुआ है। VW क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, व्यू पोर्ट विड्थ। तो यूनिट रिलेटिव टू 1% व्यू पोर्ट विड्थ। मैं आपको दिखाता हूँ VW का कमाल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यार मैं ये फॉन्ट साइज़ हटा लूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा फॉन्ट साइज़ है HTML के लिए, और कंटेनर के लिए 4 पिक्सल थोड़ा छोटा है, तो सारे फॉन्ट साइज़ को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। और देखो आप लोग कि दिस इज़ अ पैराग्राफ, और ये यहाँ पर आ गया। और मैं क्या करूँगा कि एक डिव बनाऊँगा, कंटेनर के अंदर ही बनाते हैं डिव, ठीक है, और उसका नाम मैं क्या रखूँगा, box2, ठीक है, और मैं उसके अंदर lorem 12 रखूँगा। और lorem 12 रखने के बाद कुछ इस तरह से बॉक्स और box2। तो मैं यहाँ पर जो बॉक्स है उसके अंदर का जो बैकग्राउंड कलर है उसको रेड कर दूँगा, और जो box2 है मेरा डॉट box2 उसके अंदर के बैकग्राउंड कलर को मैं क्या कर दूँगा, बैकग्राउंड कलर को मुझे करना है, क्या करना है, कोई भी एक कलर चुन लेता हूँ, एक्वाई चुन लेता हूँ यार, क्या करना है, क्या रखा है, वैसे भी मिटा नहीं है मुझे ये सब, ठीक है, मतलब समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सब चीज़ें मैं। तो यहाँ पर देखो ये बॉक्स आ गया, एक ये बॉक्स आ गया। अब लेटेस्ट से मैं इसकी विड्थ चेंज करना चाहता हूँ, box2 की विड्थ मैं चेंज करना चाहता हूँ, और अगर मैं इसकी विड्थ सेट कर दूँ 34 पिक्सल, जो कि बहुत छोटा है मुझे मालूम है, बहुत अजीब सा हो जाएगा बॉक्स हमारा, थोड़ा सा बढ़ा ही देता हूँ यार इसको, 334 पिक्सल कर देता हूँ, जो कि फेयरली थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर 334 पिक्सल किया, तो यहाँ पर ये इसकी वेट 334 पिक्सल हो गई। अब मान लो कि मुझे मालूम नहीं है कि मैं किस डिवाइस में इस वेबसाइट को रन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यार मेरे यूज़र्स के पास तो अलग अलग डिवाइस होंगे, ज़रूरी तो है नहीं। अगर मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि मेरे पास एक्चुअली है codewithhari.com, ठीक है, तो इस वेबसाइट में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता किसी को कि यार इस वेबसाइट के अंदर जो है कौन सा यूज़र कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो मेरा यूज़र है कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो अब मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा यूज़र कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो मैं कोई यहाँ पर वेट सेट नहीं कर सकता किसी बॉक्स की। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यार वो कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहा हो, कोई भी टैबलेट यूज़ कर रहा हो, वो इंसान कोई भी मेरा कंप्यूटर यूज़ कर रहा हो, बड़े से बड़ा मॉनिटर यूज़ कर रहा हो, उसकी जो विड्थ है उसके मॉनिटर की या फिर उसके व्यूइंग डिवाइस की जो विड्थ है, मैं उस विड्थ का जो आधा स्पेस है वो इस डिव को देना चाहता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो इसकी विड्थ है, जो कि मैंने 334 यहाँ पर लिखी हुई थी, मैं कहूँगा जो मेरी विड्थ है मैं चाहता हूँ 50 VW, यानी कि 50% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। यहाँ पर देखो उसने आधी स्पेस को यहाँ पर कवर कर लिया, देख रहे हो। और यही चीज़ मैं हाइट के साथ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ इसकी जो हाइट है वो कर दो 50 VW, यानी कि जो व्यू पोर्ट यानी कि जो व्यू पोर्ट हाइट है मेरी, मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट जो हो जाए वो व्यू पोर्ट हाइट की आधी हो जाए। देख रहे हो आप लोग क्या किया मैंने यहाँ पर। तो VH जब मैं लिखता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी मेरी व्यू पोर्ट हाइट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये पूरी हाइट, इसका आधा जो हाइट जितनी भी पिक्सल आती है वो इसको दे दो, ठीक है। तो इस बॉक्स को 50 VH हाइट मिल चुकी है, ठीक है। तो VH और VW बेसिकली अगर आप लोग 50 VH लिखते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा, जो आपका ब्राउज़र है वो सबसे पहले इसको नापेगा, मान लो ये 800 पिक्सल आया, इसका आधा कर देगा 400 पिक्सल, तो 400 पिक्सल आपके बॉक्स को दे देगा। अब ऐसा नहीं है कि आप हाइट में VH सेट करें और विड्थ में ही VW सेट करें। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब मैं विड्थ सेट कर रहा हूँ तो मैं VW कह रहा हूँ, मैं हाइट सेट कर रहा हूँ तो VH कह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पर भी VW यूनिट यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पर भी VH यूनिट सेट कर सकता हूँ। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये है कि जब मैं विड्थ को 50 VH करूँगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको नापेगा पूरे को, जो मेरा 50 VH है, लेटेस्ट से वो 400 पिक्सल आया, उतनी विड्थ इसको दे देगा। और सेम चीज़ यहाँ पर आती है हाइट के साथ, तो क्या करेगा, पूरी विड्थ को नापेगा पहले, इसका आधा जितना भी पिक्सल आता है वो इसकी हाइट रख देगा। समझ लो आप लोग। तो बेसिकली ये यूनिट्स हैं, ठीक है, VH VW, तो आप लोग ये यूनिट्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया ही। अब परसेंटेज आती है। परसेंटेज क्या है, यूनिट रिलेटिव टू पेरेंट एलिमेंट। तो विड्थ वगैरह में आप लोग परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोग एक पेरेंट एलिमेंट के रिलेटिव देना चाहते हैं विड्थ को, यानी कि आपके पेरेंट की जो विड्थ है, अगर मान लो 100 पिक्सल है और आप चाहते हो कि उस पेरेंट के हिसाब से आप 50% जो विड्थ है वो आप लोग सेट करना चाहते हो, तो आप परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हो और ये भी बहुत हाईली यूज़ होता है। और अब हम बात करेंगे मिन मैक्स हाइट विड्थ प्रॉपर्टी। अब कहोगे यार आप लोग ये क्या लिख दिया मैंने, मिन मैक्स हाइट विड्थ प्रॉपर्टी। तो ये एक्चुअली 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एक मिन हाइट, एक मैक्स हाइट, एक मिन विड्थ
और एक मैक्स विड्थ। इन चारों प्रॉपर्टी का क्या काम है ये ज़रा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा इसका नाम मिन मैक्स हाइट विड्थ। ठीक है, बहुत ही अजीब सा नाम है यार, लेकिन हाँ एक बात है कि यार बाद में आप जब ढूंढोगे इस पर्टिकुलर कोड को तो आप लोग अप्रिशिएट करोगे मुझे कि यार मैंने कितनी अच्छी तरह से नाम दिया इन सारी फाइल्स को। और मैं जस्ट मिन हाइट दे रहा हूँ, टाइटल में मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक कंटेनर बनाऊँगा और एक कंटेनर बनाने के बाद मैं क्या करूँगा कि इस कंटेनर को डॉट कंटेनर, ठीक है, तो डॉट कंटेनर लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसकी जो विड्थ है लेट से 334 पिक्सल दे रहा हूँ और जो हाइट है इसकी वो मैं 45 VH दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं VH VW यूनिट्स यूज़ करूँगा, मैंने बता दिया आप लोग को। और मैं VW भी यूज़ करूँगा, मैं RAM भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आप लोग को बता दिया इन यूनिट्स के बारे में। तो लॉरेम 34 और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर क्या करूँगा रेड सेट कर दूँगा और इस पेज को लाइव सर्वर में रन करूँगा और यहाँ पर आप लोग देखो मिन मैक्स हाइट विड्थ। ठीक है, तो इसको मैंने फायरफॉक्स में यहाँ पर अभी रन कर दिया और आप लोग यहाँ पर देखो कि मैंने हाइट विड्थ सेट करी इस पर्टिकुलर बॉक्स में और वो सेट भी हो गई, तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे सेट करूँ एक प्रॉपर्टी मिन हाइट, मैं कहूँगा जो मिन हाइट है वो कम से कम 50 VH हो, कम से कम 50 VH। तो आप लोग देखो कि इसकी अगर मैं हाइट छोटी रखने की कोशिश करूँगा, लेट से मैं इसकी हाइट को सिर्फ 4 VH रखने की कोशिश करूँगा जो कि काफ़ी छोटी है, ये नहीं होगी 4 VH, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब कहा है कि मिन हाइट 50 VH, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इंश्योर करो कि इस एलिमेंट की मिनिमम हाइट 50 VH हो। तो 50 VH तो इतनी लंबी हो गई, यानी कि मेरी पूरी व्यू पोर्ट हाइट की आधी। तो कम से कम इतनी जो यूनिट है हाइट की, कम से कम इतना साइज़ मेरी इस डिव की हाइट को मिलने वाला है। तो अगर मैं कम हाइट सेट करने की कोशिश करूँगा कभी भी, तब होगा क्या, कम हाइट सेट करने की अगर मैं कोशिश करूँगा तो वो नहीं होगा। सिमिलर चीज़ जो है वो मैक्स हाइट में भी है। अगर मैं लिख दूँ मैक्स हाइट जो है मेरी, मैं कहूँगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइट है वो 50 VH हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 VH करूँगा तो 4 VH हो जाएगी क्योंकि मैक्स हाइट 50 VH है। तो देखो ये 4 VH हो जाएगी, यहाँ पर इसकी हाइट 4 VH हो गई है। बट अगर मैं 100 VH रखने की कोशिश करूँगा या फिर लेटेस्ट से मैं 144 VH रखने की कोशिश करूँ अपनी हाइट को, तो वो नहीं होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर कह दिया है, मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है कि मैक्सिमम हाइट जो कि मेरे इस डिव को मिल सकती है वो 50 VH है। तो मैक्स हाइट क्योंकि मैंने यहाँ पर 50 VH कर दी तो 144 VH नहीं होगी, 50 ही VH मिलेगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सिमिलर चीज़ विड्थ के लिए भी लागू होती है, मिन विड्थ मैक्स विड्थ। मिन विड्थ के बारे में बात करते हैं। मिन विड्थ क्या है? मिन विड्थ का मतलब ये है कि कम से कम विड्थ इसकी इतनी तो हो ही हो, इससे ज़्यादा हो सकती है, कम से कम इतनी तो हो। मिनिमम विड्थ यानी कि कम से कम विड्थ इतनी तो मेरे एलिमेंट की हो ही हो। अगर मैंने मिन विड्थ 50 VW दे दिया तो कम से कम विड्थ इतनी तो होगी ही होगी। अगर आप उससे कम सेट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं यार मिनिमम विड्थ क्योंकि 50 VW है तो मुझे कम से कम 50 VW ही सेट करना ही करना है, और मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी हाइट या फिर आपकी विड्थ एक पर्टिकुलर नंबर से लेकर एक दूसरे पर्टिकुलर नंबर तक वेरी करे, तो आप मिन हाइट, मिन विड्थ, मिन मैक्स हाइट, मैक्स विड्थ ये प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो अपने किसी भी एलिमेंट में, और ये बिल्कुल इसी तरह से काम करेगी। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मिन हाइट, मैक्स हाइट, ये सारी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। और मैंने नोट्स में इन चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, और नोट्स में मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि यार फ्यूचर में आप अगर इन नोट्स का प्रिंट आउट निकाल कर अपने हाथ में रखेंगे तो आपको क्या होगा कि सब चीज़ें याद आ जाएंगी कि मैंने कब क्या चीज़ बताई थी। तो 100% एक्सप्लेनेशन जो है वो वीडियो में रहेगा, और ये जो नोट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे चीज़ें रिकॉल करने में। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट पोजीशन प्रॉपर्टी। और पोजीशन प्रॉपर्टी यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर ये क्या हुआ यार, अनयूजुअल लाइन टर्मिनेटर्स, मैं यहाँ पर मैंने गलती से इस PDF फाइल को खोल दिया। मैं इसको यहाँ पर एज अ टेक्स्ट एडिट नहीं करना चाहता, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर नई फाइल बनाना चाह रहा था। position.html एक बॉयलर प्लेट डाल के मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पोजीशन लिखूँगा, और मैं बहुत ही जल्दी से ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना नैव बार बनाता हूँ एक, क्योंकि मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोग इसको यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर एक LI बना रहा हूँ, उसमें होम लिखूँगा, ऑब्वियसली कोई लिंक्स नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैं अबाउट लिखूँगा, और यहाँ पर मैं अबाउट के बाद लिखूँगा लेटेस्ट से मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट, सेव करूँगा इसको,
स्टाइल टैग डालूंगा। स्टाइल टैग डालने के बाद मैं LI को टारगेट करूंगा और LI को टारगेट करके इसकी डिस्प्ले को इनलाइन कर दूंगा। ऑब्वियसली इसको मैं यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा और कॉपी करके फायरफॉक्स में भी खोलूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लगता है जल्दीबाजी में ये लगा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डिस्प्ले मैंने इसकी इनलाइन कर दी, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया। मैं बैकग्राउंड दूंगा अपने हेडर को, मैं कहूँगा ये जो मेरा हेडर है उसमें एक बैकग्राउंड दे दो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और इसका जो कलर है वो दे दो वाइट, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट, इसकी हाइट वगैरह दे दूंगा मैं। और ऑब्वियसली एक काम और करूँगा कि मैं स्टार पे जो मार्जिन है उसको 0 कर दूंगा, मार्जिन को 0 कर दूंगा, और पैडिंग को भी मैं क्या करूँगा 0 कर दूंगा, ठीक है। तो मार्जिन 0, पैडिंग 0, ऑब्वियसली इसको कुछ ऐसा कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे देखने में। और इसकी जो हाइट है वो मैं थोड़ी बहुत देना चाहूँगा, जो मेरा हेडर है, तो मैं इसकी हाइट दे दूंगा लेटेस्ट से 34 पिक्सल, और उसके बाद यहाँ पर फिक्स कर लूँगा इसको मैं, ठीक है। तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसकी हाइट को थोड़ा बहुत बढ़ा लूँगा। इसकी हाइट को मुझे बढ़ाना है, तो मैं मेरे हेडर को सिलेक्ट करके इसकी हाइट को कुछ इस तरह से बढ़ा लूँगा। यहाँ पर एरो कीज़ की सहायता से देख रहे हो, मैं आराम से बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70 पिक्सल कर देता हूँ उसको, 70 पिक्सल बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सही दिख रहा है अभी, एक ये प्रॉपर हेडर बन चुका है। इसके बाद मैं एक कंटेनर यहाँ पर डालूंगा, जैसे कि आपने देख ही लिया है। इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा, इसके अंदर मैं लॉरम 34 लिखूंगा। फिर ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है मेरा, हमें डायरेक्टली ऐसे पी करके टारगेट करना नहीं चाहिए किसी भी एलिमेंट को, बट यहाँ पर जस्ट मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। एक क्लास लगाकर आप लोग टारगेट करें। मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा इसका, और उसी के साथ साथ मैं कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, और वो होगा बैकग्राउंड कलर मेरा एक्वा, ठीक है। तो मैं सेव करके अगर आप लोग को अभी कंटेनर दिखाऊं अपना, तो ये देखो ये कंटेनर मेरा यहाँ पर आ गया। मैं इसको हाइट और विड्थ दूंगा इस कंटेनर को। सबसे पहले हाइट दे देता हूँ, हाइट में दूंगा 50 VH, ठीक है। जो मेरे कंटेनर की हाइट है वो 50 VH होगी, और जो विड्थ होगी मेरे कंटेनर की वो यहाँ पर मैं दे देता हूँ लेटेस्ट से 50 VW, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 50 VW दे दी। अब मैं अगर आप लोग को एक बात बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर मार्जिन को ऑटो कर दूँ तो ये जो मेरा कंटेनर है ये सेंटर में आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो। तो मार्जिन जो है वो मैंने ऑटोमेटिक कर दी, यहाँ से और यहाँ से ऑटोमेटिकली मार्जिन सेट होकर ये कंटेनर मेरा बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो इस कंटेनर के अंदर मैं एक बॉक्स रखना चाहता हूँ, ठीक है। देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार मैं एक बॉक्स रखना चाहता हूँ, div.box, और इस बॉक्स में मैं लिखूँगा I am a box, ठीक है। और मैं यहाँ पर बॉक्स लिखकर, सॉरी डॉट बॉक्स लिखकर, बॉक्स कोई एलिमेंट नहीं है, मैं डॉट बॉक्स लिखूंगा। मैं यहाँ पर डॉट बॉक्स लिखकर इसकी हाइट और विड्थ सेट करना चाहता हूँ। लेट्स से 200 बाई 200 पिक्सल का हम लोग जो है बॉक्स रखना चाहते हैं, तो हाइट और विड्थ दोनों मैं इसकी 200 कर दूंगा। और बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे दूंगा लेट्स से येलो इस टाइप का, ये जो भी कलर है इसको मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने आई एम अ बॉक्स लिख दिया, और बॉक्स कहाँ पर आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि बॉक्स बिल्कुल यहाँ पर, इसको जैसे ही पैराग्राफ के बाद जगह मिलेगी यहाँ पर आएगा। पैराग्राफ में मैं एक चीज़ और लिखूँगा, मैं कहूँगा कि जो इसका बॉर्डर है वो दे दो 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो रेड बॉर्डर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आई एम अ बॉक्स यहाँ पर आ गया, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट के फ्लो में आएगा। तो जब मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट फ्लो, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने पैराग्राफ को पहले लिखा है तो पैराग्राफ यहाँ पर डिस्प्ले होगा, उसके बाद मैंने अगर बॉक्स लिखा है तो बॉक्स यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट का फ्लो है पूरा। सबसे पहले मैंने क्या चीज़ लिखी यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में, मैंने अपने डॉक्यूमेंट की बॉडी में सबसे पहले हेडर लिखा, तो हेडर मेरा यहाँ पर आ गया सबसे ऊपर। उसके बाद मैंने क्या लिखा, एक कंटेनर बनाया जिसके अंदर ये बॉक्स था, सबसे पहले ये पैराग्राफ था सबसे पहले, तो पैराग्राफ आ गया। उसके बाद बॉक्स मैंने डाला था तो ये बॉक्स आ गया। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट का फ्लो है बेसिकली। जब मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट का फ्लो, मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले मैंने हेडर लिया, उसके बाद मैंने एक यहाँ पर पैराग्राफ लिया, उसके बाद मैंने ये वाला बॉक्स लिया, तो ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट का फ्लो है। तो जो मेरा ये बॉक्स है वो भी डॉक्यूमेंट के फ्लो के अंदर है। अब आ जाओ नोट्स में, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, क्योंकि अब आने वाला है मज़ा। यूज टू मैनिपुलेट द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट, जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, आपके एलिमेंट की लोकेशन को मैनिपुलेट करने में इस्तेमाल होती है। फॉलोइंग आर द पॉसिबल वैल्यूज। अभी एट दिस पॉइंट मेरा ये जो बॉक्स है, जो पर्टिकुलर बॉक्स है जिसमें मैंने आई एम अ बॉक्स लिखा है, उसकी पोजीशन क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक जो है वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। तो जब पोजीशन स्टैटिक होती है तो वो अपने डॉक्यूमेंट फ्लो में यहाँ पर आकर चिपक जाता है, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर आपने और मैंने देखा अभी, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट फ्लो में जहाँ उसको जगह मिलेगी वो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जी इंडेक्स, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं 5। जब हम पोजीशनिंग करते हैं किसी भी एलिमेंट की तब ये यूज़ होती हैं। टॉप क्या करता है, टॉप से थोड़ी सी जो स्पेस है वो दे देता है, बॉटम से थोड़ी सी स्पेस दे देता है, यानी कि बॉटम ये स्पेसिफाई करता है कि नीचे से कितना दूर,
लेफ्ट से कितना दूर, राइट से कितना दूर। लेकिन जब पोजीशन स्टैटिक होती है, बात ध्यान से सुनना, देखो यहाँ अगर आपने बात सुन ली ध्यान से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पोजीशन स्टैटिक है तब ये प्रॉपर्टीज़ काम ही नहीं करेंगी, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल काम नहीं करेंगी। अगर पोजीशन स्टैटिक है तो ये प्रॉपर्टीज़ काम कब करेंगी? ये प्रॉपर्टीज़ काम तब करेंगी जब आप पोजीशन की वैल्यू को रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड ये सेट करो। तो यहाँ पर देखो स्टैटिक पोजीशनिंग हमने देख ली, चुपचाप जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आ जाता है फ्लो में, जो हमारा बॉक्स है वो डॉक्यूमेंट फ्लो में आ जाता है, और टॉप वगैरह प्रॉपर्टीज़ काम नहीं करती है। मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट कर यहाँ पर मैं लगा कर दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। अगर मैं यहाँ पर टॉप लिखूँ और 45 पिक्सल लिखूँ तो देखो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फायरफॉक्स भी ये बात मुझसे कह रहा है यार टॉप हैज़ नो इफेक्ट ऑन दिस एलिमेंट सिंस इट्स नॉट अ पोजीशन एलिमेंट। आपकी पोजीशन स्टैटिक है, आप पोजीशनिंग करो, पहले पोजीशन को स्टैटिक हटा के कुछ और करो, तब ये प्रॉपर्टी आप लोग सेट करो। तो फायरफॉक्स भी मुझे ये चीज़ बता रहा है। अब बात करते हैं रिलेटिव की। यहाँ है पोजीशन का मेन इस्तेमाल, यहाँ से स्टार्ट हुआ है पोजीशन का मेन इस्तेमाल। रिलेटिव, द टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट जी इंडेक्स विल नाउ वर्क, अदरवाइज एलिमेंट इज इन द फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइक स्टैटिक। समझ रहे हो बात को? तो जब मैं कहता हूँ पोजीशन रिलेटिव, मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, बॉक्स में पोजीशन रिलेटिव करके दिखा देता हूँ, और पोजीशन रिलेटिव का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा पोजीशन रिलेटिव करने का। क्यों नहीं होगा कुछ? क्योंकि पोजीशन रिलेटिव जब मैं बोल रहा हूँ तब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो पोजीशन है डॉक्यूमेंट की, सॉरी डिव की, जो मेरा ये जो डब्बा है जिस पे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई है, उसकी जो पोजीशन है वो तो सेम रहेगी, जहाँ पर था वो वहीं रहेगा। लेकिन अब ये प्रॉपर्टीज़ काम करना चालू कर जाएंगी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको दिखाता हूँ अभी। अगर मैं यहाँ पर अब टॉप सेट कर दूँ, अब मैं कह दूँ कि यहाँ पर टॉप 3 पिक्सल, तो देखो ये खिसकने लग गया। देख रहे हो? नहीं देखा आप लोगों ने? लो मैं एक बार और दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखो खिसकने लग गया टॉप से। अगर मैं लिखूँ लेफ्ट एंड लेटर से मैं लिखता हूँ लेफ्ट 4 पिक्सल, ये लेफ्ट साइड से भी खिसकने लग गया। तो मैं इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन से अब खिसका सकता हूँ। देख रहे हो आप लोग? यहाँ पर लेफ्ट 159 पिक्सल अगर किया तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये खिसकना स्टार्ट हो गया। देख रहे हो आप लोग? तो मैं इसको अब टॉप और लेफ्ट प्रॉपर्टी देके खिसका सकता हूँ। जी इंडेक्स को अगर अभी आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आप लोग को बताऊंगा जी इंडेक्स क्या होता है। अभी आप इन 4 प्रॉपर्टीज पे फोकस करो, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट अब काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो कितना मज़ेदार चीज़ है, आप किसी भी डब्बे को कहीं भी ले जा सकते हो पोजिशनिंग करके, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर रखा और इसको खिसकाना भी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको। अगर एक दूसरा बॉक्स होता, मान लो div डॉट बॉक्स 2 होता है यहाँ पर, वो कहाँ जाता? तो मैं यहाँ पर उसमें लॉरेम 34 लिखूँगा और उसको सेम चीज़ें दूंगा जो मैंने बॉक्स को दी थी, ठीक है। बॉक्स 2 को भी मैं सेम प्रॉपर्टीज़ दूंगा और बस मैं इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। यहाँ पर इसको थोड़ा डार्किश सा कलर दे दूंगा, इसकी पोजीशन को रिलेटिव नहीं करूँगा, हाइट विड्थ सेम रखूँगा और आप लोग देखो कि ये डब्बा नीचे है। अब अगर मैं इस बॉक्स को खिसकाता हूँ तो ये कहाँ पर जाएगा, ये मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने 34 पिक्सल किया तो ये अपनी जगह पर है, बस ये हो रहा है कि ये इसके ऊपर आ जा रहा है अब, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप इसको खिसका रहे हो तो ये नीचे के भी एलिमेंट खिसकते जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली आपने क्या किया कि इस एलिमेंट को इसकी पोजीशन से इधर उधर खिसकाना शुरू कर दिया, लेकिन बाकी एलिमेंट्स अपनी जगह पर आराम से रहेंगे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पोजीशन रिलेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बैचेस वगैरह लगाने में। लेट अस से मैंने यहाँ पर ये डिव बनाया और मैं यहाँ पर एक बैच लगाना चाहता हूँ, एक बटन लगाना चाहता हूँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इस टाइप का कुछ अगर मैं ऊपर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जगह छोड़ सकता हूँ, इसमें पैडिंग दे सकता हूँ। ये जो मेरा कंटेनर है इसमें मैं पैडिंग दे सकता हूँ, दे ही देता हूँ, आपको दिखाता हूँ देकर। कंटेनर में अगर मैं पैडिंग दूंगा तो पैडिंग टॉप बॉटम में तो मैं 0 रखूँगा। लेट अस से 34 पिक्सल मैंने दे दी यहाँ पर देखो मैंने स्पेसिंग दे दी। अब मान लो यहाँ पर मैं एक लाइक बटन लगाना चाहता हूँ तो मैं इस डब्बे को यहाँ पर खिसका सकता हूँ, या फिर अगर मेरा यहाँ पर लाइक बटन है तो मैं उसको यहाँ पर खिसका कर ला सकता हूँ। लेट अस एज्यूम कि ये डब्बा मेरा लाइक बटन है, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ, 3 पिक्सल मैंने कर दिया, सॉरी नॉट कंटेनर 3 पिक्सल, मुझे इसको 3 पिक्सल करना है। इनफैक्ट 3 पिक्सल थोड़ा छोटा हो जाएगा, मैं 20 पिक्सल करता हूँ इसको। अब देखते जाओ मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैं बेसिकली क्या करूँगा, इस डब्बे को, ये जो ग्रीनिश डब्बा है इसको यहाँ खिसका दूंगा पूरा। और ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे आसान तरीका मेरे पास क्या होगा इसको यहाँ खिसकाने का, और मैं इसको लेफ़्ट से 45 पिक्सल दे दूँ और मैं इन पिक्सल्स को अगर बढ़ाता जाऊँ, लेटर से मैं 700 समथिंग कर दूँ या फिर 1700 समथिंग, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 700 समथिंग किया मैंने, 900 समथिंग करता हूँ, ये यहाँ पर आ गया। अब मैं कहूँगा कि जो टॉप है टॉप से 3 पिक्सल कर दो, और इनफैक्ट बॉटम से करूँगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाना चाहता हूँ, बॉटम से थोड़ा ज़्यादा पिक्सल्स में करूँगा, इसको ऊपर को लेकर जाऊँगा और ये देखो यहाँ पर आ गया, आया मैं बॉक्स। देख रहे हो, अगर ये लाइक बटन होता तो मैं इसको यहाँ पर आराम से रख सकता था इस तरह से पोजीशनिंग करके। समझ लो आप लोग पोजीशनिंग रिलेटिव का क्या मतलब है। तो लेट मी समराइज अभी तक जितना भी हमने सीखा।
स्टैटिक अगर मैं कर रहा हूँ पोजीशन को तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक जो है पोजीशन वो डिफ़ॉल्ट होती है हर एलिमेंट की। अब पोजीशन रिलेटिव अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर अपनी जगह से वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इन प्रॉपर्टीज़ को देखकर खिसकना शुरू हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं किसी भी एलिमेंट में तो वो कोई भी असर नहीं लेंगी, ये चीज़ें काम नहीं करेंगी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। इस केस में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट काम करेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जब भी आप लोग इस तरह से कुछ करते हैं ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट काम करता है पोजीशन रिलेटिव में। स्टैटिक देख लिया, रिलेटिव देख लिया। अब एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट बेसिकली क्या करता है कि एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द फ्लो, तो एलिमेंट क्या होगा, फ्लो से हट जाएगा एंड इज रिलेटिवली पोजिशन टू इट्स फर्स्ट नॉन स्टैटिक एंसेस्टर। अब ये समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं जब इस तरह की चीज़ों को तो कहते हैं यार ये क्या है यार, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं समझाता हूँ आपको। मैं रिलोड करूँगा, सबसे पहले चीज़ों को डिफ़ॉल्ट उसमें लेकर आऊँगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसकी पोजीशन को यहाँ पर एब्सोल्यूट कर दूँगा। तो जहाँ पर मैंने इस बॉक्स की पोजीशन को रिलेटिव किया था, मैं अब इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दूँगा। और मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे करूँगा क्योंकि मैं ज़रा चाहता हूँ कि ये कोड आपके पास रहे, क्योंकि मैं ये कोड बिल्कुल भी डिलीट नहीं करना चाहता। पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने अगर कर दिया तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, देख रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ। पोजीशन एब्सोल्यूट जब मैंने यहाँ पर किया अपने बॉक्स में। अब यहाँ पर आप लोगों में से कई लोग सोचेंगे कि यार बॉक्स 2 तो गायब हो गया, ये क्या हुआ, बॉक्स तो दिख रहा है, बॉक्स 2 नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ हुआ क्या है। हुआ कुछ ऐसा है कि जो मेरा बॉक्स था उसको डॉक्यूमेंट फ्लो में से हटा दिया गया है। जब मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट फ्लो में से हटा दिया गया तो उसका मतलब ये है कि इसको यहाँ से इस पूरे डॉक्यूमेंट से भगा दिया गया है, लेकिन ये ज़बरदस्ती यहाँ पर घुस रहा है। तो बेसिकली क्या होगा कि सबसे पहले हेडर आया, फिर ये आया, बाकी एलिमेंट्स ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि ये है ही नहीं। समझ लो आप, बाकी के एलिमेंट्स ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि ये है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एलिमेंट कहेगा नहीं मैं हूँ। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझो, जो बॉक्स 2 है वो अब इसके पीछे चला गया। यहाँ पर देखो, मैं बॉक्स 2 की हाइट और विड्थ को थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो बॉक्स 2 है, इसके पीछे है बॉक्स 2 अभी, ठीक है। तो इसने बॉक्स 2 को ढक दिया। अब अगर यहाँ पर मैं इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करूँ तो मैं इसको हिला सकता हूँ, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो ये जो एलिमेंट है, मैं यहाँ पर इसको रिलोड करूँ पेज को तो आप लोग देखो कि ये बॉक्स 2 के ऊपर बैठ गया है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर टॉप बॉटम प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा तो ये किसके रिलेटिव में अपने आप को पोजीशन करेगा? ये पोजीशन करेगा अपने पहले नॉन स्टैटिक मेंबर के रिलेटिव, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ इस बात का क्या मतलब है। इसका पेरेंट कौन है? मेरी बात का आप लोग जवाब दो। आई एम अ बॉक्स का पेरेंट कौन है? ये जो बॉक्स है जिस पर हमने यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट लगा रखी है, इसका पेरेंट कौन है? इसका पिता कौन है? इसका पापा कौन है? इसका पापा है कंटेनर, क्योंकि ये कंटेनर के अंदर है डायरेक्टली। अरे आप लोग यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके अगर देखोगे तो कंटेनर के अंदर पैराग्राफ है और कंटेनर के अंदर ही बॉक्स है और कंटेनर के अंदर ही बॉक्स 2 है। तो कंटेनर के 3 बच्चे हैं, पैराग्राफ, बॉक्स और बॉक्स 2। तो जो आई एम अ बॉक्स है वो उसका पिता कंटेनर है। क्या ये नॉन स्टैटिक है? नहीं, ये नॉन स्टैटिक नहीं है, तो इसके रिलेटिव तो ये पोजीशन कर नहीं सकता। इस कंटेनर का भी पापा कौन है? इस कंटेनर का पापा बॉडी है। क्या ये नॉन स्टैटिक है? नहीं। इसका भी पापा कौन है? HTML। क्या ये नॉन स्टैटिक है? ये भी नॉन स्टैटिक नहीं है, लेकिन इसका तो कोई पापा भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर रुकना पड़ता है और ये HTML के हिसाब से अपने आप को यहाँ पर पोजीशन करता है, ठीक है। तो मैं अगर टॉप 0 कर दूँ तो यहाँ पर ऊपर चिपक जाएगा। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ इस चीज़ को। टॉप 0 और ये देखो ये ऊपर चिपक गया यहाँ पर। अगर मैं लेफ्ट 0 कर दूँ तो ये देखो यहाँ पर आ गया स्टार्टिंग में। राइट 0 कर दूंगा अगर ये तो एंड में आ जाएगा। देख रहे हो आप लोग, राइट 0 करूँगा यहाँ पर आ जाएगा। जो मेरा HTML है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। बाय द वे मैं आप लोग को दिखा दूँ तो अगर मैं बॉटम 0 करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। तो मैं बॉटम 0 करके भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मैं अगर बॉक्स में बॉटम 0 करूँ टॉप 0 की जगह तो यहाँ पर नीचे आ गया। देखो, देख रहे हो आप लोग। तो यह HTML के बाद जो HTML मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक था, आप लोग देखो उसके नीचे बॉटम से 0 पे आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए हो। अब अगर मैं कंटेनर को पोजीशन रिलेटिव कर दूं तो ये अब कंटेनर के रिलेटिव इर्द गिर्द मूव करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी हमें लाइक बटन वगैरह इधर उधर लगाना पड़ता है, तो हम जो कंटेनर होता है जिसके अंदर एलिमेंट है, कंटेनर को रिलेटिव कर लेते हैं जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि रिलेटिव पोजीशनिंग में क्या होता है कि जब तक आप लोग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे तब तक वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, डॉक्यूमेंट के फ्लो में भी रहेगा। तो रिलेटिव जब आप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है until unless आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज यूज़ ना करें। ओके, अब यहाँ पर अगर आप लोग एब्सोल्यूट पोजिशन करते हैं इस एलिमेंट को जो आई एम अ बॉक्स है, तो अब वो HTML के रिलेटिव पोजीशन होने की बजाय अब अपने पेरेंट कंटेनर के रिलेटिव पोजीशन होगा, क्योंकि इसका पहला नॉन स्टैटिक पेरेंट जो था वो कंटेनर था। तो अब ये कंटेनर से कहेगा ए कंटेनर तू मेरा पहला नॉन स्टैटिक पेरेंट है। तो इसीलिए
मुझे बता कि कहाँ जाना है, मैं तेरे हिसाब से लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम मैं अपने आप को सटा लूँगा। तो कुल मिलाकर जो बॉक्स है वो इस तरह की बात करता है। तो अगर आपने अभी यहाँ पर बॉक्स में बॉटम 0 लगा दिया तो ये देखो ये बॉटम से 0 लेके यहाँ पर फिट हो चुका है। अब अगर आप लोग यहाँ पर राइट 0 लगाते हैं तो ये राइट से 0 पर है। अगर आप लोग उसको लेफ़्ट 0 कर देंगे तो यहाँ पर देखो ये लेफ़्ट से 0 पर आ गया, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को यार। और उसी के साथ साथ हम मूव करेंगे अपनी अगली पोजीशन पर जो कि है फिक्स्ड। तो ये बिल्कुल एब्सोल्यूट की तरह है, बस जो हमारी पोजीशनिंग है वो ब्राउज़र विंडो के हिसाब से होती है। तो अगर मैंने यहाँ पर बॉक्स में पोजीशन फिक्स कर दिया, मैंने फिक्स कर दिया पोजीशन, तो मेरी ब्राउज़र विंडो के हिसाब से पोजीशनिंग होगी, ठीक है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं बॉडी में हाइट दे दूँ लेटर से 4444 पिक्सल जो कि बहुत ज़्यादा है, और मैं स्क्रॉल करूँ तो ये देखो ये बॉक्स यहाँ पर टंगा रहेगा। तो यहाँ पर बॉक्स जो है मेरा टंगा रहेगा, तो फिक्स पोजीशन का ये यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगर एक ऐसा एलिमेंट लिया जो कि स्क्रॉलेबल है, उसके अंदर मैंने एक ऐसा एलिमेंट डाल दिया जिसकी पोजीशन मैंने फिक्स्ड कर दी है, तो वो अपनी जगह पर रहेगा, हिलेगा नहीं, बिल्कुल भी स्क्रॉल से फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। देख रहे हो आप लोग यहाँ पर देखो, अगर मैं लेटर से यहाँ पर चैट विद अस करके एक वो रखना चाहता हूँ विंडो, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं इसको जो है राइट से 0 कर दूँगा। यहाँ पर होता है ना चैट विद अस, क्लिक हेयर टू चैट विद अस, इस टाइप से होती है, आपने देखी होगी, स्क्रॉल करो तो वहीं पर चिपकी रहती हैं वो। तो वो यहाँ पर पोजीशन फिक्स्ड से हम लोग बनाते हैं। आखिरी हमारा पोजीशन स्टिकी, द एलिमेंट इज पोजीशन बेस्ड ऑन यूजर स्क्रॉल पोजीशन। तो मैं यहाँ पर पोजीशन को स्टिकी करूँगा अपने हेडर के अंदर और टॉप को 0 कर दूँगा। और आप लोग देखो अब मैं स्क्रॉल करूँगा, मेरी बॉडी की हाइट मैंने थोड़ी सी बढ़ा रखी है, आपको दिखा दूँ 4444 पिक्सल कर रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब मैं स्क्रॉल करूं अगर, तो आप लोग देखो ये मेरा हेडर टंगा रह जाएगा और यहाँ पर इस तरह से मेरा हेडर यहाँ पे लटका रह जाएगा और मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, देख रहे हो आप लोग। तो मेरा हेडर टंगा रहेगा और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग यहाँ पर पोजिशन स्टिकी कर रहे हो तो। अब जी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। अब आप लोग देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये हेडर के ऊपर चला गया। मैं चाहता हूँ हेडर मेरा सबसे बाहर रहे, तो मैं जी इंडेक्स को एक बड़ी वैल्यू दे दूंगा। लेटर से मैंने 10 दे दिया, तो जिसकी भी जी इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ऊपर रहेगा। तो मैंने यहाँ पर जो हेडर है उसको जी इंडेक्स 1 भी दे दूंगा, तब भी मेरा काम चल जाएगा। और अब अगर मैंने यहाँ पर इसको जी इंडेक्स 1 दे दी हेडर को, और मैं अपने इस कंटेनर को लेटर से जी इंडेक्स 2 दे दूँ, तो कंटेनर मेरा ऊपर आ जाएगा। मैं दे के दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो जी इंडेक्स 2 दे दिया तो ऊपर आ गया। 1 दूंगा यहाँ पर अगर, तो भी ये ऊपर ही है। 0 दूंगा तब ये नीचे आ गया। तो जिस पर भी बड़ा जी इंडेक्स होगा वो ऊपर आप लोग को दिखाई देगा। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट, 2 ओवरलैपिंग एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट को ऊपर देखना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, उसकी जी इंडेक्स को बढ़ा देना है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने बाद में आप लोग को बता रखी है। आई होप पोजीशन प्रॉपर्टीज सारी सबको समझ में आ गई है, ठीक है। तो जी इंडेक्स में मैंने आप लोग को यही चीज़ बताई थी। और एक और प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बात की हुई है यहाँ पर, लिस्ट स्टाइल के बारे में बात की है यूएल के। तो यहाँ पर जी इंडेक्स के बारे में सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ, फिर वहाँ पर लिस्ट स्टाइल में जाऊँगा मैं। द जी इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के स्टैक ऑर्डर को स्पेसिफाई करता है, यानी कि अगर आप लोग जी इंडेक्स 3 कर देते हो किसी भी एक एलिमेंट की, और एक दूसरे एलिमेंट की जी इंडेक्स 1 है, तो जिसकी जी इंडेक्स ज़्यादा है वो ऊपर आप लोग को दिखाई देगा। ओवरलैप अगर कर रहे हैं 2 एलिमेंट्स तो इट डिफाइंस विच लेयर विल बी अबव विच इन केस ऑफ ओवरलैपिंग एलिमेंट्स। तो बेसिकली जी इंडेक्स को जी इंडेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका ये जो स्क्रीन होती है वो एक्स और वाई एक्सिस होती है। अगर मैं इस स्क्रीन के अंदर एक लेटर से एक, आप ऐसा करना मत, तो मुझे पता आप करोगे भी नहीं, अगर मैं कहूँगा भी तो एक ड्रिल मशीन चला दूँ अपनी स्क्रीन के अंदर, वो जी इंडेक्स होगी। तो अगर यहाँ पर मेरे पास फालतू पैसे होते तो ज़रूर मैं आप लोगों को ड्रिल मशीन चला के दिखाता अपने मॉनिटर के अंदर। तो इस वीडियो का अनफॉर्चुनेटली बजट उतना ज़्यादा है नहीं, तो मैं ड्रिल चला के नहीं दिखा सकता आप लोगों को। बट आप लोग समझ जाओ कि जो हमारा मॉनिटर होता है, जैसे कि स्क्रीन है, ये फ़ोन देख लो आप लोग, अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर ये जेड एक्सिस है। ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये जेड एक्सिस है। अगर मैं इसके अंदर ये आर पार कर दूँ पेन, तो ये जेड एक्सिस हो जाएगी। तो इस एक्सिस पर कौन सा एलिमेंट ऊपर आएगा, कौन सा एलिमेंट नीचे आएगा, वो जी इंडेक्स जो है स्पेसिफाई करता है। अब आ जाते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जिसके बारे में मैंने आप लोग को पहले नहीं बताया, लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। तो लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, और मैं सिंपल सी चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेटर से मैं यहाँ पर एक यूएल डाल रहा हूँ, ठीक है। एक यूएल मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, लिस्ट आइटम्स में मैं डाल रहा हूँ एप्पल, और लेटर से बनाना, और उसके बाद ऑरेंजेस, ठीक है। बनाना के बी को भी कैपिटल कर लेते हैं। अब यहाँ पर लेटर से मैं LI के
जो यहाँ पर मेरा एल आई है इसमें मैंने डिस्प्ले इनलाइन कर रखा है, तो डिस्प्ले इनलाइन मैंने यहाँ पर इसमें कर रखा है एल आई में। तो मैं इसके डिस्प्ले इनलाइन को ख़त्म कर दूँगा क्योंकि एप्पल बनाना ऑरेंजेस को मैं यहाँ पर नीचे देखना चाहता हूँ। डिस्प्ले इनलाइन को ख़त्म कर दूँगा एल आई के। तो यहाँ पर देखो एप्पल बनाना ऑरेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर एप्पल बनाना ऑरेंजेस यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसके लिस्ट स्टाइल को मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ, मैं एल आई के लिस्ट स्टाइल को अगर सर्कल करता हूँ तो देखो लिस्ट स्टाइल को सर्कल करने से तो ये यहाँ पर मुझे इसका स्टाइल दिख नहीं रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, जो मैंने स्टार मार्जिन 0 पैडिंग 0 लगा रखी है इसको भी हटाऊंगा क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर इसके ये जो बुलेट्स हैं वो दिख नहीं रहे। तो मैंने यहाँ पर सर्कल किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सर्कल्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करके स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पर ये स्क्वायर मुझे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। देख रहे हो स्क्वायर्स। अब यहाँ पर जो हमारी लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं सिर्फ लिस्ट स्टाइल यूज़ करूँ तो ये शॉर्ट हैंड होता है, ये लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन और लिस्ट स्टाइल इमेज, इन 3 चीज़ों को सेट करने में सहायक होता है। तो अगर मैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन को इंसाइड कर दूं और मैं आप लोग को ये चीज़ दिखाऊंगा यूएल के अंदर एक बैकग्राउंड कलर देकर, बैकग्राउंड कलर में दे दूंगा एंटीक वाइट नहीं यार, रेड दे देता हूँ, कोई बात नहीं, रेड चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया है इसको। अब अगर मैं यहाँ पर इनसाइड कर दूँ, ये जो मेरी सेकंड प्रॉपर्टी है इस शॉर्ट हैंड की जो कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन है, उसको अगर मैं इनसाइड कर दूं तब आप लोग देखो, मैं अगर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं और मैंने इसको इनसाइड कर रखा है तो जो मेरा यूएल है यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यूएल मेरा कहाँ से कहाँ तक है। तो मेरा जो यूएल है वो यहाँ से कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है और ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं मेरे यूएल के अंदर है। अगर मैं अपने लिस्ट आइटम के अंदर इस चीज़ को आउटसाइड कर दूँ, मैं यहाँ पर आउटसाइड कर दूँ, तब आप लोग देखोगे जब मैं इस पर होवर करूँगा, देख रहे हो आप लोग, तो मेरे बुलेट पॉइंट्स अब बाहर जा चुके हैं। तो मेरे बुलेट पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, यूएल के अंदर होंगे या बाहर होंगे, ये प्रॉपर्टी ये चीज़ को बताती है। इसके बाद लिस्ट स्टाइल इमेज, यहाँ पर मैं इमेज अगर कोई देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो मेरे स्क्वायर्स हैं इसकी जगह पर अगर मैं कोई एक इमेज देना चाहता हूँ तो मैं वो इमेज दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डॉट इमेज लिखता हूँ, मुझे कोई डॉट की इमेज मिल गई अगर, तो यहाँ पर एक रेड डॉट की इमेज मुझे मिल गई है। मैं यहाँ पर ओपन इसको सेव कर लेता हूँ या तो इमेज को, या इसको अगर मैं डायरेक्टली अगर यूज़ कर पाऊँ, मैं सेव ही कर लेता हूँ इस इमेज को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको सेव ही कर लेता हूँ इमेज को। चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैं डालूंगा रेड के नाम से, red.png। और मैं यहाँ पर इसका जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसको भी सेट करके आपको दिखाता हूँ, URL, और मैं यहाँ पर लिखूँगा set.png, ठीक है। मैंने set.png, red.png, सॉरी नॉट set.png, red.png नाम से मैंने एक इमेज यहाँ पर रखी हुई है, निकाली हुई है। और यहाँ पर ये इमेज कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है एक्चुअली। तो प्रॉब्लम है इसकी, ये इमेज कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और इसने जो है बहुत ज़्यादा घेर लिया है। तो जो बैकग्राउंड रेड है उनको मैं सबसे पहले हटाता हूँ, जस्ट आप लोग को ये दिखाता हूँ कि यार ये जो इमेज है वो यहाँ पर आ गई है। हालांकि मुझे इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करना चाहिए था इमेज की, बट यू गॉट द पॉइंट यार कि यहाँ पर ये इमेज यहाँ पर लग गई है। नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल, बट आप लोग समझ गए, छोटी इमेज के साथ इसको ट्राई करें, ज़रूर काम करेगा। मैं ज़्यादा इस पर टाइम अभी नहीं देना चाहता, शायद ही आप लोग इसको ज़्यादा यूज़ करें। लिस्ट स्टाइल को अगर आप लोग काफ़ी यूज़ करेंगे, यानी कि लिस्ट स्टाइल टाइप जो प्रॉपर्टी है उसको आप लोग काफ़ी सेट करेंगे, ये मैं आप लोग को बता सकता हूँ। लेकिन ये इनसाइड आउटसाइड और URL बहुत कम यूज़ होती है, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बट अगैन कभी कभी आप लोग को यूज़ करनी पड़ सकती है, इसीलिए आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। विद दैट सेट हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है चैप्टर 5 में, क्योंकि चैप्टर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। पोजीशनिंग का कॉन्सेप्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे पोजीशन प्रॉपर्टी होना चाहिए। और आप लोग प्रैक्टिस करें, ट्रायल एंड एरर करें, देखें कि क्या चीज़ करके क्या होता है, अलग अलग तरह से पोजीशनिंग करके देखें, अपने दिमाग में सिनेरियोज़ बनाएं कि यार अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर हेडर को लटकाना चाहता हूँ या लेटर से चैट विंडो को नीचे बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाऊंगा, उस तरह की चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में रखें। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोग को पोजीशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह से आप लोग मास्टर कर लेंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगी। सो विद दैट सेड लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 5 प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस कर लेते हैं यार। सो गाइस अब टाइम आ चुका है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का। मैं जल्दी से चैप्टर 5 का जो प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोग के लिए बना रखा है ना उसको खोल लेता हूँ। और बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिस सेट रखा है मैंने यहाँ पर, रीज़न बीइंग कि हम लोगों ने ऑलरेडी जब हम चैप्टर कर रहे थे चैप्टर 5 तब हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली थी। तो मैं चैप्टर 5 को भी ज़रा खोल लेता हूँ यहाँ पर, ताकि जो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव नैव बार यूजिंग रिलेटिव लेंस। तो एक रिस्पॉन्सिव नैव बार को बनाने के लिए हम
लोग क्या कर सकते हैं कि जो उसके अंदर का कंटेंट है उसकी विड्थ को VW में लिख सकते हैं या फिर परसेंटेज में लिख सकते हैं, और ये सारे काम हम कर सकते हैं। हालांकि जो असली रिस्पॉन्सिवनेस है वो हम आगे पढ़ेंगे, मीडिया क्वेरीज कैसे यूज़ करते हैं उससे आएगी, हम फ्लैक्स बॉक्स देखेंगे, फ्लैक्स बॉक्स से आएगी। बट अगेन हम यहाँ पर एक थोड़ा सा स्वाद यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे रिलेटिव लेंथ का इस्तेमाल कर और रिस्पॉन्सिवनेस का इस्तेमाल कर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा सबसे पहले, और मैं इसका नाम practice.html रखूँगा। एक यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट टेम्पलेट डालने के बाद एक div डॉट या फिर मैं हेडर डालूँगा सबसे पहले। हेडर के अंदर यूएल के अंदर लिस्ट आइटम्स, होम, और हेडर के अंदर इनफैक्ट मुझे nav डालना था, और nav का जो क्लोजिंग टैग है उसको यहाँ पर हम डालेंगे कुछ इस तरह से। होम के बाद अबाउट के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये जो यूएल है ना, मेरा यूएल, इसके अंदर li है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टाइल लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा li, और li लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी डिस्प्ले को इनलाइन कर दूँगा, ठीक है। और राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, इसको URL को कॉपी करेंगे, यहाँ पर फायरफॉक्स में डालेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार प्रॉब्लम क्या है क्रोम यूज़ करने में। आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं फायरफॉक्स की 2-4, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं फायरफॉक्स में जो यहाँ पर डिज़ाइन टूल्स हैं, डेवलपर टूल्स तो नहीं बोलूँगा, डेवलपर टूल्स तो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं, डेवलपर टूल्स तो क्रोम के भी बहुत अच्छे हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्रोम में, प्रॉब्लम मैं नहीं कहूँगा कुछ है, बस प्रेफरेंस है। और आप लोग एक बार ट्राई करके देखो इसको, फायरफॉक्स को, मज़ा आप लोग को आने वाला है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर जो है वो nav का, इनफैक्ट हेडर का पूरे चेंज कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करूँगा और सिर्फ कलर को वाइट कर दूँगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर को मैंने ब्लैक कर दिया, इसको वाइट कर दिया। एक चीज़ और मैं यहाँ पर करूँगा, स्टार लगाकर यहाँ पर क्या करूँगा, एक तो पैडिंग को 0 कर दूँगा, पैडिंग 0, और उसी के साथ साथ मार्जिन को मैं कर दूँगा 0, ठीक है। तो पैडिंग 0, मार्जिन 0 सारे एलिमेंट्स के लिए। और इसकी यहाँ पर जो विड्थ वगैरह है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। तो यहाँ पर एक काम मैं और कर सकता हूँ कि अगर मैं पैडिंग को 10 पिक्सल्स दे दूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ऊपर नीचे से, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और उसी के साथ साथ मैंने पैडिंग को 10 पिक्सल दिया है, और यहाँ पर मुझे मार्जिन को 0 देना था। अच्छा, मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स की पैडिंग को 10 पिक्सल कर दिया, विच इज़ रॉन्ग। तो मैं क्या करूँगा, सारे के सारे एलिमेंट्स की पैडिंग को तो 0 ही रखूँगा। बस मैं जो मेरा यहाँ पर हेडर है इसकी पैडिंग को मैं 10 पिक्सल कर दूँगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर नीचे से यहाँ पर स्पेस आ गई है। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा बनाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा, और हेडर पैडिंग को बढ़ाएंगे, थोड़ा कुछ ऐसा करेंगे, और यहाँ पर 25 पिक्सल कर दूंगा मैं पैडिंग को, 25 पिक्सल्स। अब आप में से कई लोग सोचोगे कि यार रिस्पॉन्सिवनेस कैसे अचीव करें, तो यहाँ पर अगर आप फ़ोन में क्लिक करो तो देखो ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि इसके डिवाइस की विड्थ के साथ इसका फॉन्ट साइज़ छोटा होता जाए, तो रिस्पॉन्सिवनेस होता है कि आपकी जब ब्राउज़र की विंडो चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से आपका जो वेबसाइट है वो किस हिसाब से अपने आप को चेंज कर रही है। तो मैं अगर यहाँ पर अभी चेंज करूँगा इसको, तो आप देखो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है ये चीज़। बट अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि जो मेरा li है उसकी मैं फॉन्ट साइज़ को लेटेस्ट से 1 VW कर दूँ, और 1 VW थोड़ा छोटा होगा, मैं इसको बड़ा करूँगा तो देखो ये बड़ा होता जा रहा है, छोटा करूँगा छोटा होता जा रहा है। तो ये अब मेरी विड्थ को छोटा बड़ा करने का असर ले रहा है, हैंस इट इज़ रिस्पॉन्सिव, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा करूँगा, 5 VW करूँगा इसको। देखो मैं जैसे जैसे बड़ा करता जा रहा हूँ इसको, वैसे वैसे ये बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं छोटा करता जा रहा हूँ ये छोटा होता जा रहा है, देख लो आप लोग। तो इसी को रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। हालांकि हम इस तरह की रिस्पॉन्सिवनेस शायद ही प्रैक्टिकली अचीव करना चाहें, बट रिस्पॉन्सिवनेस का जो मतलब होता है वो ये होता है कि विड्थ को या हाइट को या किसी भी प्रॉपर्टी को आप लोग चेंज कर रहे हैं तो आपका वेब पेज जो है वो अडाप्ट कर लेता है। तो ये बहुत ही क्विकली हम लोगों ने एक यहाँ पर nav बार बनाया जो कि मेरी रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है, क्योंकि अब देखो मैं इसकी अगर विड्थ कम कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स दे रहा है मुझे, ठीक है बेसिकली। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्रिएट अ स्टिकी nav बार यूजिंग पोजीशन प्रॉपर्टी। तो पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमें स्टिकी नेविगेशन बार बनाना है। तो नेविगेशन बार यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो मैंने इसको 5 VW दिया हुआ है, मैं इसको 2 VW कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसके साइज़ को, और लेफ़्ट राइट में भी पैडिंग आप लोग दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो मेरा li है इसमें मैं एक पैडिंग दे सकता हूँ,
टॉप बॉटम से 0 पिक्सल दे दूंगा और उसके बाद मैं 13 पिक्सल दे दूंगा और उसके बाद यहाँ पर आकर मैं सेट कर लूँगा। मेरे हिसाब से मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर बनाना है एक स्टिकी नैव बार, मैं एक div डॉट कंटेनर बनाऊँगा, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा कि जो ये कंटेनर है इसको एक मिनिमम हाइट दे दूँगा। इसको मैं दे दूँगा मेन हाइट और मैं दे दूँगा वो 2333 पिक्सल जो कि बहुत ज़्यादा है, और बैकग्राउंड कलर में दे दूँगा इसको रेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेड कलर दे दिया। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखो मेरा ये जो नैव बार है ये जा चुका है नीचे को, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो है स्टिकी कर सकते हैं यहाँ पर पोजीशन को, और पोजीशन को स्टिकी करने से क्या होगा कि आपका नैव बार स्टिकी बन जाएगा। तो मैं हेडर के अंदर पोजीशन डालूंगा और यहाँ पर स्टिकी डाल दूंगा, स्टिकी और टॉप ज़ीरो डाल दूंगा, ठीक है। और अब आप लोग देखो मैं इसको स्क्रॉल करूँगा यहाँ पर, तो ये देखो, देख रहे हो स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पर तो ये लटक गया है ऊपर। मैं इस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करने के लिए आप लोग को एक काम और करूँगा, div डॉट कंटेनर 2 बना दूंगा, या फिर और भी इजी वे है कि इसमें एक lorem, कुछ ज़्यादा ही टेक्स्ट डाल दिया मैंने वैसे, Ctrl Z कर लेता हूँ, lorem 345 शुड बी मोर देन इनफ। तो ये कंटेंट डाला हुआ है, आप देख रहे हो। मैं स्क्रॉल करूँगा इसको तो देखो नेविगेशन बार ऊपर के ऊपर चिपका हुआ है। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देख रहे हो आप लोग यहाँ पर क्या किया मैंने। तो इस तरह से जो है मैं बड़े आराम से स्टिकी नैव बार बना सकता हूँ। तो ये हमारा स्टिकी नैव बार हो गया। और ये जो नीचे मैंने डिव बनाया था, मैं सोच रहा था कि एक दूसरा डब्बा बनाऊँ, उसको मैं येलो कलर का बैकग्राउंड दूँ, वो सब करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको इतना कर लिया और दैट शुड बी फाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी यूजिंग अ यूएल एज एन एग्जाम्पल। तो लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को ये एग्जाम्पल भी दिखाया था, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को एक बार और करो, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आए चीज़ें, इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करेंगे। एक लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी जो है लगाकर देखेंगे यूएल को एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करते हुए। अब डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ जेड इंडेक्स यूजिंग एन एग्जाम्पल, और ये मैं आप लोग को बड़े आराम से दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो मेरा कंटेनर है उसमें जेड इंडेक्स जो है उसको 3 कर दूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, और उसी के साथ साथ मैं इसकी पोजीशन को रिलेटिव कर दूंगा। तो रिलेटिव पोजीशन करने से क्या होगा कि जेड इंडेक्स इसमें काम करेगी, और सामने कोलन लगाऊंगा। और यहाँ पर आप लोग देखोगे, अब मैं स्क्रॉल करूँगा, देख रहे हो आप लोग, तो ये ना इसके ऊपर चढ़ जा रहा है बेसिकली। तो मेरा जो ये नेविगेशन बार है वो है, बट हो क्या रहा है कि इसके ऊपर चढ़ जा रहा है मेरा ये कंटेंट। देख रहे हो, ध्यान से देखो, आधा अबाउट अभी छुपा हुआ है, इसके ऊपर चढ़ जा रहा है मेरा कंटेंट। तो जेड इंडेक्स कुछ इस तरह से काम करती है। आई होप कि मैंने आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझा दिया। और अगला चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, और अगले चैप्टर का नाम है हमारे फ्लैक्स बॉक्स। और ये चैप्टर यार बहुत धांसू होने वाला है, तो इसको सब लोग बहुत ध्यान से देखना और मज़ा आएगा आप लोग को। एक बार फ्लैक्स बॉक्स सीख गए ना, मैं बस आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, लेआउट सीखने में आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर नाउ। ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको मेरे हिसाब से हर CSS डिज़ाइनर को, हर वेब डिज़ाइनर को सीखना चाहिए। किसी भी कीमत पर आप लोग को ये फीचर जो है सीखना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर आप लोग फ्लैक्स बॉक्स नहीं जानते तो कुछ ऐसा समझ लो कि आप सबसे बड़ा हथियार जो CSS का है उसको नहीं जानते। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्लैक्स बॉक्स को। बट फ्लैक्स बॉक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैंने ये चीज़ नोट्स में लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। बिफोर वी लुक इनटू दी CSS फ्लैक्स बॉक्स वी विल लुक इनटू द फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टीज। फ्लोट प्रॉपर्टी क्या है? फ्लोट प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, एक किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट की तरफ को या राइट की तरफ को धकेल देती है। चलो देखते हैं ये फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करती है जल्दी से। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे float.html। एक बॉयलर प्लेट यहाँ पर लगाएंगे, div.box1 में यहाँ पर लिखूँगा, और एक div.box2 यहाँ पर लिखूँगा, और यहाँ पर box2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर box1 लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 बॉक्स बना लिए, एक box1 और एक box2, ठीक है। जो box1 है उसमें मैं कुछ CSS दूंगा, और जो box2 है उसमें मैं कुछ CSS दूंगा। यहाँ पर box2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं हाइट और विड्थ दोनों की सेट करूँगा। हाइट में सेट करूँगा लेट से 234 पिक्सल, विड्थ इसकी सेट करूँगा 345 पिक्सल, और यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर दूँगा ब्लू। एग्जैक्टली सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ box2 के अंदर। और मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनो कि जो चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ
वो बहुत ज़रूरी है। मैंने इसका जो बैकग्राउंड कलर था उसको रेड कर दिया, और रेड क्यों किया आप लोग अभी देखोगे। राइट क्लिक कर ओपन विद लाइव सर्वर मैं कर दूंगा, और क्योंकि मेरा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम है, बट उसके बाद भी मैं डिज़ाइनिंग के लिए बार बार फायरफॉक्स में जाता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं क्या करता हूँ कि जब मैं एक्चुअल में ये चीज़ कर रहा होता हूँ वेब डिज़ाइनिंग वगैरह, तब मैं फायरफॉक्स को अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना लेता हूँ कुछ टाइम के लिए, और एक बार डिज़ाइनिंग खत्म हो जाती है मैं वापस क्रोम में आ जाता हूँ। खैर ये सब अपनी अपनी चॉइस की बातें हैं, और बिल्कुल भी आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ ये आपको यूज़ करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं अपनी तरफ से अपना जस्टिफिकेशन मैंने दे दिया कि क्यों मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। क्रोम यूज़ कर लो, एज यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो जो बॉक्स 1 है यहाँ पर, अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ इसको, तो देखो जो बॉक्स 1 है वो कहाँ पर है, वो इधर है। बॉक्स 2 किधर है, बॉक्स 2 इधर है, ठीक है। दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक बॉक्स में फ्लोट राइट लिख देता हूँ, तो आप लोग देखो क्या होगा कि ये राइट की तरफ को मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये यहाँ पर था बॉक्स 1, बॉक्स 2 की तरफ मूव हो गया, बॉक्स 2 राइट की तरफ मूव हो गया, ठीक है। अब मान लो कि मैं इसको भी फ्लोट राइट करता हूँ, ठीक है। फ्लोट राइट मान लो मैं इसको भी करता हूँ पहले वाले बॉक्स को, तो ये भी राइट की तरफ आ गया, ये भी राइट की तरफ आ गया। और आप लोग यहाँ पर एक बात देख रहे हो कि दोनों के दोनों बॉक्स जो है आजू बाजू आ गए, यानी कि जब मैं दोनों को फ्लोट राइट की तरफ करूँगा तो क्योंकि यहाँ पर जगह थी इसलिए इसने इसको भी और इसको भी दोनों को एक साथ कर दिया है। मेरा जो यहाँ पर पहला बॉक्स है जो कि ब्लू है वो सबसे पहले राइट की तरफ धकेला गया, इसलिए वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद जो रेड वाला बॉक्स था उसने उसको भी यहीं पर फिट कर दिया, उसने कहा यार यहाँ पर जगह है तो यहाँ भी फिट कर दो। तो फ्लोट के साथ आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी एक ब्लॉक को किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को फ्लोट करते हैं और कोई दूसरा एलिमेंट उसके नीचे है उसको भी आप उसी डायरेक्शन में फ्लोट करते हैं, तो वो आपको सेम लाइन में देखने को मिलता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसमें फ्लोट राइट नहीं लगाता तो क्या होता? अगर मैं इसमें यहाँ पर फ्लोट राइट नहीं लगाता तो ये लेफ्ट की तरफ को जाता और ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता। तो ये एक तरीका होता है दो डिव्स को साइड बाय साइड करने का भी, बट फ्लोट मैं आप लोगों को सिर्फ अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्लोट जो है वो कई जगह आप लोग को देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी भी कोड बेस को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से आप गिटहब पर कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे हैं किसी के कोड बेस में और उसने फ्लोट यूज़ किया हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग उसको देखकर ये बोलें कि यार फ्लोट तो हमें कभी बताया ही नहीं गया फ्लोट क्या होता है। फ्लोट प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, एक तरफ लेफ्ट या राइट में एलिमेंट को फ्लोट कर देती है। और अब यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, एक क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। तो फ्लोट प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए, फ्लोट प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी हमने देख ली। अब हम क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है फ्लोट को क्लियर करने के लिए। इस बात का क्या मतलब हुआ, ये स्पेसिफाई करता है व्हाट एलिमेंट्स कैन फ्लोट बिसाइड अ गिवन एलिमेंट। अब क्लियर के बारे में एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो क्लियर होता है वो फ्लोट्स को क्लियर करता है, उन एलिमेंट्स को क्लियर करता है जो कि उससे पहले हैं ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर बॉक्स 1 पर क्लियर लगाता हूँ तब वो काम नहीं करेगा, बॉक्स 2 को क्लियर नहीं करेगा, तो मैं बॉक्स 2 पर क्लियर लगाऊंगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर आप लोग समझो कि देखो मैंने बॉक्स 1 को क्या किया, मैंने फ्लोट राइट कर दिया। मैं यहाँ पर आप लोग को कोड दिखाता हूँ, मैंने फ्लोट राइट कर दिया एंड लेटर से मैंने यहाँ भी फ्लोट राइट कर दिया, तो मैंने दोनों को फ्लोट राइट कर दिया। अब क्या होगा, सबसे पहले तो जो बॉक्स 1 है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, ये मेरा बॉक्स 1 है। फिर उसके बाद बॉक्स 2 यहाँ पर आ चुका है, दोनों को मैंने फ्लोट राइट किया। अब मैं क्लियर बॉक्स 1 में लगाकर बॉक्स 2 को नहीं हटा सकता, मैं बॉक्स 2 में क्लियर लगाकर बॉक्स 1 को हटा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बॉक्स 2 में मैं कहूँ क्लियर राइट, तो क्लियर राइट जब मैं कह रहा हूँ तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि भाई मेरा जो राइट है वो क्लियर कर दो, मेरे राइट में कोई एलिमेंट फ्लोट नहीं करेगा। तो क्लियर राइट का मतलब क्या है, क्लियर राइट का मतलब है मेरे राइट में कोई एलिमेंट फ्लोट नहीं करेगा। तो लेफ्ट में तो करेगा ना, हाँ बिल्कुल लेफ्ट में करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट कर दूँ तब ये लेफ्ट में फ्लोट कर पाएगा बॉक्स 1 जो है। तो बॉक्स 1 बॉक्स 2 के लेफ्ट में फ्लोट कर पा रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको सबसे पहले लेफ्ट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। बाय द वे एक बात आई होप कि क्लियर है सब लोगों को कि जब भी मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, ये जो इंस्पेक्टर के अंदर मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ जो CSS लिखता हूँ वो टेम्परेरीली मेरी CSS आ जाती है, वो स्टाइल टेम्परेरीली अप्लाई हो जाता है, यानी कि कुछ देर के लिए अप्लाई हो जाता है जब तक कि मैं इस पेज को रिलोड नहीं कर लेता। तो ऐसा नहीं है कि वो जो स्टाइल है वो परमानेंटली अप्लाई हो जाएगा, ऐसा आप लोग बिल्कुल मत समझना। वो स्टाइल परमानेंटली अप्लाई नहीं होगा, वो टेम्परेरीली ही अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने वो यहाँ पर लिखा है। जो चीज़ मैं यहाँ पर कोड में चेंजेस कर रहा हूँ वो परमानेंट है, उनको मैं तब तक नहीं हटा सकता जब तक मैं कोड को वापस से एडिट बैक ना कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्लोट को लेफ्ट किया तो ये लेफ्ट में फ्लोट कर रहा है, ये राइट में फ्लोट कर रहा है। अब मैं बॉक्स 2 को, जो कि बाद में लिखा गया है, ये बात इंपॉर्टेंट है, जो कि बाद में आया है डॉक्यूमेंट में, बॉक्स 2 बाद में आता है, बॉक्स 1 पहले आता है। तो बॉक्स 2 में मैं लिखूँगा कि यार मेरे राइट में भी कोई फ्लोट ना करे, मेरे लेफ्ट में भी कोई फ्लोट ना करे, तो मैं क्लियर बोथ कर दूंगा, ठीक है। क्लियर बोथ अगर मैं करूंगा बॉक्स 2 के अंदर तो क्या होगा, बॉक्स 2 के लेफ्ट में भी कोई नहीं रह पाएगा, बॉक्स 2 के राइट में भी कोई नहीं रह पाएगा, तो जो फ्लोट है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो बॉक्स 1 यहाँ आ गया, बॉक्स 2 यहाँ पर आ गया।
तो पहले क्या होता था कि फ्लोट की सहायता से हम लोग लेआउट्स वगैरह बनाते थे, लेकिन फ्लोट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ नहीं है। लोगों ने डिमांड किया कि यार कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो कितना अच्छा होता, अगर हम डायरेक्टली कहीं पर भी किसी भी एलिमेंट को रख पाएँ, अपने लेआउट्स को बना पाएँ बड़े आराम से, नेविगेशन बार्स को बना पाएँ तो कितना अच्छा होगा। हाँ, ये चीज़ समझ में ज़रूर आ जाती है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगैन लोगों ने कहा कि यार अगर डायरेक्ट कुछ कमांड होते हमारे पास चीज़ों को सेंटर करने के, चीज़ों को वर्टिकली अलाइन करने के, मिडल में वर्टिकली अगर आप लोग किसी भी चीज़ को अलाइन करना चाहते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली अलाइन करना चाहते हैं सेंटर में, तो उसके लिए क्या कोई सिंपल सी चीज़ नहीं है। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए फ्लेक्स बॉक्स को लाया गया। और फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, एक बहुत ही अच्छा तरीका देता है हमको लेआउट्स बनाने के लिए। और सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करके आपको CSS इतनी आसान लगने लगेगी कि आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो लेट्स मूव टू फ्लेक्स बॉक्स नाउ। हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स क्या है, तो मैंने यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स के बारे में चैप्टर 6 में लिखा हुआ है, द CSS फ्लेक्स बॉक्स aims at providing a better way to lay out, align and distribute space among items in a container। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि आपको एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही क्लीन तरीका देता है अपने एलिमेंट्स को अलाइन करने का इधर से उधर, जहाँ आप चाहेंगे वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो होता क्या है कि कभी भी किसी भी कंटेनर को आपको एक फ्लेक्स बॉक्स इनिशियलाइज़ करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, तो उसमें ये डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी आप लोग डाल देंगे और ये इनिशियलाइज़ कर देगा एक फ्लेक्स बॉक्स को। अब ये एक फ्लेक्स बॉक्स है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर जो है इसके अंदर फ्लेक्स आइटम्स हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4। तो ये फ्लेक्स बॉक्स होता है, इसको फ्लेक्स कंटेनर भी कहते हैं। तो मैंने 2 जगह लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स, यहाँ फ्लेक्स बॉक्स लिखा है, यहाँ फ्लेक्स कंटेनर लिखा है। अब यहाँ पर देखो, इसमें 2 एक्सेस होती हैं, एक मेन एक्सेस, एक क्रॉस एक्सेस। तो मेन एक्सेस ये वाली है, क्रॉस एक्सेस ये वाली है जो कि मैंने आपको दिखाई है। मेन एक्सेस इस केस में हॉरिजॉन्टल है, लेकिन मैंने एक बात और लिखी है, क्रॉस एक्सेस जो है वो वर्टिकल है, लेकिन मैंने एक बात लिखी है, नीड नॉट बी ऑलवेज वर्टिकल। जो क्रॉस एक्सेस होती है वो हमेशा वर्टिकल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये फ्लेक्स डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होती है ये हम अभी देखेंगे, पर क्योंकि हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन अभी इस केस में रो है, इसीलिए ये हमारा जो मेन एक्सेस है वो हॉरिजॉन्टल है, क्रॉस एक्सेस वर्टिकल है। तो मेन एक्सेस बेसिकली आप ऐसा समझ लो, वो एक्सेस जिसके अलोंग आइटम्स जो है वो रेंडर होना स्टार्ट होते हैं। तो जिस दिशा में आपके आइटम्स जो है वो रेंडर हो रहे हैं वो आपका मेन एक्सेस है, क्रॉस एक्सेस जो है वो उसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी और रटने की ज़रूरत नहीं है, अगेन आप लोग को याद रह ही जाने वाली है ये चीज़ें, इतनी बड़ी नहीं है कि आप लोग को याद नहीं रहेंगी, दिमाग में नहीं बैठेंगी, डेफिनेटली बैठेंगी, ठीक है। सो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी पर अब आ जाते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या करती है, डिफाइंस द डायरेक्शन टुवर्ड्स विच आइटम्स आर लेड। जिस दिशा में आपके फ्लेक्स बॉक्स के आइटम को रेंडर किया जाता है वो फ्लेक्स डायरेक्शन है। कैन बी रो, रो रिवर्स, कॉलम, कॉलम रिवर्स, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी रो होती है, ठीक है। तो यार अभी एक काम करते हैं, जल्दी से कोड में आ जाते हैं और एक जल्दी से फ्लेक्स बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर ना टाइम बचाने के लिए इस पूरे इसको कॉपी करूँगा, एक मैं यहाँ पर कंटेनर बनाऊँगा, उसके अंदर बॉक्स 1 और बॉक्स 2 डालूँगा। तो div डॉट कंटेनर, ठीक है, और इसके अंदर मैं बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को डालूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने div डॉट कंटेनर लिखा, बॉक्स 1 यहाँ, बॉक्स 2 यहाँ, और मैं फ्लोट्स हटा दूंगा इसमें से, मुझे फ्लोट्स अभी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने विड्थ हाइट सेट कर रखी है। डॉट कंटेनर में मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। इसको मैंने फ्लेक्स बॉक्स के तौर पर इनिशियलाइज़ कर दिया है। और मैं लेटर से यहाँ पर 2B करता हूँ, 2C करता हूँ, ठीक है। मैंने और बॉक्सेस बना लिए यहाँ पर, ठीक है। एक बॉक्स 1 बना लिया और 3 बॉक्स 2 बना लिए जिनकी क्लास बॉक्स 2 है, ठीक है। सेव करेंगे इसको और ऑब्वियसली इसको लाइव सर्वर में खोल के देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। बॉक्स 2 भी एक काम करते हैं, बॉर्डर भी दे लेते हैं यहाँ पर ब्लैक का, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर भी दे दिया और यहाँ पर देखो बॉर्डर यहाँ पर बॉक्स 1, बॉक्स 2, ये सारे के सारे बॉक्सेस जो है वो यहाँ पर ले हो चुके हैं। बॉक्स 1 में भी दे देते हैं बॉर्डर, ताकि ऊंचा नीचा ना रहे हमारा लेआउट। तो यहाँ पर देखो ये ऊंचा नीचा सा हो जा रहा था, इसलिए मैंने बॉक्स 1 में भी दे दिया। तो ये 4 बॉक्सेस हैं हमारे, जो कि एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर है, और ये बाई डिफ़ॉल्ट जो है इस दिशा में हमें रेंडर होते हुए दिख रहे हैं। क्या हम इसकी दिशा को चेंज कर सकते हैं? क्या हम इसको वर्टिकली रेंडर करा सकते हैं? जवाब है हाँ, हम लोग यूज़ करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन का। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स है उसके अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन को हम लोग कर देंगे कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन को जब हम कॉलम करेंगे तो ये कॉलम में रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। जब मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन रो थी,
जब मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन रो थी कुछ इस तरह से थी, तब ये इस दिशा में रेंडर हो रहे थे, ठीक है। तो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 2B, बॉक्स 2C, यानी कि ये इस दिशा में रेंडर हो रहे हैं। अगर मैं अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन को रो रिवर्स कर दूँ तो ये उल्टे रेंडर होना स्टार्ट हो जाएंगे। देख रहे हो आप लोग, यहाँ से रेंडर होना स्टार्ट हो जाएंगे, 1, 2, 2B, 2C, देख रहे हो। तो मेरा जो कंटेनर है, अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ यहाँ पर, तो कंटेनर, ये जो हाईलाइट हुआ हुआ पार्ट है वो कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर जो बॉक्सेस है वो यहाँ से रेंडर होना स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि रो रिवर्स मैंने कर दी है इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन। सेम गोज़ फॉर कॉलम रिवर्स एज वेल। आप कॉलम रिवर्स भी ट्राई करेंगे तो नीचे से वर्टिकली ये उल्टे रेंडर हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि फ्लेक्स डायरेक्शन सबको समझ में आ गया। जो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी थी वो हमने लगाई फ्लेक्स कंटेनर में, यानी कि हमारा जो फ्लेक्स बॉक्स था उसमें लगाई हमने, फ्लेक्स आइटम्स में नहीं लगाई हमने, बॉक्स 1 बॉक्स में नहीं लगाई हमने, इन बॉक्सेस में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ, हमने बस अपने कंटेनर में लगा दी प्रॉपर्टी। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि हम अपने कंटेनर में लगाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि हम लोग आइटम्स में लगाते हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो कि हम लोग कंटेनर में लगाएंगे, हमने यहाँ पर कंटेनर में लगाई ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप लोगों ने जैसे कि देखा कंटेनर में प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो ये इस तरह से हम इसको उल्टा कर पाए। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि हम आइटम्स में भी लगाएंगे, बट उससे पहले हम देख लेंगे उन सारी प्रॉपर्टीज़ को, उन सारी मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टीज़ को जो कि हम फ्लेक्स कंटेनर में लगाएंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन उनमें से एक प्रॉपर्टी थी, बट मैंने यहाँ पर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। अब देखो, फ्लेक्स रैप कैन बी रैप, नो रैप, रैप रिवर्स, रैप आइटम्स एज नीडेड विद दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब क्या है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर मैं अपने इस बॉक्स को रिसाइज करूँ तो आप लोग देख रहे हो इस चीज़ को कि ये ना सेम स्क्रीन पर है, नीचे नहीं जा रहे हैं बॉक्स मेरे, फोल्ड नहीं हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स रैप को रैप कर दूँ तब आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा। देख रहे हो आप लोग क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जब इसको लगेगा ये क्या करेगा, 1, 2, 2B, उसके बाद तीसरा आइटम्स को यहाँ से लाना स्टार्ट कर देगा। ये देख रहे हो आप लोग, ये इस तरह से रैप करना स्टार्ट कर देगा आइटम्स को। देख रहे हो, रैप करना स्टार्ट कर दिया इसने। रैप वो गाने वाला रैप करना नहीं, WRAP वाला रैप स्टार्ट कर दिया इसने। देख रहे हो, अभी तो यहाँ पर जब तक इतनी बड़ी स्क्रीन थी मेरी, चारों बॉक्सेस एक दिशा में थे, एक डब्बे में थे, एक ही लाइन में थे, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने इसको छोटा किया, देख रहे हो ये रैप होता जा रहा है, ये रैप होता जा रहा है, रैप होता जा रहा है। तो इस तरह से ये इवेंचुअली जो है इस तरह से रैप हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हमें एक प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा काम आती है जब हम लोग अपने फ़ोन में, अपने टैबलेट में अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को खोलना चाहते हैं। तो रैप जब मैंने यहाँ पर लिखा तो जो हमारा पहला कंटेनर था जो नीचे आया वो 2C था, ठीक है। अगर मैं रैप रिवर्स लिख दूँ तब क्या होगा, रैप रिवर्स करूँगा अगर मैं, तो 2C ऊपर चला जाएगा। देख रहे हो आप, उल्टे हिसाब से ये रैप कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, 2C को ऊपर रहने दे रहा है और बाकी को रैप कर रहा है। देख रहे हो, उल्टा रैप कर रहा है। तो इवेंचुअली क्या होगा, जब मैं इसको छोटा कर दूंगा तो ये उल्टे ऑर्डर में रैप हो जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट्स। तो ये इस तरह से रैप कर रहा है कि जब मैं इवेंचुअली सारे आइटम्स को रैप कर दूं तो मेरे आइटम्स का ऑर्डर जो है वो उल्टा हो जाए। तो आई होप कि आप लोग को ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पर, जो कि है हमारी जस्टिफाई कंटेंट। ओ माय, मैं इस प्रॉपर्टी को इतना इस्तेमाल करता हूँ आप लोगों को बता भी नहीं सकता। इसको देख के ही जो है स्वाद आ जाता है। जस्टिफाई कंटेंट इतनी मज़ेदार प्रॉपर्टी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इससे क्या होता है। मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ, मोस्टली सेंटर करता हूँ, और सारे के सारे एलिमेंट्स जो है सेंटर में आ जाते हैं। मतलब मेरे हिसाब से हैंड्स डाउन द बेस्ट वे टू सेंटर आइटम्स इन अ कंटेनर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं क्या करूँगा, कंटेनर में बैकग्राउंड कलर दे दूँगा। कंटेनर में बैकग्राउंड कलर एक बहुत ही लाइट सा कलर दूंगा, ये हमारा एक्वा मरीन कलर मैंने दे दिया है। और इसी कंटेनर की हाइट को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और मैं इसकी हाइट को कर दूँगा 50 VH, ठीक है। 50 VH कर दिया मैंने इसकी हाइट को। तो ये देखो, ये जो कंटेनर है, ये जो बॉक्सेस हैं मेरे, वो कहाँ पर आ गए, वो नीचे की तरफ को आ गए, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ, जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखा है, अगर मैं अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर दूँ तो क्या होगा कि वर्टिकली मेरे ये सेंटर हो जाएंगे। तो देख रहे हो, वर्टिकली सेंटर करना कितना आसान कर देता है फ्लेक्स बॉक्स। तो हॉरिजॉन्टली मैंने किया जस्टिफाई कंटेंट कर और वर्टिकली मैंने किया अलाइन आइटम्स कर। अब एक और बात जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप लोग को अलाइन आइटम्स की पॉसिबल वैल्यूज़ देखनी है तो आप यहाँ पर सिर्फ अलाइन आइटम्स जब लिखते हैं तब आप लोग देखो ये आपको पॉसिबल वैल्यूज़ दिखाता है। अगर मैं फ्लेक्स एंड कर दूँ, ठीक है, आप लोग देख रहे हो अलाइन आइटम्स को फ्लेक्स एंड कर दूँ तो ये यहाँ पर ऊपर चला जाता है, ठीक है। और ऊपर ये पता है क्यों जा रहा है फ्लेक्स एंड करने से, क्योंकि मैंने रो रिवर्स कर रखी है। तो जो फ्लेक्स एंड है, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स पूरा उल्टा हो गया है कुल मिलाकर, ठीक है। मैंने इसको कंट्रोल ऐसे सेव किया। अब यहाँ पर देखो फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी रो है और मैंने यहाँ पर अलाइन आइटम्स किया हुआ है फ्लेक्स एंड, और फ्लेक्स रैप को भी मैं हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो
क्योंकि मैंने अलाइन आइटम फ्लेक्स सेंड किया हुआ, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये नीचे आ गया। सिमिलरली सेम चीज़ आप लोग कर सकते हो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट में भी। जैसे ही आप कोलन लगाते हो यहाँ पर देखो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोग को दिखाता है। लेट से मैं फ्लेक्स स्टार्ट इसको रखना चाहता हूँ तो मैं फ्लेक्स के स्टार्ट में रख दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा ये। तो मैंने जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स को जहाँ मन चाहे करना है मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को बता रहा हूँ, सेंटर ही करना पड़ता है ज़्यादातर। मतलब मैंने जितनी वेबसाइट्स लिखी हैं मैं कहूँगा उनमें से 70-80% वेबसाइट्स में मैं सेंटर ही लिखता हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोग को बस बताना चाहता था। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। एक अलाइन आइटम्स हमने देख लिया, जस्टिफाई कंटेंट देख लिया, हमने फ्लेक्स रैप देख लिया। अब अलाइन कंटेंट देखो यहाँ पर, अलाइंस फ्लेक्स कंटेनर्स लाइंस व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस इन द क्रॉस एक्सेस। समझ लो आप लोग बात को क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर अलाइन कंटेंट क्या करता है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। तो मैं इसके रहस्य का खुलासा जल्दी से आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि अलाइन कंटेंट क्या होता है। अच्छा, जब मैंने अलाइन आइटम्स किया, मैं अलाइन आइटम्स को सेंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक चीज़ करी है कि जो इसकी हाइट है उसको थोड़ा बढ़ाकर 150 VH कर दिया है ताकि मैं आप लोग को इसका डिफरेंस जो है वो डेमोस्ट्रेट कर सकूँ। अच्छा, अगर मैं अलाइन आइटम्स को सेंटर करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर सारे के सारे आइटम्स सेंटर में आ जाते हैं। और मैं इसको रैप कर रहा हूँ अगर कुछ इस तरह से, ये देखो रैप किया मैंने, तो आप लोग देखो इसको जैसे ही मैं रैप कर रहा हूँ ये कुछ इस तरह से आ जा रहा है। अब मान लो कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इसको रैप कर रहा हूँ तब ये यहाँ पर ये जो बीच में स्पेस दिख रही है आपको ये ना आए, ये सारे के सारे बॉक्सेस जो हैं ये एक एंटिटी की तरह ट्रीट किए जाएँ। तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अलाइन कंटेंट यूज़ करूँगा सेंटर। तो ये चारों के चारों बॉक्सेस जो हैं वो ये एक एंटिटी बन गए, ठीक है। और सेंटर में भी आ गए देखो, क्योंकि मैंने इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रखी है। इनफैक्ट लेट्स मेक इट 100 VH ही रख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे ये जो बॉक्सेस थे ये पूरे सेंटर में आ गए विदाउट एनी स्पेसिंग। डिफरेंस देखो यहाँ पर क्या होता है अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ। तो अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ तो ये बॉक्स यहाँ पर स्पेस यहाँ पर आ गई है और ये बराबर से स्पेस कुछ इस तरह से देता है कि सारे बॉक्सेस को सेंटर में करता है अलॉन्ग विद द स्पेसेस। तो अगर आप ये स्पेसेस नहीं चाहते तो आप अलाइन कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, वरना आप लोग अलाइन आइटम्स यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक आप आइडियली यूज़ करेंगे और आप लोग जो है इससे अपने आइटम्स को, अपने फ्लेक्स आइटम्स को या फिर अपने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर के कंटेंट को सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वो प्रॉपर्टीज़ जो कि लागू होती हैं फ्लेक्स कंटेनर के ऊपर। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ फ्लेक्स आइटम के ऊपर भी लागू होती हैं, उनकी बात हम लोग यहाँ पर जल्दी से कर लेते हैं। तो फ्लेक्स आइटम्स के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ लागू होती है वो होती है सबसे पहले तो ऑर्डर, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ ऑर्डर का क्या मतलब है। ऑर्डर का मतलब ये है कि कंट्रोल्स द ऑर्डर इन विच आइटम अपीयर्स इन द फ्लेक्स कंटेनर। अब यहाँ पर देखो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 2B, बॉक्स 2C कुछ इस तरह से आ रहा है। इनफैक्ट मैं 3-4 लिखता तो शायद आप लोग को थोड़ा अच्छा समझ में आता। कर लेते हैं इसको 3-4, क्या दिक्कत क्या जाती है, कोई दिक्कत नहीं जा रही। अब अगर मान लो कि ये जो बॉक्स 1 है मेरा, और इनफैक्ट इनकी क्लासेस भी मैं अगर चेंज कर दूँ, आप लोगों को चेंज करके दिखाऊँ, तो आप लोग देखो 3 कर दिया, यहाँ पर 4 कर दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीज़ों को। मैं बॉक्स 1 पर जो है ऑर्डर यहाँ पर चेंज कर दूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑर्डर और मैं लिख दूँगा 4। तो बॉक्स 1 का ऑर्डर 4 लिखने से पता है क्या हुआ कि ये बॉक्स 1 का ऑर्डर 4 करने से ही यहाँ पर चला गया एंड में, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा ऑर्डर है। इनका ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 है, इसीलिए क्या हुआ कि ये कुछ इस तरह से आ गया। अगर मैं आप लोग को इसके MDN के पेज पर दिखाऊँ, लेकर चलूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। यहाँ पर देखो इनिशियल वैल्यू लिखा हुआ है। और जितनी आप लोग इसके ऑर्डर को चेंज जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे ही आइटम जो है वो चेंज करते जाएंगे अपने ऑर्डर को। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर मी जिस पर लिखा हुआ है उसका ऑर्डर अभी 2 है तो वो दूसरे नंबर पर आ गया। -1 कर दिया तो सबसे पहले आ गया, फिर इसके बाद 4 कर दिया तो सबसे एंड में चला गया, फिर इसके बाद ऑर्डर 3 कर दिया तो यहाँ पर आ गया, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 था, इसका ऑर्डर 3 था, तो यहाँ पर ये इसको यहाँ पर आना पड़ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए ऑर्डर के बारे में, कैसे काम करता है ये ऑर्डर। अब हम लोग बात करेंगे अलाइन सेल्फ के बारे में। तो मान लो कि मैं ये जो मेरा फ्लेक्स बॉक्स है, मैं बॉक्स 3 को या फिर बॉक्स 1 को ही मैं फ्लेक्स स्टार्ट में अलाइन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अलाइन सेल्फ और फ्लेक्स एंड, मान लो एंड में करना चाहता हूँ, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो इसको बताया गया था पहले, यानी कि सेंटर रहने को बताया गया था यहाँ पर फ्लेक्स कंटेनर द्वारा। फ्लेक्स कंटेनर में मैंने ये कहा था कि भाई अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सब कुछ मैंने सेंटर किया था। लेकिन ये क्या करेगा, अपने आप को अलाइन कर लेगा फ्लेक्स एंड की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ। ये पूरा हमारा फ्लेक्स बॉक्स है, तो फ्लेक्स एंड नीचे हुआ, फ्लेक्स स्टार्ट ऊपर हुआ, ठीक है। तो ये फ्लेक्स एंड में अपने आप को फेंक लेगा। तो अलाइन सेल्फ से क्या होगा कि सिर्फ वही आइटम, जिस आइटम पर आप लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, वो आइटम अपनी जगह छोड़कर कहीं और आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब यहाँ पर देखो अलाउज डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट टू बी ओवररिटन फॉर द इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम्स। तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट हमने कहाँ पर लिखा था, हमने लिखा था कंटेनर के थ्रू, और वो हमने ओवरराइट कर दिया, ठीक है।
अब आ जाते हैं फ्लेक्स ग्रो की तरफ। डिफाइंस द एबिलिटी फॉर अ फ्लेक्स आइटम टू ग्रो, और फ्लेक्स श्रिंक भी बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। तो फ्लेक्स ग्रो किस तरह से काम करता है ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले बॉक्स 1 में लगाकर अगर मैं फ्लेक्स ग्रो यहाँ पर लिखूँ और मैं यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो 3 लिख दूँ और यहाँ पर मैं जल्दी से आप लोग को इसके MDN पेज पर लेकर जाऊँ, तो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो ये वाला जो पर्टिकुलर आइटम है इस पर ये प्रॉपर्टी सेट हो रही है। तो 1 थी पहले, अब यहाँ पर इस पर 2 कर दूंगा तो ये थोड़ा सा बड़ा कर लेगा अपने आप को, 3 करूँगा तो ये और थोड़ा सा बड़ा कर लेगा अपने आप को। देख रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर मैंने इसको बॉक्स 1 पे लगाया। अब क्योंकि मैंने बॉक्स 1 की विड्थ को ऑलरेडी सेट कर रखा है तो मैं जल्दी से इन विड्थ को हटाऊंगा। यहाँ पर कंट्रोल/, यहाँ पर आप नोट करें कि मैंने फ्लेक्स ग्रो को 3 किया हुआ है। मैं सबसे पहले फ्लेक्स ग्रो को 1 करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जब मैं फ्लेक्स ग्रो को यहाँ पर 1 करूँगा तो यहाँ पर मैंने जो फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ बॉक्स 1 पे लगाई है। तो मैं एक काम करूँगा, ये फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर भी लगा दूंगा, यानी कि बॉक्स 2 वाले आइटम्स पे भी लगा दूंगा। तो देखो चारों में मैंने फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर करूँगा, जो कि मैंने अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड किया है उसको हटाऊँगा। मैं चाहता हूँ सारे के सारे आइटम्स मेरे एक लाइन में आ जाए। अब मान लो कि मैं फ्लेक्स ग्रो को 2 कर देता हूँ इस केस में, नॉट इन बॉक्स 2, बॉक्स 1 के केस में। तब क्या होगा कि ये जो बॉक्स 1 है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इन बॉक्सेस के मुकाबले। तो यहाँ पर कुल मिलाकर होता क्या है कि ये कुछ फैक्टर से आपके बॉक्स की विड्थ को बढ़ा देता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये विड्थ को बढ़ाए या हाइट को बढ़ाए, ये डिपेंड करता है फ्लेक्स डायरेक्शन पर। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी लो है तो ये विड्थ को ही हमारे हैम्पर करता है, ठीक है। अब सिमिलरली हमारे पास फ्लेक्स श्रिंक होता है, जो कि क्या करता है, स्पेसिफाई करता है हाउ मच ऑफ अ फ्लेक्स आइटम विल श्रिंक रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द फ्लेक्स आइटम्स। ये तब काम करता है जब आपके आइटम्स जो है वो ओवरफ्लो कर रहे हैं आपके फ्लेक्स बॉक्स में से। तो जब आपके आइटम्स फ्लेक्स बॉक्स में से ओवरफ्लो कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल आइटम को श्रिंक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है फ्लेक्स श्रिंक इसलिए काम में आता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुकी है ये चीज़ अभी कि किस तरह से फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करना है। हम लोग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे, और प्रैक्टिस जब हम करेंगे चैप्टर 6 की उसके बाद और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा कि फ्लेक्स बॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 6 प्रैक्टिस सेट नाउ। सो गाइस अब टाइम आ चुका है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट को, जो कि हमारा चैप्टर 6 का प्रैक्टिस सेट है। चैप्टर 6 भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है साइड में खोलकर, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि मैंने नोट्स में लिखी हुई हैं, और आप लोग को मैं दिखाता जाऊँगा कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, जो कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में लेने वाले हैं। अब क्रिएट अ लेआउट ऑफ योर चॉइस यूजिंग फ्लोटिंग, बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल क्वेश्चन। और मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट .html के नाम से एक फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ div.container, और मैं एक लेआउट बनाऊँगा। सबसे पहले तो मैं एक हेडर बनाऊँगा, यहाँ पर एक हेडर बनाऊँगा, हेडर के अंदर nav बनाऊँगा, UL बनाऊँगा, li बनाऊँगा, उसमें लिखूँगा होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, और मैं सिर्फ फ्लोट का यूज़ करूँगा। अब जो UL है ना मेरा UL, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इसको सेव करके ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा और कॉपी करूँगा यहाँ पर, और इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टाइलिंग लगा लेता हूँ। स्टाइलिंग लगाने के बाद फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगा यहाँ पर क्या चीज़ की जा सकती है। तो यहाँ पर स्टाइल के अंदर मैं लिखूँगा कि जो मेरा li है ना उसका लिस्ट स्टाइल कर दो नन, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो मेरा li है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, और मैं li की डिस्प्ले को इनलाइन भी करूँगा। तो डिस्प्ले को मैं कर दूँगा इनलाइन, और उसी के साथ साथ मैं जो मेरा हेडर है, हेडर नॉट हेड, उसके बैकग्राउंड कलर को मैं कर दूँगा ब्लैक, और कलर को मैं कर दूँगा वाइट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। और हाँ, मैं स्टार लगाकर मार्जिन 0, पैडिंग 0 भी कर दूँगा। तो M0, ठीक है, M-0 मैं यहाँ पर करूँगा, और उसी के साथ साथ मैं लिखूँगा यहाँ पर P-0, ठीक है। तो P-0, और देखो ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं के यहीं इंस्पेक्ट करके हेडर में एक हाइट अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, और बड़ा कर सकता हूँ इस हाइट को मैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने 66 पिक्सल हाइट कर दिया है। तो हेडर का हाइट मैंने 66 पिक्सल कर दिया है। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ कि जो मेरे एलाइज हैं इसमें मैं पैडिंग दे सकता हूँ, लेटेस्ट से 34 पिक्सल, कुछ इस तरह से। और क्योंकि जो li है वो मेरा इनलाइन है, पैडिंग को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और इसी के साथ में क्या कर सकता हूँ कि UL में पैडिंग दे सकता हूँ 34 पिक्सल, और ये देखो ऊपर नीचे यहाँ पर पैडिंग आ गई। li में भी मैं पैडिंग दे सकता हूँ। li में मैं पैडिंग दूंगा, मैं बेसिकली लेफ़्ट राइट की पैडिंग दूंगा, टॉप बॉटम की 043 पिक्सल,
ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मैंने दे दी शायद, बट दैट शुड बी फाइन। ठीक है, तो ये देखो मेरा जो नैव है वो कुछ इस तरह से आ गया। अब ये करने के बाद मैं नीचे दो डब्बे बनाऊंगा कंटेनर के अंदर, एक तो मैं बनाऊंगा div.left और एक में बनाऊंगा div.right। ठीक है, और दोनों में ही मैं कुछ ना कुछ कंटेंट डालूंगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया lorem 34 और मैंने यहाँ पर डाल दिया लेटेस्ट से lorem 56। ठीक है, तो एक लेफ़्ट और एक राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट लेफ़्ट लिखेंगे कुछ इस तरह से। जो लेफ़्ट है हमारा उसमें हम लोग फ्लोट दे देंगे लेफ़्ट, और सिमिलरली राइट वाले में दे देंगे हम फ्लोट राइट। सो डॉट राइट में हम लोग दे देंगे फ्लोट, उप्स मैंने क्या कर दिया यार, फ्लोट राइट। ठीक है, और इसकी हाइट में दे देता हूँ 34 VH, रादर मैं 80 VH दूंगा। ठीक है, सेम चीज़ मैं दूंगा राइट में भी 80 VH दूंगा। बैकग्राउंड कलर जो है मैं दे दूंगा लेट्स से ब्राउन या ब्लू वॉयलेट चलेगा, और इसका बैकग्राउंड कलर में दे दूंगा लेट्स से एक्वा। ठीक है, सेव करके आपको दिखाता हूँ अभी कहाँ पर हैं हम। अब इसकी विड्थ जो है वो मैंने सेट नहीं करी है, जो कि मैं करना पसंद करूँगा अभी यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा विड्थ, और विड्थ में दे दूँगा 40 VW, और सेम चीज़ में दे दूँगा यहाँ पर भी विड्थ में दे दूँगा 40 VW। और जब मैं ऐसा करूँगा तो देखो ये लेफ़्ट साइड में फ्लोट कर रहा है, ये राइट साइड में फ्लोट कर रहा है, और बीच का कंटेंट जो है हमारा, बीच की स्पेसिंग जो है वो खाली है। तो आप फ्लोट की सहायता से कुछ इस तरह से लेआउट बना सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा लेआउट था, और हम लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे आगे, बट अभी के लिए जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्रिएट द सेम लेआउट इन वन यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स। अब कहा ये जा रहा है कि जो चीज़ आपने यहाँ बनाई है उसको आप फ्लेक्सबॉक्स से बना कर दिखाओ। तो अगर मुझे फ्लेक्सबॉक्स से बनाना पड़ेगा तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ज़रा प्रैक्टिस set2 कर दूंगा .html। तो जो चीज़ में मैंने फ्लोट यूज़ किया, अगर मुझे वही चीज़ में फ्लेक्सबॉक्स यूज़ करना पड़ गया तो मैं फ्लोट यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पर। ठीक है, तो लेटर से मैं यहाँ पर फ्लोट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जो मेरा कंटेनर है मैं लिखूँगा डॉट कंटेनर, और डिस्प्ले को कर दूँगा फ्लैक्स। और डिस्प्ले को फ्लैक्स करने के बाद मैं क्या करूँगा, बेसिकली मुझे इसको प्रैक्टिस set2 को यहाँ पर जो है ऐसे लिखना चाहिए, प्रैक्टिस set2। तो देखो अभी क्या हुआ कि मैंने जब डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो कंटेनर के अंदर, तो ये दोनों जो आइटम्स से बड़े इधर उधर आ गए। मैं कंटेनर के अंदर ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा, मैं जस्टिफाई कंटेंट इस्तेमाल करूँगा। और मैं जस्टिफाई कंटेंट क्या करूँगा, मेन एक्सेस के अराउंड जो अलाइनमेंट है उसको मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। तो यहाँ पर देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा तो सेंटर में आ जाएंगे, ये मैं चाहता नहीं हूँ। एंड में चाहता नहीं हूँ, फ्लेक्स एंड में चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह से स्पेस बिटवीन, तो बीच में स्पेस रह जाएगी और बाकी इधर उधर आ जाएंगे। बिल्कुल वही लेआउट बन गया जो हमने फ्लोट की सहायता से बनाया था। तो मुझे ये लाइन डालनी है अपने फ्लैक्स कंटेनर पे, यानी कि डॉट कंटेनर वाला जो मेरा ये फ्लैक्स कंटेनर है जिसमें मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया है। और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने से क्या होता है कि थोड़ा अच्छी शेप में आ जाता है जो आपकी HTML है। ठीक है, सो ये चीज़ हम लोगों ने करी यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्रिएट द फॉलोइंग नेविगेशन बार यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स। तो नेविगेशन बार को बनाना है फ्लेक्सबॉक्स से, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप लोग क्या करें कि होम अबाउट कॉन्टैक्ट लिखें और एक डिस्प्ले कंटेनर बना दें नैव बार को। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है अपने हिसाब से इसको करें। देखो div1 div2 को मैंने इधर उधर बनाकर आपको दिखा ही दिया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने काफ़ी आप लोग को करा दिया है। सेम क्वेश्चन 4 भी है, बस ये है कि आपका ये जो इमेज है और ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट है वो इधर उधर हैं। तो आप स्पेस बिटवीन करके भी इसको कर सकते हो कि एक इमेज लगा दिया आपने, एक डिव लगा दिया यहाँ पर, उस डिव को उधर भगा दिया स्पेस बिटवीन करके, और यहाँ पर सम बैकग्राउंड इमेज आपने लगा दी, और ये 3 इमेजेस यहाँ पर आपको इस तरह से लगा देनी है। तो ये भी आप लोग जो है कर लेना। अभी अगर आप लोग को फ्लेक्सबॉक्स के थ्रू लेआउट्स बनाने की और प्रैक्टिस करनी है तो मैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग के लिए लाने वाला हूँ, तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को करने ही वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग को चैप्टर 6 प्रैक्टिस सेट समझ में आ गया, और उसी के साथ साथ चैप्टर 6 भी आप लोग को समझ में आ गया। बस आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए अब इस कोर्स में जो है आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब टाइम आ चुका है CSS ग्रिड को देखने का, और ग्रिड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जगह CSS ग्रिड का इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत ही अच्छे लेआउट्स बनाने के लिए, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि आप लोगों को CSS ग्रिड ही इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ सिचुएशंस तो ऐसी होती हैं, तो कौन सी वो सिचुएशंस होती हैं उसका एक अच्छा आभास आप लोगों को हो जाएगा। मैं जल्दी से चैप्टर 7 खोल लेता हूँ जो PDF मैंने आप लोगों के लिए लिखी है,
और जो ग्रिड है फ्लेक्स बॉक्स की तरह उसको भी इनिशियलाइज करने के लिए आप लोगों को डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कभी भी आप लोगों को किसी भी एक डब्बे को एक ग्रिड डिक्लेयर करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, उसकी डिस्प्ले को ग्रिड कर दोगे। ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊँगा index.html और यहाँ पर बॉयलर प्लेट टेम्पलेट CSS ग्रिड लिखूँगा और मैं div.container लिख दूँगा, फिर div.item लिख दूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 और मैं क्या करूँगा कि 1 2 3 4 ऐसे करके लिख दूँगा 1 2 3 4 और मैंने 4 आइटम यहाँ पर बना लिए। इसके बाद स्टाइल करूँगा, डॉट कंटेनर जो है उसको दे दूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा डिस्प्ले और इसके बाद मैं लिख दूँगा ग्रिड। तो होता क्या है कि बहुत बार आप लोगों को करना क्या पड़ता है कि रोज़ और कॉलम वाले लेआउट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेट अस से आप लोग एक टैबुलर टाइप का लेआउट इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपनी पूरी विड्थ को आप लोग लेट अस से 5 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं और सिमिलरली आप वर्टिकली भी उसको लेट अस से 6 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो एक ग्रिड बन जाती है। तो ग्रिड टाइप का लेआउट आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर CSS ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा इसको मैं कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ पर एक चीज़ करूँगा, मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दूँगा। सिमिलरली कुछ CSS में आइटम पे लगाऊंगा डॉट आइटम और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा कुछ बहुत ही लाइट सा और इसके बाद इसमें मैं बॉर्डर डाल दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे इसको और ये लाइव सर्वर में खुल गया और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये 4 की ग्रिड मेरी बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक ग्रिड बन गई है। एक ग्रिड मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी है और इसको अगर मैं फायरफॉक्स में खोलूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी और ऑब्वियसली फायरफॉक्स और क्रोम में एग्जैक्टली सेम दिखाई देगी, बस डेव टूल्स और डिज़ाइन टूल्स रादर मैं फायरफॉक्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं फायरफॉक्स को इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ पर देखो इसने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कॉलम बनाया, 4 रोज बनाई और आइटम्स को ले कर दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि CSS ग्रिड में क्या क्या हमारे पास है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखकर आ रहा है ऑल डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली बिकम्स ग्रिड आइटम्स। तो जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है इसके वो ऑटोमेटिकली ग्रिड आइटम्स बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो कि आप ग्रिड कॉलम गैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो कॉलम के बीच की स्पेसेस को चेंज करने के लिए और ग्रिड रो गैप का यूज़ कर सकते हो रोज़ के बीच की स्पेस को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर जल्दी से देखते हैं कि क्या किस तरह से हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कंटेनर पर इस प्रॉपर्टी को लगाऊंगा और इन दोनों प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल करूँगा, ग्रिड रो गैप का भी करूँगा, ग्रिड कॉलम गैप का भी करूँगा। तो ग्रिड रो गैप का सबसे पहले मैं करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा 9 पिक्सल्स और उसके बाद ग्रिड कॉलम गैप, ग्रिड कॉलम गैप। ठीक है, इनफैक्ट मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पर कॉलम कर दूँ और सेव कर लूँ तो ये देखो 9 पिक्सल मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो गैप था अपने कॉलम का उसको 9 पिक्सल कर दिया, रो के गैप को भी मैंने 9 पिक्सल कर दिया। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि रो और कॉलम के गैप को यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप लोग अपनी इस ग्रिड को देख रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी कि इस ग्रिड के अंदर सिर्फ एक कॉलम है और हम चाहेंगे कि हमारी ग्रिड के अंदर एक से ज़्यादा कॉलम हो। तो हम क्या करें ऐसा कि हमारी जो ग्रिड है उसमें एक से ज़्यादा कॉलम हम लोग इस्तेमाल कर पाएँ। तो ऐसा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखूँगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और यहाँ पर मैं ऑटो लिखूँगा। और मैं आप लोगों को बताता हूँ ऑटो का क्या मतलब है। अभी आप लोग ये देखो कि मैंने ऑटो लिखा, तो जितनी बार मैंने ऑटो लिखा उतने कॉलम्स मुझे यहाँ पर मिल गए। तो यहाँ पर 2 कॉलम्स मुझे मिल गए। अगर मैं ऑटो लिख दूँ तब क्या होगा, और ये ऑटो वो टुक टुक वाला ऑटो नहीं है, वो जो रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा होती है वो नहीं है, ये वाला ऑटो है। ठीक है, ऑटोमेटिक वाला ऑटो है। अब यहाँ पर देखो आप लोग कि मैंने 3 बार ऑटो लिखा तो मुझे यहाँ पर 3 कॉलम्स देखने को मिल गए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि बेसिकली ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी क्या करती है, आपसे विड्थ लेती है कि कितनी विड्थ आप लोग देना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम को और कितने कॉलम आपके ग्रिड लेआउट में होने वाले हैं। तो जब मैं कहता हूँ डिस्प्ले ग्रिड, तो मैं ये कहता हूँ कि CSS देवता, मैं अपने CSS देवता से कहता हूँ CSS देवता मुझे डिस्प्ले ग्रिड करके दे दो, मेरे इस पर्टिकुलर डब्बे को एक ग्रिड लेआउट बना दो।
बैकग्राउंड कलर आपको मालूम ही है, बैकग्राउंड कलर देता है। ग्रिड रो का गैप देता है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा कम कर दूं, लेटर से मैं 2 पिक्सल्स कर दूं, तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि रोज़ के गैप में जो है यहाँ पर थोड़ा सी कमी आ गई है, क्योंकि मैंने ग्रिड रो गैप को कम कर दिया है। कॉलम्स के बीच के गैप 9 पिक्सल है अभी भी, तो कॉलम के बीच का गैप देखो थोड़ा सा ज़्यादा है 9 पिक्सल्स कंपेयर टू रो का जो गैप है वो, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स क्या कर रहा है, ये बेसिकली विड्थ ले रहा है आपके कॉलम की। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 34 पिक्सल, इसके बाद मैं लिख दूँ लेटर से 334 पिक्सल और इसके बाद ऑटो, तो आप लोग यहाँ पर देखो ज़रा क्या होगा। जो पहली आपकी यहाँ पर कॉलम है वो 34 पिक्सल की होगी, इसके बाद 334 पिक्सल की होगी, और बाकी जो तीसरी कॉलम है वो ऑटोमेटिक होगी, यानी कि ऑटोमेटिकली जो बची हुई जगह है वो अपने आप को असाइन कर लेगी। तो इस तरह से आपकी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टी काम करती है कि आप लोग अपने कॉलम की विड्थ दे सकते हैं और उस हिसाब से आप लोग अपने ग्रिड लेआउट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं ग्रिड लेआउट की। अगली प्रॉपर्टी है ग्रिड गैप। ग्रिड कॉलम गैप हमने देखा, 2 कॉलम्स के बीच का गैप। ग्रिड रो गैप हमने देखा, 2 रोज के बीच का गैप। अब हम लोग ग्रिड गैप प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है ग्रिड रो गैप और ग्रिड कॉलम गैप के लिए, यानी कि अगर आपने दोनों वैल्यूज़ दे दी तो ये ग्रिड रो गैप है, ये ग्रिड कॉलम गैप है। कहने का मतलब ये है कि मैं ये 2 प्रॉपर्टीज़ इस तरह से लिखूँ, मैं इस तरह से ना लिखकर सिर्फ ग्रिड गैप लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पर 2 पिक्सल्स और 9 पिक्सल्स यहाँ पर दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 9 पिक्सल्स इस तरह से दे सकता हूँ और इन दोनों को मैं हटा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी में इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेट कर दिया। तो ये एक शॉर्ट हैंड है, ये हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है ग्रिड रो गैप और ग्रिड कॉलम गैप्स के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और इतना ज़्यादा लिखने के बजाय आप लोग सिर्फ इतना लिख सकते हैं और आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर देखो मैंने एक नोट लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ एक वैल्यू देते हैं तो दोनों रो की गैप और कॉलम की गैप दोनों उस वैल्यू के बराबर सेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से ना देकर सिर्फ 9 पिक्सल देता, देखो अभी मैंने 2 पिक्सल 9 पिक्सल दिया है, तो यहाँ पर जो मेरे रो का गैप है वो 2 पिक्सल और ये 9 पिक्सल है। देखो ये थोड़ा ज़्यादा है, कॉलम्स के बीच का गैप देख रहे हो आप लोग। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 9 पिक्सल दूँ तो रो के बीच का गैप भी 9 पिक्सल सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अदर प्रॉपर्टीज़ की तरह की जो पहली वैल्यू है वो सेट हो जाएगी और दूसरी वैल्यू जो है वो अनसेट रहेगी, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग यहाँ पर देखो ग्रिड गैप 9 पिक्सल अगर मैंने किया तो दोनों वैल्यूज़ 9 पिक्सल सेट हो गई। देख लो आप लोग ये किस तरह से काम करता है। तो ग्रिड गैप प्रॉपर्टी जो है इस तरह से काम करती है। अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो ग्रिड कंटेनर है जिसके अंदर हमारे ग्रिड आइटम्स यानी कि वो कंटेनर जिसको हमने ग्रिड के तौर पर इनिशियलाइज़ किया है, और अगली चीज़ क्या है हमारी, अगली चीज़ है हमारी ग्रिड आइटम, यानी कि वो आइटम जो कि हमारे ग्रिड कंटेनर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो ग्रिड कंटेनर है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी जो है जो कि मैंने आप लोग को अभी बताई, वो आपके विड्थ जो है कॉलम्स की उनको स्पेसिफाई करने में इस्तेमाल की जाती है। ऑटो कर दोगे तो 3 कॉलम्स बन जाएंगे। 80 पिक्सल 120 पिक्सल ऑटो कर दोगे तो 80 पिक्सल की पहली कॉलम, दूसरी कॉलम 120 पिक्सल की, और ऑटो करके जो बाकी जगह है वो ऑटोमेटिकली जो है आपका तीसरा कॉलम ले लेगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। डिस्प्ले ग्रिड तो लगाना ही पड़ता है ग्रिड को इनिशियलाइज करने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी तो हमने अभी अभी देखी। ग्रिड टेम्पलेट रोज इन टर्न आप लोग यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे मालूम है कि यहाँ पर 2 मेरे पास रोज बनने वाली हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इन दोनों रोज की जो हाइट है मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। लेटर से मैं यहाँ पर 434 और 834 पिक्सल कुछ इस तरह से मैं डालना चाहता हूँ इन दोनों रोज़ की हाइट को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रो कॉलम टेम्पलेट रोज़, ना कि जो मैंने अभी लिखा वो, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रोज़ मैंने लिखा, तो यहाँ पर देखो इसकी हाइट यहाँ पर चेंज हो गई। तो ग्रिड लेआउट ना एक बहुत ही मज़ेदार लेआउट है मेरे हिसाब से। आप पूरी अपनी वेबसाइट ले कर सकते हो ग्रिड लेआउट की सहायता से। फ्लेक्सबॉक्स और CSS ग्रिड ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि मसीहा साबित हो सकती हैं जब आप लेआउट्स बना रहे हो अपनी वेबसाइट्स के। तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं ये दोनों, और इस तरह से आप लोग जो है हाइट सेट कर सकते हो अपनी इंडिविजुअल रोज़ की। अब जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी जो है वो आपकी अलाइन करने में मदद करता है पूरी ग्रिड को एक कंटेनर के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, और जो हमारा कंटेनर है मैं यहाँ पर आप लोग को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके दिखाता हूँ, और आप देखो कि सारा का सारा कंटेंट सेंटर में आ गया। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो अपने पूरे कंटेंट को सेंटर में। तो यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन किस तरह से काम करते हैं, और बहुत बार स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन यूज़ करने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर अलाइन कंटेंट लिखूँ और मैं यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ दूँ अलाइन कंटेंट को, तो वर्टिकली जो है आप लोग अपने ग्रिड लेआउट को जो है
एक कंटेनर के अंदर सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो कि मेरी जो यहाँ पर मैंने टेम्पलेट रोज़ लिखी हुई हैं वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये पूरी के पूरे कंटेनर को घेर रखी हैं। तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पर कि जो मेरा कंटेनर है मैं उसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। तो मैं उसकी हाइट को दे दूँगा 56 VH, और 56 एक रैंडम नंबर है, 56 इंच एक रैंडम नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर इसकी जितनी भी हाइट कर दी उसके हिसाब से जो रोज़ थी उन्होंने यहाँ पर जगह ले ली है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर जस्ट ये प्रॉपर्टी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप लोगों को 44 पिक्सल्स और 84 पिक्सल्स यानी कि इस हिसाब से आप लोगों को ये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करूँगा मैं अलाइन कंटेंट आप लोगों को दिखाऊंगा, सेंटर करूँगा तो देखो सबका सब यहाँ पर बीच में भाग गया। फिर बाकी अदर वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा जैसे कि स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, मैं आप लोग को यूज़ करके दिखाता हूँ। स्पेस अराउंड कुछ इस तरह से वर्टिकली, स्पेस बिटवीन कुछ इस तरह से वर्टिकली, तो आप लोग का जो यहाँ पर कंटेंट है वो वर्टिकली अलाइन हो जाता है अलाइन कंटेंट से। और हमने जस्टिफाई कंटेंट तो देखा ही जो कि हॉरिजॉन्टली आपके कंटेंट को इधर उधर करने में मददगार होता है, ठीक है। अब जिस तरह से हमारे पास कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ थी उसी तरह से हमारे पास ग्रिड आइटम की प्रॉपर्टीज़ थी। और इस बात को आप समझने की कोशिश करो कि ये जो इंडिविजुअल डब्बे हैं जिसमें 1 2 3 4 मैंने लिखा हुआ है ये ग्रिड आइटम्स है, और जो पीले कलर का ये कंटेनर है ये हमारा ग्रिड कंटेनर कह लो, इसको आप ग्रिड बॉक्स कह लो, मेन कंटेनर कह लो जिसका लेआउट ग्रिड है, ठीक है। तो ये हमारा मेन कंटेनर है जिसको हमने एक ग्रिड के तौर पर इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये ग्रिड आइटम्स हैं। अब इन आइटम्स में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं और ये डिफाइन करता है कि कितने कॉलम स्पैन करेगा ये आइटम। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो पर्टिकुलर आइटम है 1 वाला, ये जो मैंने सेलेक्ट किया अभी, मैं अगर इस पर एक प्रॉपर्टी लगाऊँ ग्रिड कॉलम और मैं 1/5 कर दूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर ग्रिड कॉलम लगाऊंगा, ग्रिड कॉलम। तो ग्रिड कॉलम मैं लगाकर यहाँ पर लिख दूंगा 1/5। अब यहाँ पर जो ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करूँगा अपनी ग्रिड को थोड़ा सा बड़ा करूँगा और यहाँ पर मैं कुछ और आइटम्स ऐड करूँगा। 5 यहाँ पर लिखूँगा, 6 यहाँ 7 लिख दूँगा, यहाँ 8 लिख दूँगा और यहाँ 9 लिख दूँगा। और करूँगा क्या मैं कि जो मेरे टेम्पलेट कॉलम्स हैं उनको मैं थोड़ा बढ़ा लूँगा और इन प्रॉपर्टीज़ को मैं कमेंट आउट करके क्या करूँगा यहाँ पर ऑटो लिख दूँगा। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में 1 2 3 4 यानी कि 4 ऑटो मैंने लगा दिए और मेरा कुछ इस तरह से ग्रिड दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बॉक्स नंबर 1 है जिसमें मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ से लेकर यानी कि 1 से लेकर पूरा 2 कॉलम्स यहाँ से स्पैन करे, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर लिख सकता हूँ ग्रिड कॉलम और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 1, फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करे यानी यहाँ से स्टार्ट करे और ये लाइन नंबर 3 पर जाके एंड हो। तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 3 पे एंड हो रहा है। जब ये प्रॉपर्टी नहीं थी ये तब क्या कर रहा था, 1 पे स्टार्ट हो रहा था, लाइन नंबर 2 पे एंड हो रहा था। अब देखो ग्रिड कॉलम की लाइन्स आप लोग देखो यहाँ पर, ये वाली लाइन है लाइन नंबर 1, ये वाली लाइन है लाइन नंबर 2, ये वाली लाइन वर्टिकली अगर मैं बनाऊँ लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ग्रिड कॉलम 1 है वो लाइन नंबर 1 से शुरू हो और लाइन नंबर 2 पर ख़त्म ना होकर ये लाइन नंबर 3 पर ख़त्म हो। तो मैं यहाँ पर ग्रिड कॉलम 1/3 लिख दूंगा और ये क्या करेगा यहाँ पर इस तरह से अपनी जगह ले लेगा थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा हेडर बना सकते हैं या फिर हम इंडिविजुअल कंटेनर्स बना सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास जो कि हम लोग इस्तेमाल करके अपने लेआउट्स को ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो और 1/5 आपने लिखा तो लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करके लाइन नंबर 5 पर जाकर एंड होगा। ग्रिड रो प्रॉपर्टी भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जैसे ग्रिड कॉलम यूज़ किया, मैं यहाँ पर ग्रिड रो यूज़ कर सकता हूँ और अगर मैं इस बार 1/3 लिखूँगा तो यहाँ पर क्या करेगा, रो की लाइन्स के हिसाब से यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा 3 पर ख़त्म होगा। तो रो की लाइन कौन सी है, लाइन नंबर 1 ये है, लाइन नंबर 2 ये है, लाइन नंबर 3 ये है और लाइन नंबर 4 ये है। यहाँ पर सिर्फ 4 लाइन से रो की। तो कॉलम की लाइन्स आई होप आपको समझ में आ गई, रो की लाइन्स आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पर आपने 1/3 लिख दिया तो ये 1 से स्टार्ट होकर 3 पर ख़त्म होगा। अच्छा 1/3 ना लिखकर मैं यहाँ पर 1/ लिखकर स्पैन 3 लिख सकता हूँ और जब मैं ऐसा करूँगा तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करो और 3 आइटम्स को स्पैन कर दो यानी कि 3 आइटम्स की जगह घेर लो। यहाँ पर देखो 1 2 3 आइटम्स की जगह घेर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 आइटम्स की जगह ना घेर कर 4 आइटम्स की जगह घेरना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 4 आइटम की जगह घेर सकता हूँ पूरी की पूरी। तो
यहाँ पर अगर मैं लाइन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करके लाइन नंबर 2 से मान लो स्टार्ट करना चाहता हूँ किसी भी आइटम को, तो यहाँ पर आप लोग देखो मैं इसको हटा के लाइन नंबर 4 पे अगर ये प्रॉपर्टी लगाऊँ, मैं कहूँ कि लाइन नंबर 2 से स्टार्ट करते हुए 2 की जगह ले लो, तो मैं यहाँ पर ग्रिड रो लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए स्पैन कर दो 2 की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ग्रिड रो लिखा और यहाँ पर जो मेरा 4 था वो क्या कर रहा है, मैं यहाँ पर इसको ठीक करूँगा और मैं लाइन नंबर 2 से इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं लाइन नंबर 2 से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर इसको 2 का स्पैन देना चाहता हूँ, तो मैंने लाइन नंबर 2 से स्टार्ट करते हुए 2 रोज़ की जगह यहाँ पर देती हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 और उसके बाद स्पैन 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने नोट्स में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि ग्रिड रो प्रॉपर्टी डिफाइंस हाउ मेनी रोज एन आइटम विल स्पैन, कि कितनी रोज स्पैन करेगा एक आइटम। वी कैन मेक एन आइटम टू स्टार्ट ऑन कॉलम 1 एंड स्पैन 3 कॉलम्स लाइक दिस, जो कि मैंने बात अभी आप लोग को बताई है। ग्रिड कॉलम के साथ भी ये चीज़ कर सकते हो आप, ग्रिड रो के साथ भी कर सकते हो ये चीज़ आप, और प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को ये और समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप CSS ग्रिड की प्रैक्टिस करें, और एक बहुत ही अच्छी रियलिटी आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ मैं कि आप लोग जब भी लेआउट्स बनाएंगे तो हमेशा CSS ग्रिड को इस्तेमाल मत करना, प्रेफर करना फ्लेक्स बॉक्स और CSS ग्रिड को वहीं यूज़ करना जहाँ पर जो इसका यूज़ केस है वो एकदम फिट हो रहा है। जैसे कि मान लो आप लोगों को 2 आइटम्स की जगह लेनी है, 3 आइटम्स की जगह लेनी है, और आपको ग्रिड टाइप का पूरा एक ऐसा चीज़ बनानी है कि आप लोगों को टैबुलर फॉर्म में एक बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए, तो तब आप लोग CSS ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आई। हालांकि आप अगर CSS ग्रिड को लेआउट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हो तो दैट शुड बी फाइन, बट होता क्या है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो तो फ्लैक्स बॉक्स से चीज़ें बहुत आसान बन जाती हैं। और रिस्पॉन्सिवनेस की बात हमने करी है तो हम लोग मूव करेंगे मीडिया क्वेरीज़ की तरफ। मीडिया क्वेरीज़ जिनका नाम बहुत डरावना सा लगता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। बेसिकली ये एक कमांड है आप लोगों की वेबसाइट को कि आप लोग क्या करेंगे जब आपकी पर्टिकुलर स्क्रीन साइज़ आ जाएगा रिसाइज़ करते करते। मेरे कहने का क्या मतलब है अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं समझाने के लिए एक नई फाइल बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा media.html। बेसिकली मैं यहाँ पर मीडिया क्वेरीज के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि मैं सबसे पहले मीडिया क्वेरी लिख देता हूँ, div.container लिख देता हूँ, कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ डालूंगा lorem34। यहाँ पर स्टाइल लिखूंगा CSS ऐड करने के लिए, और CSS के अंदर ही मीडिया क्वेरीज को ऐड किया जाता है। मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर सबसे पहले तो जो डॉट कंटेनर है मैं उसके बैकग्राउंड कलर को रेड कर दूंगा, और एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बैकग्राउंड कलर को रेड कर दिया। और आप लोग को लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, बैकग्राउंड कलर को रेड कर दिया, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप लोग को दिखाऊंगा ये कैसा दिखाई पड़ता है। अगर आप इसकी हाइट वगैरह देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, दे लेते हैं, हाइट भी दे लेते हैं, VH के हिसाब से दे लेते हैं हाइट। तो मैं अगर हाइट यहाँ पर लिखूँ 34 VH, तो 34 VH अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये देखो यहाँ पर इस तरह से इसकी हाइट आ गई है, और 34 VH मैंने लिख ही दिया है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये चाहूँगा कि जब भी मैं इसको रीसाइज़ करूँ, तो ये जो मेरा पर्टिकुलर डब्बा है मैं इसको अगर रीसाइज़ करूँ इस वेबसाइट को, तो मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर विड्थ जब मैं क्रॉस कर जाऊँ तो कोई नई CSS ट्रिगर हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट अस से मैं 800 पिक्सल जैसे ही रीच कर जाऊँ तब क्या हो कि एक पर्टिकुलर CSS स्टाइल ट्रिगर हो, और वो ये हो कि मेरे कंटेनर का बैकग्राउंड येलो हो जाए। ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, CSS मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करूँगा। आप देखते जाओ, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा @media, और यहाँ पर देखो इसने मुझे एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट दे दी। मैंने कहा @media screen, और मैं लिखूँगा एंड, यहाँ पर लिखूँगा एंड, और उसके बाद लिख दूँगा मैक्स विड्थ जो है हमारी 800 पिक्सल हो जाए। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मैक्स विड्थ मेरी 800 पिक्सल हो जाए तब मैं ये जो स्टाइल है उसको ट्रिगर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा बॉडी का जो बैकग्राउंड है उसको कर दो ब्राउन, और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी बॉडी का बैकग्राउंड ब्राउन हो जाएगा जैसे ही मैं एक पर्टिकुलर, इनफैक्ट ये वाला जो विड्थ है उसको रीच करूँगा। तो देखो बैकग्राउंड ब्राउन हो गया बॉडी का, जैसे 600 पिक्सल से ज़्यादा है, 800 पिक्सल से, आई एम नॉट श्योर कितना लिखा मैंने, 800 पिक्सल। तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक जो मैक्स विड्थ है वो 800 पिक्सल है, यानी कि 800 पिक्सल से ज़्यादा अगर मेरी विड्थ है तब ये ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन अगर 800 पिक्सल से कम होती है मेरी विड्थ, यानी कि 0 से लेकर और 800 तक आपको ये जो CSS है वो लगकर मिलेगी। तो जब तक मेरी विड्थ 0 होगी और 800 तक होगी तब तक CSS ये लगकर मिलेगी। मैं यहीं पर और CSS भी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ
कंटेनर के बैकग्राउंड कलर को लिख दो येलो, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड कलर को अगर येलो कर दूंगा तो आप लोग देखो, ये देखो बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। मैंने बड़ी की विड्थ अगर तो इस तरह से हो गया। तो मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल कब और कैसे होता है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। मीडिया क्वेरीज को आप लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे जब आप रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ इस तरह के लेआउट्स बनाना चाहते हैं, कुछ इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो कि अलग अलग तरह के डिवाइसेस में चले। अब लेटर से मेरे पास एक वेबसाइट है codewithari.com। ये जो वेबसाइट है लेटर से ये कुछ ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स को सेल करती है। मान लो कि मैं कहीं से इंपोर्ट करता हूँ गुड्स को और एक्सपोर्ट करता हूँ कहीं पर, और ये जो वेबसाइट है ये अलग अलग तरह के डिवाइसेस में लोग इस्तेमाल करेंगे यार, जब ये वेबसाइट इतनी पॉपुलर है तो। या फिर अगर आप लोग फेसबुक जैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें जो कि अलग अलग डिवाइसेस वाले लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका एक यूज़र जो है कोई भी प्रॉब्लम झेले अगर आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहा है। तो अगर आपने एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट बना दी है जिसमें कि आपने रिस्पॉन्सिवनेस को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा है, तब प्रॉब्लम ये होगी कि आपने तो वेबसाइट बनाई है अपने कंप्यूटर में बैठ के, लेटर से जिसका विड्थ था 1920 पिक्सल्स। अब आपने उस कंप्यूटर में बैठ के बना ली है। आपके जो बाकी यूज़र्स हैं जो कि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, छोटे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या फिर टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, या लेटर से सुपर कंप्यूटर भी कोई यूज़ कर रहा है घर में बैठा हुआ आपने, तो उसको भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए जब वो आपकी वेबसाइट पर आता है। अलग अलग तरह की कंपनीज़ की अगर हम बात करें, अमेज़ॉन हो, फेसबुक हो, गूगल हो, या फिर आप बात कर लें अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की जैसे Node.js, पाइथन, अगर आप इनकी वेबसाइट को विज़िट करें कभी भी तो आप लोग रिस्पॉन्सिवनेस को वहाँ पर देख लेंगे। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो है वो पहले तो ऐसा होता था कि अगर आपने अपने किसी क्लाइंट को रिस्पॉन्सिव बनाकर दे दी वेबसाइट तो वो एक ऐड ऑन होता था, वो एक प्रिविलेज होता था। लेकिन आज की तारीख में ये नेसेसिटी है। आज की तारीख में अगर आपके क्लाइंट ने आपको नहीं बताया कि उसको वेबसाइट रिस्पॉन्सिव चाहिए तो वो गलती उसकी नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई आपसे कहता है कि एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करके देनी है उसको वेबसाइट। वो अगर विड्थ को चेंज करे तो उसको चेंजेस दिखने चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी भी फ़ोन में इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट को तो वो अलग से रेंडर होगी, और कभी भी आप लोग अगर लेटर से फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट तो वो अलग तरह से रेंडर होगी। तो यहाँ पर ज़रा सा एग्जांपल देख लेते हैं एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का। आप लोग यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, ये पर्टिकुलर वेबसाइट खोली। जैसे मैं इसकी विड्थ को कम करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर ये सब गायब हो गया, ये कुछ इस तरह से आ गया, देख रहे हो आप लोग। और मैं जितनी कम कर रहा हूँ विड्थ, कभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस वेबसाइट को पढ़ने में। मैं अपने फ़ोन में हूँ अगर तो मैं बड़ा आराम से पढ़ सकता हूँ। मैं अगर अपने चौड़े वाले कंप्यूटर में हूँ तो यहाँ पर देखो मैं ये सारे के सारे आइकन्स को देख पा रहा हूँ, इन पर क्लिक कर सकता हूँ। तो ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का एग्जाम्पल है। आई होप कि आप लोग को रिस्पॉन्सिवनेस समझ में आ गई। हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सेट के अंदर, और उसके बाद हम लोग जो है और मज़ेदार वेबसाइट्स को बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गई CSS ग्रिड, आप लोगों को समझ में आ गई CSS की मीडिया क्वेरी और क्यों रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आप लोगों को यहाँ पर अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 7 प्रैक्टिस सेट नाउ। सो गाइस अब टाइम आ चुका है चैप्टर 7 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का। तो मैं यहाँ पर जल्दी से चैप्टर 7 का जो प्रैक्टिस सेट है इसको खोल लेता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इस फोल्डर को भी VS कोड में खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो मैंने दो काम किए, एक तो इस फोल्डर को खोल लिया VS कोड में, और उसी के साथ साथ मैंने क्या किया कि यहाँ पर फायरफॉक्स में अपने चैप्टर 7 का प्रैक्टिस सेट खोल लिया। अब यहाँ पर लिखा है क्रिएट अ हेडर विद कंटेंट यूजिंग CSS ग्रिड, और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं क्या करूँगा, चैप्टर 7 को भी खोल लूँगा। यहाँ पर जो चैप्टर 7 हमारा है CSS ग्रिड एंड मीडिया क्वेरीज, इसको भी मैं यहाँ पर खोल लूँगा। CSS ग्रिड कैन बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ था, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कुल मिलाकर। अब हमें एक हेडर बनाना है, और मैं यहाँ पर जल्दी से एक नई फाइल बनाऊँगा और उसका नाम मैं रखूँगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो practice.html रखूँगा, और एक बॉयलर प्लेट कोड डालने के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक हेडर टैग यूज़ करके, nav टैग यूज़ करके, UL टैग यूज़ करके, LI टैग यूज़ करने के बाद यहाँ पर होम, और उसके बाद अबाउट में यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर अभी देखा। अब मैं करूँगा क्या, क्योंकि मुझे बनाना है यहाँ पर ग्रिड लेआउट की मदद से एक हेडर और लेटर से कंटेंट, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इस पर ज़रा डाल देता हूँ lorem 45 लेटर से कि जो कंटेनर है ये मेरे हेडर के नीचे रहने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर जल्दी से मैं एक
स्टाइल टैग लगाऊंगा। स्टाइल टैग लगाने के बाद हम लोग CSS ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले अभी इसको ओपन विद लाइव सर्वर अगर मैं करूं तो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा मेरे ब्राउज़र के अंदर कि यहाँ पर ये कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड कर दूँ, यानी कि ये जो मेरा इनफैक्ट UL है, ठीक है, मैं अगर इसको मैं कुछ इस तरह से टारगेट करूं और यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड कर दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। कहाँ गया, ये रहा। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ फायरफॉक्स में ले आऊँगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ अभी तो यहाँ पर LI आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आ रहे हैं। ये मेरा जो UL है ये डिस्प्ले ग्रिड है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको इनलाइन ग्रिड कर दूँगा सबसे पहले, क्योंकि आप लोग देखो कि जब मैं इसके अंदर LI को देख रहा हूँ तो ये पूरी विड्थ ले रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक इनलाइन एलिमेंट बन जाए। तो इनलाइन ग्रिड नाम का हमारे पास एक डिस्प्ले होता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे ग्रिड एलिमेंट्स हैं वो इनलाइन एलिमेंट्स की तरह बिहेव करें। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स डाल दूँगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स डालने के बाद मैं यहाँ पर ऑटो नहीं लिखूँगा। मैं इनफैक्ट 10 पिक्सल लिखना चाह रहा था, बट लेट मी राइट ऑटो, ठीक है, क्योंकि ये एनीवेज इनलाइन एलिमेंट्स हैं और ये हॉरिजॉन्टली आई जाएंगे। UL के LI को मैं देना चाहता हूँ जो मेरा लिस्ट स्टाइल है, ठीक है, वो नन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिंदु मुझे यहाँ पर दिखें। अब देखो होम और अबाउट यहाँ पर आ गया। हेडर को एक बैकग्राउंड दूंगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दूंगा और कलर दे दूंगा वाइट, ठीक है। कलर वाइट देने के बाद देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये देखो ये ऐसा दिख रहा है। और उसी के साथ साथ LI को मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली कुछ मार्जिन भी देना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्जिन और ऊपर नीचे से तो 0 दूंगा और लेफ्ट राइट से 23 पिक्सल देके देखता हूँ। यहाँ पर देखो ये होम अबाउट ऐसे आ गया और स्टार लगाकर यहाँ पर मैं मार्जिन 0 पैडिंग 0 दूंगा। तो मार्जिन को 0 कर दूंगा यहाँ पर और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पैडिंग को 0 कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं P0 कर दूंगा। तो P0 करने के बाद मैं सेव कर दूंगा और यहाँ पर देखो मार्जिन 0 पैडिंग 0 सबकी कर दी। तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर मुझे ऊपर नीचे से पैडिंग नहीं मिल रही है। तो मुझे यहाँ पर UL के अंदर, इनफैक्ट LI के अंदर अगर मैं पैडिंग को बढ़ा दूँ थोड़ा सा, यहाँ पर मैं पैडिंग को अगर बढ़ा दूँ इस तरह से तो शायद मेरा काम बन जाए। बट मैं ऊपर नीचे से बस बढ़ाना चाहता हूँ, लेफ़्ट राइट से नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं इसको 0 कर दूँगा ऐसे, ठीक है। ऊपर नीचे से बढ़ाना चाहता हूँ, लेफ़्ट राइट से मैं नहीं बढ़ाना चाहता। तो मैं थोड़ा कम करता हूँ इसको। और ये एक ठीक ठाक हेडर है, ठीक है, मतलब CSS ग्रिड की सहायता से बना हुआ एक ठीक ठाक हेडर। तो यहाँ पर देखो मैंने मार्जिन दी, पैडिंग दी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार मार्जिन कितनी दें, पैडिंग कितनी दें, क्या ऐसा करें वैसा करें। देखो ऐसा होता है ना कि यार जो आपका पेज है वो यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे बस, यानी कि कोई भी इंसान आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसको बहुत अच्छा लगे। अगर आप कभी भी फेसबुक जैसी वेबसाइट पर जाते हैं, इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट पर जाते हैं, इंस्टाग्राम के वेब वर्जन पर, या फिर आप अगर यूट्यूब पे ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है वेबसाइट का वो बहुत अच्छा होता है। क्या आप इस बात से बॉदर करते हैं, क्या आपको ये बात बॉदर करती है कि YouTube वालों ने CSS ग्रिड यूज़ करी है, फ्लेक्सबॉक्स यूज़ किया है, फ्लोट यूज़ किया है या फिर कुछ और इस्तेमाल किया है? क्या आपको इस बात की थोड़ी सी भी चिंता होती है? नहीं होती है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी उन चीज़ों से मतलब नहीं है, आपको अपने एक्सपीरियंस से मतलब है। उसी तरह आपकी वेबसाइट के यूज़र्स को भी आपकी वेबसाइट पर कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है उससे मतलब होगा। उनको बिल्कुल भी इस बात से मतलब नहीं होगा आपने ग्रिड यूज़ करी है, आपने क्या यूज़ करा है, क्या यूज़ नहीं करा है, ठीक है। तो यही बस बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो यहाँ पर मैंने स्टाइल के अंदर ये सारी चीज़ें लिखकर हेडर बना दिया है और यहाँ पर ये कंटेनर बना दिया। इनफैक्ट इसका नाम मैं प्रैक्टिस 1 कर दूँगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में प्रैक्टिस 2, 3, 4 ऐसे करके सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिएट द लेआउट स्टेटेड इन चैप्टर 6 प्रैक्टिस सेट यूजिंग CSS ग्रिड। तो हमने चैप्टर 6 प्रैक्टिस सेट के अंदर कुछ लेआउट्स बनाए थे, आप उनको CSS ग्रिड से बनाना। मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो लेआउट है तो मैंने ऑलमोस्ट बनाकर दिखाई दिया है। CSS ग्रिड के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं कि 2 कॉलम्स बना सकते हैं और कैसे यहाँ पर स्पेस बिटवीन देना है वो भी मैंने आप लोग को सब बता रखा है, बहुत अच्छे से बता रखा है। तो ये लेआउट तो बन जाएगा और यार ये लेआउट भी बन जाएगा। यहाँ पे भी बस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक ग्रिड डिफाइन करनी पड़ेगी, आउटर ग्रिड। और ये आउटर ग्रिड में आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को इधर उधर करना पड़ेगा, स्पेस बिटवीन करना पड़ेगा इसके कंटेंट को। मैंने आप लोग को सब बता रखा है। जस्टिफाई कंटेंट कैसे करते हैं ग्रिड के अंदर,
तो यहाँ पर देखो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टीज यूज टू लाइन द होल ग्रिड इनसाइड द कंटेनर। तो पूरी ग्रिड को आप किस तरह से कंटेनर के अंदर लाइन करना चाहते हैं वो चीज़ आप कर सकते हैं। और ये चीज़ फ्लेक्स बॉक्स की मदद से जो हमने बनाई थी वो अब आपको ग्रिड की मदद से बनानी है। तो दिस इज़ ईजी। इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैंने रीनेम कर दिया एक्चुअली, इसलिए एरर आ रहा है। दिस इज़ वेरी ईजी। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता चीज़ों, क्योंकि जो लेआउट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया, मैं नहीं चाहता उस लेआउट को मैं क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से बनाकर आप लोगों को दिखाऊँ। तो शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप लोग इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्रिएट अ वेब पेज विच इज ग्रीन ऑन लार्ज डिवाइसेस, रेड ऑन मीडियम एंड येलो ऑन स्मॉल डिवाइसेस। ये मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा मीडिया क्वेरीज की सहायता से। अब लार्ज डिवाइसेस क्या है, रेड डिवाइसेस मीडियम डिवाइसेस क्या है और स्मॉल डिवाइसेस क्या है, ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा। ये इस तरह का सवाल जब कोई भी फैक्ट है आपके साथ, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, स्मॉल डिवाइसेस एज्यूम कर लें एक फ़ोन को। आईफोन की कितनी विड्थ होती है ये आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आप जो आईपैड होता है हमारा, या कोई भी नॉर्मल सा टैबलेट होता है, उसको आप लोग मीडियम डिवाइस मान लें। और उसके बाद जो आपका सबसे बड़ा डिवाइस है वो आपका 1080p मॉनिटर होता है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से जो एक वेब पेज बना रहे हैं आप, उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस 3 नाम से बना लेता हूँ जल्दी से, practice3.html। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली बॉडी को स्टाइल करूँगा। तो स्टाइल टैग और बॉडी को मैं यहाँ पर स्टाइल करूँगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर इनिशियल हमको क्या देना है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ ग्रीन ऑन लार्ज डिवाइसेस, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको ग्रीन करूँगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर विल बी ग्रीन। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन करने के बाद एक मीडिया क्वेरी लगाऊंगा। और मीडिया क्वेरी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई है media.html में। तो इस तरह से आप मीडिया क्वेरी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने मीडिया क्वेरी जो है इस तरह से कॉपी कर लेनी है, ठीक है। कभी कभी अगर आप लोग दिमाग से याद करने की कोशिश करते हैं सिंटेक्स को, हो सकता है आप @ लिखना भूल जाएं और आप लोग कुछ छोटी मोटी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़े। मैं कहता हूं कि अगर आप लोग बिगिनर हैं तो सिंटेक्स को देख दाग के लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कभी भी ये मत सोचना कि जो इंसान सिंटेक्स को याद रखता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो कि इस बात को अपना सेलिंग पॉइंट के तौर पे दिखाते हैं आप लोगों को कि यार देखो हमें सिंटेक्स याद है, ये वाली प्रॉपर्टी ये ऐसे कर देता हूँ, इसका ये सिंटेक्स था। किसी भी लाइब्रेरी का सिंटेक्स, किसी भी लैंग्वेज का जो इन डेप्थ सिंटेक्स होता है वो रटना इज़ नॉट पॉसिबल कम्प्लीटली। अगर कोई पर्पसफुली कर रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम कर रहे हो तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं कहूँगा। नामुमकिन कहना तो मेरा हक नहीं है। अब यहाँ पर देखो मैं एक डॉट कंटेनर हटाऊँगा, बॉडी का बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मुझे मीडियम डिवाइसेस में कितना करना है, मुझे मीडियम डिवाइसेस में करना है, कहाँ गया मेरा ये, मीडियम डिवाइसेस में मुझे रेड करना है, फिर येलो करना है स्मॉल डिवाइसेस में। तो मैं यहाँ पर रेड कर दूंगा और एक और मीडिया क्वेरी में लगाऊंगा। स्मॉल डिवाइसेस में क्या होगा, स्मॉल डिवाइसेस में येलो हो जाएगा, ठीक है। तो लेटेस्ट से मेरा स्मॉल डिवाइस जो है वो आता है 200 पिक्सल पर, ठीक है, लेटेस्ट से। अब यहाँ पर देखो मैं जैसे ही इसको रिसाइज़ करने की कोशिश करूँगा, आप लोग देखो आपको रिसाइज़ करके मैं दिखाता हूँ। इसको उससे पहले मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ, यहीं पर रिसाइज़ कर लेता हूँ। तो बड़े स्क्रीन पर तो ग्रीन है, फिर उसके बाद ये रेड हो गया देखो मीडियम स्क्रीन पर, और छोटा करूँगा इसको तो येलो हो जाएगा। इनफैक्ट जो इसकी विड्थ है ना वो मैं 200 पिक्सल से कम भी कर नहीं पा रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो इसकी विड्थ थी, मैं अगर फ़ोन पे आ जाऊँ तो 300 पिक्सल की विड्थ तो मोटोरोला G4 ही होता है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, 400 कर देता हूँ यार, 400 कर देता हूँ उसको, ठीक है, 400 पिक्सल। अब येलो हो जाएगा, ये देखो हो गया, येलो नहीं हो गया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इसको अगर मैं अब रीसाइज़ करूँ तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से इस चीज़ को फॉलो करेगा। देखो बड़े डिवाइसेस में क्या है, ग्रीन, मीडियम में रेड, और सबसे छोटे में येलो हो जाएगा। इनफैक्ट मैं उतना भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी। इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ अभी कितनी है, 500 है। चलो यार इसको 600 कर लेता हूँ, ऐसी बात है तो ठीक है, 600 कर लेता हूँ। येलो हो गया, ठीक है। विड्थ बड़ी करूँगा रेड होगा, और बड़ी करूँगा ग्रीन होगा, ठीक है, ग्रीन रेड येलो, ठीक है। तो ये मीडिया क्वेरीज थी। मीडिया क्वेरीज की सहायता से आप लोग ये सब कर सकते हो। कभी भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आप लोगों की आएगी, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। और हम लोग अब मूव करेंगे अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा एनिमेशंस, ट्रांजिशंस और ट्रांसफॉर्म्स, कि किस तरह से आप लोग अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग एनिमेशन लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे उसमें। चैप्टर 7 का प्रैक्टिस सेट आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं कराया है, बहुत सिंपल है, सब लोग करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं किस किस ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और नहीं किया। मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत ही प्रायोरिटी के साथ ये कमेंट नीचे करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि नहीं किया। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 8 नाउ।
सो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर 8 के बारे में, जो कि है ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। तो क्या होते हैं ट्रांसफॉर्म्स, क्या होते हैं ट्रांजिशंस और क्या एनिमेशंस होते हैं। एनिमेशंस तो आप लोग को मालूम ही होगा क्या होते हैं, आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग वगैरह कभी भी देखी है तो उसमें एनिमेशंस का भी यूज़ किए जाते हैं, या फिर अगर आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह देखी हैं 3D कार्टून्स और वो सब चीज़ें, तो वहाँ पर काफ़ी 3D एनिमेशंस यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ उसी तरह का CSS के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है वेब डेवलपर्स द्वारा, जिससे कि आप लोग अपनी वेबसाइट्स को अच्छा बना सकें। तो यहाँ पर हम लोग उसी ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है ट्रांसफॉर्म्स आर यूज्ड टू रोटेट, मूव, स्क्यू और स्केल एलिमेंट्स। तो ट्रांसफॉर्म्स क्या करते हैं कि आपके एक एलिमेंट को बेसिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आपने सुना होगा, कोई अपना वेट लूज़ कर लेता तो कहते हैं भाई इसका वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई, पहले कैसी दिखती थी अब कैसी दिख रही है। तो सेम चीज़ का थोड़ा बहुत बदल जाना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। किसी चीज़ को रोटेट करो, मूव करो, आगे पीछे करो, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर CSS के अंदर वो कैसे की जाती है, वो किया जाता है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के द्वारा। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आप लोग को भी बताऊंगा। बट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो है हमारे इस्तेमाल होती है एक 2D या 3D ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी एक एलिमेंट पर लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जल्दी से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ कोड, और यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं एक फाइल बनाऊँगा index.html, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे कुछ चीज़ों को। तो मैं div.container और div.box 2-3 बॉक्सेस बना लेता हूँ, और एक में मैं डालता हूँ lorem34, और इनफैक्ट एक ही रखते हैं अभी के लिए, एक ही बॉक्स रखते हैं और इसको जल्दी से लाइव सर्वर में खोल लेते हैं। मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है वो क्रोम है, तो क्या होता है ना कि क्रोम में खुलता है, बट मैं जो URL है ना वो यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और आप लोग देखो यहाँ पर कि ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, नो सरप्राइजेस व्हाटसोएवर, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पर इसको कोई भी CSS स्टाइल नहीं दिया है। तो अगर मैं कंटेनर को एक स्टाइल दे दूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड कलर को रेड करूँगा, और जो मेरा बॉक्स है जो मेरा डॉट बॉक्स, इनफैक्ट मैं क्या करूँगा उसमें मैं उसको बॉर्डर दे दूंगा, ठीक है। मैं बेसिकली बॉर्डर देना चाहता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर में दूंगा, और ब्लैक बॉर्डर इसको जैसे ही मैं दूंगा आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से बन गया है। और मैं यहाँ पर जो मेरा कंटेनर है मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा 455 पिक्सल्स, विच इज़ अ लॉट, 50% से ज़्यादा कवर कर देगा। बट यहाँ पर आप लोगों ने जैसे कि देखा ये कुछ ऐसे मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोग को दिखाता हूँ क्या करता है। तो CSS ट्रांसफॉर्म का सिंटेक्स क्या होता है। अब जैसे मान लो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रांसफॉर्म, और लेटर से मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे पीछे मूव करना चाहता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म लिखा, यहाँ पर बहुत सारे मुझे प्रॉपर्टी वैल्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले ट्रांसलेट देखने को मिल रहा है। अब ट्रांसलेट में अगर मैं 34 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप लोग देखो ये आगे की तरफ को 34 पिक्सल मूव कर जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये ऐसे था, ये आगे की तरफ को मूव कर गया 34 पिक्सल, और यहाँ पर एक स्क्रॉल बार भी आ गया हॉरिजॉन्टल। तो ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, मुझे ट्रांसलेट करने के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है, ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ अब मैं अपने इस बॉक्स को, ठीक है। जिस तरह से ट्रांसलेट होता है उस तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्स होते हैं। तो MDN रेफरेंस अगर इसका खोला जाए, तो यहाँ पर आप लोग देखो मैं MDN रेफरेंस, इनफैक्ट यहीं से खोलो आप तो अच्छा रहेगा इसके MDN रेफरेंस को। तो यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्म यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती हैं कई चीज़ें, बट हम लोग ज़रा नोट्स में देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म किस तरह से काम करता है। तो जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी तो हमने देख ली किस तरह से काम करता है। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन और देख लेते हैं। अलाउज टू चेंज द पोजीशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड एलिमेंट। वो ट्रांसफॉर्म कहाँ से अप्लाई होगा, ये ट्रांसफॉर्म ओरिजिन आपकी प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। मतलब आपको सेट करने के लिए जो है ऑप्शन देती है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ को मान लो रोटेट कर रहे हैं, तो मैं एक इस स्क्रीन को या फिर मैं एक इमेज को यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। लेट्स से ये एक विंडो है मेरी, इनफैक्ट ये विंडो ही है, ठीक है। ये विंडो, मैं इस विंडो को यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ तो ये इस एक्सिस के अराउंड, यानी कि इस बिंदु के अराउंड ऐसे ऐसे घूमेगी। मैं यहाँ से अगर इसको रोटेट करूँगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगी, जहाँ पर मेरा एरो जा रहा है। यहाँ से घुमाऊँगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगी, तो और सेंटर से घुमाऊंगा तो ये ऐसे गोल गोल घूमेगी। तो कुछ ऐसा समझ लो ये एक कागज़ का टुकड़ा है, और कागज़ के टुकड़े के अंदर मैंने एक लेटर से सीख डाली हुई है, एक डंडी डाली हुई है, और वो डंडी के अराउंड मैं इसको घुमा रहा हूँ। तो डंडी अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो ये ऐसे घूमेगी, अगर यहाँ पर मैं एक्सेस बनाता हूँ तो ये इस एक्सेस के अराउंड घूमेगी। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से, कहाँ से
आप लोग जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने एलिमेंट को, ये ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी बताती है। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी हम लोग सेट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। 2D ट्रांसफॉर्म्स में आप लोग एक्स और वाई एक्सेस चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो 2 डायमेंशन में होता है। 3D ट्रांसफॉर्म्स में यूजुअली आप लोग Z एक्सेस भी चेंज कर पाते हैं क्योंकि वो 3D ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है। अब CSS का जो 2D ट्रांसफॉर्म मेथड्स हैं, यू कैन यूज द फॉलोइंग 2D ट्रांसफॉर्म्स इन CSS: ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल एक्स, स्केल वाई, स्क्यू, मैट्रिक्स और स्केल। ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्म मेथड्स हैं। मैंने ट्रांसलेट आप लोगों को दिखाया, क्या किया था ट्रांसलेट ने, आगे की तरफ मूव कर दिया था। अगर मैं 134 पिक्सल कर दूँ इसी ट्रांसलेट को तो ये देखो ये और आगे चला जाएगा, तो मैं इसको आगे पीछे इस तरह से कर सकता हूँ। ट्रांसलेट ये कर पा रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। ठीक है, तो ट्रांसलेट जब मैंने यहाँ पर किया तो ये आगे पीछे ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक रोटेट हमारे पास होता है। अगर मैं रोटेट कर दूँ इसको, मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ। बाय द वे मैं एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्म लगा सकता हूँ और रोटेट के अंदर मैं लिखूंगा कि कितने टर्न से मैं रोटेट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को इसकी MDN रेफरेंस दिखाऊँ, यहाँ पर कहाँ गई मेरी MDN रेफरेंस, ये रही मेरी MDN रेफरेंस। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं रोटेट कर पाऊँगा 0.5 टर्न से अगर मैं इसको इस तरह से अप्लाई करूँगा। तो मैं बेसिकली आप लोग को दिखाता हूँ कि जो नॉर्मली है ये कैसे दिखाई दे रहा है। मैं रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं ट्रांसलेट एक्स पे कर रहा हूँ, तो ये देखो ट्रांसलेट 120 पिक्सल आगे की तरफ 50% क्या है, ये जो दूसरी वैल्यू है ट्रांसफॉर्म की, सॉरी ट्रांसलेट की, वो है वाई में आप कितना ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रांसलेट 134 पिक्सल और 56 पिक्सल कर दूँ तो मैं जस्ट आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर रोटेट कुछ ऐसे लगा दिया है जिसकी वजह से दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो मैं सिर्फ ट्रांसलेट अगर यहाँ पर लगाऊँ 134 पिक्सल आगे की तरफ 56 पिक्सल नीचे की तरफ, तो एक्स और वाई दोनों साइड आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंडिविजुअली ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। जस्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब यहाँ पर रोटेट के बारे में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इनिशियली ये ऐसा था, एक्स और वाई में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। जब मैं रोटेट करूँगा और मैं 0.5 टर्न लिखूँगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 0.5 टर्न ले लेगा, यानी कि आधा टर्न ले लेगा और इसको रोटेट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर रोटेट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहूँ और मैं यहाँ पर 0.5 टर्न कुछ इस तरह से लिखूं तो यहाँ पर देखो कि ये मेरा रोटेट हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर कॉमा नहीं, यहाँ पर मुझे स्पेस देना है। तो ट्रांसलेट मैंने लिखा और उसके बाद मैंने रोटेट लिख दिया, तो दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएंगे। रोटेट 0.5 टर्न करूँगा तो 0.5 टर्न से जो है रोटेट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 0.25 टर्न कर दूँ तब क्या होगा, 0.25 टर्न करूँगा तो देखो ये इस तरह से रोटेट हो गया। मैं डिग्रीज में भी वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 45 डिग्री लिखूँ तो 45 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब ये रोटेट कहाँ से हो रहा है, ये सेंटर से रोटेट हो रहा है, ये चीज़ आप लोग देखो। तो जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन होता है, अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन इसका सेट करूँ, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, और मैं यहाँ पर सेंटर कर दूँ, ठीक है, तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी थी, सेंटर से ही ट्रांसफॉर्म हो रहा था। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को 0 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ से अप्लाई हो रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग से अप्लाई हो रहा है। तो कहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो, ये ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी जो है बताती है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देख लिया अपना रोटेट देख लिया, हम लोगों ने ट्रांसलेट देख लिया। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इसमें से हटा दूंगा। मैंने जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए थे। मैं और ट्रांसफॉर्मेशन इसमें अप्लाई करूँगा आप लोग को दिखाने के लिए, जैसे कि स्केल एक्स और स्केल वाई। अच्छा, अगर मैं स्केल एक्स इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से डायरेक्टली एलिमेंट को CSS दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लिखूँ और ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद मैं लिखूँ स्केल एक्स, ठीक है, और स्केल एक्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ और यहाँ पर लिख दूँ 4, तब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये 4 से स्केल हो गया। अगर मैं इसी वैल्यू को चेंज करूँ, जैसे मान लो मैं इसको 3 करूँ तो ये देखो ये 3 से स्केल हो गया, 2 करूँ तो ये 2 से स्केल हो गया। हाँ, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा चौड़ा सा हो गया है, बट कभी भी आप किसी भी एलिमेंट को स्केल करना चाहते हैं एक्स डायरेक्शन में तो आप लोग स्केल एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज़ आप स्केल वाई की सहायता से भी कर सकते हैं। बाय द वे मैं इसको ज़रा यहाँ पर ऐड करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ। ट्रांसफॉर्म में मैं लिखूँगा स्केल, और स्केल के अंदर मैं एक्स से कितना स्केल करना चाहता हूँ, वाई से कितना स्केल करना चाहता हूँ, ये दोनों लिख दूंगा। यही दोनों वैल्यूज़ मैं इंडिविजुअली भी सेट कर सकता हूँ। मैं इंडिविजुअली लिख सकता हूँ कि मैं एक्स से इतना स्केल करना चाहता हूँ स्केल एक्स की सहायता से, तो मैं अगर ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स इसको कर देता और उसके बाद 8 कर देता और उसके बाद स्केल वाई में करके लेटर से 8 कर देता, तो ये प्रॉपर्टीज़ भी जो है इसी तरह से काम करती हैं। तो जस्ट मैंने अभी स्केल एक्स 8 किया है, एक्स में 8 से स्केल हो गया ये, ठीक है। ऑब्वियसली इसको स्केल करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है,
तो यहाँ पर स्केल एक्स किया तो एक्स में स्केल हो गया, और यही चीज़ अगर मैं स्केल वाई करूँगा तो ये वाई में स्केल हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो अब। हाँ मुझे पता है बहुत डिस्टॉर्टेड दिख रहा है, बट इमेजेस को कभी कभी कुछ बॉक्सेस को कभी हम 3D इफेक्ट कोई एक पर्टिकुलर अप्लाई करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो क्यूब वगैरह हम बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्म्स हमें लगाने पड़ते हैं। कभी कभी हम प्रोग्रामेटिकली जावास्क्रिप्ट से इस तरह के ट्रांसफॉर्म्स लगाएंगे, तो हमें मालूम है कि अभी कि हम किसी भी एक एलिमेंट को स्केल कर सकते हैं, स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं बिना उसकी हाइट वेट ये सब चीज़ें चेंज किए, ठीक है। तो कभी भी हमें किसी और दूसरी प्रॉपर्टी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म लगाकर इसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर फॉन्ट से कोई दूसरा फॉन्ट बना सकते हैं स्केल अप स्केल डाउन करके ट्रांसफॉर्म्स लगाकर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया स्केल एक्स और स्केल वाई। अब स्क्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो स्क्यू है हमारा, तो मैं यहाँ पर अगर ट्रांसफॉर्म में लिखूँ कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म स्क्यू, और यहाँ पर specifies the skew transformation along the x and y axis. The first angle parameter specifies the skew on x axis कि x axis से कितना skew करना चाहते हो, y axis से कितना skew करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 और 6 कर दूं, और यहाँ पर आप लोग देखो मुझे यहाँ पर डिग्रीज में देना पड़ेगी वैल्यूज़ को, तो मैं अगर यहाँ पर 4 डिग्रीज और 6 डिग्रीज करूँ तो ये क्या करेगा, इतने इतने डिग्री से स्क्यू कर देगा। और यहाँ पर देखो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आपका अप्लाई होता है। तो जो स्क्यू इफेक्ट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वंस अगेन आप ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को 0 करके, मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म ओरिजिन जो मैंने लगा रखा है इसको मुझे अनकमेंट करना था। हाँ ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को 0 करके मैं यहाँ से स्क्यू प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो देखो ये यहाँ से स्क्यू कर रहा है अब। तो इसने क्या किया, बेसिकली एक्स और वाई से इसको कुछ इस तरह से स्क्यू कर दिया। तो अब ऐसा लग रहा है कि इसको टेढ़ा करके ऐसे रखा गया है। तो मैं सिर्फ अगर आप लोगों को एक्स लगा कर दिखाऊँ, सिर्फ स्क्यू एक्स लगा कर दिखाऊँ, वाई से मैं 0 कर दूँ इसको, तो आप लोग देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आगे की तरफ को स्क्यू हो गया एक्स एक्सिस की तरफ को। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 10 कर दूँ, इसको 0 कर दूँ, यहाँ पर इसको अगर मैं 0 कर दूँ, तो ये देखो कुछ इस तरह से ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो y एक्सेस में ये स्क्यू हो गया है। तो आप x और y दोनों में स्क्यू कर सकते हैं आप। तो ये भी यहाँ पर आप देखो y एक्सेस में स्क्यू हो गया है। तो आप x और y दोनों एक्सेस में स्क्यू कर सकते हैं, और स्क्यू इफेक्ट कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गई चीज़ आप लोगों को। अब हम लोग मैट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे। अब ये जो मैट्रिक्स होता है ये बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को MDN में लेकर जाऊँगा, और उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा मैट्रिक्स मेथड किस तरह से काम करता है। तो अगर आप MDN में जाओ और यहाँ पर मैट्रिक्स को देखो, तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये सारे के सारे 2D ट्रांसफॉर्म मेथड्स को एक में कंबाइन कर देता है। ये 6 पैरामीटर्स लेता है जिसमें सारे के सारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, और आप यहाँ पर स्केल एक्स स्केल वाई, उसी के साथ साथ क्यू एक्स क्यू वाई, और उसके बाद ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर मैट्रिक्स के बारे में यहाँ कहीं लिखा हो, और मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है आई गेस। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ मैट्रिक्स तो शायद कुछ देखने को मिले। और यहाँ पर देखो CSS ट्रांसफॉर्म फंक्शन मैट्रिक्स। तो बेसिकली क्या है, ये ABCDs आर नंबर डिस्क्राइबिंग द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, TX एंड TY आर डिस्क्राइबिंग द ट्रांसलेशन टू अप्लाई, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन है। तो ये देखो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप सेट कर सकते हो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की मदद से। तो बेसिकली एक मेथड है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं है, बट एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की तरह है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नहीं है, एक मेथड है। मैट्रिक्स एक मेथड है जो ये सारी वैल्यूज़ लेता है। तो ये सारी वैल्यूज़ एक बार में आप सेट कर सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली बताऊं तो मैट्रिक्स ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता नहीं हूं। जब आप नॉर्मल वेबसाइट्स बना रहे हैं तो ये ट्रांसफॉर्म्स आप ट्रांसलेट रोटेट तो इस्तेमाल करोगे, बट इस तरह के स्क्यूनेस वगैरह भी आप शायद थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये मैट्रिक्स बहुत कम से इस्तेमाल करोगे। बट अगेन ये सब यूज़ केस पे डिपेंड करता है। ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता कि कौन सा मेथड ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कौन सा कम इस्तेमाल होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द यूज़ केस, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे यूज़ केस मैटर्स। तो इस तरह से आप लोग जो है सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकते हो, ठीक है। अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, स्केल, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। आप स्केल एक्स और स्केल वाई दोनों एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्केल एक्स और स्केल वाई अगर आप लोग यहाँ पर रखोगे तो। बाय द वे एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर एक इमेज रखता तो शायद मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से इस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करने का मौका मिलता। तो मुझे मालूम है कि मैं इसको बहुत लेट कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर एक इमेज मैं ऐड करने वाला हूँ, और इमेज कहाँ से ऐड करूँगा ये आप लोग ज़रा देखना, ठीक है। तो मैं अनस्प्लैश इमेजेस, तो यहाँ पर देखो इमेजेस API, मैं अनस्प्लैश इमेजेस API में जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो एक वेबसाइट खुली source.unsplash.com। मैं इस तरह से एक इमेज यहाँ पर डायनामिकली ऐड कर सकता हूँ, ये जो कि इस सोर्स से आएगी, और उसका साइज़ ये होगा, और वो इस यूज़र की इमेज होगी।
इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो कि आप लोगों को इमेज को, कहा गया मेरा अनस्प्लैश, जो कि छोटी इमेजेस आप लोगों को एक पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड, जैसे यहाँ पर इन्होंने नेचर और वाटर से रिलेटेड एक इमेज के बारे में बात की है, तो नेचर और वाटर से रिलेटेड इमेज यहाँ पर आ जाएगी, नेचर और वाटर। मैं ज़रा साइज़ थोड़ा सा चेंज करूँगा, इसका 160/90 करूँगा, और ये स्क्यू का जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रखा है इसको हटा दूँगा, क्योंकि यार ये मेरी इमेज को ख़राब ही करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं अगर इंस्पेक्ट कर दूँ तो ये एक बॉक्स के अंदर है, तो यहाँ पर जो हमारा बॉक्स है उसकी डिस्प्ले को मैं क्या करूँगा, इनलाइन ब्लॉक कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर जाके इनलाइन ब्लॉक करता हूँ इस बॉक्स की डिस्प्ले को। उससे क्या होगा कि जो मेरी ये इमेज है वो इस डब्बे के अंदर आ जाएगी कुछ इस तरह से, देख रहे हो आप लोग। और मैं बढ़ाऊंगा, अगर इसके साइज़ को भी थोड़ा बहुत अगर मैं बढ़ाता हूँ, लेटर से मैं इसको 260 बाय समथिंग करता हूँ, लेटर से मैं 260 बाय 50 नहीं 120, ठीक है। तो अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ तो मुझे एक इमेज देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूँ ट्रांसलेट का, तो उससे होगा क्या कि मैं इसको ट्रांसलेटेड देख पाऊंगा, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा सेंटर में यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो ट्रांसलेट होकर आ गया है। बाय द वे एक चीज़ और बताऊँ, मैं जैसे जैसे रिलोड करूँगा वैसे वैसे इमेजेस चेंज होती जाएंगी। उसका रीज़न ये है कि अनस्प्लैश की API डायनामिक है, और वो डायनामिकली आप लोगों को इस तरह के इमेजेस रियल टाइम में जनरेट करके देती है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक इमेज ले लिया है, कोई भी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं तो उस पर अप्लाई होगी, और आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ यार जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका एक्चुअल में कुछ यूज़ है। क्योंकि अभी तक जो हमने सारे के सारे स्केल एक्स स्केल वाई ये सब चीज़ें अप्लाई करी, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये पता नहीं क्या चल रहा है। देखो स्केल एक्स में मैंने कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दे दी, 8 टाइम्स स्केल कर दिया इसको। और अगर मैं यहाँ पर इसको स्क्यू करके दिखाऊँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा स्क्यू नहीं करूँगा, 10-10 डिग्री से स्क्यू करूँगा बस, तो ये देखो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है। तो ये इस तरह से स्क्यू हो गया, टेढ़ा हो गया, ऐसे एक्स और वाई दोनों तरफ आप टेढ़ा कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कि स्क्यू किस तरह से काम करता है, मैट्रिक्स किस तरह से काम करता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से काम करती हैं। एक सच रखना चाहूँगा आप लोगों के सामने इन सारी ट्रांसफॉर्म्स का, इन सारी ट्रांसफॉर्म मेथड्स का और इनके यूजेज का। और वो सच ये है कि आप लोग जो है इनको अगर इस्तेमाल करेंगे इन सारे ट्रांसफॉर्म्स को, तभी आप लोग इसको मास्टर कर पाएंगे। ये जो ट्रांसफॉर्म्स हैं ये बहुत कम से इस्तेमाल होते हैं। अगर आप लोग एक सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं, शायद आप लोग अगर कोई भी वेबसाइट, मैं एग्जांपल लेता हूँ एक वेबसाइट जिसका मैंने डेवलपमेंट किया है, लेट अस से मैं codewithhari.com बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है codewithhari.com में मैंने कितनी बार ट्रांसफॉर्म मेथड को इस्तेमाल किया होगा? आप लोगों को सच बताऊं तो एक बार भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया ट्रांसफॉर्म मेथड को। शायद अगर किया भी हो बूटस्ट्रैप वगैरह वालों ने तो कभी किया होगा अंदर इंटरनल बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ में, बट कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सब प्रॉपर्टीज़ बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। अगर आप एडवांस्ड कुछ ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो आपको बहुत सारे एनिमेशंस आप लोगों से डिमांड करती है, आप लोगों से बहुत सारे कुछ इस तरह की चीज़ें डिमांड करती है कि आप लोगों का रियल टाइम में ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं वेबसाइट में, आगे पीछे जा रहे हैं, कुछ सी एक पर्टिकुलर पैटर्न को आप लोगों को मिमिक करके वेबसाइट बनानी है, उसमें आप लोगों को ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्म मेथड्स जैसे स्क्यू, मैट्रिक्स, ये सब शायद इस्तेमाल करने पड़ जाएं। बट जस्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर ये याद नहीं हो रहे हैं, आपको मुश्किल लग रहे हैं, तो मैं बता दूँ ये जस्ट आप लोग को आने चाहिए। ये थोड़ा सा मैं इसको एडवांस CSS मानता हूँ। हालांकि एनिमेशन आप लोगों को एनिमेट करना आना चाहिए, जो आगे मैं बताऊँगा वो उसको मैं एडवांस नहीं कहता हूँ, उसका बेसिक एक बहुत बेसिक है। इस चैप्टर को देखना ज़रूर है, स्किप मत कर देना गलती से भी। बट मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो ट्रांसफॉर्म मेथड्स हैं, अगर ये याद नहीं रह पा रहे हैं, कितना स्क्यू करना है, कितना स्केल करना है एक पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए, दैट इज़ नॉर्मल, प्रैक्टिस से आप लोग को आ जाएगा। जस्ट एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट आप लोग को देना चाहता हूँ, जो कि जेन्युइन कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आप लोगों के लिए, इसको आप लोग रखें। CSS 3D ट्रांसफॉर्म मेथड्स के बारे में देखते हैं। तो रोटेट एक्स, रोटेट वाई और रोटेट जेड के बारे में हम लोग देखेंगे। 3D ट्रांसफॉर्म मेथड्स हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ट्रांसफॉर्म और उसके बाद लिखेंगे रोटेट एक्स, ठीक है। तो रोटेट एक्स के अंदर आता है एंगल, ठीक है। तो लेट्स से मैंने 45 डिग्री यहाँ पर लिखा, तो क्या होगा, जो मेरा एक्स एक्सेस है उसके अराउंड ये रोटेट हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोटेट एक्स 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैं रिलोड करूँ तो, और अगर मैं चाहता हूँ, मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ इस इमेज को ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिखे। बाय द वे ये ट्रांसफॉर्म हट चुका है। अगर मैं चाहता हूँ दोनों ट्रांसफॉर्म्स रहें तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा स्पेस देकर, तो ये ट्रांसफॉर्म हट जाएगा। एक्चुअली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो है वो ओवरराइड हो जाएगी। दोनों ट्रांसफॉर्म्स अगर मैं चाहता हूँ तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, बट दैट इज़ फाइन यार। मैं भी क्या करूँगा यहाँ पर जल्दी से, जो मैंने रोटेट एक्स 45 डिग्री किया है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाकर आप लोग को दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को पता चले कि रोटेट एक्स अगर मैं कर रहा हूँ तो किधर की तरफ को जा रहा है मेरा ये। तो यहाँ पर आप लोग देखो, ये बड़ी अजीब सी इमेज आ गई है। कोई अच्छी इमेज मुझे दिखे अगर, तो हाँ ये थोड़ी सही है इमेज, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे कि इसको 45 डिग्री से रोटेट करेंगे। आप देखो ये इस तरह से रोटेट हो रही है, देख रहे हो आप लोग कैसे रोटेट हो रही है। उसी तरह से रोटेट वाई भी होता है, रोटेट वाई करूँ तो ये वाई एक्सिस में अब रोटेट करेगा, तो हमारा ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस जो है वो मेरी स्क्रीन के अंदर है। तो अगर मैं एक ड्रिल लेके या फिर अगर मैं ये पेन लेके ये पेन डाल दूँ अपनी स्क्रीन के अंदर तो वो जेड एक्सेस होगा। ऐसा करूँगा नहीं मैं, फालतू में, मैं इतना बजट नहीं है वीडियो का कि मैं स्क्रीन तोड़ दूँ, बट समझ जाओ आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाई एक्सेस में ऐसे रोटेट हो रहा है, और रोटेट जेड अगर मैं करूँगा तो ये जेड एक्सेस के अराउंड रोटेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रोटेट जेड करूँगा तो ये देखो कौन से एक्सेस के अराउंड रोटेट हो रहा है, जेड एक्सेस के अराउंड रोटेट हो रहा है। इसी पेज में ये रोटेट होता रहेगा क्योंकि जेड एक्सेस तो ये वाली है ना। तो किस एक्सेस के अराउंड ये रिवॉल्व होगा, ये आपका रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड जो है, आप तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, आप जिस भी एक्सेस के अराउंड अपने एलिमेंट को रोटेट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये था हमारा 2D ट्रांसफॉर्म मेथड्स और 3D ट्रांसफॉर्म मेथड्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, और इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है क्यूब बनाने के लिए, किस तरह से इस्तेमाल करना है एक 3D रोम्बस बनाने के लिए, किस तरह से इस्तेमाल करना है क्यूबॉइड बनाने के लिए, और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एडवांस लेवल CSS में आती है। और आप लोग अगर मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो आप लोग पेन पेपर के थ्रू किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह देके बहुत अच्छे 3D ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और मैं कहूँगा बहुत अच्छे 3D एनिमेशंस बना सकते हैं, क्योंकि यार मेरे हिसाब से CSS 3 बहुत ज़्यादा पावरफुल है एनिमेशंस के लिए। उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उन एनिमेशंस को बनाकर। मैं भी मूव करूँगा यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी की तरफ जो है ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन किस लिए इस्तेमाल होती है इसके बारे में। ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी थी, ट्रांजिशन बेसिकली अब आपको एनिमेशन बनाने में सहायक होगी। आप ट्रांसफॉर्म को डायनामिकली अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ट्रांजिशन और एनिमेशन के थ्रू कर सकते हैं। देखते हैं क्या है ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। सो ट्रांजिशन बेसिकली एक प्रॉपर्टी को बहुत ही स्मूथली चेंज करने में आप लोगों की मदद करता है, और एक गिवन ड्यूरेशन में आप लोग 3 सेकेंड में अगर किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हो आप 3 सेकेंड में कर सकते हैं, 4 सेकेंड में करना चाहते हैं 4 सेकेंड में कर सकते हैं, और आप लोग मतलब बेसिकली कुछ भी कर सकते हैं ट्रांजिशन के थ्रू। कोई भी प्रॉपर्टी को एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू की तरफ ले जा सकते हैं। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो है इस तरह से काम आती है। अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो यूज़ होती है टू ऐड ट्रांजिशन इन CSS। कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे ट्रांजिशन की। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ किस बारे में बात की जा रही है। तो बेसिकली हम इसी एग्जाम्पल का प्रयोग करेंगे जो कि मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिसेट कर लेते हैं। मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा ट्रांजिशन की सहायता से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि इसकी जो मेरी इसको होवर करके, जब मान लो मैं बॉक्स पे जब होवर करता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार जब बॉक्स पे होवर होता है तब इसकी जो विड्थ है उसको 56 पिक्सल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये अभी लोड हो रहा है, मैं इस पर होवर करूँगा, इसकी विड्थ देखो 56 पिक्सल हो गई। देख रहे हो डब्बा यहाँ पर बेसिकली यार इमेज की मुझे करनी है, तो बॉक्स होवर हो तो इमेज की विड्थ 56 पिक्सल हो जाए, और यहाँ पर देखो मैंने होवर किया तो 56 पिक्सल हो गई। देख रहे हो होवर किया तो 56 पिक्सल हो जाएगी, होवर किया। और मैं ये डॉट बॉक्स पर नहीं लगाऊंगा, मैं IMG पर लगाऊंगा। मैं कहूँगा कि यार अगर इमेज पर होवर किया जाए तो उसकी विड्थ 56 पिक्सल कर दो। तो यहाँ पर देखो मैं इस पर इसको रिलोड करूँगा, और इसको रिलोड करके जैसे इस पर मैं होवर करूँगा, आप लोग देखो ये देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो ये देख रहे हो, इस पर होवर किया मैंने, जैसे इस पर होवर किया 56 पिक्सल इसकी विड्थ हो गई। बाय द वे सारे के सारे ट्रांसफॉर्म्स हटाना चाहूँगा, इससे जो भी ट्रांसफॉर्म्स है सब हटा दूँगा अभी के लिए। यहाँ पर जस्ट इमेज मुझे चाहिए, यहाँ पर मैंने इस पर होवर किया इमेज पर, और ये देखो यहाँ पर होवर कर रहा हूँ इस इमेज पर, वैसे इसकी विड्थ कम हो जा रही है, ठीक है। तो इसकी विड्थ अभी अचानक से कम हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ जो है, सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। मैं इसकी विड्थ को कुछ 960-120 करना चाहूँगा ताकि ये नई इमेज को लेकर आए। तो यहाँ पर देखो इस पर अगर मैं अभी होवर करूँगा तो इसकी विड्थ देखो छोटी हो जा रही है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये ग्रेजुअली चेंज हो तो मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ट्रांजिशन दे सकता हूँ इसको .img को। तो मैं कहूँगा जो .img है उसको ट्रांजिशन कर दो, कौन सी प्रॉपर्टी को, विड्थ प्रॉपर्टी को। और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप लोग जो है प्रॉपर्टी दे सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी आप ट्रांजिशन करना चाहते हो। इस केस में मैंने विड्थ दे दी। इसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, तो सबसे पहले ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को सेट कर देता हूँ, ठीक है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैंने विड्थ कर दी। फिर ट्रांजिशन ड्यूरेशन में लेट अस से 3 सेकेंड्स रखना चाहता हूँ। और इसके बाद ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, ट्रांजिशन का टाइमिंग फंक्शन होते हैं बहुत सारे, जैसे ईज़ इन, ईज़ आउट। तो मैं यहाँ पर टाइमिंग फंक्शन चूज़ कर लूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा ईज़ इन।
ईज़ इन का मतलब क्या है कि जब स्टार्ट हो रहा है तो ईजी स्टार्ट होगा और फिर एकदम से तेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं भी अगर आप लोग को दिखाऊं, इस पर मैं इस तरह से अगर होवर करूं तो ट्रांजिशन मेरे इमेज पर अप्लाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है इनिशियल प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी है, विड्थ को 455 पिक्सल कर दिया है और फाइनल प्रॉपर्टी मेरी विड्थ की 56 पिक्सल है। तो इनिशियल और फाइनल प्रॉपर्टी आप लोग एक बार सेट कर दें तो आप लोग यहाँ पर होवर करेंगे तो देखो इसकी विड्थ चेंज होती जा रही है। और यहाँ पर देख रहे हो, मैं अपना होवर हटा लूँगा तो ये वापस से बड़ी होती जा रही है, वापस से ले जाऊँगा माउस कर्सर अंदर तो ये देखो छोटी होती जा रही है, अब हटा लूँगा तो बाहर होती जा रही है। रीज़न ये है इतने स्लो एनिमेशन का कि मैंने 3 सेकंड दिया हुआ है। अगर मैं 1 सेकंड दूँ थोड़ा सा तेज़ काम करेगा, ये देखो कितनी तेज़ काम कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको 0.1 सेकंड दे दूँ जो कि 100 मिली सेकेंड है, बहुत ही कम, तो ये देखो कितनी तेज़ जा रहा है, कितनी तेज़ जा रहा है, कितनी तेज़ जा रहा है, देख रहे हो आप लोग कितनी तेज़ जा रहा है, बिल्कुल ही चीते की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग जो है प्रॉपर्टीज़ को ट्रांजिशन कर सकते हो। इनिशियल प्रॉपर्टी ज़रूर सेट करें और फाइनल प्रॉपर्टी में वो ट्रांजिशन हो जाएगा, जैसे कि मैंने इस केस में करा है। मैं यहाँ पर इमेज से ये होवर हटा दूंगा अभी के लिए और मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक बटन को किस तरह से हम एक जावास्क्रिप्ट में इवेंट के थ्रू लिसन कर सकते हैं और उस बटन पर कोई क्लिक करे तो कैसे विड्थ को चेंज कर सकते हैं, ये मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगा। और एक गलती मैंने और करी थी, यहाँ पर मैंने .img लिख दिया था तो डॉट उसकी मैंने हटा दी है। img क्लास नहीं है, मैं img एलिमेंट को टारगेट करना चाहता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ इसकी विड्थ वगैरह को चेंज करके, तो अगर मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ विड्थ 566 पिक्सल, तो ये देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी विड्थ को 266 पिक्सल, तो देखो कैसे ये 3 सेकंड में एनिमेट होता हुआ जा रहा है। अगर मैं 766 कर दूँ तो ये देखो कैसे 3 सेकंड में एनिमेट होता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग जावास्क्रिप्ट से जब भी प्रॉपर्टी चेंज करते हो तब आप लोग यहाँ पर ट्रांजिशन देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूँगा और मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखूँगा और इतनी CSS आप लोगों को कम से कम आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट आप लोगों को आनी चाहिए कि आप लोग जो है एक बटन को क्लिक करें तो कोई चीज़ आप लोग कर सकें। तो मैं यहाँ पर इस बटन को दे दूँगा ID = BTN और मैं यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट लिखूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड इवेंट लिसनर और मैं क्लिक को लिसन करूँगा। अगर आप लोग को नहीं पता, ये स्टफ़ नहीं आता आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बेसिकली जब क्लिक हो रहा है तब मैं क्या कर रहा हूँ, तब मैं इस इमेज की जो विड्थ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, इसको भी ID दे दूँगा माई इमेज। तो मैं इस माई इमेज की विड्थ को चेंज कर रहा हूँ, .style.width = 546 पिक्सल्स और ये डबल कोट में आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब भी मैं इसको रिलोड करूँगा और मैं टॉगल पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली लगता है कोई गड़बड़ हो गई, BTN इज़ नॉट डिफाइंड लिख कर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस स्क्रिप्ट को ना नीचे डालूंगा बॉडी के बाद। उससे क्या होगा, जब भी ये मेरी जो डॉम है वो पेंट हो जाएगी तब इसको BTN का एक्सेस मिलेगा, समझ रहे हो आप लोग। पहले अगर मैं जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ तब क्या हो रहा था कि यहाँ पर पहले जावास्क्रिप्ट अगर मैं लिख रहा था तो ये जो BTN था, ये डॉम मेरी रेडी नहीं थी, मेरे जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल था, जो मेरा पेज था वो रेडी नहीं था, अभी रेडी है। तो मैंने यहाँ पर ये माई इमेज को चेंज किया है। तो जो ID होती है उसको डायरेक्टली एज अ वेरिएबल आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो। तो जब भी क्लिक करें इस पर तब क्या होगा कि जो माई इमेज की विड्थ है वो चेंज हो जाएगी और हमने विड्थ में ट्रांजिशन लगाया हुआ है 3 सेकंड का, आप लोग देख सकते हो। तो मैं टॉगल पे क्लिक करूँगा अगर, सो यहाँ पर अगर मैं इस टॉगल पे क्लिक करूँ तो देखो ये बड़ा हो गया। मैंने एनिमेशन की जो यहाँ पर टाइमिंग है वो कुछ ज़्यादा ही कम कर रखी है। तो ये देखो मैं टॉगल पर क्लिक करूँ अगर, तो ये देखो ये इतना बड़ा हो गया। बेसिकली एक काम और करते हैं, इसकी हाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 520 पिक्सल कर लेते हैं। मुझे पता है थोड़ी ज़्यादा ही कर दिया हाइट मैंने, बट थोड़ा इमेज ठीक ठाक देखने को मिलेगा। टॉगल पर क्लिक करूँगा तो देखो इसकी विड्थ बढ़ जा रही है। फिर से टॉगल पर क्लिक करूँगा अगर, तो बेसिकली टॉगल का मतलब ये होता है एक चीज़ को एक स्टेट पर लेके जाना, फिर वापस दूसरी स्टेट पर लेके जाना। तो मैं क्या करूँगा कि माई इमेज .style.width को 546 पिक्सल कर रहा हूँ 455 से। तो मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में if else भी डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि अगर इसकी जो विड्थ है अगर ये बराबर है लेट अस से 546 पिक्सल के, तब क्या करो, तब इसकी जो विड्थ है, मैं कहूँगा इसकी जो विड्थ है उसको सेट कर दो 46 पिक्सल की, और मैं इसकी इनिशियल विड्थ को 46 पिक्सल रखना चाहता हूँ। 46 पिक्सल्स थोड़ा सा छोटा हो गया, 146 कर देते हैं। और अगर उल्टा हो, बेसिकली उल्टा हो अगर, तब क्या करें, तब कुछ ऐसा कर दिया। मैं वैसे एल्स लिखना चाहूँगा, यहाँ पर 2 इफ़ नहीं डालूंगा, एल्स इफ़ लिखूँगा और यहाँ पर इन वैल्यूज़ को मैं जो है एक्सचेंज करूँगा 146 546, ठीक है। तो माई इमेज और स्टाइल डॉट विड्थ हमारी 546 थी पहले, अब 146 पिक्सल हो गई है, ठीक है। सो
आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ टॉगल पर क्लिक करके। तो टॉगल पर क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, कि आपने कोई गलती करी है यहाँ पर। टॉगल पर क्लिक किया तो कुछ हुआ क्यों नहीं? बेसिकली 546 पिक्सल, 146 पिक्सल, 546 पिक्सल, 55 कर दिया मैंने गलती से, 46 पिक्सल, 546 पिक्सल, 446, 146 और 546 है। तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर होगी तो दूसरी में बदल जाएगी वो, यानी कि विड्थ जो है। तो देखो यहाँ क्लिक किया मैंने टॉगल पर, अब भी काम नहीं कर रहा है। लेट मी सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़। शायद ये चीज़ जो है वो फॉल्स हो जा रही है। माई इमेज डॉट स्टाइल डॉट विड्थ देखता हूँ क्या रिटर्न कर रही है। माई इमेज डॉट स्टाइल डॉट, बेसिकली फायरफॉक्स मुझे स्कैम वार्निंग दे रहा है, कह रहा है टेक केयर व्हेन पेस्टिंग थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड दिस कुड अलाउ अटैकर। सही बात है यार, कोई भी जावास्क्रिप्ट किसी की भी रैंडम सी चीज़ जो है वो यहाँ पर पेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। ये स्कैम वार्निंग क्यों दे रहा है? मैं स्कैम वार्निंग नहीं चाहता हूँ भाई मुझे। तो यहाँ पर ये कह रहा है प्लीज़ टाइप अलाउ पेस्टिंग बिलो, नो नीड टू प्रेस एंटर टू अलाउ पेस्टिंग, अलाउ पेस्टिंग, ठीक है। तो मैं अलाउ करना चाहता हूँ पेस्टिंग को। और यहाँ पर देखो जो माई स्टाइल डॉट माई इमेज डॉट स्टाइल डॉट विड्थ है वो 146 पिक्सल नहीं है, विच इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर जो माई इमेज है उसकी जो विड्थ प्रॉपर्टी है वो मैंने सेट कर रखी है 146 पिक्सल, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे देखनी है कि इसकी जो विड्थ है वो सेट क्यों नहीं है, इसकी विड्थ ब्लैंक मुझे क्यों दिखाई जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है कि मुझे इसको डायरेक्टली ऐसे ही सेट करना पड़ेगा। तो मेरी 146 पिक्सल विड्थ है तो ये चीज़ फॉल्स रिटर्न करेगी अगर मैं इसको ऐसे सेट ना करूँ। तो दैट्स फाइन, मैं इसको ऐसे सेट कर लूँगा डायरेक्टली। तो मेरी जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, इसको सेट कर देगी और अब मेरा टॉगल बटन काम करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो बड़ी हो गई, वापस से टॉगल पे क्लिक करूँगा, छोटी हो गई, बड़ी हो गई, छोटी हो गई। तो जब भी आप CSS प्रॉपर्टी इस तरह से सेट करते हैं विड्थ 146 पिक्सल, तो आपकी ये जो माई इमेज और स्टाइल डॉट विड्थ है ये 146 पिक्सल रिटर्न नहीं करेगी। अगर आपको चाहिए इस तरह से विड्थ तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफसेट विड्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपको रिटर्न करके देगी वैल्यू जो भी विड्थ है आपकी। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक पर्टिकुलर वैल्यू को किस तरह से ट्रांजिशन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी की सहायता से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक एक फंक्शन के बारे में, एक एक प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो होती हैं उनको हम लोग 4 अलग अलग प्रॉपर्टी के रूप में देख सकते हैं। पहली है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, फिर ड्यूरेशन, फिर टाइमिंग फंक्शन, फिर डिले प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी आप ट्रांजिशन करना चाहते हैं आप ऑल लिख सकते हैं, जिससे सारी प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन हो जाएंगी। विड्थ ले सकते हैं आप, हाइट ले सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। ड्यूरेशन, टाइम फॉर विच यू वांट ट्रांजिशन टू अप्लाई, कितने टाइम के लिए आप चाहते हैं ट्रांजिशन हो। और इसके बाद ट्रांजिशन डिले भी होता है जो कि मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैंने नहीं दिखाया अभी तक। और ट्रांजिशन डिले क्या करता है, जैसे मान लो मैं 2-3 सेकंड का डिले लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कि जैसे मैं टॉगल पर क्लिक करूँगा, टॉगल पर क्लिक किया, अब 3 सेकंड के बाद मेरा एनिमेशन मुझे देखने को मिलेगा। देखा, 3 सेकंड के बाद देखने को मिला एनिमेशन। वापस से टॉगल करूँगा, 1 2 3, ठीक है। मैंने वैसे बड़ा अजीब सा गिना सेकंड, ठीक है। घड़ी में देख के गिनना, कभी स्टॉप वॉच बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, मैं स्टॉप वॉच बनने की कोशिश करता हूँ और फिर टाइम जो है वो गलत गिन बैठता हूँ। कभी मत करना ऐसा, ठीक है। हम इंसान हैं, स्टॉप वॉच नहीं। अब क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इन जो हमारी ट्रांजिशन ड्यूरेशन है ये देख लिया हमने, टाइमिंग फंक्शन देख लिया। ड्यूरेशन मतलब कितनी देर के लिए ट्रांजिशन अप्लाई हो। टाइमिंग फंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। टाइमिंग फंक्शन में आप लोग ईज इन डाल सकते हैं। और अब बात आई ही है, अब ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की बात आई है तो मैं यहाँ पर आप लोग को इसकी MDN भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखो इन्होंने कुछ फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है, लीनियर, ईज इन, ईज आउट और ईज इन आउट, ये सब आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ईज इन से क्या होता है, ईज इन से बेसिकली स्टार्ट धीरे होता है, ख़त्म देर से होता है, ठीक है। ईज इन आउट से स्टार्ट भी हल्के होता है, ख़त्म भी हल्के होता है और बीच में जो है तेज़ होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये टाइमिंग फंक्शन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। क्यूबिक बेजियर आप लोग यूज़ कर सकते हो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के तौर पे। एक चीज़ आपको लोग को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, अगर मैं इस इमेज को इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पर ये जो गोला दिख रहा है आपको, अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये देखो ये मुझे दिखा रहा है कि भाई लीनियर रखना चाहते हो, क्वाड्रेटिक रखना चाहते हो। आप अपना टाइमिंग फंक्शन भी बना सकते हो। ये देखो क्यूबिक बेजियर करके बना रहा है कि भाई स्टार्ट कितना स्लो करना है और फिर एंड कैसे करना है। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई स्टार्ट स्लो करो और एंड जो है वो बहुत तेज़ करो। देखो ईज इन कुछ ऐसा दिखता है कि भाई स्टार्ट स्लो होता है और एंड एकदम से हो जाता है, ठीक है। ईज आउट भी यहाँ पर होगा, ईज आउट भी है। देखो ईज आउट क्या होता है कि स्टार्ट तेज़ होता है और एंड स्लो होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो एंड में कम हो जाती है ईज आउट में, और ईज इन में स्टार्टिंग में कम रहती है वेलोसिटी। तो आई होप कि समझ रहे होगे आप लोग। वेलोसिटी क्या होती है हमारी,
इसका डिफरेंशिएशन, इस कर्व का जो स्लोप है वो, खैर मैं मैथमेटिक्स में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, इसका dy/dx जो होगा इस कर्व का, वो हमारी इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि भाई इसको इस तरह से हिलाओ, और आप अपना टाइमिंग फंक्शन जो है यहाँ पर ट्रायल एंड एरर से भी सेट कर सकते हो अगर आप लोग ज़्यादा गणित नहीं जानते हो और आप लोग बहुत ही मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को मैथ्स आने की ज़रूरत है ये सब करने के लिए, अगर नहीं भी आती है, अगर कच्ची भी है मैथ्स, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती है, तो भी आप लोग ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये टाइमिंग फंक्शन के बारे में था। अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को इन 4 प्रॉपर्टीज़ की सहायता से आप लोग एक बार में सेट कर सकते हो। वो काम कैसे करोगे आप? सिर्फ ट्रांजिशन लिखकर। पहली प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, जैसे विड्थ यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 सेकेंड इज इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज इस ऑर्डर में आप लोग लिखोगे तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन और डिले, ये चारों सेट हो जाएंगी। तो मैं आप लोग को ये चीज़ करके दिखा देता हूँ कि भाई इन चारों प्रॉपर्टी को अगर मैं सिर्फ ऐसे करके लिख दूँ ट्रांजिशन, और मैंने इसको इसीलिए इस ऑर्डर में लिखा है, मैं विड्थ लिखूँगा, 1 सेकेंड लिखूँगा, ईज इन आउट भी दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को, और 2 सेकेंड का रखता हूँ, डिले ज़्यादा नहीं रखना चाहता हूँ। ये लोड हो जाए इमेज हमारी, टॉगल पर क्लिक किया, डिले मैंने 2 सेकेंड का रखा हुआ याद रखना, और ये देखो, ठीक है, ईज इन आउट था ये, ठीक है। स्टार्ट हल्के हुआ, बीच में तेज़, फिर जो उसका एंड था एनिमेशन का वो थोड़ा स्लो हुआ, ठीक है। तो विड्थ 1 सेकेंड, ईज इन आउट 2 सेकेंड, इस तरह से ट्रांजिशन शॉर्ट एंड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर आप लोग ऑमिट करते हो यहाँ पर, तो इस ऑर्डर में अगर आप रखते हो तो पहली 3 प्रॉपर्टी सेट हो जाती हैं। ये देखो टॉगल, टॉगल, देख रहे हो आप लोग। तो मैंने जो डिले था, डिले बहुत ही कम शायद आप लोग इस्तेमाल करोगे जब भी आप अपनी लाइफ में बना रहे हो इस तरह के वेब पेजेस, तो डिले मुझे नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। तो अगर आप लोग नहीं कर रहे हो डिले इस्तेमाल, तो 3 प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिशनिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज़। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को कैसे ट्रांजिशन करते हैं? आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं विड्थ को इस तरह से ट्रांजिशन करना चाहता हूँ, एंड लेट अस से मैं हाइट को ट्रांजिशन करना चाहता हूँ 4 सेकेंड में ईज इन करके, ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कॉमा सेपरेटेड। बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि इनिशियल हाइट मेरी सेट होनी चाहिए, मैं हाइट इज़ इक्वल टू जो है वो रखता हूँ मान लो 455 पिक्सल्स, और उसके बाद लेटेस्ट से मैं हाइट को कर देता हूँ, और मैं कुछ इस तरह से ही करूँगा हाइट को भी, या मैं एक काम करता हूँ डायरेक्टली जो इसकी हाइट है उसको मैं कर दूँगा लेटेस्ट से 16 पिक्सल, ठीक है, छोटा कर दूँगा जैसे कोई क्लिक करता है बटन पे, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दूँ, अभी कुछ इस तरह से हमारी हाइट बहुत कम है इस एलिमेंट की, टॉगल पर क्लिक किया, देखो विड्थ बढ़ी, हाइट ट्रांजिशन नहीं हुई। लेट मी सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़, माई इमेज डॉट स्टाइल डॉट हाइट 16 पिक्सल मैंने करी, 455 पिक्सल ऑलरेडी थी, तो ओके, तो ऑलरेडी 455 पिक्सल नहीं थी। बेसिकली मुझे यहाँ पर मैंने इसकी 16 पिक्सल कर दी सेट, और यहाँ पर भी 16 पिक्सल, तो 16 से 16 हो गई है, 456 कर देता हूँ, 16 से 456 कर देता हूँ, और 16 है अभी टॉगल करूँगा, देखो बढ़ गई हाइट इसकी। क्यों बढ़ी इसकी हाइट? मैं बताता हूँ क्यों बढ़ी इसकी हाइट। बेसिकली मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि मेरी दोनों प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन कर दो, एक तो विड्थ को कर दो और एक हाइट को कर दो। हाइट को 4 सेकंड में करो, विड्थ को 1 सेकंड में करो, इसीलिए हाइट ट्रांजिशन होने में आप लोग को थोड़ा सा डिले दिखेगा। देख रहे हो, लोड होने देते हैं पेज को, देखो हाइट थोड़ी सी देर से हो रही है ट्रांजिशन। तो इस तरह के एनिमेशंस बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं CSS की सहायता से, और आई होप कि ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। और अब हम लोग क्या करेंगे कि नोट्स में वापस से आएंगे और आगे बढ़ेंगे, और अगली प्रॉपर्टी है CSS एनिमेशंस। बाय द वे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू कैन स्किप ट्रांजिशन डिले हेयर, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं ट्रांजिशन डिले को अगर चाहें तो। यहाँ पर देखो मैंने सिर्फ 3 प्रॉपर्टी सेट की हैं, किसी में आप 4 सेट कर सकते हैं, किसी में 3 कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अप्लाई हो जाएंगी लास्ट वाले में, अगर आपने किसी को भी मिस किया एंड वालियों को। तो आई होप कि ट्रांजिशन क्लियर है सबको। अब हम लोग मूव करेंगे एनिमेशन की तरफ, और एनिमेशन में भी बहुत ही सिमिलर चीज़ आती है, बट हम लोग यहाँ पर एनिमेशन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब CSS एनिमेशंस यूज टू एनिमेट CSS प्रॉपर्टीज़ विद मोर कंट्रोल, थोड़े से ज़्यादा कंट्रोल के साथ आप लोग अगर एनिमेशंस बनाना चाहते हैं तब आप लोग CSS एनिमेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज़ की फ्रेम्स रूल टू चेंज द एनिमेशन फ्रॉम अ गिवन स्टाइल टू अ न्यू स्टाइल। एक पर्टिकुलर स्टाइल, जैसे कि हमने पहले देखा था विड्थ को एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब एनिमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप लोगों को, यार ट्रांजिशन है तो ट्रांजिशन ही कर लेते ना विड्थ को, ऐसे एनिमेशन बनाने की क्या ज़रूरत है? क्यों इतना फालतू सिंटैक्स ऐड करके और जो है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना? तो एक्चुअल में आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ों को आसान बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ज़रा सोचो, अगर मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को एनिमेट करना है, क्या मैं यहाँ पर विड्थ
विट का अलग से ट्रांजिशन बनाऊंगा। मान लो 50 प्रॉपर्टीज़ मुझे एनिमेट करना है, 50 ज़्यादा बोल दी, 8 भी बहुत होती हैं। तो ज़रा सोचो मेरा ट्रांजिशन का सिंटेक्स कितना बड़ा हो जाएगा 8 प्रॉपर्टीज़ अगर मैं लिखूंगा तो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं रहेगा। और एक पर्टिकुलर एलिमेंट में अगर 5-6 प्रॉपर्टीज़ में ट्रांजिशन करना चाहता हूँ तो मैं एनिमेशन बना सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भाई ये सारी प्रॉपर्टीज़ इनिशियल है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ फाइनल है, मुझे इस इनिशियल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ से इस फाइनल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ठीक है। तो एनिमेशंस में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग की फ्रेम्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा समझ लो कि ये आपका ट्रेन का टिकट है, आपने बना लिया, आपने टिकट में लिखवा लिया कि भाई आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। अगर आपको बरेली से दिल्ली जाना है या फिर आप लोगों को मुरादाबाद से अमरोहा जाना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। अब एक बार आपने टिकट बनवा लिया, उसके बाद आपको डेफिनेटली जाके ट्रेन में बैठना पड़ेगा, अपने टिकट को प्रेजेंट करना पड़ेगा टीटी को, और उसके बाद आप जा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये टिकट है, सिर्फ ये लिखने से एनिमेशन नहीं बनता है, आपको एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है एनिमेशन को ऐड करने के लिए। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि आप इस तरह के बहुत सारे एनिमेशन बना सकते हो और जब मन चाहे उनको यूज़ कर सकते हो। तो आप एडवांस पे बनाकर रख सकते हो एनिमेशंस, और जावास्क्रिप्ट से उन एनिमेशंस को ऐड करके अपनी एलिमेंट को एनिमेट कर सकते हो। समझ लो कितना इजी है ये। ट्रांजिशन में आप लोग को ये करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनिशियल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, फाइनल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, फ्रॉम है टू है, और डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर जो है एनिमेशंस बना सकते हो, ठीक है। तो फ्रॉम दिस सेट ऑफ वैल्यूज़ टू दिस सेट ऑफ वैल्यूज़, आप लोग कुछ ऐसा बोल सकते हो, फ्रॉम दिस टू दिस। की फ्रेम्स बड़े आराम से बन सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर विथ 20 पिक्सल से 31 पिक्सल में जा रहा हूँ, एक ही प्रॉपर्टी में एनिमेट कर रहा हूँ अभी। जस्ट आप लोग को एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता था, बट मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग एनिमेट करके देखेंगे। अब देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें एक्चुअल में एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करनी है। तो अब बात करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि एनिमेशंस को ऐड करने में सहायक हमको होती हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ यूज टू सेट एनिमेशंस इन CSS। पहला यहाँ पर आप लोग देखो है एनिमेशन नेम, फिर एनिमेशन ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले, आइट्रेशन काउंट, और इसके बाद डायरेक्शन। क्या होते हैं ये सब, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, और उसी के साथ साथ एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो कि इन सबको एक बार में सेट कर दे उसके बारे में बताऊंगा। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने नोट्स में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में नंबर डाल के लिखे हुए हैं और इसको भी ऑर्डर में लिखा हुआ है। लेकिन अभी मैं जल्दी से अपनी कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ, वरना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। मैं चाय पीता रहूँगा तो टाइम जो है वैसे ही ज़िंदगी में बहुत कम है सबकी। तो यहाँ पर देखो एनिमेशन नेम क्या होता है कि एनिमेशन का नाम, जो कि आप एक नाम रखते हो एनिमेशन का, ठीक है, वो एनिमेशन का नेम है, ठीक है। एनिमेशन ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम तक आपका एनिमेशन चले। एनिमेशन का नाम क्या हो सकता है, जिस तरह से आपका नाम आपके माता पिता ने रखा, मेरा नाम मेरे माता पिता ने रखा, और कि कोई भी पेट आता है तो उसका नाम रख देते हैं, उसी तरह हर चीज़ का जिस तरह नाम होता है एनिमेशन का भी एक नाम आप रख सकते हैं, जो मन चाहे रख सकते हैं। मैंने अपने एनिमेशन का यहाँ पर हैरी रख दिया। तो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि भाई क्या सिंटेक्स है, हैरी नहीं, सिंटेक्स नहीं है, ये मैंने नाम चुना है की फ्रेम का, मेरे की फ्रेम का नाम हैरी है, तो यहाँ पर सिंटेक्स नहीं है। और मैंने हैरी रखा भी इसीलिए है, ये कुछ और रख देता तो आप लोग को लगता कि यार ये कहीं सिंटेक्स तो नहीं है, तो अप डाउन टॉप बॉटम या फिर एनिमेट इस तरह का कुछ रखता नहीं, मैंने हैरी रखा ताकि आप लोगों को पता चल जाए जहाँ पर मेरा नाम लिखा है इसका मतलब वो मैंने खुद से लिखा है, ठीक है। तो मैं इस तरह से करता हूँ, सोच समझ के लिखता हूँ नोट्स को। एनिमेशन नेम में कुछ भी आप डाल सकते हो, आपका एनिमेशन का नाम। एनिमेशन ड्यूरेशन, कितने टाइम चले आपका एनिमेशन, यूजुअली 1 से 2 सेकंड तक चलता है, कम भी चलता है कभी कभी, कभी कभी ज़्यादा भी चलता है, डिपेंड्स कि आपका यूज़ केस क्या है। टाइमिंग फंक्शन क्या है, आपके जो कर्व की स्पीड है, लेट्स से आप चाहते हो आगे होके और पीछे आ जाए आपका एक बॉक्स, तो वो ऐसे आगे पीछे आएगा या फिर ऐसे आगे पीछे आएगा। तो ये बेसिकली जो है एनिमेशन की जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने में काम आता है। ईज़ इन हो सकता है, ईज़ आउट हो सकता है, और मैं ओवरऑल एनिमेशन स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल एनिमेशन स्पीड तो एनिमेशन ड्यूरेशन वो करता है। मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग में तेज़ होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर तेज़ हो जाएगा। जैसे आप देखो ये मेरा हाथ आया, जल्दी से गया धीरे करके, फिर जल्दी से नीचे आ गया, तो ये ईज़ इन आउट है। ईज़ इन होता है, ईज़ आउट होता है, ईज़ इन आउट होता है। जैसे हमने ट्रांजिशन में देखा था, बिल्कुल वैसे ही टाइमिंग फंक्शन है। हमने यहाँ पर ट्रांजिशन में भी देखा था टाइमिंग फंक्शन, वही चीज़ है। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन से अगर आप लोग एनिमेशन को कंपेयर करो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है, ठीक है। ट्रांजिशन ड्यूरेशन बिल्कुल एनिमेशन ड्यूरेशन से सिमिलर है। टाइमिंग फंक्शन बिल्कुल सेम चीज़ है। डिले भी सेम चीज़ है, मतलब सिमिलर चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिशन डिले है, यहाँ पर एनिमेशन डिले है, कितनी देर से चालू हो एनिमेशन।
दो चीज़ें यहाँ पर और ऐड होती हैं। एक तो आइट्रेशन काउंट, नंबर ऑफ टाइम्स एन एनिमेशन शुड रन, कितनी देर तक रन होगा आपका एनिमेशन, और डायरेक्शन ऑफ द एनिमेशन, किस दिशा में आप चाहते हैं आपका एनिमेशन रन हो। इन दोनों को देखेंगे हम लोग। पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर शुड की स्पेलिंग शॉर्ट में लिखा है SHUD। स्पेलिंग जो है मैं गलत जानबूझ के भी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी यार पेपर में। शुड लिखता पूरा तो रन नीचे आ जाता, तो थोड़ा बहुत पेपर बचाओ आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए शुड की स्पेलिंग मैंने ऐसे लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डायरेक्शन, आइट्रेशन काउंट, ये सब मैं आप लोगों को एनिमेशन के थ्रू ही समझा पाऊंगा। बट इससे पहले मैं एक एग्जांपल लूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में ये 6 की 6 प्रॉपर्टी आप लोग डायरेक्टली ऐसे सेट कर सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले हमारे पास एनिमेशन बना बनाया तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एनिमेशन के लिए यार एक नई फाइल तो बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर animation.html बनाऊंगा और एक मीनिंगफुल एनिमेशन बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका एक टाइटल लिख लेता हूँ, एनिमेशन div.container, और जो हमारा कंटेनर है स्टाइल के अंदर मैं लिखूँगा कि जो हमारा डॉट कंटेनर है उसकी हाइट कर दो 100 VH और उसकी विड्थ कर दो 100 VW, ठीक है। और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर रेडी करते हो। हैरी भाई क्या चल रहा है, लो एक्वा कर दिया, और बताओ यार, खुश रहो, ठीक है। एक्वा कर दिया, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। बाय द वे आप लोग क्रोम भी इस्तेमाल कर सकते हो, फायरफॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं पर्सनली जो है डेवलपमेंट के टाइम पर फायरफॉक्स प्रेफर करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग को भी फायरफॉक्स यूज़ करना है। मैंने अपने रीजंस बता दिए आप लोगों को फायरफॉक्स को प्रेफर करने के, तो आपके अपने अपने रीज़न हो सकते हैं। फायरफॉक्स, क्रोम फायरफॉक्स, जो भी आप लोग प्रेफर करते हो उसको यूज़ करने के। अब यहाँ पर एक डब्बा लेकर आऊँगा मैं, और एक डब्बा मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा डॉट बॉक्स, ठीक है। और एक बहुत ही सिंपल सा बॉक्स इस बार लेकर आना चाहूँगा। विड्थ उसकी रखूँगा 300 पिक्सल और हाइट भी उसकी रखूँगा 300 पिक्सल। बाय द वे बता दूँ कि डेमोन्स्ट्रेट करो एनिमेशन को भी, और एनिमेशन आप इससे अच्छे बना सकते हो। कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कैसा भी एनिमेशन बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड होगा, और इसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर होगा वो वाइट होगा। देखो यार, CSS एक ऐसी चीज़ है, आप लोग हर चीज़ उसमें मिला सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पर मैं div.box भी लगा देता हूँ। div.box लिखकर अगर मैं इसमें दिस इज़ मी डाल दूँ तो यहाँ पर देखो दिस इज़ मी लिख कर आ गया। आप इसमें फ्लैक्स बॉक्स के कॉन्सेप्ट को भी मिक्स कर सकते हो। जैसे कि मैं कंटेनर को ही अगर फ्लैक्स बॉक्स बना दूँ तो मतलब मैं कर सकता हूँ ऐसा। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कहने की आप लोगों से कि अगर मैं, या फिर मैं बॉक्स को फ्लैक्स बॉक्स बना सकता हूँ, इसकी डिस्प्ले को मैं फ्लैक्स कर सकता हूँ, और इसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स करने के बाद मैं इसके जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर सकता हूँ, अलाइन आइटम्स को सेंटर कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं अगर चीज़ों को सेंटर रखना चाहता हूँ तो मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट लगा सकता हूँ, गूगल फ़ॉन्ट से कोई फ़ॉन्ट लेकर आ सकता हूँ, इसके बैकग्राउंड में कोई एनिमेशन लगा सकता हूँ। जितना भी हमने बड़ा सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाकर एनिमेट करने में। तो आप लोगों को दिखा दूँ, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और मैं इसकी विड्थ को बढ़ाऊँ तो ये विड्थ मैं इस तरह से बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बट मैं बनाना चाहता हूँ एक एनिमेशन जो कि इसकी विड्थ को बढ़ाकर कम करेगा, ठीक है। तो इस एनिमेशन का नाम मैं रखूँगा विड्थ। तो मैं की फ्रेम रखूँगा, आइडेंटिफायर का नाम मैं रखूँगा की फ्रेम के विड्थ एनिमेट, ये मेरे एनिमेशन का नाम है। मैं चाहता हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ फ्रॉम विड्थ, कितनी विड्थ है मेरी, मैं जाना चाहता हूँ फ्रॉम विड्थ 300 पिक्सल टू में मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगा। विड्थ मैं जाना चाहता हूँ लेट अस से 600 पिक्सल्स विच इज़ अ लॉट, ठीक है। कोई बात नहीं, क्या कुछ होगा अभी, मैं चाहता हूँ आप लोग नीचे कमेंट में लिखो यार कि क्या कुछ होगा अभी इतना लिखने से, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया कि की फ्रेम क्या होता है, मैंने की फ्रेम प्रॉपर्टी के बारे में बात करी है। अब आप मुझे ये बता दो कि कुछ होगा ये करने से या नहीं होगा, इतना लिखने से सिर्फ। और मैं चाहता हूँ नीचे कमेंट में आप लोग लिखो ये चीज़। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ होगा कि नहीं होगा, उसका जवाब है नहीं होगा यार, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है अभी तक। हमने सिर्फ एक एनिमेशन बनाया है। अगर आपने एक टिकट खरीद लिया है भारतीय रेलवे का, तो क्या आपने अगर दिल्ली का टिकट खरीदा है तो क्या आप दिल्ली पहुंच गए? नहीं, आपको ट्रेन बोर्ड करनी पड़ेगी, फिर दिल्ली जाओगे। उसी तरह एनिमेशन अप्लाई करना पड़ेगा, फिर एनिमेशन लगेगा। आओ देखते हैं एनिमेशन कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ करूँगा एनिमेशन नेम को, ठीक है। एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी को, जो कि मैं लगाऊंगा बॉक्स में एनिमेशन नेम। अब देखो एनिमेशन का शॉर्ट हैंड जो कि यूजुअली यूज़ किया जाता है वही हम लोग यूज़ करेंगे, बट मैं आप लोग को एक एक करके प्रॉपर्टी समझाने के लिए इनको सेट कर रहा हूँ। एनिमेशन नेम क्या है? एनिमेशन नेम विड्थ एनिमेट। मैं विड्थ एनिमेट लगाना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने विड्थ एनिमेट अगर लगाया तो विड्थ एनिमेट मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ इसमें। और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ऐड करना चाहता हूँ जो कि है ड्यूरेशन। कितने टाइम के लिए मैं एनिमेशन को लगाना चाहता हूँ? एनिमेशन ड्यूरेशन 3 सेकेंड्स, ठीक है।
अब अगर मैं देखूंगा अपने इस पेज को तो देखो यहाँ पर एनिमेशन जो है वो लगना स्टार्ट हो गया, देख रहे हो एनिमेशन गया और फिर वापस आ गया है, ठीक है। बट हम और प्रॉपर्टीज़ को भी सेट करेंगे फिर देखेंगे इसको। एनिमेशन डिले, क्या मैं कोई डिले देना चाहता हूँ एनिमेशन लगाते वक्त, मतलब एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले कुछ टाइम रुकना चाहता हूँ क्या? एनिमेशन डिले शुड बी 1 सेकेंड, जस्ट इस प्रॉपर्टी को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, मुझे कोई डिले करने का शौक नहीं है एनिमेशन को, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आइट्रेशन काउंट, कितनी बार आप चाहते हो एनिमेशन को, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है और यूजुअली लोग इसको इनफाइनाइट सेट करते हैं, कभी कोई चीज़ एनिमेटेड रखना चाहते हैं, हिलती डुलती रहे, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर 3 कर दूँ तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ये देखो 1 1 2 और 3 बार जाएगा, ठीक है 3, ठीक है। तो ये 3 बार एनिमेट हुआ, अब रुक जाएगा, ठीक है। तो मैं एनिमेशन काउंट यहाँ पर कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स एन एनिमेशन शुड रन। डायरेक्शन, किस दिशा में आप लोग रखना चाहते हैं एनिमेशन को, अगर मैं एनिमेशन डायरेक्शन देखूँ, ड्यूरेशन नहीं यार डायरेक्शन, मैं नॉर्मल कर सकता हूँ इसको। मैं अगर इसको नॉर्मल करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर कि जैसे था वैसे ही है, ठीक है। 1 सेकंड का डिले था एनिमेशन में, 1, ठीक है 2 3। लेकिन अगर मैं रिवर्स कर दूँ इसको, यहाँ पर देखो अगर मैं रिवर्स कर दूँ इसको तो देखो ये उल्टा जा रहा है एनिमेशन, देख रहे हो उल्टा जा रहा है, पहले बड़ी विड्थ है फिर उसके बाद, यानी कि फ्रॉम से 2 की जगह जाने के बावजूद ये 2 से फ्रॉम की तरफ जा रहा है। और अगर मैं इसको रिवर्स ऑल्टरनेट कर दूं, ठीक है ऑल्टरनेट रिवर्स, तो ऑल्टरनेट रिवर्स अगर मैं कर दूं इसको तो क्या होगा कि ये पहले 2 से फ्रॉम की तरफ जाएगा फिर फ्रॉम से 2 की तरफ जाएगा, यानी कि ऑल्टरनेट करता रहेगा, स्टार्ट रिवर्स से करेगा ऑल्टरनेट करता रहेगा, तो ये ऐसे 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 ही जाता रहेगा, ठीक है। तो इसकी सहायता से आप लोग एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस बार बना सकते हो। ऊपर टॉप में अगर आप लोगों ने देखा, मैं आपको एक प्रोग्रेस बार अभी दिखाता हूँ, हाथ के साथ दिखाता हूँ एक प्रोग्रेस बार आप लोगों को। अगर मैं यहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करूँ तो देखो ये प्रोग्रेस बार दिख रहा है आपको, कम्युनिटी पे किया है प्रोग्रेस बार लोड होता हुआ दिख रहा है, चैनल्स पे किया है प्रोग्रेस बार लोड होता हुआ दिख रहा है, देख रहे हो यहाँ पर एक रेड कलर का प्रोग्रेस बार दिख रहा है ऐसे चलता हुआ, उस तरह का आप बना सकते हो एनिमेशन की सहायता से। अब कोई टेंशन ही नहीं है आप लोग को, आराम से आप अपनी वेबसाइट में प्रोग्रेस बार ऐड करो, जावास्क्रिप्ट से एनिमेशन लगाओ कि भाई कोई भी क्लिक करे अगर तो ऐसे करके दिखा देने का, ठीक है। सो कुल मिलाकर आप लोग अब एनिमेशन बना सकते हो। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि मैंने यहाँ पर दिखाई हैं, इनफैक्ट ये कुल मिला के 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर मिस करी है, कौन सी है वो, कौन सी प्रॉपर्टी मिस कर दी मैंने? 6 प्रॉपर्टी में से नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले। तो नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, तो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या यूज़ करना चाहते हैं? एक चीज़ देखिए आप लोगों ने, मैंने टाइमिंग फंक्शन को मिस किया, उसके बाद भी मेरा एनिमेशन बिल्कुल सही था। तो आप यहाँ पर ईज़ इन आउट यूज़ कर सकते हैं, मैं ईज़ इन आउट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ईज़ इन आउट यूज़ करूँगा तो देखो स्लो स्टार्ट होगा और ये देखो स्लो एंड होगा, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ करता हूँ, इसकी विड्थ को ज़रा बढ़ाता हूँ आप लोग ताकि इसको फील कर पाओ एनिमेशन को। इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ाता हूँ, इसकी विड्थ को ना मैं 100 VW कर देता हूँ। मुझे पता है बहुत बड़ी विड्थ है, बट ये देखो आराम से आ रहा है, तेज़ जा रहा है, आराम से रुक रहा है, देख रहे हो, ये देख रहे हो कितने आराम से रुक रहा है। तो ऐसे 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 ये अपने हिसाब से जो है 3 बार मैंने रखा है एनिमेशन को, आइट्रेशन काउंट को, इसलिए 3 बार चल रहा है एनिमेशन, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ गए आप लोग। अच्छा मैं इसकी हाइट भी चेंज कर सकता हूँ अगर आप लोग को नहीं मालूम, मैंने बताया है अभी आप लोगों को कि आप 300 पिक्सल से 100 VHP कर सकते हैं इसको हाइट को। तो फ्रॉम और टू में आप लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अब एनिमेशन चलेगा तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे बड़ा होगा, ऐसे छोटा होगा, देख रहे हो ये कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये क्या हो रहा है, इसकी जो विड्थ है वो बढ़ रही है, हाइट है वो बढ़ रही है और ये एनिमेशन चल रहा है, ठीक है। तो 100 VW ना करके इसको VW क्यों कर दिया यार मैंने, VH करना है हाइट मुझे, व्यू पोर्ट हाइट, हाँ आप सही है। देखो ये ऐसे आ रहा है, इस तरह से ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ मी भी देखो इसी के साथ साथ चल रहा है, ठीक है। सो आई होप एनिमेशन क्लियर हो गया सबको। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी और दिखाना चाहता हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने सेट करी हैं इतनी सारी टाइपिंग मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली कुछ इस तरह से लिख सकता था एनिमेशन, और इसके बाद सबसे पहले नाम विथ एनिमेट, और इसके बाद उसकी ड्यूरेशन 3 सेकेंड, इसके बाद ईज़ इन आउट या ईज़ इन, मैं ईज़ इन आउट ही कर देता हूँ क्योंकि मैंने ईज़ इन आउट ही लिखा था। और ईज़ इन आउट जो होता है वो इक्विवेलेंट है क्यूबिक बेजियर की इन वैल्यूज़ के। तो ये भी बताता है कि भाई क्यूबिक बेजियर में ये वैल्यू डाल दो या फिर ये लिख लो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ प्रीसेट्स हैं काइंड ऑफ, ठीक है, ईज़ इन, ईज़ आउट और ईज़ आउट, ठीक है। ईज़ इन, ईज़ आउट, ईज़ इन आउट, ये 3। और इसके बाद डिले आप 0.5 सेकेंड्स का भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। और आइट्रेशन काउंट मान लो मैं 4 रखना चाहता हूँ, और ऑल्टरनेट रिवर्स, या फिर अगर मैं यहाँ पर
सिर्फ ऑल्टरनेट करूँगा तो वो फॉरवर्ड चलेगा और ऑल्टरनेट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी एनिमेशन फॉरवर्ड चलेगा मेरा और ऑल्टरनेट चलेगा, और ये ऐसे जाएगा और वापस से आएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये एनिमेशन जो है बड़ा सही लगता है मुझे। कोई भी इमेज जो है, अगर आप लोग, मैं एक काम करता हूँ, किसी ड्रैगन की इमेज डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। मतलब आप गेम वगैरह बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। मैं बस यहाँ पर आप लोगों को PNG भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि एक ऐसे ड्रैगन की इमेज आ जाए कि भाई हम उसको बड़ा छोटा कर सकें। ओपन इमेज इन न्यू टैब, आई जस्ट वांट टू सी कि ये उपलब्ध भी है कि नहीं। तो ये यहाँ पर मैं देखता हूँ यार, मुझे मिल जाएगा इस वेबसाइट से ये इमेज। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक इमेज को आप बड़ा करना चाहो तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। आप स्केल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लगा सकते हो और उसको आप एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहा है डाउनलोड कर लो, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज, और मैं यहाँ पर dragon.png के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। कुल मिला के मैं क्या करूँगा, जो ये मेरा बॉक्स है मैं इसके अंदर एक इमेज डाल दूँगा और वो dragon.png होगी, ठीक है। तो मैं img डाल दूँगा और src img में बाई डिफ़ॉल्ट देती है emit, तो यहाँ पर मैं dragon.png डालूँगा और dragon.png यहाँ पर मेरा आ जाएगा। तो ये इमेज जो है इसकी विड्थ और हाइट मुझे सेट करनी है, तो मैं विड्थ इसकी कर दूंगा 344 पिक्सल और हाइट भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से अभी दिखाई पड़ रहा है। और मैं जो काम करूँगा वो देखना क्या करूँगा कि ये जो इमेज है मैं इसको बड़ा छोटा करूँगा इंस्टेड ऑफ हमारा बॉक्स। तो एक काम करते हैं, बॉक्स को उसके हाल में छोड़ देते हैं, हम इमेज को एनिमेट करेंगे, ठीक है। तो मेरा इमेज यहाँ पर आ गया नीचे इस कंटेनर के बाद। एक काम करता हूँ, इसको कंटेनर के अंदर ही रखता हूँ, बॉक्स के बाहर रखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे इस एक्वा बैकग्राउंड में आएगा और इसका जो एनिमेशन है इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, 10 VW 30 से लेके 10 तक जाएगा ये, देखता हूँ कैसा लग रहा है ये। तो ये देखो ये ऊपर एनिमेट हो रहा है हमारा, और ये जो मेरा ड्रैगन है इसको भी मैं एनिमेट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इस ड्रैगन को कहाँ से कहाँ तक एनिमेट करूँगा, देखो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक ड्रैगन एनिमेट बनाऊँगा, और या फिर एक काम करूँगा, मैं सेम एनिमेशन अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जो मेरा IMG है उसमें सेम एनिमेशन मुझे यूज़ करने का है, ठीक है। कुछ इस तरह से, उप्स, तो मैं कुछ इस तरह से सेम एनिमेशन इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो ये मैंने फ्रॉम दिस विड्थ टू दिस विड्थ इस ड्रैगन को जो है इस तरह से कर दिया है। और मैं एक चीज़ और करूँगा कि यार सिर्फ विड्थ नहीं, मैं हाइट और विड्थ का जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है उसको भी मैं मेंटेन रखने की कोशिश करूँगा। तो विड्थ 30 हाइट 30 से, इनफैक्ट एक काम करते हैं, हाइट भी इसकी इतनी रखता हूँ, 10 VW रखता हूँ। एक मिनट, मैंने यहाँ पर 10 VW से VH कर दिया, तो मैं 30 पिक्सल से एक काम करता हूँ, 100 पिक्सल जाता हूँ और 30 पिक्सल से यहाँ पर भी 100 पिक्सल जाता हूँ, ताकि यार एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये छोटे से बड़ा और फिर छोटा हो रहा है। और अगर मैं अभी के लिए अपने इस बॉक्स को, जो कि मुझे थोड़ा सा अनोइंग सा लग रहा है, इसको हटा दूँ अभी, तो आप लोग देखो जो मेरा ड्रैगन है वो कुछ इस तरह से एनिमेट होता है, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। मैं अगर चाहता हूँ कि ये बहुत तेज़ एनिमेट हो और थोड़ा और बड़ा हो जाए, तो मैं एक काम करूँगा कि इसको 100 की जगह 150 कर दूँगा या 190 कर दूँगा, ठीक है। तो 190 कर दूँगा इसको मैं, और जो मेरा एनिमेशन है यहाँ पर जो कि 3 सेकंड के लिए मैंने चलाया है, मैं कहूँगा यार इसको 3 सेकंड जहाँ लग रहे थे वहाँ इसको बस अब 1 सेकंड लगे, यानी कि ये बहुत तेज़ बड़ा छोटा हो। देखो इस तरह से ये ऐसे हो सकता है। अगर आपको कुछ ऐसे बनाने हैं, एनिमीज़ वगैरह बनाने हैं, जो कि आप चाहते हो ड्रैगन ऐसे करके अटैक कर रहे हैं, 3-4 ड्रैगन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो कि अगर मैं इसी को 0.1 सेकंड कर दूँ, मतलब बहुत तेज़ होगा ये, फिर 0.1 सेकंड कर दूँ अगर, तो ये देखो कितनी बार मैं इसको इनफाइनाइट कर देता हूँ ज़रा, जो मेरा ये आइट्रेशन काउंट है ये भी आप लोगों को दिखाना है कि इनफाइनाइट भी कर सकते हो आप लोग। और ये देखो ये पागल ही हो गया ड्रैगन, ऐसे से, ठीक है। अगर कोई नाग होता ना तो उसको मैं करवाता ऐसे टक 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 टक, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। अरे ये तो पागल ही हो गया भाई 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 भाई। तो मतलब इसमें ना एक मैं सोच रहा हूँ एक ऑडियो टैग लगा दूँ जावास्क्रिप्ट से, और वो अपना म्यूज़िक होता है ना वाला भाई 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 वाला म्यूज़िक चला दूँ। तो खैर वो किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं, अभी CSS को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर ये जो भाई साहब हैं, ड्रैगन भाई साहब, तो काफ़ी दिल पे ले लिए हैं एनिमेशन को, तो इनका एनिमेशन हटा देते हैं यार। धन्यवाद ड्रैगन जी, आपके एनिमेशन हमें काफ़ी अच्छा लगा। और तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि अगर CSS से कोई गेम वगैरह भी बनाते हो ना आप लोग, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बाय द वे ये जो आपको मार्जिन देखने को मिल रही है यहाँ पर, ये स्क्रॉल बार देखने को मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर
स्टार मार्जिन 0 और पैडिंग 0 नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं मार्जिन 0 और पैडिंग 0 लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिन 0 पैडिंग 0 मैंने लगा दिया है और यहाँ पर आप लोग देखो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जा चुका है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आपको इस तरह के एनिमेशन लगाने चाहिए, शायद ही आप लगाओगे इस तरह के ड्रैगन के एनिमेशन, बट अगर आप गेम वगैरह बना रहे हो जावास्क्रिप्ट में, मैंने अपने चैनल पर भी एक गेम बनवा रखा है, आप लोग को अगर याद नहीं हो तो प्लेलिस्ट, और मैंने कहाँ पर बनवाया था, वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करके मैंने बनाया था एक, उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से आप लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो अलार्म क्लॉक, मतलब काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं यार। आप लोग अगर चाहते हो कि यार CSS मास्टर करो, मैं कहूँगा इस प्लेलिस्ट पे मूव कर जाओ सीधा इस वीडियो के बाद, और ये 5 वीडियोस इसमें मैं और ऐड करूँगा। और बस ये है कि इसमें जो भी वीडियो मैं ऐड करता हूँ वो बहुत ही खतरनाक होता है, तो मैं फालतू वीडियोस में ऐड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो भी वीडियो मैं इसमें ऐड करूँ वो कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करे। मैं बहुत ही बेसिक चीज़ इसमें ऐड नहीं करना चाहता, कुछ बढ़िया चीज़ हो वो जो देख के मज़ा आ जाए। जैसे कि ब्लॉक टेम्पलेट थी हमारी, मज़ा आ गया था लोगों को देखकर, कमेंट्स किए बहुत सारे लोगों ने कि यार मज़ा ही आ गया, बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल भी करी अपने पर्सनल ब्लॉग्स के लिए, तो काफ़ी बढ़िया लगता है यार। और गेम तो यार हमारा ड्रैगन वाला ये तो बढ़िया था ही यार, ये तो मज़ा आ ही गया था। और मूविंग लैम्बोर्गिनी कार हमने देखी, एनालॉग क्लॉक हमने देखी, चीट शीट टेम्पलेट भी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह आते हैं। तो कुल मिला के मैं यहाँ पर वो चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करें और थोड़े घमासान प्रोजेक्ट्स हों, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एनिमेशन प्रॉपर्टी तो हमने देख ही ली। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ फ्रॉम और टू, आप की फ्रेम के अंदर, यानी कि आप अपने एनिमेशन के अंदर परसेंटेज वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं 0% पे ये कर दो, 50% पे ये कर दो, 100% पर ये कर दो, ठीक है, समझ रहे हो आप। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वी कैन यूज़ परसेंटेज वैल्यूज़ टू इंडिकेट व्हाट शुड हैपन व्हेन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनिमेशन इज़ कम्प्लीटेड। यानी कि 2% एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तब क्या करना है, 1% कंप्लीट हो जाए तब क्या करना है। देखो यहाँ पर मैंने एक एनिमेशन बनाया हैरी नाम का, 0% पर मैंने विड्थ कर दी 20 पिक्सल, 50% पर 80 पिक्सल, और ये देखो विड्थ की स्पेलिंग गलत हो गई, तो यार इतनी गलती हो जाती है, ठीक है, WIDTH है। तो आपने अगर वीडियो देखा है तो कल अगर मुझसे कोई कहता है कि यार ये आपने गलत लिखा है, मैं कहूँगा मैंने वीडियो में करेक्ट कर रखा है, तो वीडियो में करेक्ट हो जाता है सब कुछ यार। और उतनी मिस्टेक्स भी मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं इतने सारे पन्ने लिखता हूँ तो उसमें से एक लाइन के एक वर्ड में गलती तो हो जाती है, ठीक है। और ये मेरी उंगली है भी, बहुत सारे लोग पूछते हैं यार ये क्या है यहाँ पर, और मतलब बता देता हूँ, एड्रेस कर देता हूँ इस चीज़ को पहले। तो यहाँ पर इस तरह का एक एनिमेशन बनाएंगे अभी चलकर, और जो एनिमेशन मैंने बनाया था विड्थ एनिमेट, मैं एक और एनिमेशन बनाऊंगा, उसका नाम रखूँगा विड्थ एनिमेट 2। विड्थ एनिमेट 2 इसलिए रखूँगा क्योंकि डायरेक्टली मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, तो विड्थ एनिमेट 2 करके लगा लूँगा सीधे, समझ रहे हो। वैसे आप अच्छे मीनिंगफुल नाम दो अपने एनिमेशन के, जो एक्चुअल में एनिमेशन कर रहा है वो दो। मैं अपनी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में इतना आलसी नहीं हूँ, जो अच्छी मेरी एप्लीकेशंस जो कि मेरी प्रोडक्शन में चल रही हैं, तो वो एप्लीकेशंस को जो है मैं बहुत अच्छी तरह मेंटेन करता हूँ। और यहाँ पर देखो फ्रॉम टू ना लगाकर अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा 0% अगर कंप्लीट हो जाए तो ऐसा कर दो, 100% हो जाए तो ये कर दो। तो ये फ्रॉम टू की तरह ही हो गया बिल्कुल, और यहाँ पर विड्थ एनिमेट 2 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एनिमेशन काम नहीं कर रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस एनिमेशन, देखते हैं क्या दिक्कत आ गई। विड्थ एनिमेट 2 मैंने अपने बॉक्स में लगा दिया, मुझे इमेज में लगाना है विड्थ एनिमेट 2, बॉक्स में नहीं लगाना है, बॉक्स तो है ही नहीं, बॉक्स तो मैंने यहाँ पर हटा दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से आ रहा है विड्थ एनिमेट 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब मैं अपने इस विड्थ एनिमेट 2 में ये कहूँगा कि यार 0% पर तो ऐसा करो, लेकिन जैसे ये 20% हो जाए, यानी कि जैसे ये 20% हो जाए तो 30 से 190 जाना है इसको, तो 30 से 180 तक ये 20% में ही कर दे, उसके बाद बड़े आराम से 100 पर जाए, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या असर पड़ेगा इसका, ठीक है। तो 30 पिक्सल से 130 पिक्सल कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर देखो इस एनिमेशन में क्या चेंज आएगा, देख रहे हो ये किस हिसाब से जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो इसको किस तरह से चल रहा है ड्रैगन ये। तो कुल मिलाकर बात ये है कि 0% जब हो एनिमेशन कंप्लीट मेरा, तो मैं ये वैल्यूज़ देखना चाहता हूँ, अगर 20% कंप्लीट हो तो मैं ये वैल्यूज़ देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखो मैंने विड्थ को 180 कर दिया, विड्थ को भी 130 करता हूँ, एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखता हूँ, तब ये थोड़ा ऐसे मिलेगा देखने को आपको, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ को और बढ़ा दूँ, यानी मैं 1100 कर दूँ इसकी विड्थ को फाइनली, तभी देखो ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, देख रहे हो। शायद आप लोगों की आंखों में दर्द हो जाए इसको देखकर, हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप इसमें जो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं वो डाल सकते हो, 0% पर क्या हो, 20% पर क्या हो, 25% पर क्या हो, और ज़रूरी नहीं है 0, 20, 100 होना चाहिए, 0, 10, 10, 15, मतलब
कुछ भी आप लिख सकते हो। यूजुअली यूज़ किया जाता है 0, 25%, 50%, 75%, 100%, कभी कभी 0, 50, 100 भी यूज़ किया जाता है। तो दैट टोटली डिपेंड्स आप किस हिसाब से एनिमेशन बनाना चाहते हो, बट इस तरह से आप लोग अपने एनिमेशन को बना सकते हो। और वंस अगेन आप लोग को रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जब हम लिखते हैं @keyframes और एनिमेशन का नाम, तब एनिमेशन हमारा लगता नहीं है, जस्ट डिफाइन होता है कि भाई ये एनिमेशन भी है, जस्ट डिफाइन होता है, लगता नहीं है। अभी एनिमेशन हमारा लगा नहीं है 0, 20, 100, ठीक है। अब जब मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पर एनिमेशन प्रॉपर्टी सेट करूँगा किसी भी एलिमेंट में, तब ये एनिमेशन एक्चुअल में एक्ट करेगा उस एलिमेंट पर, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। एंड विद दैट, एक मिनट इसको हटा देता हूँ मैं। ये जो है कोई खोलेगा तो यार मुझे बड़ा बुरा भला बोलेगा, कहेगा ये कैसे नचा रहे हो ड्रैगन को, आंखों में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 8 ख़त्म हो चुका है। आई होप कि यार मज़ा आया इस चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत मज़ेदार चैप्टर है। अगर मिस कर दिया आप लोगों ने कुछ भी, तो कुछ भी मिस करने लायक नहीं है इसमें, क्योंकि यार ये चीज़ एक नॉर्मल, एक नूब CSS डेवलपर को एक अमेजिंग CSS डेवलपर से डिफरेंशिएट करती है। आपको ये सारी चीज़ें पता है अगर, तो आपको एक एडवांस CSS डेवलपर की नज़र से देखा जाता है। तो मैं कहूँगा यार इसमें कोई भी चीज़ मिस मत करना और प्रैक्टिस इसकी करो, कुछ अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल 3D क्यूब बनाने की कोशिश करो, कोशिश तो करो एक बार। मैं कहूँगा कि कुछ भी आपसे दूर नहीं है, आप कोशिश तो करो। अगर आपने मान लिया कि क्यूब नहीं बनेगा CSS में, तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपने ये सवाल अपने आप से पूछा कि यार कैसे बनेगा, तब आप बना पाओगे। तो ये मतलब मत कहो कि नहीं बनेगा, ये कहो कि कैसे बनेगा, ठीक है। तब आप लोग जो है आगे बढ़ोगे। अगर आप अपने आप से सवाल करोगे, आप स्टेटमेंट मत दो। आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो नहीं बनेगा, तो वो बहुत आसान चीज़ होती है। स्टेटमेंट जो है देकर आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो टेम्परेरीली उस मोमेंट के लिए कि भाई नहीं होगा, यार ये तो मुश्किल है, यार ये तो बहुत बड़ी वीडियो है, कौन देखेगा। लेकिन अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछोगे ये बहुत बड़ी वीडियो है, मैं कैसे अपना टाइम मैनेज करूँ कि मैं इस वीडियो को देखूँ, कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करूँ कि मैं CSS प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालूँ, कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करूँ कि मैं इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके कुछ मीनिंगफुल बनाऊँ, तो इस तरह के सवाल आप अपने आप से पूछोगे, तब आप आगे बढ़ोगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें जितनी चैप्टर 8 तक बताई गई वो आप लोगों को अच्छी लगी। नाउ विल मूव ऑन टू चैप्टर 8 प्रैक्टिस सेट। ये सारे के सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मैं आपको बता दूं पहले ही, डाउनलोड ज़रूर करना, बिल्कुल भी मिस मत करना इन नोट्स को। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 8 प्रैक्टिस सेट नाउ। सो गाइस, अब टाइम आ चुका है हमारे पास यहाँ पर चैप्टर 8 के प्रैक्टिस सेट को देखने का। हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 8 की, और यहाँ पर मैंने VS कोड में आप लोगों के लिए फोल्डर खोल के रखा हुआ है। तो चैप्टर 8 में बेसिकली हम लोग ट्रांजिशंस, ट्रांसफॉर्म्स और एनिमेशन की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ थिन प्रोग्रेस बार एनिमेशन फॉर अ वेबसाइट। अब यहाँ पर बेसिकली मैं उसी प्रोग्रेस बार की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले बात की थी। अब यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ से रेड कलर का एक बार चलता है, जैसे मैं वीडियो पर क्लिक करूँगा देखो यहाँ पर एक बार चल रहा है। तो इस तरह का एनिमेशन कैसे बनाया जाता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सबसे पहले तो एक हमारी वेबसाइट बना लूँगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से practice.html बनाता हूँ। लेटेस्ट से मेरा ये हेडर है, ठीक है, हेडर है, और मैं हेडर को बनाऊँगा नहीं क्योंकि मैंने हेडर को काफ़ी बना लिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद मान लो ये हमारा मेन सेक्शन है, और मेन सेक्शन हमारा मैं थोड़ा बहुत स्टाइल्स यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा हेडर है मैं उसकी जो हाइट है उसको कर दूँगा लेट्स से 122 पिक्सल्स, और जो मेरा मेन सेक्शन है उसकी हाइट को मैं कर दूँगा 233 ज़्यादा हो जाएगा, 899 पिक्सल्स, ठीक है। और देख लेंगे बाकी तो यार इसका बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं ब्लैक, और इसके बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं, क्या करें, ब्लू कर दे, चलो कर देते हैं ब्लू ही यार, क्या जाता है, ठीक है। राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, और यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से हमारा वेबसाइट का लेआउट बन गया। मान लो यहाँ पर एक इमेज है, यहाँ पर होम वगैरह लिखा हुआ है, और मार्जिन 0, पैडिंग 0 भी कर देता हूँ यहाँ पर स्टार लगा के। तो वो भी आजकल ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर M0 कर दूँ और उसी के साथ साथ P0 भी कर दूँ, ठीक है। तो M0 P0 मैंने यहाँ पर कर दिया, और अब हमारा ये जो वेबसाइट है वो जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है। तो बेसिकली रेड कलर का मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रोग्रेस बार लेकर आना है ऊपर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये देखूँगा कि जो प्रोग्रेस बार है मेरा, जो मैं ऊपर लगाने वाला हूँ, वो किस हिसाब से होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा dev.progress, ठीक है। और प्रोग्रेस के बैकग्राउंड कलर को मैं करने वाला हूँ रेड, ठीक है। प्रोग्रेस के बैकग्राउंड कलर को मैं क्या करने वाला हूँ, और डॉट प्रोग्रेस लिखूँगा क्योंकि ये हमारी क्लास है CSS की। इसके बैकग्राउंड कलर को डेफिनेटली रेड, ठीक है। और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो थोड़ा सही हो जाएगा मेरा डॉक्यूमेंट, और रेड कलर कर दूँगा इसको मैं, और इसकी हाइट को मैं कर दूँगा
कितना 3 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है 3 पिक्सल्स कर दिया। यहाँ पर देखो ये रेड कलर का एक प्रोग्रेस बार आ गया। अब मुझे करना क्या है कि मैंने एक पतला सा प्रोग्रेस बार तो ऊपर देख लिया है, ठीक है। ये जो प्रोग्रेस बार है मेरा, अगर मैं इसकी विड्थ को अल्टर करूँ, यहाँ से मैं इसकी विड्थ को अल्टर करूँ, लेटर से मैं इसकी विड्थ को 8 पिक्सल कर दूँ और मैं इसकी विड्थ को बढ़ाऊँ, तो ये देखो ये एनिमेशन मेरा बन गया है जो कि हमने यूट्यूब पर देखा था, बिल्कुल वैसा ही एनिमेशन बन गया है। तो अगर मैं इसकी विड्थ को 0 से लेकर 100 VW तक लेकर जाऊँ तो शायद मेरा एनिमेशन बन जाएगा, ठीक है। तो मैं एक एनिमेशन बनाऊँगा और उस एनिमेशन का नाम मैं रखूँगा, मैं उस एनिमेशन का नाम क्या रखूँ, उसका नाम मैं रख दूँगा लोड, ठीक है। सबसे पहले तो की फ्रेम्स रखूँगा और इसका नाम लोड रखूँगा और मैं कहूँगा 0% पर क्या करना है आपको, 0% पर जो विड्थ है उसको 0 करना है, ठीक है। उसके बाद 50% पे आपको क्या करना है, 50% पे आपको विड्थ को कर देना है, लेट अस से मैं थोड़ा सा तेज़ चलाना चाहता हूँ उसको। तो जब 50% एनिमेशन मेरा पूरा हो जाए तब मैं चाहता हूँ कि ये मैं 40 VW रख के देखता हूँ और फिर इसके बाद 100% पे तो 100 VW हो गई, 100% पर हो गई, ये विड्थ होगी हमारी 100 VW, ठीक है। तो मैं 50% जब एनिमेशन मेरा पूरा होता है तब 40 VW ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो शुरू में थोड़ा तेज़ होगा, ठीक है। तो या फिर मैं एक काम करता हूँ 70% पे ही कर देता हूँ, 70% एनिमेशन पे 40 VW कवर कर लें। इनफैक्ट मैं इसको ज़रा 60 कर देता हूँ। तो इस तरह से आप दिमाग लगाएं और 0, 50, 100 और यहाँ पर एनिमेशन भी मैं लगा दूँगा प्रोग्रेस में। तो मैं एनिमेशन कर दूंगा, एनिमेशन अब देखो यहाँ पर इसने कितनी अच्छी तरह से मुझे दे दिया कि भाई नाम बताओ एनिमेशन का, ड्यूरेशन बताओ, टाइमिंग फंक्शन बताओ, ये सब चीज़ें मैं सेट कर सकता हूँ। तो मैं मेरा जो एनिमेशन का नाम है वो लोड है, ड्यूरेशन क्या है मेरी एनिमेशन की, लेटस से मैं 1 सेकंड तक रखना चाहता हूँ, टाइमिंग फंक्शन क्या है, लेटस से मैं ईज़ इन आउट रखना चाहता हूँ, डिले कुछ नहीं देना चाहता, आइट्रेशन काउंट सिर्फ एक बार, डायरेक्शन रहेगा मेरा नॉर्मल, ठीक है। और फिल्म मोड क्या रहेगा मेरा, मैं ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो सेट नहीं करना चाहता हूँ, डिले भी मैं सेट नहीं करना चाहता हूँ। तो इतना मेरा जो है एनिमेशन चलेगा मस्त, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसको रिलोड किया, ये देखो चल गया एनिमेशन मेरा। और यहाँ पर अगर मैं इसको 90 VW कर दूँ मान लो 50% पर, तब आप लोग देखो यहाँ पर, ये देखो कितनी तेज़ लोड हो रहा है, यहाँ तक बहुत तेज़ लोड हुआ, फिर आराम से लोड हुआ, देख रहे हो आप, ये देखो, और ये ऐसे लोड हो जाएगा। तो कभी भी कोई ऐसे देखेगा मेरे पेज को तो वो ऐसा उसको देखने को मिलेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये तो मस्त है एनिमेशन। अब मुझे एक चीज़ और करनी है यहाँ पर कि जैसे ही एनिमेशन ख़त्म हो जाए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये गायब हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही एनिमेशन ख़त्म होगा मैं इसकी जो विजिबिलिटी है उसको गायब कर दूंगा। तो ये काम मैं जावास्क्रिप्ट वगैरह से कर सकता हूँ, बट हमारा जो एनिमेशन है वो बन गया है, देख रहे हो ये एनिमेशन बन गया, ये देखो बिल्कुल यूट्यूब के जैसा है एकदम, देख रहे हो एकदम यूट्यूब के जैसा एनिमेशन बना दिया, ये देखो बिल्कुल ऐसे ही बना दिया एनिमेशन, ये देखो ये देखो ये देखो। तो यूट्यूब वगैरह में तो बेसिकली ये सर्वर की जो रिक्वेस्ट है उसको देखता है कि यार सर्वर की रिक्वेस्ट पूरी हो गई है कि नहीं हुई है, अगर पूरी हो जाती है तब आपका ये कंप्लीट कर देता है। तो ये चीज़ तो डिपेंड करती है यार कि आप लोग किस तरह से अपना बैकएंड लिख रहे हैं, कब आप प्रोग्रेस बार दिखा रहे हैं। जो चीज़ मैंने बनाई वो एक टेम्पलेट थी प्रोग्रेस बार की, तो डेफिनेटली कभी भी ऐसा नहीं है कि मेरा पेज लोड हो रहा है उसको ये दर्शा रहा है प्रोग्रेस बार। बट कुछ लोग क्या करते हैं, एक फर्जी प्रोग्रेस बार भी लगा देते हैं वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि आजकल तो सारी वेबसाइट्स तेज़ ही होती है, मुझे नहीं लगता कि 1 सेकंड से ज़्यादा किसी वेबसाइट को लोड होने में लगता है, अगर सही से बनाई गई है तो, अगर ब्लोट नहीं है उस वेबसाइट में तो ये लोग क्या करते हैं कि ऊपर एक फर्जी प्रोग्रेस बार चला देते हैं, यूज़र को थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये भी चलता है, मतलब कोई इसमें मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है ऐसा करने में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो प्रोग्रेस बार एनिमेशन था वो आपको बनाकर दिखा दिया। सेम प्रोग्रेस बार जो है आपको ट्रांजिशन से बनाना है, तो ये चीज़ आप लोग करना, ट्रांजिशन से मुझे बनाकर दिखाना सेम प्रोग्रेस बार, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जाना ट्रांजिशन की सहायता से। और आप ये चीज़ कर सकते हो होवर करने में, आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें सब लोग, जिस्ट वगैरह डाल सकते हो आप, कोड की कोई छोटी मोटी स्निपेट कहीं पर भी पेस्ट करके लिंक कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, डाल सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर मैंने एक और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिस के लिए, क्रिएट अ रोटेटिंग इमेज एनिमेशन यूजिंग CSS, तो इसको बना लेते हैं। तो रोटेटिंग इमेज एनिमेशन को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मेन के अंदर सबसे पहले तो एक इमेज लगा दूँगा, तो वो जो इमेज होगी वो मेरी ड्रैगन होगी, ठीक है, dragon.png, और इसको सेव करूँगा मैं। और यहाँ पर देखो dragon.png आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इसकी विड्थ और हाइट को मुझे थोड़ा ठीक करना है, क्योंकि यार ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, तो 122 पिक्सल लगता है, छोटी रखूँगा मैं, ज़्यादा मुझे बड़ा नहीं कर रहा, उसको मुझे रोटेट करना है, ठीक है। तो मैं रोटेट नाम से एक एनिमेशन बना लूँगा, ठीक है, देखते जाओ कैसे बनाता हूँ मैं रोटेट नाम से एनिमेशन। मैं रोटेट लिखूँगा यहाँ पर। तो बेसिकली मुझे सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि मैं इस इमेज को रोटेट कैसे कर सकता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, यहीं पर इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसको रोटेट करने के लिए मैं इसमें ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा।
ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में लगाऊंगा रोटेट, और रोटेट मैं करूंगा इसको, लेट अस से मैं 90 डिग्री इसको कर देता हूँ रोटेट, 90 डिग्री, और ये देखो 90 डिग्री रोटेट हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको रोटेट 0 डिग्री करूँगा तब क्या होगा? डेफिनेटली ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको लेकर जाऊँगा ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री से ट्रांसफॉर्म रोटेट 90 डिग्री तक, और ऐसा करने से मेरा एनिमेशन बन जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री से लेकर मैं इसको लेकर जाऊँगा ट्रांसफॉर्म रोटेट 90 डिग्री तक, और इनफैक्ट नॉट इवन 90 डिग्री, मैं इसको 360 डिग्री तक लेकर जाऊँगा और एनिमेशन को इनफाइनाइटली लगा दूँगा। तो ये एनिमेशन मैंने बना दिया। मैं अब इस IMG के अंदर इस एनिमेशन को लगाऊंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पर एनिमेशन नेम मैं यूज़ करना चाहता हूँ रोटेट, ड्यूरेशन 1 सेकेंड, टाइमिंग फंक्शन लेट अस से इज़ इन, और डिले मैं नहीं देना चाहता हूँ, और आइट्रेशन काउंट इनफाइनाइट, और बाकी सब चीज़ें मैं सेट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं इसको कुछ ऐसे कर दूँगा, ठीक है। सेव किया मैंने, और यहाँ पर देखो ये रोटेट हो रही है इमेज, ठीक है। ये देखो इस तरह से रोटेट होती रहेगी, तो ये पहिए की तरफ घूम रही है इमेज। तो हमने रोटेटिंग इमेज एनिमेशन भी बना दिया CSS की सहायता से। तो कभी भी आपको कोई कार वार चलानी हो तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, इसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ करके दिखाई है एक्चुअली, मूविंग लैम्बोर्गिनी कार एनिमेशन यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है, पहिए घूम रहे हैं, गाड़ी चल रही है एकदम आगे, वो सब चीज़ें मैंने करके बताई हुई हैं आप लोगों को। तो आप लोग जो है वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। इसके बाद है क्रिएट अ स्लाइडर विद 3 इमेजेस यूजिंग CSS, और 3 इमेजेस के लिए मैं यूज़ करूँगा अनस्प्लैश API का। तो अनस्प्लैश source.unsplash.com एक API है, और यहाँ पर पता है क्या करता हूँ मैं, ये एनिमेशन हटाता हूँ सबसे पहले तो, और ये इमेज हटाता हूँ, और यहाँ पर मेन के अंदर मैं एक div डॉट स्लाइडर बनाऊँगा, और जो डॉट स्लाइडर है उसको मैं बैकग्राउंड कलर दूँगा, स्लाइडर को मैं बैकग्राउंड कलर दूँगा, और बैकग्राउंड कलर मैं उसको एक्वा दूंगा, ठीक है। और उसको हाइट और विड्थ दूंगा। जो उसकी हाइट होगी वो होगी 123 पिक्सल्स, और जो उसकी विड्थ होगी वो होगी 100 VW, क्योंकि वो फुल पेज स्लाइडर होगा। तो यहाँ पर ये मैं एक स्लाइडर रखने वाला हूँ। डेफिनेटली मुझे इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, तो मैं इसको 523 करूँगा, और ये देखो यहाँ पर मैं अपना इमेज स्लाइडर लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इमेजेस को रखेंगे। 1600 क्रॉस 900 की इमेज है ये, इसको मैं जल्दी से यहाँ पर रख देता हूँ स्लाइडर के अंदर, और यहाँ पर देखो मैं स्लाइडर के अंदर इसको रखूँगा। तो यहाँ पर ये इमेज लोड हो गई। तो देखो यहाँ पर अभी क्या दिक्कत आ रही है ना, कि ये जो इमेज है ये मैंने इसके अंदर डाली है स्लाइडर। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको ओवरफ्लो जो है इसका वो मैं कर दूँगा हिडन। तो थोड़ी सी भी इमेज ओवरफ्लो करेगी तो छुप जाएगा, तो ये इसके बीचों बीच रहेगा। और एक चीज़ और करूँगा यहाँ पर मैं, मार्जिन ऑटो। तो मार्जिन ऑटो बेसिकली स्लाइडर में लग चुका है, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर हमारा जो विड्थ है वो 100 VW है। तो मैं अगर इसकी विड्थ कम करके आपको दिखाऊँ स्लाइडर की, तब सेंटर हो जाएगा। ये देखो हो गया ना सेंटर, बिल्कुल सेंटर हो गया। तो मैं एक काम करूँगा, इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम करूँगा, और इनफैक्ट उससे भी अच्छा ऑप्शन हमारे पास हो सकता है कि मैं डायरेक्टली इमेज पे लगा दूँ मार्जिन ऑटो। तो मैं इमेज पे मार्जिन ऑटो लगा सकता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो, डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो, तो भी सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन सेंटर लगा दिया, मार्जिन ऑटो लगा दिया, और डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो मुझे IMG पर लगाना है। तो यहाँ पर देखो इसको मैंने राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया, और यहाँ पर जो है मेरा इमेज यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अभी जो है मेरा ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा इमेज है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आगे पीछे ऐसे ऐसे कर सकूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक दिक्कत और आ रही है, और वो दिक्कत आ रही है मेरे इस स्लाइडर की विड्थ की वजह से। तो मैं ये विड्थ प्रॉपर्टी हटा दूंगा अपने स्लाइडर में से, ये दिक्कत क्रिएट कर रही है मेरे लिए। तो मैं इसकी जो विड्थ मैंने 100 VW की हुई स्लाइडर की, इसको मैं हटा देता हूँ। और अभी यहाँ पर देखो बिल्कुल हमारे पास सही आ चुका है सब कुछ। और ये जो बैकग्राउंड मैंने लगाया हुआ है इसको भी मैं हटा दूंगा। मेरा वाइट ही ठीक है बैकग्राउंड यार अभी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि बैकग्राउंड को यार वाइट कर देते हैं, वरना वो ब्लू हो गया। बैकग्राउंड कलर को वाइट कर देते हैं, और यहाँ पर देखो अभी ये वाइट हो गया मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्लाइड कर सकूँ, यहाँ पर मेरा एक एनिमेशन बन सके, एक स्लाइडर बन सके इमेज का। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसको राइट साइड में भगाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म, और मैं यहाँ पर दे सकता हूँ इसको ट्रांसलेट, और मैं इसको ट्रांसलेट x करूँगा, या ट्रांसलेट लिखकर x की वैल्यू डाल दूँगा। और मैं अगर यहाँ पर 100 VW लिखूँ तो ये देखो ये
इस तरह से चला जाएगा अंदर की तरफ, और मैं एक दूसरा इमेज ले आऊँगा राइट साइड से, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, 3 इमेजेस रखूँगा, ठीक है। एक इमेज में मैं रखूँगा ट्रांसलेट 100 VW, एक में मैं रखूँगा ट्रांसलेट -100 VW, तो इस वाली में मैं रखूँगा ट्रांसलेट 100 VW, ठीक है। 3 इमेजेस मुझे लेकर आनी है, याद रखना। 3 इमेजेस मैं ले आता हूँ। एक में मैं रखूँगा ट्रांसलेट, मैं इसमें ज़रा क्लास दे देता हूँ, क्लास इज़ इक्वल टू img1, और इसको मैं कॉपी करूँगा 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। जो img1 है मेरा, उसमें मैं क्या करूँगा कि जो विड्थ है, जो मेरा ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसलेट 100 VW दे दूँगा। एक मेरा सेंटर में रहेगा, एक मेरा राइट की तरफ रहेगा एक्सट्रीम में, और एक इमेज मेरा कहाँ पर रहेगा, एक इमेज मेरा लेफ़्ट की तरफ रहेगा एक्सट्रीम में। तो मैं इसको ज़रा रेप्लिकेट करता हूँ, ये तो ट्रांसफॉर्म 0 कर दूँगा इसको मैं, और इसको -100 VW कर दूँगा। और मेरा एनिमेशन जैसे ही लगेगा वैसे ही मैं क्या करूँगा कि इन इमेजेस को जो है बेसिकली एक जो हमारा सेंटर वाला इमेज है उसको राइट की तरफ फेंकूंगा, जो लेफ़्ट वाला इमेज है उसको सेंटर की तरफ, ऐसा करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ कर दूँगा, और आप लोग यहाँ पर देखते जाओ भी कि मैं क्या करूँगा। तो मैंने इसको Ctrl+S कर दिया, और इसको सेव करने के साथ साथ अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा इमेज था वो गायब हो गया, ये क्या हुआ। ओके, लेट मी चेक। ट्रांसफॉर्म 0 VW, img1 2, ओके img1 2 और img3, ठीक है। तो img1 2 और यहाँ पर img3। तो यहाँ पर जो मेरे ये इमेजेस हैं वो गायब हो चुके हैं, और उसका रीज़न मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा पहला इमेज है मैं उस पर 0 VW दूंगा, क्योंकि उसको मैं उसकी जगह पर देखना चाहता हूँ। और जो बाकी के इमेजेस हैं ना वो नीचे चले गए हैं, तो मुझे एक इमेज को तो 100 VW पे करना है, और दूसरे इमेज को मुझे -100 VW पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि ये जो मैंने 0 VW, 100 VW, -100 VW कराई, ये एक के ऊपर एक इमेज जो है, मतलब बेसिकली यहाँ पर स्टैक हो जाएंगे। इसके नीचे है जो इमेज 2 है, तो मुझे उसको हॉरिजॉन्टली लेकर आना है। तो मैं इमेज की डिस्प्ले को फ्लैक्स कर दूंगा, ठीक है। तो जो img है मेरा, मैं उसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी, मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स जो है वो इमेज पर नहीं रखनी है, मुझे स्लाइडर पर रखनी है। तो मैंने स्लाइडर की डिस्प्ले को यहाँ पर जो है वो फ्लेक्स कर देना है, तो इमेज की डिस्प्ले को नहीं करना है, स्लाइडर की डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देना है। डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूंगा, और यहाँ पर अब ये सब हॉरिजॉन्टली आ जाएंगी मेरी इमेजेस, देख रहे हो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आ गई हैं इमेजेस। तो ये पहली इमेज मेरी यहाँ पर, दूसरी इमेज मेरी यहाँ पर, देख रहे हो। अब दूसरी इमेज के साथ एक दिक्कत है मेरी, जो दूसरी इमेज है मेरी, जो कि मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर आप लोग को दिखे तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और ट्रांसलेट करवाऊँगा कुछ इस तरह से। तो मैं इसके ट्रांसलेशन को बढ़ाऊँगा, अगर इनफैक्ट मैं शायद इस वाली इमेज की ट्रांसलेशन को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इसको -100 VW ना करके मैं एक काम करता हूँ, इसको भी 0 VW करता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक आगे और एक आगे, तो मुझे सबको जो है 0 VW पे कर देना है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सबको मुझे 0 VW पे कर देना है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 VW 0 VW 0 VW मैंने कर दिया है, और यहाँ पर देखो एक इमेज यहाँ पर है, एक इमेज यहाँ पर है। अब यहाँ पर स्लाइडर के कंटेंट्स को सेंटर करने के लिए मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से देखो क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, ये यहाँ पर आ गई इमेज, ये यहाँ पर आ गई इमेज, और पहली इमेज तो यहाँ पर थी, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से ये चीज़ हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ये देखो कि ये जो मैंने ट्रांसलेट 0 VW किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लेकर जाऊँगा, और ये जो मैंने किया हुआ है इसको मैं थोड़ा इधर लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से इसको इधर से इधर, इसको इधर से इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 8 VW दे दिया इसमें, और इसमें मैं -8 दे देता हूँ। आई होप -8 मेरे लिए काम करेगा, -8। तो जो पहली वाली इमेज है उसमें -8 VW दूंगा, पहली वाली इमेज में -8 VW, और उसके बाद यहाँ पर 8 VW दूंगा। अब देखो हमारे पास गेम प्लान तो बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ों को रखते हुए गेम प्लान बनाया। अगर मेरे पास जावास्क्रिप्ट है, मेरे पास मान लो कोई लाइब्रेरी है, या फिर मान लो मैं कॉम्प्लेक्स CSS लिख रहा हूँ, तो मैं कर लूँगा इस चीज़ को। बट मैं यहाँ पर जस्ट एनिमेशंस की वजह से आप लोग को स्लाइडर बनाकर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो, अब मुझे अगर इमेज 2 को लेकर आना है सामने, और मुझे इमेज 1 को लेकर जाना है आगे, तो मैं बेसिकली करूँगा क्या कि यहाँ पर एक एनिमेशन लगाऊँगा। मैं इसके ट्रांसलेट को चेंज करूँगा, कहाँ कितना चेंज करूँगा मैं इसके ट्रांसलेट को, 10 100। मैं इसके ट्रांसलेशन को अगर 100 ना करके 90 भी कर दूँ तो भी ये जो है बेसिकली मैं 92 कर दूँगा, या 100 ही कर दूँगा इसके ट्रांसलेट को। और इसके ट्रांसलेट को कितना कर दूँगा, और मैं इसके ट्रांसलेट को कर दूँगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर ले आऊँगा मैं इसको, ठीक है।
कुछ इस तरह से कि ये सेंटर आ जाए, तो 85 कर दूंगा। तो पहले के ट्रांसलेशन को 85 करना है, दूसरे को 92 करना है, ठीक है। तो पहले के ट्रांसलेट को कितना करना है, मुझे 85 करना है, और दूसरे के ट्रांसलेट को मुझे क्या करना है, दूसरे के ट्रांसलेट को मुझे क्या करना है, कितना किया था मैं, 92 किया था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 92, ठीक है। तो ये करके मेरा एनिमेशन लग जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा एनिमेशन होने वाला है, जो कि मैं यहाँ पर स्लाइड बनाऊँगा, एक एनिमेशन का नाम रखूँगा स्लाइड, और इसका नाम मैं स्लाइड रखूँगा कुछ इस तरह से, और ये मैं लगाऊंगा सबसे पहले IMG1 में। तो मैं IMG1 में इसको लगाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर मैं -8 VW से जाना चाहता हूँ 85 VW तक, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से 85 VW तक, ठीक है, 85 VW तक मैं जाऊँगा। और यहाँ पर मैंने लगता है कुछ गड़बड़ कर दी है, लेट मी सी व्हाट द गड़बड़ इज़। हाँ, मैंने यहाँ पर इसका जो ब्रैकेट था वो ज़रा खा लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं एक स्लाइड 1 बनाऊंगा, एक स्लाइड 2 बनाऊंगा। स्लाइड 1 मैंने बना दिया है, मैं स्लाइड 2 बनाऊंगा, और स्लाइड 2 में जैसे ही बनाऊंगा उसमें मैं जाऊंगा 0 VW से 92 VW तक। तो जहाँ मैं 0 VW पर था मैं 92 VW पर जाऊंगा, 0 से जाना है मुझे 92 पर, तो मैं यहाँ पर 92 लिख दूंगा, ठीक है। और ये डेफिनेटली मैं हटा दूंगा, ये जस्ट मैंने अपने लिए लिखे थे इसको करने के लिए, ठीक है। स्लाइड 1 और स्लाइड 2। अब मुझे करना क्या है कि मुझे स्लाइड 1 ऐड करना है यहाँ पर इस वाली इमेज में, और मुझे स्लाइड 2 ऐड करना है इस वाली इमेज में, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट, और मुझे मालूम है कि जावास्क्रिप्ट का कोर्स नहीं है, बट उसके बाद भी जस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें ये यहाँ पर जो स्लाइड 1 और स्लाइड 2 एनिमेशन है वो इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो एनिमेशन है मेरा, जो इमेज 1 है उसमें अगर मैं एनिमेशन ऐड कर दूँ स्लाइड 1 और एनिमेशन स्लाइड 2 इमेज 2 में ऐड कर दूँ, एनिमेशन को ऐड करूँगा और मैं लिखूँगा एनिमेशन स्लाइड 1 और इसके बाद 1 सेकेंड, और बाकी चीज़ें मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इनफैक्ट एक काम करता हूँ मैं, टाइमिंग फंक्शन, डिले, ये सब चीज़ें मैं रहने देता हूँ, और यहाँ पर जो इसकी एनिमेशन की डायरेक्शन है वो मैं यहाँ पर रखता हूँ फॉरवर्ड्स, ठीक है, और ऑल्टरनेट रिवर्स नहीं, मैं इसको फॉरवर्ड्स ही रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखो, ये मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, और ये मेरा जो है आगे को चला गया इमेज, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, ये एनिमेशन लग गया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो इमेज यहाँ पर था पहले, वो सीधा आगे की तरफ को जा रहा है, देख रहे हो आप, सीधा आगे की तरफ को जा रहा है। और इस एनिमेशन को थोड़ा देर से अगर मैं स्टार्ट करूं, इसमें एक डिले लगा दूं 2 सेकंड का, तब आप लोग को शायद और अच्छे से देखने को मिलेगा। ये देखो 2 सेकंड की डिले पे मैंने ये चीज़ करी है। तो ये चीज़ आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, और मैं जावास्क्रिप्ट पार्ट को अभी के लिए स्किप करता हूँ। मैं आप लोग को जस्ट बता देता हूँ कैसे आप लोग कर सकते हो, एक हाई लेवल आइडिया दे देता हूँ। और सेम चीज़ बाय द वे मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, इमेज 1 में भी लगा सकता हूँ। ये चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को ज़रा इमेज 1 में मुझे लगाना था स्लाइड 1, और इमेज 2 में लगाना था स्लाइड 2, तो यहाँ पर मुझे स्लाइड 2 लगाना है, यहाँ पर स्लाइड 1 लगाना है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं, और मैंने 2 सेकंड का डिले दिया है, और यहाँ पर देखो ये इस तरह से हमारा जो स्लाइडर है वो बन चुका है। बहुत ही सिंपल तरीका स्लाइडर को बनाने का, ठीक है। इमेजेस यहाँ पर सेम है, मैं एक काम करता हूँ इन इमेजेस को सेम ना करने के लिए यहाँ पर 901 कर देता हूँ, यहाँ पर 902 कर देता हूँ। आई जस्ट होप कि जो अनस्प्लैश API है वो हमें अलग अलग इमेजेस देगी, हाँ अलग अलग इमेजेस दे रही है। और यहाँ पर देखा आप लोगों ने, यहाँ पर क्या हुआ, देखो मैंने डिले लगा रखा है एनिमेशन का, ये देखो आगे बढ़ा। और आप इस तरह से जो है एनिमेशन को चला सकते हो, जावास्क्रिप्ट से भी कई चीज़ें आप लोग कर सकते हो, बट यहाँ पर जस्ट मैं आप लोगों को एनिमेशन बनाकर दिखाना चाहता था। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया इसको देखने में, और आप लोग जो है इसमें अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर और लगाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोगों ने एनिमेशन को बहुत नज़दीकी से देखा, बहुत अच्छी तरह से समझा, एंड आई एम हैप्पी कि हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करी और इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कॉन्सेप्ट्स को। अब हम रेडी हैं एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और प्रोजेक्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है। चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, मूव करते हैं, और वहाँ पर हम लोग जो है बड़ी धमाकेदार चीज़ें करने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन टू द प्रोजेक्ट नाउ। अब आ चुका है समय हमारे पास प्रोजेक्ट को करने का, और प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं आप लोग को मालूम ही है, हम लोग एक ई-कॉमर्स वेबसाइट की टेम्पलेट बनाने वाले हैं ना। वन सेकेंड एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट है जो कि हम बनाने वाले हैं, मैं बस एक सिंपल होम पेज बनाऊँगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का वो है क्रिएट अ होम पेज फॉर एन ई-कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग मीडिया क्वेरीज टू मेक इट रिस्पॉन्सिव, ठीक है। आप इसको मीडिया क्वेरीज लगाकर रिस्पॉन्सिव बनाएं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना जल्दी से। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट है मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर दूँगा सबसे पहले, और ओपन विथ कोड करने के बाद यहाँ पर मैं एक index.html करके
यहाँ पर इस तरह से फाइल बनाऊंगा जो कि मेरी मेन फाइल होगी, जो कि मेरा होम पेज होगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 3 फोल्डर बनाऊंगा। और ये चीज़ मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार ये तरीका है बनाने का। ये कोई भी एक वेबसाइट को अगर आप एक टेम्पलेट बनाने हैं उसको करने का तरीका है। CSS फोल्डर बनाया, एक JS फोल्डर बनाया, एक मैं यहाँ पर स्टैटिक फोल्डर बनाऊंगा या फिर IMG फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारी के सारी इमेजेस डालूंगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है आप अगर इसको गिट वगैरह में पुश कर रहे हैं तो आप इसको एक readme.md फाइल भी इस फोल्डर के अंदर डालें। उससे क्या होगा कि आप लोग अपने यूज़र से अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पाएंगे। जो भी आपके वेबसाइट का कोड देख रहा है उसको आप बता पाएंगे कि क्या क्या आप लोगों ने क्यों क्यों किया है। ठीक है, विद दैट सेट आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर जल्दी से बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ। बॉयलर प्लेट डाल के मैं एक CSS शीट बनाऊँगा, क्योंकि यही तरीका होता है कि आप CSS डालें इस तरह से, ना कि आप स्टाइल टैग्स यूज़ करें। और मैं यहाँ पर लिंक की सहायता से यहाँ पर एक स्टाइल शीट को ऐड कर दूंगा। और मैं style.css, क्योंकि मेरा CSS फोल्डर के अंदर है तो मैं CSS/style.css करूँगा। मैं स्टार लगाकर यहाँ पर P0 कर दूंगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ M0 कर दूंगा, मार्जिन 0, पैडिंग 0। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि एक तो मेरा हेडर रहेगा, जो कि मैं यहाँ पर हेडर बनाऊँगा जिसके अंदर मैं सारा का सारा कंटेंट डालूँगा। इसके बाद मेरा मेन कंटेंट रहेगा और उसके बाद मेरा फुटर रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फुटर डाल दूँगा एक, और फुटर के अंदर मैं एक पैराग्राफ डालूँगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूँगा copyright और mycard.com और ऑल राइट्स रिजर्व्ड, या फिर मैं कॉपीराइट के बाद अगर %, कुछ इस तरह से कॉपी सेमीकोलन डालता हूँ। ज़रा आप लोग को ओपन विद लाइव सर्वर करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखो copyright mycard.com आ गया है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि P के अंदर एक क्लास डालूंगा और क्लास का नाम मैं रखूँगा टेक्स्ट सेंटर। और टेक्स्ट सेंटर क्लास क्या करेगी मेरी, मैं एक टेक्स्ट सेंटर क्लास बनाऊँगा और मैं उसको utils.css के अंदर डालूंगा। एक मैं utils.css नाम से फाइल बनाऊँगा। utils.css मेरी यूटिलिटी क्लासेस जैसे कि टेक्स्ट सेंटर इसको होस्ट करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट डैश सेंटर डालूंगा और मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको सेव करूँगा, इसको सेव करूँगा, इसको सेव करूँगा। 2 अलग अलग CSS स्टाइल शीट्स मैंने क्यों बनाई यार, इसलिए बनाई क्योंकि मैं अपने जो मेरी मेन इस पेज की CSS और मेरी यूटिलिटी क्लासेस हैं उनको मैं अलग करना चाहता हूँ। इन यूटिलिटी क्लासेस को शायद मैं कहीं और भी इस्तेमाल करूँ। ठीक है, सेव करूँगा इसको मैं, और अब मैं देखूंगा कि मेरी जो वेबसाइट है वो किस तरह से दिख रही है। कुछ इस तरह से दिख रही है। सेंटर में आ गया है मेरा copyright mycard.com। तो जल्दी से मैं क्या करूंगा, जो मेरा फुटर है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वेबसाइट में एक फुटर रहने वाला है, मैं फुटर को एक हाइट दूंगा और हाइट में दूंगा 12VH, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा जो कि मेरा ब्लैक होने वाला है, और उसी के साथ साथ मैं इसको एक कलर दूंगा जो कि वाइट होने वाला है। तो ये कुछ अब इस तरह से दिखेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ऊपर कंटेंट नहीं है इसलिए ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। अब आप लोग यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि जो वर्टिकली है ये चीज़ सेंटर नहीं है, ये एकदम ऊपर चिपक गई है, विच इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि फुटर जो है हमारा वो पैराग्राफ को इस तरह से होस्ट कर रहा है और उसकी हाइट ज़्यादा है तो नीचे स्पेस छूट गई है। तो इसको सेंटर करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक सबसे आसान तरीकों में से एक, मैं इसको एक फ्लेक्स बॉक्स बना दूं। अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाऊं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूं, अलाइन आइटम सेंटर करूं, तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ पर इसमें टेक्स्ट सेंटर लगाया, मुझे वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, अपनी टेक्स्ट सेंटर क्लास का नाम ऑल सेंटर कर देता हूँ, और मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं करूँगा। ऑल सेंटर क्लास क्या करेगी, और मैं फ्लेक्स ऑल सेंटर कर देता हूँ। फ्लेक्स ऑल सेंटर क्या करेगी क्लास, फ्लेक्स ऑल सेंटर क्लास मेरी किसी भी एक डब्बे का फ्लेक्स बॉक्स बनाएगी, उसके अंदर कंटेंट को वर्टिकली सेंटर करेगी, हॉरिजॉन्टली सेंटर करेगी। तो मैं कभी भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं टेक्स्ट सेंटर की जगह फ्लेक्स ऑल सेंटर कर दूँगा इस क्लास का नाम। और यहाँ पर ही काम क्यों नहीं कर रही है, फ्लेक्स ऑल सेंटर। ओके, तो मुझे फ्लेक्स ऑल सेंटर फुटर में डालना पड़ेगा या मुझे एक डिव में डालना पड़ेगा। तो मैं फुटर में डाल देता हूँ, वही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मुझे कंटेनर में डालना है। कंटेनर की प्रॉपर्टी है जो हमारी ये चीज़ है, जस्टिफाई कंटेंट और लाइन आइटम। फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, हमने ये चीज़ देखी थी। तो यहाँ पर देखो अभी एकदम सेंटर आ गया है। अब मैं गूगल फॉन्ट्स की तरफ बढ़ूँगा और एक अच्छा सा फॉन्ट लेकर आऊँगा गूगल से, जो भी मुझे दिखेगा। डेफिनेटली कोई भी फॉन्ट इससे तो अच्छा ही रहेगा यार, मुझे ये फॉन्ट बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा। मुझे लाटो मिल गया, लाटो कैसा फॉन्ट है, लाटो है ये फॉन्ट। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। डाउनलोड फैमिली नहीं, मैं इसको ऐड करूँगा, सेलेक्ट द स्टाइल, थोड़ा सा ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं इंपोर्ट का इस्तेमाल करूँगा। और मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है इंपोर्ट में और लिंक में। लिंक में क्या है कि आप डायरेक्टली इंक्लूड कर देते हो। इंपोर्ट में क्या होता है कि आप
इसको CSS में डालते हैं। तो बेसिकली इंपोर्ट स्टेटमेंट CSS फाइल के अंदर जाते हैं और लिंक जो है वो HTML फाइल के अंदर जाते हैं। ये डिफरेंस है मेन, ठीक है। इंपोर्ट पे मैंने यहाँ पर रखा इसको और मैं इसको इंपोर्ट करूँगा अपनी CSS के अंदर, style.css के अंदर। एट द टॉप रहेंगे मेरे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, जो चीज़ें मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ वो एट द टॉप में रखना चाहूँगा। और उसी के साथ साथ ये जो फॉन्ट फैमिली है वो मैं डाल दूँगा। कहाँ पर डालूंगा ये फॉन्ट फैमिली? मैं फुटर के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि फुटर के अंदर मैं ये फॉन्ट देखना चाहता हूँ एंड डेफिनेटली मुझे ये फॉन्ट देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो copyrightmycart.com। अब टाइम आ चुका है ऊपर का जो मेरा हेडर है उसको डिज़ाइन करने का, ठीक है। तो हेडर को डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर एक नेविगेशन बार बनाऊँगा। नेविगेशन बार के अंदर मेरे पास एक UL रहेगा और मेरे पास कुछ इस तरह से आइटम्स रहेंगे, जैसे कि ये home.html है, ये एक पेज की तरफ जाएगा और मैं यहाँ पर होम लिखूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर अबाउट लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर होम लिख देता हूँ, यहाँ पर अबाउट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो मैंने अबाउट लिख दिया और ये about.html होगा। और उसी के साथ साथ आप कॉन्टैक्ट के साथ कर सकते हो, contact.html, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, अभी आप इसको देखोगे बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा आपको। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर मैंने जो हेडर डाला है, नेविगेशन बार डाला है, इसके अंदर मैंने UL डाला है और UL के अंदर मैंने ये जो ahref = ये 3 चीज़ें डाली हैं। ये अभी एक तो इसके अंदर अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ और ये है कि इस हेडर की जो हाइट है वो थोड़ी सी अजीब है, तो मैं इस हेडर की हाइट को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और मैं स्टाइलिंग यहाँ पर करूँगा थोड़ी बहुत। स्टाइलिंग यहाँ पर क्यों करूँगा? क्योंकि यार मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ स्टाइलिंग करूँगा तो मैं डायरेक्टली इसको ऐड कर सकता हूँ अपनी CSS फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसको एक हाइट दूंगा और वो हाइट में दे देता हूँ 12VH, विच इज़ फाइन। और इसके बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लैक करूँगा और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसमें एक टेम्प्रेरी बॉर्डर डाल दूँगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड का, ठीक है। तो ये बॉर्डर मुझे बताएगा कि मेरा जो ये हेडर है वो कितना बड़ा है, क्योंकि बीच में कंटेंट अभी मेरे पास है नहीं। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि अगर यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लूँ इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को, और मैंने ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर ऐड करी है? मैंने हेडर में ऐड करी है, ठीक है। तो मैं जो मेरा हेडर है उसको स्टाइल कर लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब एक चीज़ और करता हूँ यहाँ पर जल्दी से, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेन के अंदर lorem 23 डाल दूँगा टेम्परेरीली। उससे क्या होगा, मुझे बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यहाँ पर डायरेक्टली अभी दिख पाएगा कि मेरा हेडर कहाँ पर है, फुटर कहाँ पर है। ये मेरा हेडर है, ये बीच का कंटेंट है, फुटर है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, मेरा हेडर जो है वो मैंने थोड़ा वैसा बना दिया, इसकी जो हाइट है उसको मुझे थोड़ा और कम करना चाहिए। तो मैं अपने हेडर की हाइट को थोड़ा कम करूँगा और इंस्टेड ऑफ गोइंग विद VH मैं पिक्सल्स से इसको सेट करूँगा। तो अगर मैं 188 पिक्सल्स करूं तो मैं बेसिकली ट्रायल एंड एरर खेलूँगा। यहाँ पर 88 पिक्सल्स करूं अगर, तो 88 पिक्सल्स थोड़ा ठीक लग रहा है। इनफैक्ट मुझे और कम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है 58 पिक्सल्स शायद थोड़ा पतला हो जाए, बट आई थिंक दैट शुड बी फाइन यार, ठीक है। अब हेडर के अंदर जो मेरा UL है, nav है, UL है और LI है। इनफैक्ट मुझे इसको LI बनाना चाहिए था, मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है। तो मैं यहाँ पर LI बनाऊँगा, ये लिस्ट आइटम आता है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले तो इसको ऐसे कर दूँगा, फिर इसको कट करके यहाँ पर, इसको कट करके यहाँ पर, और इस वाले को भी कट करके मैं यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। और अभी यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, दिखाता हूँ आपको कैसे। ये देखो ये नीचे की तरफ को आ गया। तो कुछ चीज़ें डालते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो nav के UL के अंदर जो LI है, nav के UL के अंदर जो LI है, मैं यहाँ पर इसका जो लिस्ट स्टाइल है वो मैं नन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर बिंदु बिंदु आएँ, ठीक है। और ये चीज़ मैंने करी। अब ये देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, जो LI है उसके अंदर के जो कलर हैं उसको मैं वाइट करना चाहता हूँ। इनफैक्ट ये चीज़ मैं nav UL LI A के अंदर डालूंगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और nav UL LI के बाद A जो है मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ इस तरह से जो कलर है उसको वाइट कर दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये ब्लू दिखे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके नीचे की अंडरलाइन है वो टेक्स्ट डेकोरेशन नन से हट जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि यार एक लिंक जो होता है, हाइपरलिंक, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक नीचे लाइन होती है, उसको हटाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है। अब अगर मैं सेम फॉन्ट फैमिली हेडर में भी यूज़ करना चाहूँ तो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। तो ये चीज़ भी मैं कर लूँगा, लाटो सेंस सेरिफ लगा दिया मैंने। अब मैं इनको हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ तो मेरे पास कई तरीके हैं उस चीज़ को करने के। मैं यहाँ पर क्या आजमाऊँगा, जो मेरा UL है उसको मैं फ्लैक्स बॉक्स बना दूँगा। तो जो मेरा nav UL है उसको मैं फ्लैक्स बॉक्स बना दूँगा। मैं कहूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट, और मैं फ्लैक्स स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है, फ्लैक्स स्टार्ट, एंड आई थिंक दैट शुड डू द ट्रिक। यहाँ पर देखो अभी ये ऐसे आ गया है। अब मुझे क्या करना है कि वर्टिकली सेंटर करना है, ठीक है। तो अलाइन आइटम सेंटर, बट
यहाँ पर ये सेंटर नहीं हुआ। उसकी रीज़न आप लोग को बताता हूँ। देखो यार, जो मेरा यूएल है ना, यूएल कुछ इस तरह से है। मैं यूएल की जो हाइट है, या तो मैं इसको नैव के बराबर कर दूँ, अगर मैं यूएल की हाइट को हेडर के बराबर कर दूँ इनफैक्ट, तब ये सेंटर हो जाएगा। तो जो हाइट मैंने हेडर में दे रखी थी वो हाइट मैं अपने यूएल में दे दूँगा। तो मैं जो हेडर की हाइट है उसको यहाँ से मूव करता हुआ यूएल के अंदर ले आऊँगा। और आप लोगों को बताता हूँ कि ये चीज़ काम क्यों करी, ये चीज़ अभी वर्टिकली सेंटर क्यों ले आई, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो क्या था कि पहले जब मैंने हेडर की हाइट बढ़ा रखी थी तो यूएल जो है वो हेडर के अंदर अंदर आ रहा था इतनी जगह लेकर। अभी मैंने हेडर को फ्लेक्सिबल कर दिया है, यानी कि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो ये होल्ड करेगा। और यूएल को मैंने क्या किया कि जो यूएल है वो उसको मैंने हाइट दे दी। मैंने कह दिया कि भाई जो यूएल है उसकी हाइट 58 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा लिस्ट आइटम है उसमें मुझे देनी है पैडिंग, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पर 0 दूंगा, और ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, आई थिंक दैट शुड बी फाइन, 23 पिक्सल। बिल्कुल तुक्के में मैंने बहुत अच्छी इसमें पैडिंग दे दी है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने एक पैडिंग दे दी है, लिस्ट स्टाइल मैंने नन किया, पैडिंग 0, 23 पिक्सल्स। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लिस्ट स्टाइल नन किया, पैडिंग 0 और 23 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने कहाँ ऐड की है, एल आई में ऐड की है। तो सारे एल आईज़ में ये चीज़ मैं ऐड करूँगा। लिस्ट स्टाइल को नन किया था मैंने, और पैडिंग को 0, 23 पिक्सल, और यहाँ पर देखो ये बिल्कुल इस तरह से आ गया। तो मैं हेडर को बहुत सिंपल रखूँगा। अगर आप लोग कलर को चेंज करना चाहते हैं, अगर कलर को आप लोग चेंज करना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को एक CSS के अंदर एक वेरिएबल की टेक्निक बताता हूँ। आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो CSS के अंदर, और मैं उसका MDN आप लोग को खोल के दिखाता हूँ, CSS वेरिएबल्स MDN। तो CSS के अंदर आप लोग वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ग्लोबल वेरिएबल इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर मेन BG कलर किया हुआ है, मैं यहाँ पर मेन कलर कर दूंगा, ठीक है। या फिर मेन BG कलर ही करूँगा, ये बैकग्राउंड कलर ही है, ठीक है। तो मेन BG कलर मैंने यहाँ पर जैसे ब्राउन कर रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं यूज़ करना चाहता हूँ इसको, मैं यहाँ पर लिखूँगा वैर, और यहाँ पर मेन BG कलर, ठीक है। और सेम चीज़ मैं करूँगा जहाँ जहाँ मैं यूज़ करना चाहता हूँ इस कलर को, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखो ये कलर चेंज हो गया। अब या तो जावास्क्रिप्ट से या फिर वैसे आप जैसे ही इस कलर को चेंज करोगे, देखो पूरी वेबसाइट का कलर चेंज हो रहा है। तो कुल मिला के आप ये देख सकते हो यार, ये कौन सा कलर मेरी वेबसाइट को भा रहा है। यही टेक्निक यूज़ की जा सकती है डार्क मोड और वाइट मोड बनाने के लिए। लाइट मोड और डार्क मोड अलग अलग तरह से अगर आप लोग एक बटन के क्लिक पर बनाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं कोई भी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट खोलूँगा जैसे कि फ्लिपकार्ट, और अगर मैं इससे डिज़ाइन आइडिया लेने की कोशिश करूँ तो इन्होंने ब्लू कलर का रखा हुआ है बार, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ब्लू कलर का रखा हुआ है इन्होंने बार। तो अगर आप कहीं से उठाना चाहते हैं कलर डायरेक्टली एज इज, तो आप इनका कोड उठा सकते हैं, जैसे कि मैंने उठा लिया, अभी बैकग्राउंड कलर इनका उठा लिया, और आप अपने यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं बस बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग कोई भी कलर आपको दिखता है अच्छा लगता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एज इट इज़ आप लोग उठा सकते हो। अब जैसे ये लोगो है, मान लो मैं इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँ, और यहाँ पर इनका एक्सप्लोर प्लस करके है, ठीक है। मान लो इस इमेज को मैं सेव करूँ और इसको मैं डालूँगा प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट फोल्डर में डालूँगा। तो मैं बैक जाऊँगा, यहाँ से एक कदम बैक जाऊँगा, और मैं यहाँ पर लोगो डाल दूँगा, ठीक है। तो logo.png करके मैंने यहाँ पर जो है इनका लोगो ले लिया है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने नैव के अंदर एक UL रखा, नैव के अंदर मैं एक div भी रख सकता हूँ, और इनफैक्ट मैं div.logo रखूँगा, और इसके अंदर ये जो src = logo.png है ये डाल दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखो अभी कि मेरा जो लोगो है वो यहाँ पर आ चुका है। बट एक इशू है, पता है क्या इशू? ये है कि यहाँ पर जो मेरा ओके, तो div लोगो मुझे देना, वैसे उससे कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि मैंने लोगो क्लास अभी डिफाइन नहीं करी है। अब जो मेरा नैव बार है, वो उसके अंदर जो उसकी जो डिस्प्ले है वो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है। मुझे इसकी डिस्प्ले को करना पड़ेगा फ्लेक्स, और अगर मैंने इसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दिया तो ये देखो अभी ये साइड बाय साइड आ गए। हाँ, मैं इस इमेज की जो विड्थ वगैरह उसको कम कर दूंगा, वो एक अलग चीज़ है, मैं इसकी विड्थ जो है कम कर सकता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे करके बढ़ाऊँगा धीरे धीरे करके, और यहाँ पर कुछ ऐसे करूँगा तो ये देखो एक तो div क्लास = लोगो आ गया, ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरा ये नैव आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो। तो अगर मैं इस लोगो को इस्तेमाल करना चाहूँ तो सबसे पहले तो मैं अपने नेविगेशन बार को एक फ्लैक्स बॉक्स बनाऊँगा। तो जो मेरा नैव है जस्ट नैव, उसमें मैं डाल दूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। नेविगेशन बार में डिस्प्ले फ्लैक्स डाल दूँगा, और नेविगेशन बार में डिस्प्ले फ्लैक्स अगर डालूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। अब ये जो मेरा इमेज है ये है div क्लास = लोगो के अंदर, मैं लोगो क्लास को भी एक डिस्प्ले फ्लैक्स बना दूंगा, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले फ्लैक्स बना दूंगा, ठीक है, और अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब कुछ सेंटर में आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं अगर इसकी विड्थ को कम भी करता हूँ ना इमेज की,
तो आप लोग देखो यहाँ पर अगर मैं 83 पिक्सल करता हूँ इसकी विड्थ को, और इसमें अगर मैं पैडिंग देता हूँ टॉप बॉटम की 0, और थोड़ी सी पैडिंग अगर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, तो ये देखो ये ऐसे दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हो आप लोग। तो मैं ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये दे दूँगा कहाँ पर, मैं दे दूँगा ये जो मेरी IMG टैग है उसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कुछ इस तरह से दे दूँगा, मुझे देना ये IMG के अंदर, और जस्ट इस वाले IMG के अंदर जो कि लोगो के अंदर है। तो मैं लिखूँगा लोगो IMG और कुछ इस तरह से डाल दूँगा, देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो मैंने कैसे किया है। और देखो यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा तो ये मेरा जो प्रॉपर्टी है इस पर लग चुकी है, ठीक है। देख रहे हो आप लोग ये मैंने किस तरह से किया। अब डेफिनेटली इसके बीच में बहुत सारे आइटम्स होंगे, बहुत सारा यहाँ पर कंटेंट होगा, बहुत सारी इमेजेस होंगी। अगर मैं आप लोगों को फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ही दिखाऊं तो आप लोग देखो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे ये सब चीज़ें लगा रखी हैं, टॉप ऑफर्स, ग्रॉसरी, मोबाइल्स, फैशन, ये सब चीज़ें डाल रखी हैं, डील्स ऑफ द डे डाल रखी हैं, ये इस तरह से आइटम्स डाल रखे हैं, स्लाइडर्स बना रखे हैं। तो इस तरह के हम मल्टीपल स्लाइडर्स लगा सकते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ होम पेज बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस कार्ड को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर इन्होंने एक व्यू ऑल लगा रखा है, जॉइन द क्रिकेट फन लगा रखा है, कि यहाँ पर एक लाइन बना रखी है, फिर इसके अंदर यहाँ पर आइटम्स हैं जो कि होवर करने में थोड़ा बहुत इफेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर हमने एक बना दिया तो हम उसको रेप्लिकेट करके अलग अलग चीज़ों में वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि हमारा जो मेन कंटेंट है वो बन चुका है। अब मैं यहाँ पर इसकी मिनिमम हाइट सेट कर सकता हूँ। मेरा जो ये मेन कंटेनर है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरा मेन है, मैं इसको एक क्लास दे दूँगा कंटेनर की, ठीक है, या एक डिव बना लूँगा जिसकी क्लास कंटेनर होगी, और फिर मैं उस कंटेनर को जो है अपने हिसाब से सेट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ div डॉट कंटेनर, और यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और ये जो कंटेनर होगा ना मेरा, उस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, उस कंटेनर के अंदर मैं मिन हाइट जो है, मिन हाइट सेट कर दूंगा 100 VH माइनस, मैं कैल्क फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, जो इसकी मिन हाइट है उसको माइनस कर रहा हूँ, और ये जो कैल्क फंक्शन है वो यहाँ पर आएगा। बेसिकली मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि 100 VH माइनस जो मेरा हेडर की हाइट है जो कि मेरी होने वाली है 58 पिक्सल्स, तो यहाँ पर मैं 58 पिक्सल्स डाल दूँगा, और माइनस जो मेरी फूटर की हाइट है जो कि 12 VH मैंने दे रखी है, वो इस तरह से अगर मैं करूँ तो आप लोग देखो ये बिल्कुल बिना स्क्रॉल बार के ये ऐसे सेट हो गया। तो बेसिकली मैंने इसकी जो मिनिमम हाइट है उसको क्या कर दिया, मैंने कहा यार कि अगर इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाए ना तो इसकी हाइट को कुछ ऐसे सेट कर दो कि ये जो पेज है पूरा ये कुछ इस तरह से दिखे कि जो इसकी यहाँ पर ये जो हाइट है ये इतनी हो जाएगी 100 VH माइनस ये, तो कुल मिला के जो तीनों चीज़ों की हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 100 VH। तो ये मेरा पूरा व्यू पोर्ट घेर लेगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इन लिंक्स पे कोई होवर करे तो इनका जो स्टाइल है वो बोल्ड हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल D करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखूँगा होवर, कि यार कोई भी अगर इस पर होवर करे तो क्या हो। तो कोई भी इस पर होवर करे अगर, तो एक तो मैं इसका कलर चेंज करूँगा, और पता है कलर को क्या करूँगा, ब्लूइश सा कुछ करूँगा, और उसी के साथ साथ मैं इसके फॉन्ट स्टाइल को बोल्ड कर दूँगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस पर होवर करके कुछ होता है कि नहीं होता है। हाँ यार हो तो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि यार ये बोल्ड हो रहा है इसका कलर, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ना ये हो जा रहा है, क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा ब्लूइश सा हो जा रहा है, डार्क हो जा रहा है। तो ये देखो अभी ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, अभी बिल्कुल सही लग रहा है। इनफैक्ट अगर मैं कलर नहीं डालूँ ना तो शायद थोड़ी बहुत वैल्यू जो है ऐड होगी। तो मैंने जो फॉन्ट स्टाइल डाला हुआ है वो यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। लेट मी सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़। एक्चुअली यहाँ पर अब होवर काम ही नहीं कर रहा है, मैंने कुछ गलती करी है, और गलती मैंने ये करी है फॉन्ट स्टाइल डाल दिया। देखो मैंने फॉन्ट वेट होता है यार, फॉन्ट वेट, तो मुझे यहाँ पर फॉन्ट वेट लिखना है। और अब देखो यहाँ पर मैं होवर करूँगा तो ये देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, विच इज़ गुड, ठीक है। तो कलर भी अभी डाल के देख लेते हैं कैसा लग रहा है। कलर भी डाल के अगर मैं देखूँ तो ठीक ठाक लग रहा है मेरे हिसाब से। कलर मुझे हटा देना चाहिए, कलर यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, ठीक है। वैसे आप जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं आप अपनी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करें। अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है आपको कुछ करने को तब आप करें, वरना ना करें। अब मान लो यहाँ पर मैं एक सर्च बार बनाना चाहता हूँ बहुत बड़ा सा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो इस तरह का सर्च बार अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक सर्च बार भी बना सकता हूँ। तो ऐसे सर्च बार को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि जहाँ पर मैंने ये UL लिखा हुआ है जो मेरा नेविगेशन है, मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा कि नैव के अंदर जैसे मैंने लोगो डाला है और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा div डॉट एक सर्च बार बना दूंगा, और मैं यहाँ पर एक इनपुट टेक्स्ट डालूंगा, ठीक है। और इनपुट टेक्स्ट डालने के बाद मैं क्या करूँगा कि Ctrl+S करूँगा और आपको दिखाता हूँ ये इनपुट टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। डेफिनेटली
नॉट द बेस्ट इनपुट टेक्स्ट जो कि आपने देखा है, बट हम लोग इसको स्टाइल करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी विड्थ को जो है थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इनफैक्ट और बड़ा करेंगे, इनफैक्ट बहुत ही बड़ा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम इतना बड़ा तो हो, या अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो और कम कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो हमारा div डॉट सर्च है, हम इसको वापस से फ्लेक्स बना सकते हैं, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करने के साथ साथ इसकी अगर विड्थ आप लोगों को दिखाऊँ तो इतनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा। और यहाँ पर जैसे मैंने इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो जो इसकी हाइट थी वो भी यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं सॉरी अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, क्योंकि मैं इसको वर्टिकली सेंटर करना चाहता हूँ, ठीक है। और बाकी मैं इसको पैडिंग वगैरह दे दूँगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ऐड की जाएंगी सर्च में, डॉट सर्च में, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट सर्च में मैं ऐड करूँगा इस चीज़ को, तो यहाँ पर मेरा डॉट सर्च कंटेनर से पहले आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कोशिश करता हूँ पता है, मैं कोशिश ये करता हूँ, इनफैक्ट कोशिश नहीं करता हूँ, मैं जब अपने प्रोडक्शन की एप्लीकेशंस लिखता हूँ तो मैं इन्फोर्स करता हूँ स्टाइल को कि जो चीज़ें पहले आ रही हैं उनकी CSS पहले लिखो, जो चीज़ें बाद में आ रही हैं उनकी CSS बाद में ऐड करो, समझो। और इस तरह से आप लोग CSS लिखो। और ये देखो यहाँ पर अभी ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, मैंने जो इसकी हाइट और विड्थ दी थी वो मैंने खो दी, विच इज़ टू बैड। हाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था उसको देख सकता था वापस से, बट ठीक है यार मैं फिर से लिख लूँगा, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। 493 और हाइट को कर देते हैं 123 पिक्सल इज़ अ लॉट, ठीक है। तो यार आइडिया होना भी ना, मतलब देखो यार इतनी कोडिंग में करता हूँ उसके बाद भी आइडिया लग नहीं पाता है कितने पिक्सल कितना होता है, मतलब लग भी जाता है, मैं दिमाग लगा के बैठूँ थोड़ी देर तो शायद मैं बता भी दूँ, बट यू नो उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर डॉट सर्च लगाया, डिस्प्ले फ्लेक्स ये, और जो इनपुट है डॉट सर्च के अंदर खासकर जो इनपुट है उसके साथ हम क्या करेंगे, उसकी हाइट और विड्थ को हम इस तरह से सेट करेंगे, ठीक है। और हम उसी के साथ साथ बॉर्डर रेडियस लगाएंगे 2 पिक्सल की, विच इज़ वेरी लेस, 12 पिक्सल की लगाएंगे। और देख लेंगे यार तो कुछ ज़्यादा ही लगा दी मैंने बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस को हम थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा बॉर्डर होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस थोड़ी सी होनी चाहिए, ज़्यादा भी सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो हल्की सी बॉर्डर रेडियस हमने लगा दी है इसमें। कितनी लगाई बॉर्डर रेडियस? 5 पिक्सल लगा देते हैं बस, 5 पिक्सल काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस लग चुकी है। हम यहाँ पर लेफ़्ट राइट पे पैडिंग भी देना चाहेंगे, ठीक है। पैडिंग नहीं सॉरी मार्जिन देना चाहेंगे, पैडिंग तो अंदर से लग जाएगी, मार्जिन देंगे तो ये मूव करेगा, ठीक है। दिखाता हूँ आप लोग कैसे, बिल्कुल ऐसे मूव करेगा ये, ठीक है। और यहाँ पर एक बटन आप लगा सकते हैं, एक सर्च बार लगा सकते हैं, और सर्च फ्लिपकार्ट ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ाना चाहूँगा, और इसकी बॉर्डर रेडियस यार थोड़ी कम करना चाहूँगा, मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। 2 पिक्सल ही रखूँगा यार बॉर्डर पिक्सल और बॉर्डर रेडियस। और यहाँ पर देखो जिस तरह से यहाँ पर सर्च बार इन लोगों ने दे रखा है, बिल्कुल वैसा ही सर्च बार यहाँ पर आ गया है, देख रहे हो आप लोग। और इन्होंने यहाँ पर अंदर डाल लगा है इसको, सर्च का जो आइकन है इसको आप इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके कर सकते हो अंदर, बट मैं क्या करूँगा अभी के लिए, मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा यार, मैं ज़्यादा कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लगे। मैं जस्ट आप लोग को समझाना चाहता हूँ चीज़ें कम से कम टाइम में, ठीक है। 27 पिक्सल्स, तो हाइट 27 पिक्सल हो गई, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल हम करेंगे, वो मैंने कर रखी है ऑलरेडी। और मैंने क्या चेंज किया था, यहाँ पर पैडिंग ऐड करी थी। किस में ऐड करी थी? इनपुट में ही करी थी यार। पैडिंग ऐड कहाँ गई? पैडिंग नहीं, मार्जिन ऐड करी थी। कहाँ करी थी मार्जिन ऐड? क्या मैंने यहाँ पर करी थी मार्जिन ऐड? पता नहीं कहाँ करी थी, बट ठीक है यार मैं मार्जिन ऐड यहाँ पर कर दूँगा। मेरी जो मार्जिन है वो ऐड की जाएगी यहाँ पर, ठीक है, 0 टॉप बॉटम से, और 12 पिक्सल आई थिंक इतना काफ़ी है यार, ठीक है। 056 इनपुट में, ठीक है। तो जो सर्च के अंदर का इनपुट है उसमें कुछ ये मार्जिन दे दो, एंड आई थिंक वी आर गुड। बहुत बढ़िया लग रही है हमारी वेबसाइट। एक सर्च आइकन अगर आप इंटरनेट से लाना चाहते हैं तो आप वो लाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। और मैं अभी के लिए क्या करूँगा, मैं अभी के लिए एक बटन का इस्तेमाल करूँगा, बहुत ही सिंपल से बटन का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर उसके अंदर सर्च रख दूँगा और क्लास इज इक्वल टू BTN लिख दूँगा, ठीक है। क्लास इज इक्वल टू BTN में लिख दूँगा। अब ये जो बटन है मैं इस बटन को थोड़ा सा पास लाना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरी मार्जिन है यहाँ पर 056 0
और टॉप होता है, उसके बाद हमारी राइट की मार्जिन होती है। ठीक है, मैं 56 कर देता हूँ, यहाँ से मार्जिन थोड़ी कम कर देता हूँ। तो मैंने ये सब चीज़ें आपको बता रखी हैं कि यार कौन सी किस साइड की मार्जिन होती है। तो देखो मैंने यहाँ की मार्जिन कम कर दी, यहाँ की उतनी ही रहने दी। ठीक है, और ये जो सर्च है इसके अंदर मुझे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। क्लास BTN मैंने दिया है, तो मैं एक डॉट BTN बनाऊँगा, यूटिलिटी क्लास होगी हमारी। और डॉट BTN अभी मैंने एम्प्टी इस तरह से ऐड किया है। इसके अंदर अब मैं सारे के सारे लॉजिक ऐड करूँगा। आप देखो क्या करूँगा मैं। सबसे पहले तो मैं पैडिंग दूंगा, टॉप बॉटम से 12 पिक्सल थोड़ी ज़्यादा हो गई, और लेफ़्ट राइट से 7 पिक्सल दूंगा, थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है, अब इसका जो कलर है वो होगा वाइट, और जो बैकग्राउंड है वो होगा सेम हमारा। उसमें मैं एक वेरिएबल यूज़ करूँगा और मेन BG कलर ये जो है हमारा वही होगा। लेकिन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ एक बॉर्डर जो होगा हमारा ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर शायद थोड़ा डार्क हो जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में, थोड़ा वाइटिश सा रखता हूँ और ब्लूइश सा रखता हूँ, थोड़ा ब्लूइश वाइट सा रखता हूँ कलर, या एकदम ही वाइट रख देता हूँ वो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद बॉर्डर रेडियस, और वो भी मैं थोड़ी बहुत रेडियस देना चाहूँगा। और यहाँ पर ये जो मैंने 10 पिक्सल दे रखा है इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये चलेगा ऐसे। ठीक है, कर्सर दूंगा पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर करने से क्या होगा कि जब मैं एरो लेकर जाऊँगा यहाँ पर तो अब ये हाथ बन के आएगा। ठीक है, तो वो मैं चाहता हूँ। तो BTN के अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, पैडिंग का P कॉपी नहीं हुआ, चलो लिख लेंगे उसको, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। मैं रिलोड भी करूँगा तो देखो ये कुछ ऐसे आ गया। अब डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि इस पर कोई होवर करे, तो थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो या चेंज हो, वो चीज़ें आप कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं नहीं कर रहा यार। ठीक है, और जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट डाल सकते हो इसमें आप, जो फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पर रखी हुई है वही फ़ॉन्ट आप लोग डाल सकते हो। तो फ़ॉन्ट डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फ़ॉन्ट को कुछ इस तरह से आप लोग डाल लो और इंपोर्ट कर लो। ठीक है, कुछ इस तरह से, या एक काम करो कि फ़ॉन्ट को यूटिलिटी क्लास का एक पार्ट मत बनाओ, डायरेक्टली क्या करो कि जो हमारा डॉट सर्च है उसके अंदर जो बटन है उसके अंदर आप ये डाल दो। ठीक है, नॉट दिस बट दिस। ठीक है, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर कि इसकी जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज हो चुकी है। आप फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर सकते हो, फ़ॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड कर सकते हो, और मेरे हिसाब से आप फ़ॉन्ट वेट को जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार 900 आपको डालना है तो आप 900 डाल लो। मेरे हिसाब से यार मैं फ़ॉन्ट वेट को 900 ही रखूँगा। ठीक है, या फिर मैं फ़ॉन्ट वेट को 700 रखूँगा, कोई एरो लेकर जाएगा तो 900 कर दूँगा। ठीक है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट वेट को मैं भी यहाँ पर 900 कर दूँगा। ठीक है, सर्च बटन के अंदर फ़ॉन्ट वेट को 900 कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो क्या होगा। अब ये कुछ इस तरह से देखो आ रही है, और यहाँ पर कोई भी चीज़ मैं सर्च कर सकता हूँ। आप इसको भी स्टाइल कर सकते हो कि इसके अंदर कंटेंट किस फ़ॉन्ट में कैसा आ रहा है। प्लेस होल्डर यहाँ पर डाल सकते हो आप। प्लेस होल्डर क्या होता है, अगर आपने HTML पढ़ी हुई है तो आप लोग यहाँ पर प्लेस होल्डर इज इक्वल टू लिख सकते हो सर्च हेयर। ठीक है, और यहाँ पर देखो सर्च हेयर लिख कर आ जाएगा। और डेफिनेटली पैडिंग इसमें डाल सकते हो इनपुट के अंदर। तो जो इनपुट है इसके अंदर अगर आप पैडिंग डालोगे, टॉप बॉटम से 0 डाल देता हूँ, लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल डाल देता हूँ। देखो थोड़ा खिसक गया 12 पिक्सल, जो कि सही लग रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसी विंडो को अगर मैं रीसाइज़ करूँ तो यार देखो ये तो यार हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया यहाँ पर। ये क्या नाटक है, ये तो पूरा ही ख़राब हो गई वेबसाइट। तो डेफिनेटली मुझे इसमें कुछ रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म डालना है। उसी के साथ साथ इसके अंदर मुझे चीज़ों को डिस्प्ले कराने का कुछ ना कुछ यहाँ पर बंदोबस्त करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरा मेन यहाँ पर एक इमेज रहेगी उसको मैं डालूँगा। ठीक है, तो उसको डालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा मेन है, जो मेरा मेन कंटेनर है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि एक div डॉट स्लाइडर बनाऊँगा, जो कि एक्चुअल में एक इमेज स्लाइडर नहीं होगा। मैं इमेज स्लाइडर बनाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं इसके अंदर यहाँ पर एक इमेज डालूँगा और उस इमेज को लेकर आऊँगा मैं अनस्प्लैश से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस टैब को इसमें मर्ज कर देता हूँ, मेरी इस वाली में मर्ज कर देता हूँ, इसको पकड़ के ऐसे, और source.unsplash.com। और यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा कि जैसे इन्होंने नेचर वाटर का सर्च किया हुआ है, उसी तरह मैं क्या करूँगा, शॉपिंग ई-कॉमर्स, देखता हूँ कुछ आता है कि नहीं। और यहाँ पर देखो शॉपिंग और ई-कॉमर्स से रिलेटेड ये आ गया। डेफिनेटली हाइट कम करना चाहूँगा इसकी मैं, तो जहाँ हाइट 900 थी वहाँ हाइट 200 रखूँगा अब, और 200 थोड़ी कम हो गई यार। तो यार देखो थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर तो खेलना ही पड़ता है। ठीक है,
तो यहाँ पर यह हाइट बिल्कुल सही है। सिंक्रोनाइजिंग द वर्ड ऑफ कॉमर्स, बढ़िया इमेज है, ठीक है। और यार इस इमेज को सेंटर भी करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैंने जो div डॉट स्लाइडर बनाया है, या तो मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँ, ठीक है, या तो मैं ये कर लूँ, या मैं क्या करूँ कि इसकी मार्जिन को ऑटो कर दूँ और उसी के साथ साथ इसको विड्थ दे दूँ 80 VW की, ठीक है, तब ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो मैंने विड्थ और मार्जिन ऑटो दे दी, तब भी सेंटर कर लेगा ये। तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो मैं ये दोनों काम कर लूँगा। जो डॉट स्लाइडर है, जो मेरा डॉट स्लाइडर है, मैं मार्जिन ऑटो कर दूंगा, विड्थ इसकी 80 VW कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि मेरा जो इमेज है अब बदल के आएगी। एंड डेफिनेटली इसके ऊपर से मैं इस स्लाइडर के अंदर मैं मार्जिन देना चाहूँगा और टॉप में देना चाहूँगा मेनली। लेफ़्ट राइट से तो हमने ऑटो कर रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर लेफ़्ट राइट से ऑटो करनी पड़ेगी मार्जिन हमें, वरना सेंटर नहीं होगी इमेज, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऊपर से स्पेसिंग आ गई थोड़ी सी और ये इमेज आ गई, ठीक है। आई होप कि यार आपको समझ में आ चुका है ये सब चीज़, ठीक है। अब नीचे मैं आइटम डालूंगा और बिल्कुल इस तरह का डिज़ाइन बनाऊंगा जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं रेप्लिकेट करने बैठ गया डिज़ाइन, तब थोड़ा सा वैसा हो जाएगा कि यार मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा मुझे डेफिनेटली, ठीक है। तो सोर्स सनस्प्लैश की एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सोर्स सनस्प्लैश से हर बार अलग अलग इमेज जो है वो डाउनलोड होती है, और इसलिए जो है आप अगर फ्रीज़ करना चाहते हैं एक इमेज को, तो आप राइट क्लिक करके सेव इमेजेस करके उस इमेज को लगा सकते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ रिलोड होकर अलग अलग इमेज आए, थोड़ा सा डायनामिक रहती है वेबसाइट और अच्छी भी लगती है, ठीक है। तो हमने काफ़ी बढ़िया वेबसाइट बना दी है यार, ऐसे सोचा जाए तो। देख रहे हो मतलब कितनी बढ़िया लग रही है। अब नीचे मैं कुछ आइटम्स को डिस्प्ले करने का इस तरह का कुछ बनाऊंगा। तो अगर मैं ये कार्ड बनाना चाहूँ तो मैं इसको एक div डॉट कार्ड करके बनाऊँगा, अपने मेन के अंदर ही बनाऊँगा। और div डॉट कार्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, कार्ड के अंदर बेसिकली बहुत सारी इमेजेस होंगी मेरी, और कुछ इस तरह का कंटेंट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पॉपकॉर्न है और आइटम होंगे बेसिकली, एक आइटम है, दूसरा आइटम है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो एक तो हेडिंग होगी, ठीक है, कार्ड के अंदर, जिसको मैं H2 से लिखूँगा, जॉइन द क्रिकेट फन। और दूसरी चीज़ क्या होगी, एक तो हेडिंग होगी और दूसरी चीज़ होगा आइटम, कार्ड आइटम, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों पे मुझे CSS लगानी पड़ेगी। जो कार्ड आइटम होगा मेरा, मैं उस तरह के बहुत सारे आइटम्स देखना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं SRC = सोर्स अनस्प्लैश करता हूँ और यहाँ पर क्रिकेट डाल दूंगा मैं, क्रिकेट, और 160 बाय 160 की इमेज होगी मेरी, ठीक है। और ई कॉमर्स हटा देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद मैं इसको स्टाइल करता रहूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर जॉइन द क्रिकेट फन आ गया। अच्छा, ये इतना नीचे क्यों आ रहा है, ये भी मुझे जानना है। ये बाकी की स्पेस कौन खा गया, ये नीचे क्यों आ रहा है, ये चीज़ मुझे देखनी है। तो यार ये तो रहा मेरा कंटेनर, कंटेनर के अंदर ही डाला ना मैंने, नहीं मुझे कंटेनर के अंदर डालना चाहिए था इसको, जो कार्ड है। तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर है सब चीज़ें, कार्ड, स्लाइडर, कार्ड, ये सब कंटेनर के अंदर आएंगे मेरे, ठीक है। हाँ, अब सही हो जाएगा। देखो जॉइन द क्रिकेट फन, और यहाँ पर क्रिकेट की एक इमेज आ गई है। बट एक दिक्कत है, और दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये यहाँ पर मुझे जो इसकी मिनिमम मैक्सिमम विड्थ है उसको मुझे यहाँ पर चेंज करना है। तो बेसिकली मैं अगर यहाँ पर इसको पहले बना लूँ, उसके बाद मैं देखूँगा क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है। अभी के लिए तो मैं यहाँ पर नीचे कैप्शन भी लिखना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या चीज़ है, कितना ऑफ है, और 3 चीज़ें मैं लिखूँगा, ठीक है। और उसको मैं कुछ ऐसा कह लो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 करूँगा, ठीक है। तो मैं एक तो यहाँ पर लाइन 1 लिखूँगा, फिर लाइन 2 लिखूँगा, फिर लाइन 3 लिखूँगा। तो मैं div डॉट लाइन्स लिखूँगा, और सबसे पहले तो मैं लिखूँगा यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर क्रिकेट बैट्स, उसके बाद लिखूँगा मिनिमम 20% ऑफ, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखूँगा ग्रैब नाउ, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये देखो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, डेफिनेटली अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं मानता हूँ इस बात को, और ये भी चीज़ इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। तो जो यहाँ पर मैंने अभी आप देख रहे हो ये कार्ड बनाया, ठीक है, div डॉट कार्ड, जिसके अंदर हमारे कार्ड आइटम्स आने वाले हैं। मुझे यहाँ पर करना क्या पड़ेगा कि इसको मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सब कुछ सेंटर में आ जाए। तो उस चीज़ को करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो इसको पैडिंग दे दूँ, ठीक है, या तो मैं लेफ़्ट राइट से पैडिंग दे दूँ इसको, या फिर मैं वो कर दूँ जो मैंने कंटेनर के अंदर किया है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि जो इसकी विड्थ है, जो कार्ड की विड्थ है, मिन विड्थ, अगर मैं 40 VW कर दूँ,
मिन विड्थ नहीं, मैक्स विड्थ, ज़्यादा से ज़्यादा 40 VW हो सकती है। और उसी के साथ साथ मार्जिन ऑटो, उससे क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। बट मुझे मालूम नहीं है अभी कार्ड कहाँ पर है, तो मैं एक काम करूँगा, स्टाइल्स पे जाऊँगा अपने, और जो कार्ड है ना, इसके बैकग्राउंड को कोई कलर दे दूँगा, यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर दे दूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये कितना है। ठीक है, अब मैं बढ़ा सकता हूँ इसको, तो मैं इसको इतना रखना चाहूँगा, इतना रखना चाहूँगा, थोड़ा सा बड़ा ही रखना चाहूँगा। ठीक है, तो जॉइन द क्रिकेट फन जो मैंने लिखा वो देखो कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैं डालूंगा इसमें, जो मेरा कार्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद कोई स्टाइल होगा तो मैं कार्ड आइटम में डाल दूँगा, और मैं वो हटा रहा हूँ अभी जो मैंने डाला था। तो जॉइन द क्रिकेट फन, और यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से आ गया। अगर आप इनका देखो फ्लिपकार्ट का, तो जॉइन द क्रिकेट फन ये पूरा एक डब्बे के अंदर आ रहा है, जिसका बैकग्राउंड वाइट है और यहाँ का बैकग्राउंड अलग है। तो मैं वैसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसकी फ़ॉन्ट बढ़ा सकता हूँ, इसको एक और बड़ी हेडिंग बना सकता हूँ, बट आई थिंक आई एम गुड। मैं H2 में फ़ॉन्ट ऐड करूँगा, तो जो मेरे कार्ड की H2 है मैं उसके अंदर अपनी यही वाली फ़ॉन्ट ऐड करूँगा। और डेफिनेटली आप और फ़ॉन्ट्स भी ला सकते हो, बट मैं यही वाली फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मालूम है आप कैसे फ़ॉन्ट ला सकते हो, विच इज़ गुड। ठीक है, या फिर अगर आप कहो तो मैं गूगल फॉन्ट्स में जाकर आपके लिए फ़ॉन्ट्स ले भी आता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर उबंटू यूज़ कर सकते हैं। उबंटू थोड़ी सी ना, अब देखो यार, अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन सबसे पहले तो आइज़ ऑफ द बिहोल्डर, और उसके बाद कि किस फ़ॉन्ट के साथ यूज़ किया। जब तक लग के नहीं देखोगे ना, आप उसको लगा कर देखोगे नहीं एक बार, तब तक पता नहीं चलेगा कैसी दिखने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और स्टाइल मैंने ऐड कर दिया। और स्टाइल ऐड करने की बात आई है तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, एक ही URL में आप ऐड कर सकते हो स्टाइल्स। एक बार में आप जितने स्टाइल्स ऐड करने गूगल फॉन्ट से एक लिंक बना लो और एक लिंक को इंपोर्ट करो। मैं अलग अलग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर अलग अलग टाइम पर डिसीजन लिया है। एट द एंड में क्या करूँगा, सारे के सारे स्टाइल्स को एक में कर लूँगा। तो बेसिकली आप क्या करो, जैसे मैंने उबंटू ऐड किया, गूगल फॉन्ट पे गया, मान लो मुझे ये भी ऐड करना है, सेलेक्ट दिस स्टाइल, तो एक ही लिंक के अंदर देखो इसने मुझे ऐड करके दे दिए दोनों स्टाइल। तो ऐसा करना है आपको, सारे के सारे स्टाइल्स को कलेक्ट कर लो पहले, फिर एक ही लिंक में उसको ऐड कर लो। ठीक है, चलो जी बढ़िया, ये तो बढ़िया हो गया। अब ये हमने कर लिया, अब क्या करेंगे हम कि जो हमारा कार्ड था, कहाँ था कार्ड हमारा, नीचे था कार्ड, उसके अंदर ये फॉन्ट फैमिली जो है वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये देखो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, जॉइन द क्रिकेट फन, क्रिकेट बैट्स मिनिमम 20% ऑफ, ग्रैब नाउ, कुछ इस तरह से। ठीक है, हाँ मुझे मालूम है इमेज अच्छी नहीं लग रही है, बैट की इमेज नहीं है, तो मैं अपनी इमेज की कलेक्शंस को ला सकता हूँ यहाँ पर। और हाँ ये इमेज जो है लग रही है कि हाँ ये ई-कॉमर्स वेबसाइट की इमेज है। यहाँ पर अगर आप स्लाइडर बना दें, यहाँ पर 2 बटन्स लगाकर उनको पोजीशन करके जावास्क्रिप्ट से क्लिक करके, जैसे मैंने स्लाइडर बनाना सिखाया था आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में, वैसे अगर आप काम करो तो आप वो भी स्लाइडर भी बना सकते हो। और इसको रिस्पॉन्सिव भी हम लोग बनाएंगे। तो जॉइन द क्रिकेट फन यहाँ पर जो है इसको ठीक कर लेते हैं पहले। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जल्दी से इंस्पेक्ट करूँगा, और ये जो मेरी H2 है इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि Y से मार्जिन ऐड करूँगा। तो मैं मार्जिन कुछ इस तरह से करूँगा, 12 पिक्सल और 0। मैं यहाँ पर लेफ़्ट राइट में मार्जिन नहीं देना चाहता, जस्ट मैं कुछ ऐसे इतना रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मार्जिन क्या कर दिया, 26 पिक्सल कर दिया, और मैं इसको my के नाम से एक यूटिलिटी क्लास दे दूँगा। ठीक है, तो जब भी मुझे my1 कर देता हूँ, इसको थोड़ी बहुत मार्जिन देनी है तो मैं my1 क्लास जो है ऐड कर सकता हूँ। my2 कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैं my2 के बाद 3 बना दूंगा, एक 4 बना दूंगा। ठीक है, बाय द वे ये बूटस्ट्रैप से इंस्पायर्ड है, जो मेरा क्लास को नेम करने का सिस्टम है ना, मैंने बूटस्ट्रैप से इंस्पिरेशन लिया है। my3 क्लास बूटस्ट्रैप में होती है, my2 भी होती है, तो मैंने बिल्कुल बूटस्ट्रैप से इंस्पिरेशन लिया है इस चीज़ का। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं पहले ही। तो यहाँ पर देखो जॉइन द क्रिकेट फन, अगर यहाँ पर हम लोग इसको सेंटर कर दें तो कितना अच्छा रहेगा। तो टेक्स्ट सेंटर मैंने बनाया क्या, मैं एक टेक्स्ट सेंटर भी बनाऊंगा और टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दूंगा। और ये जो पैराग्राफ्स हैं ना सारे, इन सब में मैं ये टेक्स्ट सेंटर क्लास लगाऊंगा। तो मैं कॉपी करूंगा इसको और यहाँ पर कुछ इस तरह से स्पेस देकर पेस्ट करूंगा। और यहाँ पर देखो जॉइन द क्रिकेट फन। ओके, तो ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई मैं बताता हूँ आप लोग को। जो ये डिव था हमारा लाइंस वाला, और ये जो कार्ड आइटम है ये कुछ ज़्यादा ही विड्थ ले रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो कार्ड है हमारा वो पूरी विड्थ ले रहा है। इसके अंदर हमने H1 रखा है विच इज़ फाइन, लेकिन जो कार्ड आइटम है ना इसकी विड्थ हमें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी विड्थ को मैं अगर 12 VW कर दूँ तो अभी देखो इसकी विड्थ मैंने काफ़ी कम कर दी है। और
उसी के साथ साथ ये जो कार्ड आइटम है इसके अंदर ही मुझे लाइंस को डालना चाहिए था। तो जो div डॉट लाइन्स है यार ये कार्ड आइटम के अंदर आएंगे, ठीक है, हाँ कार्ड आइटम के अंदर आएंगी ये। तो अभी यहाँ पर अगर ये जो मेरा कार्ड आइटम है इसकी विड्थ को मैं चेंज करके 12 VW कर दूँ, या इसकी विड्थ को मैं चेंज करके 10 VW कर दूँ कुछ इस तरह से, तो ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक हो जाएगा और ये सेंटर में आ जाएगी। और मैं चाहता हूँ ये इमेज भी सेंटर में आए। तो जो मेरा कार्ड आइटम है उसको मैं एक फ्लेक्स बॉक्स बनाना चाहूँगा, ठीक है। तो कार्ड आइटम में मैं क्या करूँगा, जो मेरा कार्ड आइटम है उसमें मैं कुछ CSS लिखूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बस इतना ही, ठीक है। और हाँ फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पर रो नहीं कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो ये कॉलम में वापस से आ जाएगा। देखो जॉइन द क्रिकेट फन, क्रिकेट बैट्स, मिनिमम 20% ऑफ, और यहाँ पर इन तीनों में मैं क्या करूँगा, क्लास लगाऊंगा। टेक्स्ट सेंटर के साथ साथ मैं लगाऊंगा MY 2 बनाई थी, 3 बनाई थी, 2 बनाई थी। देखता हूँ अगर ये थोड़ी ज़्यादा लगी मुझे तो कम कर लूँगा इसको। मैंने ये क्या कर दिया यार, जॉइन द क्रिकेट फन जैसे ही लिखा, इतनी बड़ी क्यों गई इमेज, लेट मी चेक व्हाट द इशू इज़। तो यहाँ पर 160 बाय 160 की इमेज थी ये, और यहाँ पर क्या दिक्कत आई। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने डिस्प्ले को फ्लेक्स किया, आप लोग यहाँ पर देखो कि जो इसकी विड्थ थी इमेज की वो ख़राब हो गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस विड्थ को फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं या तो डायरेक्टली विड्थ लगा दूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, मैं विड्थ इज़ इक्वल टू 160 पिक्सल, या तो मैं ऐसा कर दूँ, ठीक है, या तो मैं ऐसा कर दूँ, या फिर मैं क्या करूँ कि जो ओवरऑल मेरा ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स है, मैं यहाँ पर इसको एक चीज़ और देख रहा हूँ, कार्ड आइटम जो है इसकी विड्थ मुझे चेंज करनी है। तो मैं एक चीज़ और करूँगा यार, यहाँ पर इनलाइन फ्लेक्स कर दूँगा इसको। इनलाइन फ्लेक्स करने से क्या होगा कि जो विड्थ है वो भी मैं अब इसकी चेंज कर पाऊँगा, ठीक है। तो मेरा कार्ड आइटम जो है वो है इनलाइन फ्लेक्स अब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कार्ड आइटम कुछ इस तरह से बन गया है, और मैंने यहाँ पर MY3 भी लगा रखी है। तो MY3 यहाँ पर काम नहीं करी, मैं देख रहा हूँ क्यों काम नहीं करी। MY2 मैंने यूज़ करी हुई है, यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन करी हुई है। तो मैं MY3 भी डिफ़ाइन कर दूँगा अगर मुझे लगा कि मुझे कुछ लगाना चाहिए। मैं MY2 लगा के देखता हूँ कितना डिफरेंस आ रहा है। थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है MY2, MY1 कर लेता हूँ और उसको डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। MY1 की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ी कम होगी, जितनी मैंने अभी यहाँ पर MY2 में लिखी है उससे कम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने MY1 लिखना था, MY1 मैंने MY2 क्यों लगा दिया, सेव नहीं किया इसको, ओके। MY1 की मार्जिन को कम करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से कम करना पड़ेगा। 5 पिक्सल इज़ फाइन, ठीक है। और डेफिनेटली मैं कंप्लीट टेम्पलेट नहीं बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। मैं जस्ट आप लोग को मिनिमल करके दूंगा 5 पिक्सल्स, ठीक है। और दूसरी बात और मैं यहाँ पर इस वीडियो के एंड में बोलूँगा, वो डिज़ाइन को ले गया कि यार अगर आपकी वेबसाइट्स खूबसूरत नहीं बन रही है तो क्या करा जाए खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी टिप दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अब कि हमारा जो कार्ड है वो एक कार्ड आइटम बन चुका है। यहाँ पर इस तरह के हम बहुत सारे आइटम्स डाल देंगे। अब इस कार्ड आइटम को हम रेप्लिकेट करेंगे, देखते जाओ कैसे। तो ये जो कार्ड आइटम एक बन चुका है हमारा, इसको मैं कॉपी करूँगा, और मुझे पता है मैंने बहुत तेज़ से कॉपी कर दिया, बहुत सारे आइटम डाल दिए यहाँ पर। आप क्या कर सकते हैं कि ये जो कार्ड आइटम है आप इसमें मार्जिन दे दें, टॉप बॉटम से 0 पिक्सल और यहाँ से आप बढ़ा दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मार्जिन डाल दी, ठीक है। जो मेरा कार्ड आइटम था उसमें मैंने कुछ इस तरह से मार्जिन डाल दी, ये ज़रूरी थी, ठीक है। 0.15 पिक्सल, तो जो कार्ड आइटम है उसके अंदर मार्जिन डाल दो। एक चीज़ और करना चाहूँगा, और वो ये है कि जितने भी कार्ड आइटम्स है मेरे, उसको मैं डालना चाहूँगा एक div डॉट कार्ड्स में, कार्ड्स नाम के div में डालना चाहूँगा। और जो मेरा लास्ट कार्ड आइटम है उसके अंत में मैं कुछ ऐसे कर दूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा। और जो मेरा डॉट कार्ड्स होने वाला है, ठीक है, जो मेरा कार्ड्स होने वाला है, जो कि मेरे कार्ड आइटम्स को होल्ड कर रहा है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, डॉट कार्ड्स लिखूँगा। और डॉट कार्ड्स लिखने के बाद मैं इसकी डिस्प्ले को कर दूँगा फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन को कर दूँगा कॉलम, ठीक है। और अलाइन आइटम्स को कर दूँगा सेंटर, ठीक है। लेट मी सी हाउ इट लुक्स। ओके, मैंने कॉलम क्यों कर दिया यार, मुझे रो ही चाहिए थी, ठीक है। और यहाँ पर सेम इमेज आ गई है, लेकिन यार ये सेंटर नहीं हुआ, क्या माजरा क्या चल रहा है। हाँ भाई, क्या माजरा चल रहा है। div डॉट कार्ड्स अलाइन आइटम सेंटर किया, ओके। अलाइन आइटम नहीं, जस्टिफाई कंटेंट करना था।
अब आ जाएगा सेंटर में, ठीक है। और आइटम्स डालोगे तो वो और अच्छे लगेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को भी सेंटर में ले आओ, फिर अगर आप इसको सेंटर में ला रहे हो तो जॉइन द क्रिकेट फन को भी सेंटर में ले आओ, या फिर इसको लेफ्ट की तरफ ही रखो, या फिर इतना आइटम्स रखो कि आपका जो डब्बे हैं वो भर जाए, ठीक है। तो मैं ये जो कार्ड्स वाला डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर है, मैं इसको हटा रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं इसको सेंटर में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, ये इसके साथ साथ ही अच्छा लगेगा, बट इनफ आइटम्स है अगर तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि क्रिकेट बैट्स मिनिमम 20% ऑफ, और जिस तरह से मैंने यहाँ पर क्रिकेट बैट्स मंगाए उसी तरह से मैं यहाँ पर क्रिकेट बॉल बैट मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इमेजेस अलग अलग लोड हो। स्टम्प्स, ठीक है, सिर्फ क्रिकेट रहने देते हैं एक को, और इसमें मैं लिख दूंगा यहाँ पर कीपिंग, ठीक है। तो देखो इमेजेस अलग अलग लोड होंगी, देख रहे हो, अलग अलग इमेजेस लोड हो रही हैं यहाँ पर। और एक चीज़ मैंने नोट करी है कि जो अनस्प्लैश एपीआई है ना, वो एक टाइम के बाद स्लो हो जाती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद उनको लगता है कि आप उन पर अटैक कर रहे हो, बार बार लोड कर रहे हो उनकी इमेजेस को, तो मे बी उसकी वजह से, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोगों ने देखा हमने गरीबों की फ्लिपकार्ट बना दी, ठीक है। और मतलब डिज़ाइन वाइज हमने प्रैक्टिस करी है, हमको यहाँ पर ई कॉमर्स स्टोर तो बना नहीं रहे, ठीक है। ठीक ठाक अच्छा स्टोर बना दिया हमने। इस चीज़ को रेप्लिकेट आप लोग कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ये जो कार्ड है इसको रेप्लिकेट कर लो अलग अलग तरह के आइटम्स के लिए, ठीक है। तो ये 3 बार आ गया, अलग अलग आइटम्स के लिए आप कर लो इस चीज़ को। स्लाइडर्स बना दो यहाँ पर, और ये जो जॉइन द क्रिकेट फन है इसको चेंज कर लो। जैसे कि अगर मैं फ्लिपकार्ट खोलूँ तो फर्नीचर बेस्ट सेलर्स लगा दूंगा मैं, इन इमेजेस को डाउनलोड करके लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस यार, पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस माय फ्रेंड। अब यहाँ पर इसको भी मैं मिनिमाइज़ करूँगा, और जो जॉइन द क्रिकेटिंग फन दूसरा वाला है इसमें यहाँ पर बेस्ट फ़ोन बैटरीज डाल दूँगा, ठीक है। और यार फ्लिपकार्ट वाले तो बहुत कुछ करते हैं ये लोग, तो मतलब इसमें मशीन लर्निंग लगाकर पता करते हैं आपने क्या चीज़ कब खरीदनी है, ठीक है। तो वो सब तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो भाई सिंपल CSS सीख रहे हैं, हम तो लर्नर्स हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जॉइन द क्रिकेट फन, बेस्ट सेलर और ये वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसकी इमेज की विड्थ को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जहाँ 160 बाय 160 ये कंट्रोल F करता हूँ, वहाँ आप 200 बाय 200 कर दो अगर, तो ये चेंज नहीं हुआ। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुआ चेंज, ये 200 बाय 200 करा दो, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था कि जो कार्ड आइटम है उसकी इमेज के साइज़ को चेंज किया था। इनफैक्ट हमने चेंज नहीं किया था, विड्थ इज इक्वल टू डाल दिया था। तो जहाँ विड्थ इज इक्वल टू ये है, अब हम क्या करेंगे, विड्थ इज इक्वल टू 200 पिक्सल कर देंगे। सबको मैंने रिप्लेस करके देखो ऐसा बना दिया। अभी थोड़ा चौड़ा सा हो गया थोड़ा, ठीक है, ठीक लग रहा है। जॉइन द क्रिकेट फन, और इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये फर्नीचर बेस्ट सेलर्स, फ़ोन बैटरी, इसके आप ये चेंज कर सकते हो। जैसे बेस्ट फ़ोन बैटरी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फ़ोन बैटरी, ठीक है। फिर यहाँ पर फ़ोन लिख लो, ठीक है, फ़ोन। तो अनस्प्लैश जो है आपके लिए रियल टाइम में इमेज ले आएगा, बट प्रोडक्शन में मत यूज़ करना यार अनस्प्लैश को, मेरे हिसाब से एक टाइम के बाद बहुत स्लो हो जाता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। और कभी अनस्प्लैश डाउन है तो आपकी भी अच्छी खासी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्रिकेट बैट्स मिनिमम 20% ऑफ, तो ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है डायनामिकली चेंज किया जा सकता है। और ये जो पूरा कंटेनर है मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है अभी भी कि ये स्लाइडर है, ये कंटेनर है, ये जो पूरा कंटेनर है, अगर मैं इस पूरे कंटेनर को सेंटर कर दूँ, ठीक है, एक कार्ड यहाँ पर है, एक कार्ड यहाँ पर, एक कार्ड यहाँ पर, एक कंटेनर के अंदर स्लाइडर है, तो मैं अगर एक कंटेनर के अंदर डाल दूँ ये तीनों कार्ड्स को और इसको सेंटर कर दूँ तो वो चीज़ भी कर सकते हो आप, ठीक है। बट मैं अभी इसको ऐसे ही रखूँगा, ठीक है। बहुत ही ठीक ठाक दिख रही है वेबसाइट हमारी, हमने ठीक ठाक डिज़ाइनिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, मीडिया क्वेरी की सहायता से इसमें थोड़ा बहुत हम CSS लगाएंगे और मीडिया क्वेरी से रिस्पॉन्सिव बनाएंगे इसको। हर कार्ड के बाद आप HR भी लगा सकते हो, ये भी बता दूँ आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ पर अगर HR लगा दिया तो ये HR कुछ इस तरह से आएगा, एक लाइन बन के आ जाएगी जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप इस लाइन को एक ऐसे बॉक्स के अंदर डालना चाहते हो जिसकी विड्थ कम है तो ये सिर्फ इतने के अंदर आएगी लाइन, ठीक है, अगर आप इसको कार्ड के अंदर कर देते हो तो। बट मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ HR को, मैं इसको भी ऐसे ही रहने दूँगा। आई थिंक दिस लुक्स जस्ट फाइन। ये कोई बहुत ख़तरनाक डिज़ाइन भी नहीं है, बट हाँ हमने काफ़ी हद तक रेप्लिकेट कर दिया जो हम बनाना चाहते थे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा। आप ये सारे कीवर्ड चेंज करना और मज़ा आएगा आप लोगों को, और इमेजेस डालना, मैं तो कहूँगा पूरा एंड तक भर देना इसको, तो और मज़ा आएगा आप लोगों को। मैं यहाँ पर इसके जो ओवरफ्लो है, इसका जो ओवरफ्लो है ना, जॉइन द क्रिकेट फन नहीं, कार्ड्स का जो ओवरफ्लो है, देखो कार्ड्स हमारा इतना है, ठीक है। इसका जो ओवरफ्लो है उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं हिडन कर दूँगा। तो कोई भी इमेज अगर इसमें से लीक करेगी
तो वो हाइड हो जाएगी। तो डॉट कार्ड्स के ओवरफ्लो को हिडन कर दूंगा मैं, ठीक है, डॉट कार्ड्स के ओवरफ्लो को हिडन कर दूंगा। और ये जो मैंने कार्ड लिखा हुआ है इसके अंदर मैं अगर और कार्ड्स ऐड करूँ, जैसे कार्ड आइटम में और ऐड करूँ, तीन कार्ड्स और ऐड कर दिए मैंने, जो कि बहुत है, ठीक है। देखो इतने सारे कार्ड्स हो गए अभी, तो हर जगह मैंने 3 कार्ड्स और ऐड कर दिए। तो मैं कर ही लेता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। हर जगह 3 कार्ड्स और ऐड करना है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर भी करता हूँ ये चीज़, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से भी दिख रहा है, विच इज़ प्रिटी कूल। और जो हमारा कार्ड आइटम है उसमें टॉप में भी थोड़ी सी मार्जिन देना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो कार्ड है मेरा, थोड़ी मार्जिन तो बनती है, टॉप से नहीं तो बॉटम से तो बनती है, इनफैक्ट दोनों साइड से बनती है। मार्जिन कोलैप्स यहाँ पर ज़रूर हो जाएगा, बट आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत मार्जिन चाहिए यहाँ पर। तो जो मार्जिन ऑटो मैंने लिखी हुई है वहाँ पर मैं डाल दूँगा मार्जिन 12 पिक्सल ऑटो, ठीक है। हाँ यार अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा तो अच्छा लग रहा है, थोड़ी स्पेसिंग होती है तो यार अच्छा ही लगता है, ठीक है। 37 पिक्सल की मार्जिन काफ़ी बढ़िया लग रही है, 37 पिक्सल की दे देते हैं मार्जिन, ठीक है। बट देनी कहाँ पर है, कहाँ पर देनी है 37 पिक्सल की मार्जिन? 37 पिक्सल की मार्जिन देनी है डॉट कार्ड को, ठीक है, डॉट कार्ड को 37 ऑटो, एक सेमीकोलन हटाऊंगा, ठीक है। आई होप कि यार ये डिज़ाइन से आप बहुत संतुष्ट हैं। यार मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, नीचे कमेंट में लिख दो संतुष्ट हो कि नहीं, और अगर संतुष्ट नहीं हो तो मुझे नहीं पता आपको कौन सा डिज़ाइन संतुष्ट करेगा इस लेवल पर। एज अ बिगिनर अगर आप इस तरह का वेब पेज बना पा रहे हो तो मेरे हिसाब से यू आर डूइंग अमेजिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ये सारे के सारे टेक्स्ट जो है इसको तो आप लोग चेंज कर लेना, मैं इनमें से कुछ इमेजेस को चेंज ज़रूर करूँगा, क्योंकि इमेजेस मुझे रिपीटेड अच्छी नहीं लग रही हैं। तो मैं इन इमेजेस को चेंज करता हूँ और वापस आता हूँ और इसको फिर रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। सो गाइस मैंने पता है अभी यहाँ पर क्या करा, मैंने ये जो मेरा सारा का सारे इमेजेस हैं इनमें जो सोर्स थी इनकी वो चेंज कर दी मैंने, जो कीवर्ड्स थे वो चेंज कर दिए। तो उससे फ़ायदा कुछ ये हुआ कि मेरे जो इमेजेस हैं वो अब डिफरेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि यहाँ पर जो मैंने ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है, मेरे जो ये कार्ड्स हैं इनमें ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है, मैं इसको स्क्रॉल भी कर सकता था। और स्क्रॉल करने से क्या होगा, ये कुछ इस तरह के स्क्रॉल बार्स आएंगे, ठीक है, देख रहे हो इस तरह के स्क्रॉल बार्स आएंगे, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन अभी के लिए मैं इसको हिडन ही रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या करेंगे ना, यूजुअली हम लोग कुछ स्लाइडिंग टाइप का एनिमेशन लेकर आएंगे और उसके हिसाब से हम लोग जो है इसको डिज़ाइन करेंगे। बट वेबसाइट कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना यार, कड़क लग रही है नहीं लग रही है, नीचे कमेंट में कड़क लिख दो सब लोग। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, इससे 2 बातें होंगी, मुझे पता चलेगा आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, कड़क लिखना है बस कमेंट में, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इतनी मेहनत नहीं है, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। अब यहाँ पर देखो बेस्ट बैटरी फ़ोन्स, फर्नीचर सेलर्स, ये सब हमने बना दिया। अब टाइम है रिस्पॉन्सिव करने का इस वेबसाइट को, ज़्यादा टाइम आप लोगों का लूँगा नहीं। बेसिकली आप इसमें सब कुछ ऐड कर सकते हो, राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करूँ अगर, और यहाँ पर डिवाइस पर क्लिक करूँ तो ये देखो ये भी कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। रिस्पॉन्सिव करूँ तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है यार, देख लो ये देखो कैसा हो गया ऊपर से बाहर, नहीं मज़ा नहीं आया मेरे हिसाब से। ये जो यहाँ पर इसकी विड्थ है, इस इमेज की जो विड्थ है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर VHVW का इस्तेमाल करूँगा। तो बेसिकली जो स्लाइडर है उसके ओवरफ्लो को मैं क्या करूँगा, हिडन करूँगा। तो इसके ओवरफ्लो को जब मैं हिडन करूँगा तो ये काफ़ी हद तक जो है सुधर जाएगी मेरी ये चीज़ जो है, ठीक है, ये जो इमेज सुधर जाएगी। बट इस पॉइंट से जो है यहाँ पर 1161 के पॉइंट से थोड़ी सी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं ओवरफ्लो को हिडन करता हूँ सबसे पहले स्लाइडर में, जो मेरी क्लास इज इक्वल टू स्लाइडर है उसमें ओवरफ्लो को हिडन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यही काम करता हूँ, स्लाइडर ओवरफ्लो को हिडन कर दिया स्लाइडर के अंदर। अब CSS के अंदर एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूँगा responsive.css, क्योंकि ये हमको हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद करेगी, ठीक है। responsive.css कर दिया मैंने इसको। अब क्या करूँगा मैं, responsive.css करने के बाद इसका नाम मैं इसके अंदर कुछ ऐसे स्टाइल्स डालूंगा जो कि मुझे इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद करेगी। बाय द वे मैंने टाइटल नहीं डाला यार, देख रहे हो आप लोग, लापरवाही कह लो कुछ भी कह लो इसको। तो हम लोग ज़रा इसका जो टाइटल है वो डाल देते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्टर हेड, टाइटल का है, टाइटल मैंने अपने पेज का टाइटल नहीं डाला, हाँ मुझे मालूम है टाइटल को मैं एज इज़ कॉपी कर रहा हूँ, बट दैट इज़ फाइन यार, हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा भी दिल पे नहीं लेना चाहिए चीज़ों को। यहाँ पर देखो टाइटल में डालूंगा डॉक्यूमेंट की जगह पर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा टाइटल चेंज हो चुका है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, मतलब मैंने इस पॉइंट पर इसको ऐसा बना दिया है कि मैं खोल के बैठा हूँ तो आपको लग सकता है कि भाई फ्लिपकार्ट खुली हुई है, समझ रहे हो, तो काफ़ी बढ़िया है यार, ठीक है। अब नीचे जो प्लस वगैरह लिखा होता है वो भी लगा लेना आप चाहो तो, बट मैं नहीं लगा रहा अभी, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो काफ़ी हद तक मैंने इसको ठीक किया था, बट प्रॉब्लम पता है क्या चीज़ क्रिएट कर रही है, ये चीज़ क्रिएट कर रही है, ये जो हमारा इसकी विड्थ है। तो बेसिकली दिक्कत क्या है, जो हमारा स्लाइडर है इसके अंदर जो मैंने इनपुट डाला हुआ है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इनपुट डाला हुआ है मैंने, स्लाइडर नहीं, मेरा जो सर्च है उसके अंदर जो इनपुट डाला हुआ है उसकी विड्थ को मैं सबसे पहले तो VH के टर्म्स में दूंगा। तो मैं अगर उसको 30 VW के टर्म्स में दूंगा, सॉरी 30 VW कर दूँ तो ये छोटी होती जाएगी, ये छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे मेरा ये छोटा होता जाएगा मैं इसको 30 VW कर दूंगा, सर्च के इनपुट को 30 VW कर दूंगा ताकि मैं रिस्पॉन्सिव बना सकूँ इसको। तो सर्च का इनपुट कहाँ है मेरा, ये रहा, विड्थ को 30 VW कर दिया, ठीक है। दिक्कत अब भी आ रही है, और दिक्कत इस पॉइंट पर आ रही है, देखो यहाँ तक सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ पता है कहाँ पे आ रही है, गड़बड़ आ रही है कुछ यहाँ पर आने के बाद, यानी कि 1000, मैं 1000 क्रॉस कर रहा हूँ तब गड़बड़ आ रही है, कुल मिला के ऐसा समझ लो आप। तो 1000 की मीडिया क्वेरी डालूंगा मैं यहाँ पर, 1000 रुपये की नहीं डालूंगा मैं, यहाँ पर मीडिया क्वेरी डालूंगा कुछ इस तरह से, मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पर मैं करूँगा क्या, एंड, और बाय एनी चांस मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स वगैरह भूल गए तो यहाँ पर नोट्स इसीलिए मैंने बना रखे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग आ जाना, कौन से चैप्टर के नोट्स में आओगे, चैप्टर 7 के नोट्स में आओगे, और यहाँ से देख लेना स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, और डेफिनेटली इंटरनेट से MDN से देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है यहीं से देखना, और MDN से ही देखना, बट यहाँ पर मैंने पूरा जो जो चीज़ें निचोड़ होता है ना जो चीज़ों का, वो लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरह से, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर लिखूँगा मैक्स विड्थ, ठीक है, और मैक्स विड्थ के बाद क्या लिखूँगा, कोलन 800 पिक्सल्स, 1000 पिक्सल्स लिखूँगा। वैसे मैं कहूँगा जैसे 1000 पिक्सल हो जाता है तब क्या करो, तब यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्टिव करना चाहूँगा। क्या एक्टिव करना चाहूँगा ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये चीज़ चेक करूँगा कि ये मेरा जो बॉडी का बैकग्राउंड है, बॉडी का रेड कर दूंगा, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा जो CSS है मीडिया क्वेरी काम भी कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, ये चीज़ पता चलेगी। तो ये चीज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर थोड़ी चेयर एडजस्ट कर रहा हूँ अपनी में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, एक पोस्ट में बैठे बैठे थोड़ा सा गर्दन दर्द करने लगती है, मैं पोस्ट चेंज कर लेता हूँ अपना। चलो यार, ये तो बात रही थोड़ी बहुत पोस्ट चेंज करने की, बट यहाँ पर देखो ये काम नहीं कर रही है यार, ये क्या नाटक है यार, काम नहीं कर रही है, बैकग्राउंड जो है रेड नहीं मिल रहा है बॉडी को। तो यहाँ पर जहाँ मैंने मैक्स विड्थ दिया, मैंने सेव नहीं किया सबसे पहले, तो इसको, ये काम नहीं कर रही है रेताऊ, काम नहीं कर रही है रेताऊ, ठीक है। तो यार इसके काम ना करने की वजह ये है कि यार इसको इंक्लूड भी तो करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली तो इंक्लूड होगी नहीं, कोई ऑटोमेटिकली फाइल स्कैन तो करेगा नहीं है, ठीक है, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये देखो 1000 के बाद ये रेड हो गई, यानी कि ये लग गई है हमारी यहाँ पर मीडिया क्वेरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जैसे ही मीडिया क्वेरी लगेगी, हम यहाँ पर हमारा डिव, UL और ये जो सर्च है, इन तीनों को क्या करेंगे, हम इस फ्लेक्स की डायरेक्शन को क्या करेंगे, नैव की फ्लेक्स डायरेक्शन को क्या करेंगे, कॉलम कर देंगे, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देंगे। तो ये चीज़ कर लेते हैं सबसे पहले, नैव की फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर लेते हैं, फिर सब कुछ सेंटर कर लेंगे, ठीक है। तो नैव की फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। नैव की फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर लिया मैंने यहाँ पर। तो मैं कहूँगा जो नैव है मेरा, नॉट बॉडी, नैव की फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद ये लोगो आ गया मेरा, ठीक है। लोगो जो है मेरा, इसमें मैं क्या करूँगा, ये एक फ्लेक्स बॉक्स है डेफिनेटली, इसके जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं लोगों को सेंटर डालना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मार्जिन दूंगा टॉप से, ठीक है, लेफ्ट राइट से 0 दूंगा, टॉप बॉटम से थोड़ी सी मार्जिन दूंगा, ठीक है, ताकि मैं इसको ऐसे करूँ तो ये एकदम सेंटर में आ जाए, फ़ोन में ऐसा दिखे, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें मैंने लोगो में डाली हैं वो मैं ऐड करूँगा, डॉट लोगो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मैं इसको भी सेंटर में लाना चाहूँगा, ये जो मेरा UL है, ठीक है। तो ये फ्लेक्स बॉक्स है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये भी सेंटर में आ गया, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दिया जाएगा UL के, नैव के UL के, ठीक है। तो नैव के UL को, मतलब बहुत ही सिंपल है यार, मतलब मैं आप लोगों को यही बताने के लिए प्रोजेक्ट करा रहा हूँ। चीज़ें इतनी सिंपल हो जाती है ना यार, जब आप लोगों को समझ में आती है चीज़, तो एक बार कॉन्सेप्ट तो क्लियर करके देखो, फिर आपको पता चलेगा चीज़ें कितनी आसान है, और मज़ा आता है यार फिर करने में। मैं तो सुबह शाम बैठा वो वेब पेजेस बनाता ही रहता हूँ, मज़ा आता है मुझे। और अगर मुझे वो करने के कभी पैसे भी मिल जाते हैं तो यार दिल और खुश हो जाता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ उसके, वो मुझे पसंद तो है ही है, उसके पैसे भी मुझे मिल रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो ये सेंटर में आ गया,
अब इस सर्च को भी हमें सेंटर में लेकर आना है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूँ, ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया। बट यहाँ पर ना थोड़ी सी ना मैंने मार्जिन दे रखी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्जिन दे रखी है, पैडिंग दे रखी है। किस चीज़ को दे रखी है? इनपुट को दे रखी है, तो मैं वो हटाना चाहूँगा, ठीक है। तो इनपुट को जो मार्जिन दे रखी है उसको बराबर करना चाहूँगा, बेसिकली लेफ्ट राइट से एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर लेते हैं, किसके? डॉट सर्च के, डॉट सर्च के जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर लेते हैं। चलो जी, ये कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, डॉट सर्च के इनपुट की जो मार्जिन है, डॉट सर्च के इनपुट की जो मार्जिन है उसको 0.16 पिक्सल में करूँगा, यानी कि लेफ़्ट राइट से बराबर करूँगा, कुछ इस तरह से करूँगा। देखो अभी थोड़ा सही दिख रहा है ये, ठीक है। और मार्जिन बॉटम भी डालना चाहूँगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने क्या कर दिया यार, कहाँ गया मेरा मार्जिन? हाँ, इसको थोड़ा बढ़ाऊँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। बट एक चीज़ और है कि यहाँ पर मैंने मार्जिन दे रखी है, यहाँ पर मैंने पैडिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। मैं करता हूँ, सब चीज़ करता हूँ। सबसे पहले मार्जिन कर लेता हूँ इसकी, ठीक, किसकी? डॉट सर्च के इनपुट की, डॉट सर्च के इनपुट की मार्जिन को मैं कुछ इस तरह से करूँगा। रिलोड करता हूँ पेज को, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा है अभी के लिए, बिल्कुल मस्त चल रहा है, ठीक है। स्लाइडर भी है मेरा, सब कुछ है। बट यहाँ पर करना क्या है मुझे कि ये जो मेरे होम वाले ये जो यूएल है मेरा, इसके अंदर का जो एल है और एल और ये इसमें स्पेस कहाँ से आ रही है? शायद मैंने यूएल के अंदर, यूएल की हाइट को मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा यार, ठीक है। तो मैं अपने यूएल की हाइट को कम कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, देखो अभी अच्छा दिख रहा है ये। तो मैंने अगर यहाँ पर यूएल की हाइट को कम कर दिया तो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो यूएल की हाइट को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 पिक्सल कर देता हूँ, इनफैक्ट बढ़ा देता हूँ थोड़ा, ताकि क्रॉस डिवाइसेस ठीक ठाक रहे। 25 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। बढ़ा ही लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। 34 पिक्सल, नैव यूएल में हाइट को 34 पिक्सल, ठीक है, बढ़िया, हाँ बढ़िया। अब इसको रिलोड कर लो। ये बैकग्राउंड कलर रेड मुझे नहीं चाहिए, बस मैं ये देख रहा था कि चल भी रही है मेरी मीडिया क्वेरी की नहीं, ये देख रहा था बस मैं बैकग्राउंड कलर रेड करके। और वो देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यार अगर आप प्रॉपर्टी उल्टी सीधी लिखते रहोगे और फिर आपको पता चलेगा काम कर नहीं रही है आपका कुछ, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ जो मुझे बॉदर कर रही है यहाँ पर वो ये है इसकी हाइट, ये वाली जो इमेज है उसकी हाइट। इनफैक्ट ये जो इमेज है वो है हमारी स्लाइडर के अंदर। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, ये जो स्लाइडर है मैं इसको काट दूंगा और इसकी जो हाइट है उसको भी मैं कुछ इस तरह से सेट करूँगा। मैं कहूँगा इसकी हाइट को 23 VH कर दो। आई थिंक 23 VH इज़ जस्ट फाइन फॉर दिस, ठीक है। 23 VH हो गई, देखो इसकी हाइट, विथ 80 VW हो गई, हाइट 23 VH हो गई। तो मैं डॉट स्लाइडर की हाइट को 23 VH कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं करूँगा अपनी मीडिया क्वेरी में, डॉट स्लाइडर की हाइट को 23 VH, ठीक है। सेव किया मैंने और यहाँ पर देखो बड़ी मस्त दिख रही है फ़ोन में हमारी वेबसाइट। और उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो इसको बड़ा भी कर सकते हो, स्लाइडर छोटा लग रहा है अगर आप चाहो तो इन इमेजेस को भी छोटा कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज़ फाइन। मैं अगर इसको छोटा करूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आप लोग कैसे मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। मेरी ये जो विड्थ है, अगर मैं विड्थ को लेटेस्ट से 23 पिक्सल करता हूँ, जो कि बहुत छोटी हो गई, थोड़ी बड़ी करता हूँ यार, 140 पिक्सल भी करता हूँ तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं जो मेरा कार्ड आइटम है उसके IMG की विड्थ को भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं एक काम और करता हूँ यहाँ पर, डॉट कार्ड आइटम की IMG की विड्थ को 140, तो मैं यहाँ पर IMG और लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, ये अब थोड़ा सा सही लग रहा है, ये। और डेफिनेटली ये स्क्रॉलेबल नहीं है, ठीक है, स्क्रॉलेबल नहीं है, बट आप इनको स्क्रॉलेबल बना सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि यार ये आपको समझ में आ गया है। अभी सब लोग जो है इसको इन्जॉय कर रहे हैं कोर्स को। और यार ये वेबसाइट तो मस्त लगी रही है, मैंने डेस्कटॉप के लिए तो मस्त बनाई है। एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो वेबसाइट थी, इस पर मैंने इसको मोबाइल में अच्छा बनाने की ज़्यादा मेहनत नहीं करी, मैं इस बात को मान रहा हूँ। टाइम आप जितना लगाओगे उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट बनेगी।
डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात और बोलना चाहूँगा कि कभी भी आप किसी एक डिज़ाइन को रेफ़र करके बनाओगे कोई भी चीज़, तो वो आपका डिज़ाइन हमेशा अच्छा आएगा निकल के। बट अगर आप लोग खुद से रैंडम चीज़ें करके ये एक्सपेक्ट करोगे कि यार मेरा डिज़ाइन अच्छा नहीं आ रहा है, मैं यार ऐसी वेबसाइट क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, ये ऐसी इतनी अच्छी वेबसाइट क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे पता है ये बहुत अच्छी नहीं है, बट अगर मैं खोलूँ लेटेस्ट से फ्लिपकार्ट की असली वेबसाइट और आपको कि यार मेरी ऐसी क्यों नहीं दिख रही यार, इनकी इतनी धमाकेदार क्यों दिख रही है, तो इन्होंने एक पेन पेपर लिया, उसमें ही पहले डिज़ाइन बनाया, फिर अपने डिज़ाइनर को दिया, उसने शायद फ़ोटोशॉप पे बनाया, उसने इनको 25 कलर कॉम्बिनेशंस दिखाए। उन 25 कलर कॉम्बिनेशंस में से इन्होंने लेटेस्ट से 3-4 इन्होंने सर्वे करवाया कि भाई अच्छा कौन सा, तो यार इन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है। आप कभी भी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट की वेबसाइट जैसी वेबसाइट अगर एज अ बिगिनर बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बनेगी, बना दोगे आप भी, इसको रेप्लिकेट करने में टाइम नहीं लगेगा आपको। बट द काइंड ऑफ रिसर्च दीज पीपल आर डूइंग, जो रिसर्च कर रहे हैं ये लोग, मेरे हिसाब से एक कॉमन मैन के लिए ये मुश्किल नहीं है, मुमकिन नहीं है, ठीक है। मुश्किल नहीं है बोल के तो मैंने पूरा ही बात ही ख़त्म कर दी। बट यहाँ पर मैं कुल मिलाकर ये बोलूँगा कि उसके बावजूद भी हम लोग धमाकेदार वेबसाइट्स बना सकते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप ये मत सोचो कि यार उसकी वेबसाइट जैसी मेरी वेबसाइट क्यों नहीं आ रही है। यार जितनी मेहनत लगती है, जितना गुड़ डालते हो उतनी मीठी चाय बनती है, उतनी मीठी कॉफ़ी बनती है, उतना मीठा जो है बॉर्नवीटा बनता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप एक डिज़ाइन को रेफ़र कर सकते हो, किसी एक वेबसाइट को देख सकते हो। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट को रेफ़र करके ये वेबसाइट बनाई, बढ़िया भी बनी यार, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इस पर और घंटे स्पेंड कर दूंगा तो हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आ जाए कि यार इनके डिज़ाइन से अच्छा मेरा डिज़ाइन दिखे, क्योंकि यार अच्छा दिखना भी सब्जेक्टिव चीज़ होती है। मैंने काफ़ी हद तक इसको रेप्लिकेट कर दिया, आप लोग देख लो, ठीक है। एग्जैक्टली रेप्लिकेट मैंने कोशिश भी नहीं करी करने की, बट मैंने एक ऐसी वेबसाइट बना दी, कोई भी आएगा अगर आप इस वेबसाइट पे लैंड करते हो तो आप ये नहीं कहोगे कि यार ये वेबसाइट अच्छी नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये वेबसाइट धमाकेदार है। तो आई होप कि यार ये CSS कोर्स आपको अच्छा लगा। अब आप लोग अच्छी अच्छी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। किसी भी तरह का एनिमेशन, किसी भी तरह की वेबसाइट, किसी भी तरह का डिज़ाइन आप लोग रेप्लिकेट कर सकते हो। मैंने आप लोगों को CSS से रिलेटेड सारी चीज़ें एक प्रोजेक्ट के साथ इस वीडियो में सिखा दी। आशा बस ये करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस कोर्स से जाने के बाद। इन नोट्स को डाउनलोड ज़रूर करना, ठीक है। ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। जितने लोग डाउनलोड करेंगे मेरा दिल खुश होगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, मैं चाहता हूँ कि आप डाउनलोड करें और इसका फ़ायदा उठाएं बस, क्योंकि यार आप डाउनलोड करेंगे नोट्स को तो मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग को तो अच्छा लगेगा ही यार, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलने वाला है आप लोगों को, ज़िप फाइल करके दे दूँगा। चैप्टर 0 हो, चैप्टर 1 हो, कोई भी CSS फाइल हो, हमने एक चीज़ जो इस कोर्स में लिखी है सब ज़िप कर देता हूँ और इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको, इस ज़िप फाइल का। तो मैं कॉम्प्रेस कर लेता हूँ उसको और कॉम्प्रेस करके इस फाइल का नाम मैं रख दूँगा CSS in one video, ठीक है। CSS in one video, तो ये CSS in one video जो है विद नोट्स भी लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। in one video विद नोट्स, ये फाइल आप लोग को डाउनलोड करने के लिए मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगी इसकी लिंक, डाउनलोड कर लेना। एक बात और बोलना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि अचानक से बहुत सारे लोग जब डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, गूगल ड्राइव वगैरह पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। तो CSS in one video के ये नोट्स अगर बाय एनी चांस, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि एरर ना आए, आपके डाउनलोड होंगे ही पक्का। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो अपलोड होने के करीब 24 घंटे तक जो है वो लिंक डाउन हो जाता है या फ्रीज़ हो जाता है, तो अगर ऐसा होता है तो आप थोड़ा वेट कर लेना। वैसे मैं इंतज़ाम पूरा रखता हूँ, मेरे नॉलेज में जैसी आती है इस तरह की बातें मैं फिक्स करता हूँ उन चीज़ों को, ठीक है। बट नोट्स ज़रूर डाउनलोड करना, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। सो आई होप ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना हेल्पफुल साबित हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से आप लोग मेरे चैनल पर जाएं। अगर आप लोग CSS और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एक, और भी मैंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट वीडियोस बना रखे हैं, अलग अलग तरह की इस तरह की अमेजिंग चीज़ें मैंने बना रखी हैं। रिस्पॉन्सिव ब्लॉक टेम्पलेट का वीडियो आप देख सकते हो, और सारी वीडियोस मैंने CSS लगा रखा है इस प्लेलिस्ट के अंदर, जितनी भी वीडियोस हैं। मैं बस आप लोगों से ये कहूँगा, प्रैक्टिस करो। इसके बाद, इस वीडियो के बाद इस प्लेलिस्ट को आप लोग ख़त्म करो, और इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपको आने वाला है इतना ज़्यादा मज़ा कि आपको वो मज़ा कितना आने वाला है ये तभी पता चलेगा जब आप एक्चुअल में इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करोगे, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर करना, और उसी के साथ साथ मैं
अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स और अपलोड करते रहता हूँ, कुछ इंडिपेंडेंट, कुछ बैकएंड के साथ, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई ये सब चीज़ें। अगर आपको HTML के नोट्स चाहिए तो आप HTML की वीडियो पे जा सकते हो। मैंने HTML का भी कंप्लीट कोर्स बना रखा है, रिवाइज़ कर लो। मैंने बहुत अच्छी तरह से बहुत मेहनत करके बना रखे हैं कोर्सेज, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं रिकॉर्ड करूं। मैं आप लोगों के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट रहकर एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, और वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि यार मैं पूरा पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूं आधे आधे एक एक घंटे का, और उसके बाद जब मैं उसको देखता हूं या कहीं मुझे अंदर से फील होता है कि यार एक्चुअल में वो बात आई नहीं जो मैं चाह रहा था। और जब तक वो बात आती नहीं है ना, मेरे कीबोर्ड में डिलीट बटन है और मैं डिलीट करता रहता हूँ, और मैं तब तक डिलीट करता रहता हूँ जब तक यार वो बात ना आ जाए कि यार एक्चुअल में क्या जो चीज़ मैं समझाना चाहता था वो मैं समझा पाया। यार अगर मेरे अंदर से ही नहीं आएगा मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया, तब आप लोग कैसे समझोगे। तो इसीलिए मैं अपने अंदर जब तक मुझे 110%, जब तक मुझे ये फीलिंग नहीं आ जाती कि यार ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है इसको तो कोई भी देखकर ये चीज़ समझ सकता है, तब तक मैं वीडियो री रिकॉर्ड करता हूँ। और कभी कभी एक बार में आ जाता है, कभी कभी 2 बार में आ जाता है, कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि यार मैंने एक एक वीडियो को 8-8, 9-9 बार रिकॉर्ड किया है, और उसके बाद भी मुझे लगा कि यार कुछ तो मिसिंग है, यार मज़ा नहीं आया, यार वो बात नहीं आई, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो जब तक वो बात नहीं आती तब तक मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता था यार। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही यार। नोट्स डाउनलोड करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस इज़ द की। जितना कोड लिखोगे उतना आप लोगों को समझ में आएगा। अभी के लिए इस वीडियो पे इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।